ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे पूरी दुनिया मानती है कि अगर किसी अकेले आदमी के पास अच्छी किस्मत और पैसा है, तो उसे एक पत्नी की ज़रूरत ज़रूर होगी। जब ऐसा कोई आदमी किसी नए मोहल्ले में रहने आता है, तो भले ही लोग उसके विचारों या भावनाओं को न जानते हों, लेकिन आसपास के परिवारों के दिमाग में यह बात इतनी पक्की होती है कि वे उसे अपनी किसी न किसी बेटी की जायदाद समझने लगते हैं। मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, क्या आपने सुना है कि नेदरफील्ड पार्क आखिरकार किराए पर उठ गया है? मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया कि उन्होंने नहीं सुना, लेकिन ये सच है। उन्होंने पलटकर कहा, क्योंकि मिसेस लॉन्ग अभी यहाँ आई थीं और उन्होंने मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया। मिस्टर बेनेट ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या आप जानना नहीं चाहते कि इसे किसने लिया है? उनकी पत्नी ने बेसब्री से चिल्लाकर कहा। तुम मुझे बताना चाहती हो और मुझे सुनने में कोई एतराज नहीं है। इतना न्योता काफी था। अरे सुनिए तो, आपको पता होना चाहिए। मिसेस लॉन कह रही थी कि नेदरफील्ड को उत्तर इंग्लैंड के एक बहुत ही अमीर नौजवान ने लिया है। वह सोमवार को एक 4 घोड़ों वाली बग्घी में जगह देखने आया था और उससे वह इतनी पसंद आई कि उसने तुरंत मिस्टर मॉरिस के साथ समझौता कर लिया। वह माइकल मास से पहले कब्जा ले लेगा और उसके कुछ नौकर अगले हफ्ते के अंत तक घर में आ जाएंगे। उसका नाम क्या है? बिंगली। वह शादीशुदा है या कुंवारा? ओह! कुँवारा है मेरे प्यारे, बिल्कुल कुँवारा। एक अमीर कुँवारा आदमी, साल की 4 या 5,000 पाउंड की कमाई। हमारी लड़कियों के लिए कितनी अच्छी बात है। वह कैसे? इससे उनका क्या लेना-देना? मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, उनकी पत्नी ने जवाब दिया, आप इतने थकाऊ कैसे हो सकते हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैं सोच रही हूँ कि वह उनमें से किसी एक से शादी कर ले। क्या यहाँ बसने का उसका यही इरादा है? इरादा? कैसी बकवास करते हैं? आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? लेकिन इसकी बहुत संभावना है कि उसे उनमें से किसी एक से प्यार हो जाए और इसलिए जैसे ही वह आए, आपको उससे मिलने जाना चाहिए। मुझे इसकी कोई वजह नहीं दिखती। तुम और लड़कियां जा सकती हो या तुम उन्हें अकेले भेज सकती हो, जो शायद और भी बेहतर होगा, क्योंकि तुम भी उनमें से किसी से कम सुंदर नहीं हो। कहीं मिस्टर बिंगली उन सबको छोड़कर तुम्हें ही पसंद न कर लें। मेरे प्यारे, आप मेरी झूठी तारीफ कर रहे हैं। यकीनन कभी मैं सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब मैं कुछ खास होने का दिखावा नहीं करती। जब एक औरत की 5 जवान बेटियां हो जाईं, तो उसे अपनी सुंदरता के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। ऐसे मामलों में अक्सर औरत के पास सोचने लायक सुंदरता बचती भी नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे, जब मिस्टर बिंगली पड़ोस में आए तो आपको उनसे मिलने ज़रूर जाना चाहिए। यकीन मानो, ये मेरी जिम्मेदारी से ज़्यादा है। लेकिन अपनी बेटियों के बारे में तो सोचिए। ज़रा सोचिए कि उनमें से किसी एक के लिए यह कितना अच्छा घर होगा। सर विलियम और लेडी लूकस तो सिर्फ इसी वजह से जाने का पक्का इरादा कर चुके हैं, जबकि आप जानते हैं कि आम तौर पर वे नए लोगों से नहीं मिलते। वाकई आपको जाना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो हमारे लिए उनसे मिलना नामुमकिन होगा। तुम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हो। मुझे यकीन है कि मिस्टर बिंगले को तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी और मैं तुम्हारे हाथों एक छोटी-सी चिट्ठी भेज दूँगा जिसमें मैं अपनी रज़ामंदी दे दूँगा कि वह लड़कियों में से जिसे चाहे चुन ले। हालाँकि मैं अपनी नन्ही लिज़ी के लिए एक अच्छी सिफ़ारिश ज़रूर करूँगा। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ ना करें। लिज़ी दूसरों से ज़रा भी बेहतर नहीं है और मुझे यकीन है कि वह जेन की आधी भी सुंदर नहीं है और न ही लिडिया जैसी खुशमिज़ाज है, लेकिन आप हमेशा उसे ही तरजीह देते हैं। उनमें से किसी में भी तारीफ़ लायक कुछ ख़ास नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। वे सब बाकी लड़कियों की तरह ही नासमझ और जाहिल हैं, लेकिन लिज़्ज़ी में अपनी बहनों के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा समझ है। मिस्टर बेनेट, आप अपने ही बच्चों की ऐसी बुराई कैसे कर सकते हैं? आपको मुझे परेशान करने में मज़ा आता है। आपको मेरे बेचारे नर्व्स, घबराहट पर कोई तरस नहीं आता। तुम मुझे गलत समझ रही हो डार्लिंग। मुझे तुम्हारे नर्व्स की बहुत इज़्ज़त है। वे तो मेरे पुराने दोस्त हैं। मैं कम से कम पिछले 20 सालों से तुम्हें बड़े सम्मान के साथ उनका ज़िक्र करते सुन रहा हूँ। आह! आप नहीं जानते कि मैं क्या भुगत रही हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इससे उभर जाओगी और ऐसे कई और नौजवानों को पड़ोस में आते देखने के लिए ज़िंदा रहोगी जो साल के 4,000 कमाते हों। अगर ऐसे 20 भी आ जाएँ तो हमारे किसी काम के नहीं, जब तक आप उनसे मिलने नहीं जाएँगे।
भरोसा रखो डार्लिंग, जब 20 हो जाएँगे, तो मैं उन सब से मिलने जाऊँगा। मिस्टर बेनेट तेज़ दिमाग, व्यंग्य भरे मज़ाक, खामोशी और मनमर्ज़ी का इतना अजीब मिश्रण थे कि 23 साल का साथ भी उनकी पत्नी को उनका स्वभाव समझाने के लिए काफ़ी नहीं था। उनकी पत्नी को समझना कम मुश्किल था। वह एक कम समझ, कम जानकारी और अस्थिर मिज़ाज वाली महिला थीं। जब वह असंतुष्ट होती थीं, तो उन्हें लगता था कि वे घबराई हुई हैं। उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था अपनी बेटियों की शादी करवाना और उनका सुकून था इधर-उधर जाना और खबरें सुनना। अध्याय 2। मिस्टर बेनेट उन शुरुआती लोगों में से थे जो मिस्टर बिंगले से मिलने गए। उनका इरादा हमेशा से उनसे मिलने का था। हालाँकि अंत तक वे अपनी पत्नी को यही भरोसा दिलाते रहे कि वे नहीं जाएँगे और जिस शाम वे मिल आए, उसके बाद तक उनकी पत्नी को इसकी कोई खबर नहीं थी। इस बात का खुलासा इस तरह हुआ। अपनी दूसरी बेटी को एक टोपी सजाते हुए देखकर उन्होंने अचानक उससे कहा, मुझे उम्मीद है कि मिस्टर बिनले को यह पसंद आएगी लीजी। हमें कैसे पता होगा कि मिस्टर बिंगली को क्या पसंद है? उसकी माँ ने नाराज़गी से कहा, चूँकि हम तो उनसे मिलने वाले हैं नहीं। लेकिन आप भूल रही हैं माँ, एलिज़ाबेथ ने कहा कि हम उनसे सभाओं में मिलेंगे और मिसेज़ लॉन्ग ने वादा किया है कि वे परिचय करवा देंगी। मुझे नहीं लगता कि मिसेज़ लॉन्ग ऐसा कुछ करेंगी। उनकी खुद की 2 भतीजियाँ हैं। वो एक मतलबी और ढोंगी औरत हैं और मैं उन्हें कुछ नहीं समझती। मैं भी नहीं समझता, मिस्टर बेनेट ने कहा, और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि तुम अपनी मदद के लिए उन पर निर्भर नहीं हो। मिसेस बेनेट ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन जब उनसे रहा नहीं गया, तो वे अपनी एक बेटी को डाँटने लगीं। इस तरह खांसती मत रहो किटी, भगवान के लिए, मुझ पर थोड़ा तो तरस खाओ, तुम तो उन्हें तार-तार कर रही हो। किटी को खांसने की अक्ल नहीं है, उसके पिता ने कहा। वह गलत समय पर खांसती है। मैं अपने मज़े के लिए नहीं खांसती, किटी ने चिढ़कर जवाब दिया। लिज़ी, तुम्हारी अगली डांस पार्टी कब है? कल से 2 हफ्ते बाद। हाँ, ऐसा ही तो है, उसकी माँ चिल्लाई। और मिसेस लॉन्ग तो उससे 1 दिन पहले तक वापस नहीं आएँगी। इसलिए उनके लिए परिचय करवाना नामुमकिन होगा, क्योंकि वे खुद उन्हें नहीं जानती होंगी। तो फिर डार्लिंग, तुम अपनी सहेली से बाज़ी मार सकती हो और मिस्टर बिंगली का परिचय उनसे करवा सकती हो। नामुमकिन? मिस्टर बेनेट, नामुमकिन, जब मैं खुद उन्हें नहीं जानती। आप इतना कैसे सता सकते हैं? मैं आपकी सावधानी की कद्र करता हूँ। 2 हफ्ते की जान-पहचान वाक़ई बहुत कम होती है। कोई नहीं जान सकता कि 2 हफ्ते में एक आदमी असल में कैसा है। लेकिन अगर हम पहल नहीं करेंगे, तो कोई और कर लेगा। और आखिर मिसेज़ लॉन्ग और उनकी भतीजियों को भी तो मौका चाहिए। और इसलिए चूँकि वे इसे एक नेकी का काम मानेंगी, अगर तुम यह ज़िम्मेदारी नहीं लोगी, तो मैं इसे खुद ले लूँगा। लड़कियाँ अपने पिता को घूरने लगीं। मिसेज़ बेनेट ने केवल इतना कहा, बकवास, बकवास। इस ज़ोरदार चीख का क्या मतलब हो सकता है? वह बोले, क्या तुम परिचय के औपचारिक तौर तरीकों को बकवास मानती हो? मैं तुमसे सहमत नहीं हो सकता। तुम क्या कहती हो मेरी? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गहरा सोचती हो और बड़ी किताबें पढ़ती हो। मैरी कुछ बहुत समझदारी वाली बात कहना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आया कि कैसे कहे। जब तक मेरी अपने विचारों को सुलझा रही है, उन्होंने आगे कहा। चलिए, मिस्टर बिंगली पर वापस आते हैं। मैं मिस्टर बिंगली के नाम से तंग आ चुकी हूँ, उनकी पत्नी चिल्लाईं। यह सुनकर मुझे अफ़सोस हुआ, लेकिन तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? अगर मुझे आज सुबह यह पता होता, तो मैं निश्चित रूप से उनसे मिलने नहीं जाता। ये बहुत बदकिस्मती है, लेकिन चूंकि मैं उनसे मिल आया हूं, तो अब हम जान पहचान से बच नहीं सकते। महिलाओं की हैरानी बिल्कुल वैसी थी जैसी वह चाहते थे। मिसेस बेनेट की हैरानी शायद बाकी सबसे ज्यादा थी। हालांकि जब खुशी का पहला तूफान थमा, तो वह ऐलान करने लगी कि उन्हें तो पहले से ही यही उम्मीद थी। आप कितने अच्छे हैं, मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, लेकिन मुझे पता था कि मैं आखिर आपको मना ही लूंगी। मुझे यकीन था कि आप अपनी लड़कियों से इतना प्यार करते हैं कि ऐसे मौके को नहीं छोड़ेंगे। वाह! मैं कितनी खुश हूँ। और ये कितना अच्छा मज़ाक है कि आप सुबह गए थे और अब तक इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। अब किटी, तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो, मिस्टर बेनेट ने कहा और बोलते हुए वे कमरे से चले गए, क्योंकि वे अपनी पत्नी की खुशी के अतिरेक से थक चुके थे। लड़कियों, तुम्हारे पिता कितने बेहतरीन हैं, दरवाज़ा बंद होने पर उसने कहा।
मुझे नहीं पता कि तुम कभी उनकी दरियादिली का बदला कैसे चुकाओगी, या मैं भी। उस मामले में, हमारी उम्र में, मैं तुम्हें बता दूं, हर रोज नई जान पहचान बनाना इतना सुखद नहीं होता। लेकिन तुम्हारी खातिर हम कुछ भी करेंगे। लिडिया, मेरी प्यारी, हालांकि तुम सबसे छोटी हो, लेकिन मुझे यकीन है कि मिस्टर बिंगले अगली पार्टी में तुम्हारे साथ डांस करेंगे। ओह! लिडिया ने मज़बूती से कहा, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, पर मैं सबसे लंबी हूँ। बाकी शाम ये अंदाज़ा लगाने में बीती कि वे मिस्टर बेनेट की मुलाकात का जवाब कब देंगे, और यह तय करने में कि उन्हें खाने पर कब बुलाया जाए। अध्याय 3। मिस्टर बेनेट की पाँचों बेटियों की मदद के बावजूद मिसेस बेनेट उनसे मिस्टर बिंगले के बारे में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं निकलवा सकीं। उन्होंने उन पर कई तरह से हमले किए, सीधे सवालों से, चालाक अंदाज़ों से और दूर की कौड़ियों से। लेकिन वे उन सबके कौशल से बच निकले, और अंत में उन्हें अपनी पड़ोसी लेडी लुकास की बताई हुई बातों पर ही संतोष करना पड़ा। उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी थी। सर विलियम उनसे बहुत खुश थे। वो काफ़ी जवान थे, बेहद खूबसूरत, बहुत मिलनसार, और सोने पे सुहागा यह कि वे अगली पार्टी में अपने ढेर सारे दोस्तों के साथ आने वाले थे। इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती थी। नाचने का शौक होना प्यार में पड़ने की तरफ पहला कदम माना जाता था, और मिस्टर बिंगली के दिल को लेकर बहुत उम्दा उम्मीदें लगाई जाने लगीं। अगर मैं अपनी एक बेटी को नेदरफील्ड में खुशी से बसा हुआ देख लूं, मिसेस बेनेट ने अपने पति से कहा, और बाकी सबकी भी उतनी ही अच्छी शादी हो जाए, तो मेरी जिंदगी में और कोई ख्वाहिश नहीं बचेगी। कुछ ही दिनों में मिस्टर बिंगली मिस्टर बेनेट की मुलाकात का जवाब देने आए, और उनकी लाइब्रेरी में उनके साथ करीब 10 मिनट बैठे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन जवान लड़कियों की एक झलक देखने को मिल जाएगी जिनकी सुंदरता के बारे में उन्होंने बहुत सुना था। लेकिन उन्हें सिर्फ पिता के दर्शन हुए। लेडीज थोड़ी ज्यादा किस्मत वाली थीं, क्योंकि उन्हें ऊपर की खिड़की से यह पक्का करने का मौका मिल गया कि उन्होंने नीला कोट पहना था और वे काले घोड़े पर सवार थे। जल्द ही रात के खाने का न्योता भेजा गया, और मिसेस बेनेट ने उन व्यंजनों की योजना भी बना ली थी जो उनकी गृहस्थी की शान बढ़ाते। लेकिन तभी एक जवाब आया जिसने सब कुछ टाल दिया। मिस्टर बिंगली को अगले दिन शहर जाना था, और इसलिए वे उनके न्योते का सम्मान स्वीकार करने में असमर्थ थे, वगैरह वगैरह। मिसेस बेनेट काफ़ी परेशान हो गईं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि हार्टफोर्डशायर आने के इतने कम समय बाद ही उन्हें शहर में क्या काम हो सकता है, और उन्हें डर लगने लगा कि कहीं वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह उड़ते न रहें और नेटरफील्ड में कभी टिक न पाएं जैसा उन्हें होना चाहिए। लेडी लुकास ने यह विचार देकर उनके डर को थोड़ा कम किया कि वे लंदन सिर्फ इसलिए गए ताकि बॉल यानी डांस पार्टी के लिए एक बड़ी पार्टी ला सकें। और जल्द ही यह खबर आई कि मिस्टर बिंगली अपने साथ 12 महिलाओं और 7 पुरुषों को लाएंगे। लड़कियों को इतनी सारी महिलाओं की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन बॉल से एक दिन पहले उन्हें यह सुनकर तसल्ली मिली कि 12 के बजाय वे लंदन से अपने साथ सिर्फ 6 लोग लाए हैं, उनकी 5 बहनें और एक चचेरा भाई। और जब उनकी पार्टी असेंबली रूम में दाखिल हुई तो उनमें कुल मिलाकर सिर्फ 5 लोग थे। मिस्टर बिंगली, उनकी 2 बहनें, बड़ी बहन के पति और एक और नौजवान। मिस्टर बिंगली दिखने में अच्छे और जेंटलमैन लग रहे थे। उनका चेहरा सुखद था और व्यवहार सहज और बनावटीपन से दूर था। उनकी बहनें भी काफी सुंदर थीं, और उनका अंदाज पूरी तरह फैशनेबल था। उनके बहनोई मिस्टर हर्ट बस एक साधारण भद्र पुरुष लग रहे थे, लेकिन उनके दोस्त मिस्टर डार्सी ने जल्द ही अपने सुंदर, लंबे कद, आकर्षक नैन नक्श और शाही हाव भाव से पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और उनके प्रवेश के 5 मिनट के भीतर ही यह खबर फैल गई कि उनकी सालाना कमाई 10,000 पाउंड है। पुरुषों ने उन्हें एक शानदार शख्सियत बताया। महिलाओं ने ऐलान किया कि वे मिस्टर बिंगली से कहीं ज्यादा हैंडसम हैं, और करीब आधी शाम तक उन्हें बड़ी प्रशंसा के साथ देखा गया, जब तक कि उनके व्यवहार ने ऐसी नफरत पैदा नहीं कर दी जिसने उनकी लोकप्रियता की लहर को पलट दिया। क्योंकि पता चला कि वे घमंडी हैं, खुद को अपनी संगत से ऊपर समझते हैं, और उन्हें खुश करना मुश्किल है। और तब डर्बिशर में उनकी बड़ी जागीर भी उन्हें उस बदसूरत और अप्रिय चेहरे से नहीं बचा सकी, और उन्हें उनके दोस्त के मुकाबले बिल्कुल नाकाबिल माना गया। मिस्टर बिनले ने जल्द ही कमरे के सभी प्रमुख लोगों से जान पहचान कर ली।
वे खुश मिजाज और बेतकल्लुफ़ थे, हर नाच में हिस्सा लिया। इस बात पर नाराज़ हुए कि बॉल इतनी जल्दी ख़त्म हो गई और नेदरफ़ील्ड में खुद एक बॉल देने की बात कही। ऐसे प्यारे गुण खुद अपनी कहानी कहते हैं। उनमें और उनके दोस्त में कितना फ़र्क था। मिस्टर डार्सी ने सिर्फ़ एक बार मिसेज़ हर्ट के साथ और एक बार मिसेज़ बिनले के साथ डांस किया। किसी और महिला से परिचय करवाने से मना कर दिया और बाकी शाम कमरे में इधर-उधर टहलते हुए बिताई। बीच-बीच में अपनी ही पार्टी के किसी व्यक्ति से बात कर लेते। उनका चरित्र तय हो चुका था। वे दुनिया के सबसे घमंडी और अप्रिय आदमी थे और हर किसी ने उम्मीद की कि वे वहां दोबारा कभी ना आए। उनके खिलाफ सबसे ज्यादा नाराज मिसेस बेनेट थी, जिनका उनके सामान्य व्यवहार के प्रति नापसंदगी का भाव तब और तीखा हो गया जब उन्होंने उनकी एक बेटी की अनदेखी कर दी। मर्दों की कमी की वजह से एलिजाबेथ बेनेट को दो डांस के लिए बैठना पड़ा और उस दौरान मिस्टर डार्सी उनके इतना पास खड़े थे कि वह उनके और मिस्टर बिंगली के बीच की बातचीत सुन सकती थी, जो कुछ मिनट के लिए डांस से बाहर आए थे ताकि अपने दोस्त को उसमें शामिल होने के लिए मना सकें। आओ डार्सी, उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम डांस करो। मुझे तुम्हें इस तरह अकेले खड़े देखकर बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हारे लिए डांस करना कहीं बेहतर होगा। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। तुम जानते हो कि मुझे इससे कितनी नफरत है। जब तक कि मैं अपने पार्टनर को विशेष रूप से न जानता हूं, ऐसी सभा में तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होगा। तुम्हारी बहनें व्यस्त हैं और कमरे में कोई दूसरी औरत नहीं है जिसके साथ खड़ा होना मेरे लिए सज्जा ना हो। मैं तुम्हारी तरह इतना नखरेबाज कभी नहीं हो सकता, बिंगले चिल्लाए। चाहे मुझे पूरी सल्तनत मिल जाए, मेरी कसम, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सारी प्यारी लड़कियां कभी नहीं देखी जितनी आज शाम यहाँ है। और तुम देख सकते हो कि उनमें से कई असाधारण रूप से सुंदर हैं। तुम कमरे की इकलौती सुंदर लड़की के साथ डांस कर रहे हो। मिस्टर डार्सी ने सबसे बड़ी मिसेस बेनेट की ओर देखते हुए कहा। ओह, वह तो सबसे खूबसूरत जीव है जिसे मैंने कभी देखा है। लेकिन उसकी एक बहन तुम्हारे ठीक पीछे बैठी है, जो बहुत सुंदर है और मुझे यकीन है बहुत मिलनसार भी। मुझे अपने पार्टनर से तुम्हारा परिचय करवाने दो। तुम किसकी बात कर रहे हो? और पीछे मुड़कर उन्होंने एक पल के लिए एलिजाबेथ को देखा, जब तक कि उनकी नज़रें नहीं मिलीं। फिर उन्होंने न अपनी नज़रें हटा लीं और रूखेपन से कहा, "वह ठीक-ठाक है, लेकिन इतनी सुंदर नहीं कि मुझे लुभा सके और मैं अभी उन युवतियों को भाव देने के मूड में नहीं हूँ जिन्हें दूसरे मर्दों ने ठुकरा दिया हो। बेहतर होगा तुम अपने पार्टनर के पास वापस जाओ और उसकी मुस्कुराहट का आनंद लो, क्योंकि तुम मेरे साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो।" मिस्टर बिंगली ने उनकी सलाह मानी। मिस्टर डार्सी वहां से चले गए और एलिजाबेथ के मन में उनके लिए कोई खास अच्छे भाव नहीं बचे। हालांकि उसने यह कहानी अपने दोस्तों को बड़े मज़े ले लेकर सुनाई, क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही जिंदा दिल और चंचल था, जिसे किसी भी बेतुकी चीज़ में मज़ा आता था। कुल मिलाकर वह शाम पूरे परिवार के लिए सुखद रही। मिसेस बेनेट ने देखा कि नेदरफील्ड पार्टी ने उनकी सबसे बड़ी बेटी की कितनी तारीफ की। मिस्टर बिंगले ने उसके साथ 2 बार डांस किया और उनकी बहनों ने भी उसे खास तवज्जो दी। जैन इससे उतनी ही खुश थी जितनी उसकी माँ, हालांकि शांत तरीके से। एलिजाबेथ ने जेन की खुशी महसूस की। मैरी ने सुना कि मिस बिंगली के सामने उसका जिक्र पड़ोस की सबसे गुणवान लड़की के रूप में किया गया और कैथरीन और लिडिया इतनी भाग्यशाली थीं कि वे कभी बिना पार्टनर के नहीं रहीं, जो कि बॉल में उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चिंता थी। इसलिए वे अच्छे मूड में लॉन्गबर्न वापस लौटे, वह गांव जहां वे रहते थे और जिसके वे प्रमुख निवासी थे। उन्होंने पाया कि मिस्टर बेनेट अभी भी जागे हुए थे। किताब के साथ उन्हें समय का होश नहीं रहता था और इस मौके पर उन्हें उस शाम की घटना के बारे में काफ़ी उत्सुकता थी जिसने इतनी शानदार उम्मीदें जगाई थीं। उन्हें उम्मीद थी कि अजनबी के बारे में उनकी पत्नी के सारे ख्याली पुलाव बेकार जाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उन्हें तो बिल्कुल अलग ही कहानी सुननी है। ओह! मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, कमरे में घुसते ही वह बोली, हमारी शाम बहुत ही शानदार रही, एक बहुत ही बेहतरीन बॉल। काश आप वहाँ होते। जेन की इतनी तारीफ हुई कि पूछिए मत। सबने कहा कि वह कितनी अच्छी लग रही थी और मिस्टर बिंगले को तो वह बिल्कुल खूबसूरत लगी और उन्होंने उसके साथ 2 बार डांस किया। ज़रा सोचिए मेरे प्यारे, उन्होंने उसके साथ सचमुच 2 बार डांस किया और वह कमरे की इकलौती लड़की थी जिसे उन्होंने दूसरी बार पूछा। सबसे पहले उन्होंने मिस लूकस को पूछा। मुझे उन्हें उसके साथ खड़ा देखकर बहुत गुस्सा आया।
लेकिन खैर, उन्होंने उसे बिल्कुल पसंद नहीं किया। वैसे भी कोई कर भी नहीं सकता, आप जानते हैं। और जब जेने डांस के लिए नीचे जा रही थी तो वे उसे देखकर बिल्कुल दंग रह गए। तो उन्होंने पता किया कि वह कौन है, परिचय करवाया और अगले 2 डांस के लिए उसे पूछा। फिर तीसरे 2 उन्होंने मिस किंग के साथ डांस किए और चौथे 2 मारिया लुकास के साथ और 5वें 2 फिर से जेन के साथ और छठे 2 लिज़ी के साथ और बुलॉन्जे। अगर उसे मुझ पर थोड़ा भी तरस होता, उनके पति ने बेसब्री से चिल्लाकर कहा, तो वह इतना ज़्यादा नहीं नाचता, भगवान के लिए। उसके पार्टनर्स के बारे में और कुछ मत कहो। ओह! काश पहले डांस में ही उसका टखना मुड़ गया होता। ओह! मेरे प्यारे, मिसेज़ बेनेट ने जारी रखा, मैं उनसे बिल्कुल खुश हूँ। वह कितने ज़्यादा हैंडसम हैं और उनकी बहनें कितनी आकर्षक हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनके कपड़ों से ज़्यादा शानदार कुछ नहीं देखा। मुझे यकीन है कि मिसेज़ हर्ट के गाउन पर लगी लेस। यहाँ उन्हें फिर से टोक दिया गया। मिस्टर बेनेट ने किसी भी तरह की सजावट के वर्णन का विरोध किया, इसलिए उन्हें विषय की दूसरी शाखा ढूंढनी पड़ी और उन्होंने बड़े कड़वे मन और कुछ बढ़ा चढ़ाकर मिस्टर डार्सी की चौंकाने वाली बदतमीजी का किस्सा सुनाया। लेकिन मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ, उन्होंने जोड़ा, कि लिज़्ज़ी का उनकी पसंद पर खरा न उतरना कोई घाटे का सौदा नहीं है, क्योंकि वह एक बेहद अप्रिय भयानक आदमी है, जिसे खुश करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इतना घमंडी और इतना अहंकारी कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल था। वह यहाँ चला, वहाँ चला, खुद को बहुत बड़ा समझता रहा। हमारे साथ नाचने के लिए भी हम काफ़ी सुंदर नहीं थे। काश आप वहाँ होते, मेरे प्यारे, ताकि उसे अपनी खरी-खोटी सुना सकते। मुझे उस आदमी से सख्त नफ़रत है। अध्याय 4। जब जेन और एलिज़ाबेथ अकेले थीं, तो जेन, जो पहले मिस्टर बिंगले की तारीफ़ करने में सावधानी बरत रही थी, अब अपनी बहन के सामने खुलकर बोली कि वह उन्हें कितना पसंद करती है। वह बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे एक नौजवान को होना चाहिए, उसने कहा। समझदार, खुशमिजाज, जिंदा दिल। और मैंने कभी किसी के तौर तरीके इतने खुशगवार नहीं देखे। इतनी सहजता और इतनी बेहतरीन परवरिश। वह हैंडसम भी हैं, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जो कि एक नौजवान को होना ही चाहिए। अगर मुमकिन हो तो इससे उनका चरित्र पूरा हो जाता है। मुझे बहुत खुशी हुई जब उन्होंने मुझे दूसरी बार डांस के लिए पूछा। मुझे ऐसी तारीफ की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें नहीं थी, मुझे तुम्हारे लिए थी। लेकिन यही हम दोनों में एक बड़ा फर्क है। तारीफें तुम्हें हमेशा चौंका देती हैं और मुझे कभी नहीं। उनका तुम्हें दोबारा पूछना कितना स्वाभाविक था। वह ये देखे बिना नहीं रह सकते थे कि तुम कमरे की बाकी हर औरत से 5 गुना ज्यादा सुंदर थी। इसके लिए उनकी दरियादिली का कोई शुक्रिया नहीं। खैर, वह निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं और मैं तुम्हें उन्हें पसंद करने की इजाज़त देती हूँ। तुमने तो उनसे भी बेवकूफ़ लोगों को पसंद किया है। प्यारी लिज़ी! ओह! तुम जानती हो कि तुम लोगों को पसंद करने में बहुत जल्दी करती हो। तुम्हें कभी किसी में कोई कमी नहीं दिखती। तुम्हारी नज़रों में पूरी दुनिया अच्छी और प्यारी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी तुम्हें किसी इंसान की बुराई करते नहीं सुना। मैं किसी की बुराई करने में जल्दबाज़ी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं हमेशा वही बोलती हूँ जो मैं सोचती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा ही करती हो और यही बात मुझे हैरान करती है। इतनी समझदार होकर भी तुम दूसरों की बेवकूफ़ियों और बकवास के प्रति इतनी ईमानदारी से कैसे अंधी हो सकती हो? सीधेपन का दिखावा करना तो आम बात है, ये हर जगह मिल जाता है। लेकिन बिना किसी दिखावे या मकसद के इतना सीधा होना, हर किसी के चरित्र की अच्छाई को लेना और उसे और बेहतर बनाना और बुराई के बारे में कुछ न कहना, ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और तो और, तुम्हें उस आदमी की बहनें भी पसंद हैं, है ना? उनके तौर तरीके उनके भाई जैसे नहीं हैं। शायद शुरू में नहीं, लेकिन जब आप उनसे बात करें तो वे बहुत ही सुखद महिलाएं हैं। मिस बिंगली अपने भाई के साथ रहेंगी और उनके घर की देखभाल करेंगी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें उनमें एक बहुत ही प्यारी पड़ोसन मिलेगी। एलिजाबेथ खामोशी से सुनती रही, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। असेंबली में उनका व्यवहार ऐसा नहीं था कि वे सबको खुश कर सकें और अपनी बहन के मुकाबले चीज़ों को जल्दी परखने की क्षमता और कम लचीले स्वभाव की वजह से, और चूंकि उन बहनों ने एलिज़ाबेथ पर कोई खास ध्यान नहीं दिया था, इसलिए वह उन्हें पसंद करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वे असल में बहुत ही संभ्रांत महिलाएं थीं। जब वे खुश होती थीं तो उनका मिजाज अच्छा होता था और जब वे चाहती थीं तो वे मिलनसार भी हो सकती थीं। लेकिन वे घमंडी और अहंकारी थीं। वे काफ़ी सुंदर थीं,
शहर के सबसे अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ी थीं। उनके पास 20,000 पाउंड की दौलत थी। उन्हें अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने और बड़े रुतबे वाले लोगों के साथ उठने-बैठने की आदत थी, और इसलिए वे हर लिहाज से खुद को बहुत कुछ और दूसरों को तुच्छ समझने की हकदार थीं। वे उत्तर इंग्लैंड के एक सम्मानित परिवार से थीं, और यह बात उन्हें इस बात से ज़्यादा याद रहती थी कि उनके भाई और उनकी खुद की दौलत व्यापार से कमाई गई थी। मिस्टर बिंगली को अपने पिता से लगभग 1 लाख पाउंड की जायदाद विरासत में मिली थी, जिनका इरादा अपनी खुद की एक जागीर खरीदने का था। लेकिन वे ऐसा करने के लिए जिंदा नहीं रहे। मिस्टर बिंगली का भी वैसा ही इरादा था, और कभी-कभी वे अपने लिए जगह भी चुन लेते थे। लेकिन चूंकि अब उनके पास एक अच्छा घर और एक जागीरदार जैसी आज़ादी थी, इसीलिए जो लोग उनके स्वभाव की आसानी को अच्छी तरह जानते थे, उन्हें शक था कि शायद वे अपनी बाकी ज़िंदगी नेटर फील्ड में ही बिता दें और जागीर खरीदने का काम अगली पीढ़ी पर छोड़ दें। उनकी बहनें बहुत चाहती थीं कि उनके पास अपनी खुद की जागीर हो, लेकिन हालांकि वे अभी सिर्फ एक किराएदार के रूप में स्थापित थे, फिर भी मिस बिंगली उनके घर की मालकिन बनने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। और मिसेस हर्स्ट, जिन्होंने दौलत से ज़्यादा फैशन वाले आदमी से शादी की थी, जब भी मौका मिलता उनके घर को अपना घर समझने में पीछे नहीं रहती थीं। मिस्टर बिंगली को बालिग हुए अभी 2 साल भी नहीं हुए थे, जब एक इत्तेफाकन सलाह पर वे नेदरफील्ड हाउस देखने आए। उन्होंने उसे देखा और आधे घंटे तक अंदर बाहर से मुआयना किया। उसकी लोकेशन और मुख्य कमरों से खुश हुए, मालिक की तारीफों से संतुष्ट हुए और उसे तुरंत किराए पर ले लिया। उनके और डार्सी के बीच एक बहुत ही गहरी दोस्ती थी, बावजूद इसके कि उनके चरित्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बिंगली को डार्सी इसलिए पसंद करते थे क्योंकि बिंगली का स्वभाव बहुत ही आसान, खुला और लचीला था। हालांकि डार्सी का अपना स्वभाव इससे बिल्कुल उल्टा था, और वे अपने स्वभाव से कभी असंतुष्ट नहीं दिखते थे। डार्सी के सम्मान पर बिंगले को पूरा भरोसा था, और उनकी राय को वे सबसे ऊपर रखते थे। समझदारी में डार्सी उनसे सुपीरियर थे। बिंगली किसी भी तरह से कम नहीं थे, लेकिन डार्सी बहुत चतुर थे। साथ ही वे घमंडी, काफ़ी रिजर्व्ड और तुनक मिजाज थे, और हालांकि उनके तौर तरीके अच्छे थे, लेकिन वे लोगों को अपने पास आने की दावत नहीं देते थे। इस मामले में उनके दोस्त को बहुत फ़ायदा था। बिंगले जहाँ भी जाते, लोग उन्हें पसंद करते थे, जबकि डार्सी लगातार लोगों को नाराज़ करते रहते थे। मरीटन की असेंबली के बारे में उनकी बातचीत उनके चरित्र को बखूबी दिखाती थी। बिंगली ने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा प्यारे लोग या सुंदर लड़कियां कभी नहीं देखी थीं। हर कोई उनके प्रति बहुत दयालु और चौकस था। वहाँ कोई औपचारिकता या अकड़ नहीं थी। उन्हें जल्द ही पूरे कमरे से जान-पहचान महसूस होने लगी। और जहाँ तक मिस बेनेट की बात है, वे उससे ज़्यादा सुंदर किसी परी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके उलट डार्सी ने लोगों का एक ऐसा झुंड देखा, जिनमें न तो सुंदरता थी और न ही कोई फैशन, जिनमें से किसी के लिए भी उनके मन में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, और किसी से भी उन्हें न तो ध्यान मिला और न ही खुशी। मिस बेनेट को उन्होंने सुंदर माना, लेकिन वह मुस्कुराती बहुत ज़्यादा थीं। मिसेस हर्ट और उनकी बहन ने मान लिया कि बात ऐसी ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी तारीफ की और उन्हें पसंद किया, और उन्हें एक प्यारी लड़की घोषित कर दिया, जिसके बारे में और जानने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इस तरह मिस बेनेट एक प्यारी लड़की के रूप में स्थापित हो गईं, और उनके भाई ने इस तारीफ को अपनी इजाज़त मान लिया कि वे उसके बारे में जैसा चाहे सोच सकते हैं। अध्याय 5। लॉन्गबर्न से थोड़ी ही दूर पैदल चलने पर एक परिवार रहता था, जिसके साथ बेनेट्स की बहुत गहरी दोस्ती थी। सर विलियम लुकास पहले मैरिटन में व्यापार करते थे, जहां उन्होंने ठीक ठाक दौलत कमाई थी, और अपनी मेयरशिप के दौरान राजा को एक संबोधन देने की वजह से उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी। शायद इस सम्मान ने उन पर गहरा असर डाला था। इससे उन्हें अपने व्यापार और छोटे से बाजार वाले कस्बे में रहने से नफरत हो गई, और दोनों को छोड़कर वे अपने परिवार के साथ मैरिटन से लगभग 1 मील दूर एक घर में रहने चले गए, जिसे तब से लूकस लॉज कहा जाने लगा। यहाँ वे अपनी अहमियत के बारे में खुशी से सोच सकते थे, और व्यापार के बंधनों से मुक्त होकर वे अपना पूरा समय दुनिया भर के लोगों के साथ शिष्टाचार निभाने में बिता सकते थे। हालांकि अपनी पदवी से वे बहुत खुश थे, लेकिन इसने उन्हें घमंडी नहीं बनाया। इसके विपरीत वे हर किसी पर बहुत ध्यान देते थे।
स्वभाव से वे किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले, मिलनसार और मददगार थे, और सेंट जेम्स के राज दरबार में उनकी प्रस्तुति ने उन्हें और भी विनम्र बना दिया था। लेडी लूकास एक बहुत ही अच्छी और सीधी-सादी महिला थीं, जो इतनी चालाक नहीं थीं कि मिसेस बेनेट के लिए एक कीमती पड़ोसन न बन सकें। उनके कई बच्चे थे। उनमें सबसे बड़ी, लगभग 27 साल की एक समझदार और होशियार युवती, एलिज़ाबेथ की बहुत गहरी दोस्त थी। मिस लुकेसिस और मिस बेनेट्स का एक बॉल के बाद मिलना और बातें करना बेहद ज़रूरी था, और असेंबली के अगली सुबह लुकास बहनें सुनने और सुनाने के लिए लॉन्गबर्न आ गईं। तुमने शाम की शुरुआत अच्छी की, शार्लेट, मिसेस बेनेट ने मिसेस लूकस से शिष्टाचार और आत्मसंयम के साथ कहा। तुम मिस्टर बिंगली की पहली पसंद थी। जी हाँ, लेकिन ऐसा लगा कि उन्हें अपनी दूसरी पसंद ज़्यादा अच्छी लगी। ओह! मुझे लगता है तुम्हारा मतलब जेने से है, क्योंकि उन्होंने उसके साथ 2 बार डांस किया। यकीनन ऐसा लगा जैसे वे उसे पसंद करते हैं। सच कहूँ तो मुझे यकीन है कि वे करते हैं। मैंने इसके बारे में कुछ सुना भी था, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता क्या। मिस्टर रॉबिन्सन के बारे में कुछ। शायद आप उस बात का ज़िक्र कर रही हैं जो मैंने उनके और मिस्टर रॉबिन्सन के बीच सुनी थी। क्या मैंने आपको नहीं बताया? मिस्टर रॉबिन्सन ने उनसे पूछा कि उन्हें हमारी मैरिटन की असेंबली कैसी लगी, और क्या उन्हें नहीं लगता कि कमरे में बहुत सारी सुंदर औरतें हैं, और उन्हें सबसे सुंदर कौन लगी? और उन्होंने आखिरी सवाल का तुरंत जवाब दिया, ओह! सबसे बड़ी मिस बेनेट, इसमें कोई शक नहीं। इस पर 2 राय नहीं हो सकती। अरे वाह! खैर, ये तो वाक़ई बहुत पक्की बात है। ऐसा लगता है जैसे, लेकिन फिर भी हो सकता है कि इसका कोई नतीजा ना निकले। आप जानती ही हैं। मेरी सुनी हुई बातें तुम्हारी बातों से ज़्यादा मतलब की थीं, एलिजा, चार्लोट ने कहा। मिस्टर डार्सी अपने दोस्त की तरह सुनने लायक नहीं है, है ना बेचारी एलिजा? सिर्फ ठीक-ठाक होना। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लिज़ी के दिमाग में ये बात न डालें कि वह उनके बुरे बर्ताव से परेशान हो, क्योंकि वह इतना अप्रिय आदमी है कि अगर वह किसी को पसंद भी करे, तो यह उस बदनसीब के लिए मुसीबत होगी। मिसेज़ लॉन्ग ने मुझे कल रात बताया कि वह उनके पास आधे घंटे तक बैठे रहे, लेकिन एक बार भी अपना मुँह नहीं खोला। क्या आपको पक्का यकीन है, मैडम? क्या कोई गलतफ़हमी तो नहीं हुई? जेने ने कहा। मैंने मिस्टर डार्सी को उनसे बात करते हुए देखा था। हाँ, क्योंकि आखिर में उन्होंने उनसे पूछ लिया कि उन्हें नेटरफ़ील्ड कैसा लगा, और वह जवाब दिए बिना नहीं रह सके। लेकिन उन्होंने कहा कि वह बात किए जाने पर बहुत गुस्से में लग रहे थे। मिस बिंगली ने मुझे बताया, जेने ने कहा, कि वह कभी ज़्यादा नहीं बोलते जब तक कि वह अपने करीबी जान-पहचान वालों के बीच ना हों। उनके साथ वह बहुत ही मिलनसार हैं। मुझे इस पर एक शब्द भी यकीन नहीं है, मेरी प्यारी। अगर वह इतने ही मिलनसार होते तो उन्होंने मिसेज़ लॉन्ग से बात की होती। लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि क्या हुआ होगा। हर कोई कहता है कि वह घमंड में चूर हैं, और मुझे यकीन है कि उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा कि मिसेज़ लॉन्ग के पास अपनी बग्घी नहीं है, और वह किराए की गाड़ी में बॉल में आई थीं। मुझे उनके मिसेज़ लॉन्ग से बात न करने का बुरा नहीं लगा, मिसेज़ लुकास ने कहा, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि वह एलिजा के साथ डांस करते। अगली बार लिज़ी, उसकी माँ ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं उनके साथ डांस नहीं करती। मुझे लगता है, मैडम, मैं आपको सुरक्षित रूप से वादा कर सकती हूँ कि मैं उनके साथ कभी डांस नहीं करूँगी। उनका घमंड? मिस लूकस ने कहा। मुझे उतना बुरा नहीं लगता जितना अक्सर घमंड लगता है, क्योंकि इसके लिए एक बहाना है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इतना बेहतरीन नौजवान, जिसके पास खानदान, दौलत और सब कुछ हो, वह अपने बारे में ऊंचा सोचे। अगर मैं कह सकूं, तो उसे घमंडी होने का हक है। ये बहुत सच है, एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया, और मैं उसके घमंड को आसानी से माफ़ कर देती, अगर उसने मेरे घमंड को ठेस न पहुँचाई होती। घमंड, मैरी ने कहा, जिसे अपने विचारों की गहराई पर बहुत नाज़ था। मेरा मानना है कि एक बहुत ही आम कमज़ोरी है। मैंने जितना भी पढ़ा है, उससे मुझे यकीन है कि ये वाक़ई बहुत आम है, कि इंसानी फ़ितरत इसकी तरफ ख़ास तौर पर झुकती है, और हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं, जो किसी न किसी गुण के आधार पर, चाहे वह असली हो या ख़याली, खुद पर गुमान न करते हों। वैनिटी और प्राइड अलग-अलग चीज़ें हैं, हालाँकि इन शब्दों को अक्सर एक ही अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है। एक व्यक्ति घमंडी हो सकता है बिना दंभे हुए। घमंड का संबंध
इस बात से ज़्यादा है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, जबकि वैनिटी का संबंध इस बात से है कि हम क्या चाहते हैं कि दूसरे हमारे बारे में सोचें। अगर मैं मिस्टर डार्सी जितना अमीर होता, लूकस परिवार का एक छोटा लड़का चिल्लाया जो अपनी बहनों के साथ आया था, तो मुझे परवाह नहीं होती कि मैं कितना घमंडी हूँ। मैं शिकारी कुत्तों का एक झुंड रखता और हर रोज़ शराब की एक बोतल पीता। तब तुम अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पीते, मिसेस बेनेट ने कहा, और अगर मैं तुम्हें ऐसा करते देखती तो मैं तुम्हारी बोतल तुरंत छीन लेती। लड़के ने विरोध किया कि वे ऐसा नहीं कर सकती। वह लगातार कहती रहीं कि वे करेंगी, और यह बहस मुलाकात के साथ ही खत्म हुई। अध्याय 6। जल्द ही लॉन्गबर्न की महिलाएं निदरफील्ड की महिलाओं से मिलने गईं, और इसका जवाब भी पूरे औपचारिक तरीके से दिया गया। जेन के खुशगवार तौर तरीकों ने मिसेस हर्स्ट और मिस बिंगली का मन मोह लिया, और हालांकि उन्हें उनकी मां बर्दाश्त के बाहर लगीं और छोटी बहनें बात करने लायक नहीं, फिर भी दो बड़ी बहनों जैन और एलिजाबेथ के साथ जान पहचान बढ़ाने की इच्छा जताई गई। जेन ने इस ध्यान को बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया, लेकिन एलिजाबेथ को अब भी उनके बर्ताव में सबके प्रति, यहाँ तक कि उसकी बहन के प्रति भी, एक तरह का घमंड दिखाई देता था, और वह उन्हें पसंद नहीं कर पाई। हालांकि जेन के प्रति उनकी मेहरबानी, चाहे वह जैसी भी हो, कीमती थी, क्योंकि यह बहुत हद तक उनके भाई की पसंद का असर थी। जब भी वे मिलते यह साफ तौर पर जाहिर होता था कि बिंगले उसे पसंद करते हैं, और एलिजाबेथ को यह भी उतना ही साफ दिखता था कि जेन उस पसंद के आगे झुक रही थी जो उसने पहली मुलाकात से ही उनके लिए पाल रखी थी, और वह बहुत हद तक प्यार में पड़ने की राह पर थी। लेकिन उसे यह सोचकर खुशी हुई कि दुनिया को शायद इसका पता नहीं चलेगा, क्योंकि जेने की भावनाओं की गहराई के साथ साथ उसका स्वभाव इतना शांत और हमेशा खुशमिजाज रहने वाला था, जो उसे फालतू लोगों के शक से बचाए रखेगा। उसने इस बात का जिक्र अपनी दोस्त शार्लेट लूकस से किया। शायद यह सुखद हो सकता है, शार्लेट ने जवाब दिया, कि ऐसे मामले में दुनिया को अंधेरे में रखा जाए, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा संभल कर रहना नुकसानदेह भी होता है। अगर कोई औरत अपनी भावनाओं को उसी कुशलता से उस इंसान से भी छिपाए जिससे वह प्यार करती है, तो वह उसे हमेशा के लिए खोने का मौका गंवा सकती है। और तब यह मानना कि दुनिया अभी अंधेरे में है एक बहुत ही कमजोर तसल्ली होगी। लगभग हर लगाव में या तो कृतज्ञता होती है या वैनिटी, दम्भिपन। इसलिए किसी भी रिश्ते को अपने हाल पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। हम सब आज़ादी से शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ी बहुत पसंद होना स्वाभाविक है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों के पास इतना दिल होता है कि बिना किसी प्रोत्साहन के सचमुच प्यार कर सकें। 10 में से 9 मामलों में एक औरत के लिए यही बेहतर है कि वह जितना महसूस करती है उससे ज़्यादा लगाव दिखाए। बिंगले तुम्हारी बहन को बेशक पसंद करते हैं, लेकिन अगर जेन उनकी मदद नहीं करेगी तो शायद वह उसे सिर्फ पसंद ही करते रह जाएं। लेकिन वह उनकी मदद करती है जितना उसका स्वभाव उसे इजाज़त देता है। अगर मैं उसके लगाव को देख सकती हूँ, तो वह वाकई बहुत बड़ा बेवकूफ़ होगा जो इसे ना देख पाए। याद रखो जेलिजा, कि वह जेने के स्वभाव को वैसे नहीं जानता जैसे तुम जानती हो। लेकिन अगर कोई औरत किसी मर्द की तरफ झुकाव रखती है और उसे छिपाने की कोशिश नहीं करती, तो उसे पता चल ही जाना चाहिए। शायद चल जाए अगर वह उसे काफ़ी देखे। लेकिन हालांकि बिंगली और जेन अक्सर मिलते हैं, पर कभी भी कई घंटों के लिए एक साथ नहीं होते, और चूंकि वे हमेशा बड़ी पार्टियों में मिलते हैं, इसलिए यह नामुमकिन है कि हर पल बातचीत में बिताया जाए। इसलिए जेन को हर उस आधे घंटे का पूरा फायदा उठाना चाहिए जिसमें वह उनका ध्यान खींच सकती है। जब वह उसे पक्का कर ले, तब उसके पास प्यार में पड़ने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी होगी। तुम्हारी योजना अच्छी है, एलिजाबेथ ने जवाब दिया, जहां सवाल सिर्फ एक अच्छी शादी करने का हो। और अगर मैंने ठान लिया होता कि मुझे एक अमीर पति चाहिए या कोई भी पति चाहिए, तो मुझे यकीन है कि मैं इसे अपनाती। लेकिन ये जेन की भावनाएं नहीं है। वह किसी योजना के तहत काम नहीं कर रही। अभी तक तो उसे खुद अपनी भावनाओं की गहराई का पक्का पता नहीं है, न ही यह कि वे कितनी वाजिब हैं। वह उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते से जानती है। उसने मैरिटन में उनके साथ 4 डांस किए, एक सुबह उन्हें उनके घर पर देखा, और तब से 4 बार उनके साथ डिनर किया है। इतना काफ़ी नहीं है किसी के चरित्र को समझने के लिए। वैसा नहीं जैसा तुम बता रही हो। अगर उसने सिर्फ उनके साथ डिनर किया होता तो शायद उसे सिर्फ इतना पता चलता कि उनकी भूख अच्छी है या नहीं।
लेकिन याद रखो कि उन्होंने 4 शामें भी साथ बिताई हैं और 4 शामें बहुत कुछ कर सकती हैं। हाँ, उन 4 शामों में उन्होंने यह पता लगा लिया है कि उन दोनों को कॉमर्स से ज़्यादा विंटन पसंद है। लेकिन किसी और ख़ास गुण के बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ पता चला होगा। खैर, शार्लेट ने कहा, मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि जेन कामयाब हो और अगर कल उसकी शादी उनसे हो जाए, तो मुझे लगेगा कि उसके खुश रहने की उतनी ही संभावना है, जितनी कि अगर वह 12 महीने तक उनके चरित्र का अध्ययन करती। शादी में खुशी पूरी तरह किस्मत की बात है। अगर दोनों पक्षों के स्वभाव एक दूसरे को चाहे कितने ही अच्छे से पता हों या पहले से कितने ही मिलते-जुलते हों, इससे उनकी खुशी ज़रा भी नहीं बढ़ती। बाद में वे हमेशा एक दूसरे से इतना अलग हो जाते हैं कि उन्हें अपने हिस्से का दुख मिल ही जाता है। और बेहतर यही है कि आप उस इंसान की कमियों के बारे में कम से कम जानें जिसके साथ आपको ज़िंदगी बितानी है। तुम मुझे हँसा रही हो शार्लेट, लेकिन ये सही नहीं है। तुम जानती हो कि ये सही नहीं है और तुम खुद कभी ऐसा नहीं करोगी। अपनी बहन के प्रति मिस्टर बिंगली के ध्यान को देखने में व्यस्त एलिज़ाबेथ को इस बात का ज़रा भी शक नहीं था कि वह खुद उनके दोस्त मिस्टर डार्सी की नज़रों में दिलचस्पी का कारण बन रही है। मिस्टर डार्सी ने शुरू में उसे बमुश्किल सुंदर माना था। बॉल में उन्होंने उसे बिना किसी प्रशंसा के देखा था और जब वे अगली बार मिले तो उन्होंने उसे सिर्फ आलोचना करने के लिए देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद को और अपने दोस्तों को यह साफ कर दिया कि उसके चेहरे में शायद ही कोई खूबी है, उन्हें लगने लगा कि उसकी काली आंखों की खूबसूरत अभिव्यक्ति से उसका चेहरा असाधारण रूप से बुद्धिमानी भरा लगता है। इस खोज के बाद कुछ और ऐसी ही बातें सामने आईं जो उनके लिए शर्मिंदा करने वाली थीं। हालांकि उन्होंने अपनी आलोचनात्मक नज़र से उसके रूप में एक से ज़्यादा कमियां ढूंढ ली थीं, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि उसकी कद-काठी हल्की और सुखद है और बावजूद इसके कि उनका दावा था कि उसके तौर-तरीके फैशनेबल दुनिया वाले नहीं हैं, वे उसकी सहज चंचलता से प्रभावित हो गए। इस बात से एलिज़ाबेथ पूरी तरह बेखबर थी। उसके लिए वे सिर्फ वह आदमी थे जो कहीं भी किसी को खुश नहीं कर सकता था और जिसने उसे डांस करने लायक सुंदर नहीं समझा था। वे उसके बारे में और जानने की इच्छा करने लगे और खुद उससे बातचीत करने की दिशा में एक कदम के तौर पर उसकी दूसरों के साथ बातचीत पर ध्यान देने लगे। उनके ऐसा करने से उसका ध्यान उनकी ओर गया। यह सर विलियम लूकस के यहाँ हुआ, जहाँ एक बड़ी पार्टी जमा थी। मिस्टर डार्सी का क्या मतलब है? उसने शार्लेट से कहा, कर्नल फॉस्टर के साथ मेरी बातचीत सुनने का? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मिस्टर डार्सी दे सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने फिर ऐसा किया तो मैं उन्हें पक्का बता दूंगी कि मैं देख रही हूं कि वे क्या कर रहे हैं। उनकी नज़र बहुत व्यंग्यात्मक है और अगर मैंने खुद ही बदतमीजी इम्पर्टिनेंट से शुरुआत नहीं की तो मुझे जल्द ही उनसे डर लगने लगेगा। जब वे थोड़ी देर बाद उनके पास आए, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था कि उनका बोलने का कोई इरादा है, मिस लूकस ने अपनी दोस्त को चुनौती दी कि वह उनसे इस विषय पर बात करे जिसने एलिजाबेथ को तुरंत ऐसा करने के लिए उकसाया। वह उनकी ओर मुड़ी और बोली, क्या आपको नहीं लगा मिस्टर डार्सी कि मैंने अभी-अभी अपनी बात बहुत अच्छे से रखी, जब मैं कर्नल फॉस्टर को मेरिटन में एक बॉल देने के लिए तंग कर रही थी? बहुत ऊर्जा के साथ। लेकिन यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं को हमेशा ऊर्जावान बना देता है। आप हम पर बहुत सख्त हैं। जल्द ही इसकी बारी आएगी तंग किए जाने की, मिस लुकास ने कहा। मैं पियानो खोलने जा रही हूँ एलिजा, और तुम जानती हो कि उसके बाद क्या होगा। तुम एक बहुत ही अजीब दोस्त हो। हमेशा चाहती हो कि मैं किसी के भी और हर किसी के सामने बजाऊं और गाऊं। अगर मेरे दम्भीपन ने संगीत का रूप ले लिया होता तो तुम अनमोल होती। लेकिन जैसा कि है, मैं सचमुच उन लोगों के सामने नहीं बैठना चाहूंगी जिन्हें बेहतरीन कलाकारों को सुनने की आदत होगी। हालांकि मिस लुकास की जिद पर उसने जोड़ा, ठीक है, अगर ऐसा ही होना है तो ऐसा ही सही। और गंभीरता से मिस्टर डार्सी की ओर देखते हुए बोली, एक पुरानी कहावत है जिससे यहाँ हर कोई वाकिफ होगा, अपनी सांस अपनी खिचड़ी ठंडी करने के लिए बचाओ, और मैं अपनी सांस अपने गाने को ऊंचा करने के लिए बचाऊंगी। उसका प्रदर्शन सुखद था, हालांकि बहुत बेहतरीन नहीं। एक दो गानों के बाद और इससे पहले कि वह कई लोगों की दोबारा गाने की विनती का जवाब दे पाती, उसकी बहन मेरी उत्सुकता से पियानो पर आ गई। परिवार में
इकलौती साधारण दिखने वाली होने की वजह से उसने ज्ञान और हुनर हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और वह हमेशा प्रदर्शन के लिए उतावली रहती थी। मैरी में न तो प्रतिभा थी और न ही रुचि, और हालांकि दम्भीपन ने उसे लगन दी थी, लेकिन साथ ही उसे एक किताबी और घमंडी अंदाज भी दिया था, जिसने उस थोड़ी बहुत कुशलता को भी खराब कर दिया था जो उसने हासिल की थी। एलिजाबेथ, जो सहज और बनावटीपन से दूर थी, को कहीं ज्यादा खुशी से सुना गया था, हालांकि वह उससे आधा भी अच्छा नहीं बजाती थी। और मैरी एक लंबे कॉन्सर्टों के अंत में अपनी छोटी बहनों की फरमाइश पर स्कॉटिश और आयरिश धुनें बजाकर तारीफ और कृतज्ञता पाने में खुश थी, जो कुछ लूकस और दो तीन अफसरों के साथ कमरे के एक कोने में मज़े से नाच रही थीं। मिस्टर डार्सी शाम को इस तरह बिताने के तरीके पर खामोश गुस्से में उनके पास खड़े थे, जिसमें किसी भी बातचीत की गुंजाइश नहीं थी, और वे अपने ख्यालों में इतने डूबे थे कि उन्होंने यह भी नोटिस नहीं किया कि सर विलियम लूकास उनके पास खड़े हैं, जब तक कि सर विलियम ने ऐसे शुरुआत नहीं की। नौजवानों के लिए यह कितना प्यारा मनोरंजन है, मिस्टर डार्सी। आखिरकार नाचने जैसी कोई चीज़ नहीं। मैं इसे सभ्य समाजों की पहली परिष्कृतियों में से एक मानता हूँ। बेशक सर, और इसका यह भी फ़ायदा है कि यह दुनिया के कम सभ्य समाजों में भी प्रचलित है। हर जंगली नाच सकता है। सर विलियम सिर्फ मुस्कुराए। आपका दोस्त बहुत ही शानदार डांस करता है। उन्होंने थोड़ी देर बाद बिंगले को ग्रुप में शामिल होते देखकर कहा, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि आप भी इस विज्ञान में माहिर हैं, मिस्टर डार्सी। मेरा मानना है कि आपने मुझे मैरिटन में नाचते हुए देखा था सर। हाँ, बिल्कुल। और वह नज़ारा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। क्या आप अक्सर सेंट जेम्स में नाचते हैं? कभी नहीं सर। क्या आपको नहीं लगता कि यह उस जगह के लिए एक उचित सम्मान होगा? ये एक ऐसा सम्मान है जो मैं किसी भी जगह को नहीं देता, अगर मैं उससे बच सकूं। मैं मानकर चलता हूं कि शहर में आपका घर है। मिस्टर डार्सी ने सिर झुकाकर हामी भरी। मैंने भी एक बार शहर में बसने का सोचा था, क्योंकि मुझे उच्च समाज पसंद है, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं था कि लंदन की हवा लेडी लुकास को रास आएगी। वह जवाब की उम्मीद में रुके, लेकिन उनके साथी का जवाब देने का कोई मन नहीं था। और ठीक उसी पल एलिजाबेथ को उनकी ओर आते देख उन्हें एक बहुत ही शौर्यपूर्ण काम करने का ख्याल आया, और उन्होंने उसे आवाज दी। मेरी प्यारी मिस एलिजा, तुम क्यों नहीं नाच रही हो? मिस्टर डार्सी, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इस युवती को आपके सामने एक बहुत ही डिज़ायरेबल पार्टनर के रूप में पेश करूं। मुझे यकीन है कि आप नाचने से मना नहीं कर सकते, जब इतनी सुंदरता आपके सामने हो। और उसका हाथ पकड़कर वे उसे मिस्टर डार्सी को देने ही वाले थे, जो हालांकि बहुत हैरान थे, लेकिन उसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक नहीं थे। तभी एलिजाबेथ ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और सर विलियम से थोड़ी घबराहट के साथ कहा, वाकई सर, मेरा नाचने का जरा भी इरादा नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप यह ना समझें कि मैं यहाँ पार्टनर मांगने के लिए आई थी। मिस्टर डार्सी ने पूरी गंभीरता और शिष्टाचार के साथ उसके हाथ के सम्मान की गुजारिश की, लेकिन बेकार। एलिजाबेथ ने ठान रखी थी, और न ही सर विलियम की मनाने की कोशिश ने उसके इरादे को हिलाया। तुम नाचने में इतनी माहिर हो, मिस एलाइजा, कि मुझे तुम्हें देखने की खुशी से महरूम रखना जुल्म है। और हालांकि इन सज्जन को आम तौर पर यह मनोरंजन नापसंद है, लेकिन मुझे यकीन है कि आधे घंटे के लिए हमें खुश करने में इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। मिस्टर डार्सी पूरी तरह से विनम्र हैं, एलिजाबेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह वाकई हैं, लेकिन इस प्रलोभन को देखते हुए मेरी प्यारी मिसेस एलिजा, हमें उनकी मेहरबानी पर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे पार्टनर को कौन मना करेगा? एलिजाबेथ ने शरारत से देखा और मुड़ गई। उसके इस विरोध ने डार्सी की नज़रों में उसे गिराया नहीं, और वे उसके बारे में कुछ संतोष के साथ सोच ही रहे थे, जब मिस बिंगले ने उन्हें टोका। मैं आपके ख्यालों का विषय बता सकती हूँ। मुझे नहीं लगता। आप सोच रहे हैं कि इस तरह ऐसी संगत में कई शामें बिताना कितना असहनीय होगा, और सच कहूँ तो मैं आपकी राय से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं इससे ज़्यादा कभी परेशान नहीं हुई। ये फीकापन और फिर भी ये शोर, इन सब लोगों का तुच्छ होना और फिर भी खुद को इतना महत्वपूर्ण समझना, मैं क्या कुछ नहीं दे देती उन पर आपकी सख्त टिप्पणी सुनने के लिए।
आपका अंदाज़ा पूरी तरह गलत है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। मेरा दिमाग ज़्यादा सुखद चीज़ों में व्यस्त था। मैं उस बहुत बड़ी खुशी के बारे में सोच रहा था, जो एक सुंदर औरत के चेहरे पर एक जोड़ी खूबसूरत आँखें दे सकती हैं। मिस बिंगली ने तुरंत अपनी आँखें उनके चेहरे पर गड़ा दीं और चाहा कि वे बताएँ कि किस महिला को ऐसे ख़्यालों को जगाने का श्रेय जाता है। मिस्टर डार्सी ने बड़ी निडरता से जवाब दिया, "मिस एलिज़ाबेथ बेनेट।" "मिस एलिज़ाबेथ बेनेट," मिस बिनले ने दोहराया। "मैं पूरी तरह हैरान हूँ। वह कब से इतनी पसंदीदा बन गई? और कृपया बताएँ कि मुझे आपको बधाई कब देनी है?" यही वह सवाल है जिसकी मुझे आपसे उम्मीद थी। एक महिला की कल्पना बहुत तेज़ होती है। वह एक पल में प्रशंसा से प्यार और प्यार से शादी तक पहुँच जाती है। मैं जानता था कि आप मुझे बधाई देने वाली होंगी। नहीं, अगर आप इसे लेकर इतने गंभीर हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि मामला बिल्कुल पक्का है। आपको वाक़ई एक बहुत ही आकर्षक सास मिलेंगी और ज़ाहिर है, वह हमेशा आपके साथ पेम्बरली में रहेंगी। वे उसे पूरी उदासीनता के साथ सुनते रहे, जबकि उसने इस तरह अपना मनोरंजन करना चुना और जब उनके शांत भाव ने उसे यकीन दिला दिया कि सब सुरक्षित है, तो उसका मज़ाक देर तक बहता रहा। अध्याय 7। मिस्टर बेनेट की संपत्ति लगभग पूरी तरह से एक एस्टेट थी, जिससे साल के 2000 पाउंड की आमदनी होती थी। दुर्भाग्य से उनकी बेटियों के लिए यह जागीर किसी पुरुष वारिस के अभाव में एक दूर के रिश्तेदार के नाम तय थी और उनकी माँ की दौलत, हालांकि उनके जीवन स्तर के हिसाब से काफ़ी थी, लेकिन पिता की कमी को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी थी। उनके पिता मैरिटन में वकील थे और उन्होंने अपनी बेटी के लिए 4000 पाउंड छोड़े थे। उनकी एक बहन की शादी मिस्टर फिलिप्स से हुई थी, जो उनके पिता के क्लर्क रह चुके थे और बाद में उनका काम संभाला था, और एक भाई लंदन में एक सम्मानित व्यापार में बस गया था। लॉन्गबर्न गांव मेरिटन से केवल 1 मील दूर था। यह उन युवतियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक दूरी थी, जो अक्सर अपनी मौसी से मिलने और रास्ते में एक टोपी की दुकान पर जाने के लालच में हफ्ते में 3-4 बार वहां चली जाती थीं। परिवार की 2 सबसे छोटी बेटियां, कैथरीन और लिडिया, इन यात्राओं में विशेष रूप से आगे रहती थीं। उनका दिमाग अपनी बहनों के मुकाबले ज़्यादा खाली था और जब कुछ बेहतर करने को नहीं होता, तो मैरिटन की सैर उनकी सुबह की बोरियत दूर करने और शाम की बातचीत के लिए मसाला जुटाने के लिए ज़रूरी हो जाती थी। और चाहे आसपास खबरों का कितना ही अकाल क्यों ना हो, वे अपनी मौसी से कुछ न कुछ पता लगा ही लेती थीं। फिलहाल तो पड़ोस में एक मिलिशिया रेजिमेंट के आने से उन्हें खबरें और खुशी दोनों भरपूर मिल रही थीं। ये पूरी सर्दी वहीं रहने वाली थी और मैरिटन उसका मुख्यालय था। मिसेस फिलिप्स के यहाँ जाने से अब उन्हें सबसे दिलचस्प जानकारियां मिलती थीं। हर रोज उन्हें अफसरों के नाम और उनके रिश्तों के बारे में कुछ नया पता चलता। उनके रहने की जगह ज्यादा दिन तक राज नहीं रही और अंत में वे अफसरों को खुद भी जानने लगीं। मिस्टर फिलिप्स उन सबसे मिलते थे और इसने उनकी भतीजियों के लिए खुशी का एक ऐसा खजाना खोल दिया था जो पहले अनजान था। वे अफसरों के अलावा किसी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकती थी। और मिस्टर बिंगली की बड़ी दौलत, जिसका जिक्र उनकी माँ को जोश से भर देता था, उनकी नज़रों में एक पताकाधारी की वर्दी के सामने बेकार थी। एक सुबह इस विषय पर उनकी बकबक सुनने के बाद मिस्टर बेनेट ने शांति से कहा, तुम्हारे बात करने के ढंग से मैं जितना समझ पाया हूँ, तुम दोनों देश की सबसे बेवकूफ़ लड़कियां हो। मुझे कुछ समय से इसका शक था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। कैथरीन घबरा गई और उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लिडिया ने पूरी लापरवाही के साथ कैप्टन कार्टर की तारीफ करना जारी रखा और उम्मीद जताई कि वह दिन में उनसे मिल सकेगी, क्योंकि वे अगली सुबह लंदन जा रहे थे। मुझे हैरानी है मेरे प्यारे, मिसेस बेनेट ने कहा, कि आप अपने ही बच्चों को बेवकूफ़ समझने के लिए इतने तैयार रहते हैं। अगर मैं किसी के बच्चों को कमतर समझना चाहूँ, तो वे मेरे अपने बच्चे तो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर मेरे बच्चे बेवकूफ़ हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं हमेशा इस बात को समझ सकूं। हाँ, लेकिन इत्तेफाक से वे सब बहुत होशियार हैं। यही एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुझे लगता है कि हम सहमत नहीं हैं। मुझे उम्मीद थी कि हमारे विचार हर बात में मिलते हैं, लेकिन मुझे आपसे इतना अलग होना पड़ेगा कि मैं अपनी 2 सबसे छोटी बेटियों को असाधारण रूप से मूर्ख समझता हूँ। मेरे प्यारे मिस्टर बेनेट, आप ऐसी लड़कियों से उनके माता-पिता जैसी समझ की उम्मीद नहीं कर सकते। जब वे हमारी उम्र में आएँगी,
तो मुझे यकीन है कि वे अफ़सरों के बारे में हमसे ज़्यादा नहीं सोचेंगी। मुझे याद है जब मैं खुद वर्दी को बहुत पसंद करती थी, और सच कहूँ तो मेरे दिल में आज भी उनके लिए जगह है। और अगर कोई स्मार्ट युवा कर्नल जिसकी साल की 5-6 हज़ार कमाई हो, मेरी किसी लड़की को चाहे तो मैं उसे ना नहीं कहूँगी। और मुझे लगा कि कर्नल फोस्टर उस रात सर विलियम के यहाँ अपनी वर्दी में बहुत अच्छे लग रहे थे। माँ, लिडिया चिल्लाई, मौसी कहती हैं कि कर्नल फॉस्टर और कैप्टन कार्टर अब मिस वॉटसन के यहाँ उतना नहीं जाते जितना पहले जाते थे। वह उन्हें अब अक्सर क्लार्क की लाइब्रेरी में खड़े देखती हैं। मिसेस बेनेट को जवाब देने से रोक दिया गया क्योंकि एक नौकर मिस बेनेट के लिए एक चिट्ठी लेकर आया। ये नेदरफील्ड से आई थी और नौकर जवाब का इंतजार कर रहा था। मिसेस बेनेट की आंखें खुशी से चमक उठीं, और जब उनकी बेटी चिट्ठी पढ़ रही थी तो वे उत्सुकता से पूछ रही थी, अच्छा जेन, ये किसकी तरफ से है? इसमें क्या लिखा है? वह क्या कह रहा है? अच्छा जेन, जल्दी करो और हमें बताओ, जल्दी करो मेरी प्यारी। ये मिस बिंगली की तरफ से है, जेन ने कहा और फिर जोर से पढ़ा, मेरी प्यारी दोस्त, अब अगर तुम आज लुइजा और मेरे साथ डिनर करने जितनी दयालु नहीं हो सकती, तो हम पूरी जिंदगी एक दूसरे से नफरत करने के खतरे में पड़ जाएंगे, क्योंकि दो औरतों के बीच पूरे दिन की बातचीत कभी बिना झगड़े के खत्म नहीं हो सकती। यह मिलते ही जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। मेरा भाई और बाकी सज्जन अफसरों के साथ डिनर करेंगे। तुम्हारी हमेशा, कैरोलाइन बिंगली। अफसरों के साथ, लिडिया चिल्लाई। हैरानी है कि मौसी ने हमें यह नहीं बताया। बाहर डिनर, मिसेस बेनेट ने कहा। ये तो बहुत बदकिस्मती है। क्या मैं बग्घी ले जा सकती हूँ? जिने ने पूछा। नहीं, मेरी प्यारी। बेहतर होगा कि तुम घोड़े पर जाओ, क्योंकि बारिश होने के आसार लग रहे हैं और तब तुम्हें पूरी रात वहीं रुकना पड़ेगा। यह एक अच्छी योजना होगी, एलिज़ाबेथ ने कहा, अगर तुम्हें यकीन हो कि वे उसे घर भेजने की पेशकश नहीं करेंगे। ओह! लेकिन सज्जनों के पास मेरिटन जाने के लिए मिस्टर बिंगली की बग्घी होगी और हर्स्ट्स के पास अपनी बग्घी के लिए घोड़े नहीं हैं। मैं कोच में जाना ज़्यादा पसंद करती। लेकिन मेरी प्यारी, तुम्हारे पिता घोड़े नहीं दे सकते, मुझे यकीन है। उनकी खेत में ज़रूरत है मिस्टर बेनेट, है ना? उनकी खेत में उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है, जितनी बार मैं उन्हें ले पाता हूँ। लेकिन अगर आज वे आपको मिल गए हैं, एलिज़ाबेथ ने कहा, तो माँ का मकसद पूरा हो जाएगा। आखिरकार उसने अपने पिता से यह कबूल करवा ही लिया कि घोड़े व्यस्त हैं। इसलिए जेन को घोड़े पर जाना पड़ा, और उसकी माँ ने बहुत सारी खराब मौसम की भविष्यवाणियों के साथ उसे खुशी-खुशी विदा किया। उनकी उम्मीदें पूरी हुईं। जेन को गए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। उसकी बहनें उसके लिए परेशान थीं, लेकिन उसकी माँ बहुत खुश थीं। पूरी शाम बिना रुके बारिश होती रही, जिन्हें निश्चित रूप से वापस नहीं आ सकती थी। ये वाकई मेरा एक बहुत लकी आइडिया था, मिसेस बेनेट ने एक से ज्यादा बार कहा, जैसे कि बारिश करवाने का पूरा श्रेय उन्हीं को जाता हो। हालांकि अगली सुबह तक उन्हें अपनी योजना की पूरी सफलता का अंदाजा नहीं था। नाश्ता खत्म ही हुआ था कि नेदरफील्ड से एक नौकर एलिजाबेथ के लिए यह चिट्ठी लेकर आया। मेरी प्यारी लिज़ी, आज सुबह मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है, जिसका कारण मुझे लगता है कल पूरी तरह भीग जाना है। मेरे दयालु दोस्त मेरे ठीक होने तक मुझे घर जाने देने की बात भी नहीं सुन रहे। वे इस बात पर भी ज़ोर दे रहे हैं कि मैं डॉक्टर जोन्स को दिखाऊं। इसीलिए अगर तुम सुनो कि वे मेरे पास आए थे, तो घबराना मत। और गले में खराश और सिर दर्द के अलावा मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं है। तुम्हारी आदि। खैर मेरी प्यारी, मिस्टर बेनेट ने कहा, जब एलिज़ाबेथ ने चिट्ठी ज़ोर से पढ़ी, अगर तुम्हारी बेटी को कोई खतरनाक बीमारी हो जाए, अगर वह मर जाए, तो यह जानकर तसल्ली होगी कि यह सब मिस्टर बिंगली का पीछा करते हुए और तुम्हारे आदेश पर हुआ। ओह! मुझे उसके मरने का बिल्कुल डर नहीं है। लोग छोटे-मोटे ज़ुकाम से नहीं मरते। उसकी अच्छी देखभाल की जाएगी। जब तक वह वहाँ है, सब ठीक है। अगर मुझे बग्घी मिल जाती तो मैं उसे देखने जाती। एलिज़ाबेथ सचमुच चिंतित होकर उसके पास जाने के लिए दृढ़ थी। हालांकि बग्घी नहीं मिल सकती थी, और चूंकि वह घुड़सवारी नहीं करती थी, पैदल चलना ही उसका एकमात्र विकल्प था। उसने अपना फैसला सुनाया। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? उसकी माँ चिल्लाई। इतनी गंदगी में ऐसी चीज के बारे में सोचने के लिए। जब तुम वहां पहुंचोगी तो तुम देखने लायक नहीं रहोगी। मैं जेन को देखने के लिए बिल्कुल ठीक रहूंगी, और मुझे बस यही चाहिए।
क्या ये मेरे लिए इशारा है, लिज़ी? उसके पिता ने कहा, कि मैं घोड़ों को बुलवा लूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पैदल चलने से बचना नहीं चाहती। जब किसी का कोई मकसद हो तो दूरी कुछ नहीं होती। सिर्फ़ 3 मील है। मैं डिनर तक वापस आ जाऊँगी। मैं तुम्हारी परोपकार की सक्रियता की तारीफ़ करती हूँ, मेरी ने कहा। लेकिन हर भावना के आवेग को तर्क से निर्देशित होना चाहिए। और मेरी राय में मेहनत हमेशा उतनी ही होनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। हम तुम्हारे साथ मैराथन तक चलेंगे, कैथरीन और लिडिया ने कहा। एलिज़ाबेथ ने उनका साथ स्वीकार किया और तीनों युवतियां एक साथ निकल पड़ीं। अगर हम जल्दी करें, लिडिया ने चलते हुए कहा, तो शायद हमें जाने से पहले कैप्टन कार्टर की एक झलक मिल जाए। मैरीटन में वे अलग हो गईं। दो सबसे छोटी बहनें एक अफसर की पत्नी के घर चली गईं और एलिजाबेथ अकेले अपनी यात्रा पर आगे बढ़ी, तेज कदमों से खेत दर खेत पार करती हुई, बाड़ों के ऊपर से कूदती और उतावलेपन में पोखरों के ऊपर से छलांग लगाती हुई, और अंत में थके हुए टखनों, गंदे मौजों और व्यायाम की गर्मी से चमकते चेहरे के साथ घर के नजदीक पहुंची। उसे नाश्ते के कमरे में ले जाया गया जहां जेन के अलावा सब जमा थे और जहां उसके आने से काफी हैरानी हुई। दिन में इतनी जल्दी, इतने खराब मौसम में, और वह भी अकेले 3 मील पैदल चलकर आना मिसेस हर्ट और मिस बिंगली के लिए लगभग अविश्वसनीय था। और एलिजाबेथ को यकीन था कि वे इसके लिए उसे नीची नज़रों से देख रही थीं। हालांकि उनका स्वागत बहुत शिष्टाचार से किया गया और उनके भाई के व्यवहार में शिष्टाचार से बेहतर कुछ था। उसमें खुश मिजाजी और दयालुता थी। मिस्टर डार्सी बहुत कम बोले और मिस्टर हर्स्ट बिल्कुल नहीं। डार्सी इस पशुपेश में थे कि व्यायाम से उसके चेहरे पर आई चमक की तारीफ करें या इतनी दूर अकेले आने के औचित्य पर शक करें। हर्स्ट सिर्फ अपने नाश्ते के बारे में सोच रहे थे। अपनी बहन के बारे में उसकी पूछताछ का जवाब बहुत अनुकूल नहीं मिला। मिस बेनेट को रात में ठीक से नींद नहीं आई थी, और हालांकि वह उठी थी, पर उससे बहुत तेज बुखार था और वह अपना कमरा छोड़ने की हालत में नहीं थी। एलिजाबेथ को खुशी हुई कि उसे तुरंत उसके पास ले जाया गया, और जेन, जो सिर्फ घबराहट या असुविधा पैदा करने के डर से अपनी चिट्ठी में यह नहीं लिख पाई थी कि वह ऐसी मुलाकात के लिए कितना तरस रही थी, उसके आने पर बहुत खुश हुई। हालांकि वह ज्यादा बातचीत करने की स्थिति में नहीं थी। और जब मिसेस बिनले उन्हें अकेला छोड़ गईं तो वह उस असाधारण दयालुता के लिए कृतज्ञता जताने के अलावा कुछ खास नहीं कर सकी जिसके साथ उसका इलाज किया जा रहा था। एलिजाबेथ चुपचाप उसकी सेवा में लग गई। जब नाश्ता खत्म हो गया तो बिंगले सिस्टर्स भी उनके साथ आ गईं, और एलिजाबेथ खुद उन्हें पसंद करने लगी जब उसने देखा कि वे जेन के लिए कितना स्नेह और चिंता दिखा रही थीं। एपोथेकरी आया और अपनी मरीज की जांच करने के बाद, जैसा कि माना जा रहा था, कहा कि उसे बहुत तेज जुकाम हुआ है और उन्हें इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। उसने उसे वापस बिस्तर पर जाने की सलाह दी और कुछ दवाइयां देने का वादा किया। सलाह का तुरंत पालन किया गया क्योंकि बुखार के लक्षण बढ़ गए थे और उसके सिर में तेज दर्द था। एलिजाबेथ ने एक पल के लिए भी उसका कमरा नहीं छोड़ा, और न ही दूसरी महिलाएं अक्सर नदारद रहीं। चूंकि पुरुष बाहर थे, उनके पास वास्तव में कहीं और करने को कुछ नहीं था। जब घड़ी ने 3 बजाए, एलिजाबेथ को लगा कि उसे जाना चाहिए, और बहुत अनिच्छा से उसने यह कहा। मिस बिंगले ने उसे बग्घी की पेशकश की और वह उसे स्वीकार करने के लिए बस थोड़े से आग्रह का इंतजार कर रही थी कि तभी जेन ने उसके जाने पर इतनी चिंता जताई कि मिस बिंगले को बग्घी की पेशकश को नेदरफील्ड में रुकने के न्योते में बदलना पड़ा। एलिजाबेथ ने बहुत आभारी होकर सहमति दे दी और एक नौकर को लॉन्गबोर्न भेजा गया ताकि परिवार को उसके रुकने की जानकारी दी जा सके और कपड़े मंगवाए जा सकें। अध्याय 8। शाम को 5 बजे बिंगली सिस्टर्स तैयार होने के लिए चली गईं और 6:30 बजे एलिजाबेथ को डिनर के लिए बुलाया गया। उस वक्त शिष्टाचार के नाते कई सवाल पूछे गए जिनमें मिस्टर बिंगली की चिंता बाकी सबसे कहीं ज्यादा और सच्ची लग रही थी। लेकिन एलिजाबेथ उन्हें कोई बहुत अच्छा जवाब नहीं दे सकी। जेन की हालत में कोई सुधार नहीं था। ये सुनकर बहनों ने 3-4 बार दोहराया कि उन्हें कितना दुख है, जुकाम होना कितना भयानक होता है और उन्हें खुद बीमार होना कितना नापसंद है। और इसके बाद उन्होंने इस बारे में और नहीं सोचा। और जब जेन उनके सामने नहीं थी, तब उनके उदासीन व्यवहार ने
एलिज़ाबेथ के मन में उनके प्रति पुरानी नफ़रत को फिर से ताज़ा कर दिया। सच तो यह था कि पूरी पार्टी में सिर्फ़ उनका भाई ही ऐसा था जिसे वह थोड़े संतोष के साथ देख सकती थी। जेने के लिए उनकी चिंता साफ़ थी और खुद एलिज़ाबेथ के लिए उनका ध्यान बहुत सुखद था, जिसने उसे यह महसूस करने से बचाया कि वह यहाँ एक बिन बुलाई मेहमान है, जैसा कि उसे बाकी लोगों के व्यवहार से लग रहा था। उनके अलावा किसी और ने उस पर शायद ही कोई ध्यान दिया। मिस बिंगली मिस्टर डार्सी में खोई हुई थीं और उनकी बहन भी उनसे कुछ कम नहीं थी। और जहाँ तक मिस्टर हर्ट का सवाल है, जिनके पास एलिज़ाबेथ बैठी थी, वे एक आलसी आदमी थे, जो सिर्फ़ खाने-पीने और ताश खेलने के लिए जीते थे। जब उन्होंने देखा कि एलिज़ाबेथ को मसालेदार रैगू के बजाय सादा खाना पसंद है, तो उनके पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। डिनर खत्म होते ही वह सीधे जेने के पास लौट गई और उसके कमरे से बाहर जाते ही मिस बिनले ने उसकी बुराई शुरू कर दी। उसके तौर तरीकों को बेहद खराब बताया गया। घमंड और बदतमीजी का मिश्रण। उसमें न कोई बातचीत का ढंग था, न स्टाइल, न रुचि, न सुंदरता। मिसेस हर्ट भी यही सोचती थी और उन्होंने जोड़ा, संक्षेप में कहूं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तारीफ की जाए, सिवाय इसके कि वह एक बेहतरीन पैदल चलने वाली है। मैं आज सुबह की उसकी हालत कभी नहीं भूलूंगी। वह सचमुच लगभग जंगली लग रही थी। वाकई लुइसा, मैं तो अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई। आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अपनी बहन को जुकाम हो गया तो क्या उसे पूरे गांव में भागते हुए आना जरूरी था? उसके बाल कितने बिखरे हुए, कितने गंदे थे। हाँ, और उसका पेटीकोट। मुझे उम्मीद है कि तुमने उसका पेटीकोट देखा होगा, 6 इंच तक कीचड़ में सना हुआ। मुझे पक्का यकीन है। और गाउन जिसे उसे छिपाने के लिए नीचे किया गया था, अपना काम नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी तस्वीर बहुत सटीक हो सकती है लुइसा, बिंगले ने कहा, लेकिन मुझे यह सब नहीं दिखा। मुझे लगा मिस एलिज़ाबेथ बेनेट जब आज सुबह कमरे में आईं तो बहुत अच्छी लग रही थीं। उनका गंदा पेटीकोट मेरी नज़रों से बिल्कुल बच गया। आपने तो ज़रूर देखा होगा मिस्टर डार्सी, मुझे यकीन है, मिसेस बिनले ने कहा। और मेरा मानना है कि आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन ऐसा कोई तमाशा करे। बिल्कुल नहीं। 3 मील या 4 मील या जो भी हो कीचड़ में टखनों तक सने हुए और अकेले, बिल्कुल अकेले चलना, इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे तो यह एक घिनौनी किस्म की घमंडी आज़ादी लगती है। शिष्टाचार के प्रति एक देहाती किस्म की लापरवाही। ये अपनी बहन के लिए प्यार दिखाता है, जो बहुत प्यारा है, बिंगली ने कहा। मुझे डर है मिस्टर डार्सी, मिसेस बिनले ने आधी फुसफुसाहट में कहा, कि इस साहसिक कारनामे ने उनकी सुंदर आंखों के प्रति आपकी प्रशंसा पर असर डाला होगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने जवाब दिया। व्यायाम से वे और चमक गई थीं। इस बात के बाद थोड़ी खामोशी छा गई और मिसेस हर्ट ने फिर शुरू किया। मुझे जेन बेनेट के लिए बहुत सम्मान है। वह वाकई बहुत प्यारी लड़की है और मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए। लेकिन ऐसे माँ-बाप और इतने निचले दर्जे के रिश्तेदारों के साथ मुझे डर है कि इसका कोई मौका नहीं है। मुझे लगता है मैंने आपको कहते सुना है कि उनके मामा मेरिटन में वकील हैं। हाँ, और उनका एक और रिश्तेदार है जो चीपसाइड इलाके के पास कहीं रहता है। ये तो और भी शानदार है, उनकी बहन ने जोड़ा और वे दोनों जोर से हंसी। अगर उनके पास इतने मामा हों कि पूरा चीपसाइड भर जाए, बिंगली चिल्लाए, तो भी वे जरा भी कम सुखद नहीं हो जाएंगी। लेकिन इससे दुनिया में किसी भी रुतबे वाले आदमी से उनकी शादी की संभावना बहुत कम हो जाएगी, डार्सी ने जवाब दिया। इस बात का बिंगले ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनकी बहनों ने इस पर अपनी पूरी सहमति जताई और कुछ देर तक अपनी प्यारी दोस्त के गंवार रिश्तेदारों का मजाक उड़ाकर अपना मनोरंजन करती रहीं। हालांकि डाइनिंग रूम से निकलते ही उनमें फिर से कोमलता जाग उठी और वे उसके कमरे में गईं और कॉफी के लिए बुलाए जाने तक उसके साथ बैठी रहीं। जेन की हालत अब भी खराब थी और एलिजाबेथ उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी। देर शाम जब उसने देखा कि जेन सो गई है, तब उसे लगा कि अब उसका खुद नीचे जाना सुखद न सही पर सही होगा। ड्राइंग रूम में दाखिल होने पर उसने पूरी पार्टी को लू नाम का ताश का खेल खेलते पाया और उसे तुरंत शामिल होने का न्योता दिया गया। लेकिन यह शक होने पर कि वे बड़े दाम लगा रहे हैं, उसने मना कर दिया और अपनी बहन का बहाना बनाकर कहा कि वह थोड़ी देर किताब के साथ अपना मनोरंजन कर लेगी।
मिस्टर हर्ट ने उसे हैरानी से देखा। क्या आप ताश से ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हैं? उन्होंने कहा। यह तो काफ़ी अनोखा है। मिस एलिज़ा बेनेट, मिसेस बिनले ने कहा, ताश को तुच्छ समझती है। वह बहुत बड़ी पढ़ाकू हैं और उन्हें किसी और चीज़ में मज़ा नहीं आता। मैं न तो ऐसी तारीफ़ और न ही ऐसी आलोचना की हकदार हूँ, एलिज़ाबेथ ने कहा। मैं कोई बहुत बड़ी पढ़ाकू नहीं हूँ और मुझे कई चीज़ों में मज़ा आता है। अपनी बहन की सेवा करने में मुझे यकीन है कि आपको खुशी मिलती है, बिंगली ने कहा, और मुझे उम्मीद है कि उसे पूरी तरह ठीक देखकर यह खुशी जल्द ही बढ़ जाएगी। एलिज़ा ने उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और फिर एक मेज़ की ओर बढ़ी जहाँ कुछ किताबें रखी थीं। उन्होंने तुरंत उसे और किताबें लाने की पेशकश की, जो भी उनकी लाइब्रेरी में थीं। और मेरी ख्वाहिश है कि आपके फ़ायदे और मेरी अपनी साख के लिए मेरा संग्रह बड़ा होता, लेकिन मैं एक आलसी इंसान हूँ और हालांकि मेरे पास बहुत किताबें नहीं हैं, फिर भी जितनी हैं मैं उनसे कम ही पढ़ता हूँ। एलिज़ाबेथ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि कमरे में मौजूद किताबों से ही उसका काम चल जाएगा। मैं हैरान हूँ, मिस बिंगले ने कहा, कि मेरे पिता ने किताबों का इतना छोटा संग्रह छोड़ा। न मिस्टर डार्सी, आपके पास पेम्बरली में कितनी शानदार लाइब्रेरी है। उससे अच्छा होना ही चाहिए, उन्होंने जवाब दिया। ये कई पीढ़ियों की मेहनत है और फिर आपने खुद उसमें इतना कुछ जोड़ा है। आप हमेशा किताबें खरीदते रहते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि आज के ज़माने में कोई पारिवारिक लाइब्रेरी की अनदेखी कैसे कर सकता है। अनदेखी? मुझे यकीन है कि आप किसी ऐसी चीज़ की अनदेखी नहीं करते जो उस शाही जगह की खूबसूरती बढ़ा सके। चार्ल्स, जब तुम अपना घर बनाओगे, तो मेरी ख्वाहिश है कि वह पेम्बरली का आधा भी सुंदर हो। मेरी भी यही ख्वाहिश है। लेकिन मैं वाक़ई तुम्हें सलाह दूँगी कि तुम अपनी जागीर उसी पड़ोस में खरीदो और पेम्बरली को एक मॉडल की तरह लो। इंग्लैंड में डर्बिशर से बेहतर कोई काउंटी नहीं है। पूरे दिल से मैं पेम्बरली ही खरीद लूँगा अगर डार्सी उसे बेचे। मैं संभावनाओं की बात कर रही हूँ, चार्ल्स। मेरी कसम कैरोलाइन, मुझे लगता है कि पेम्बरली को खरीदने से ज़्यादा संभव उसकी नकल करना है। एलिज़ाबेथ इस बातचीत में इतनी खो गई कि किताब पर उसका ध्यान बहुत कम रह गया और जल्द ही उसे पूरी तरह एक तरफ रखकर वह ताश की मेज़ के पास मिस्टर बिंगली और उनकी बड़ी बहन के बीच में खेल देखने के लिए खड़ी हो गई। क्या मिस डार्सी वसंत के बाद से काफ़ी बड़ी हो गई हैं? मिस बिंगली ने कहा। क्या वह मेरे जितनी लंबी होंगी? मुझे लगता है होंगी। वह अभी लगभग मिस एलिज़ाबेथ बेनेट की कद की हैं या शायद थोड़ी लंबी। मैं उन्हें दोबारा देखने के लिए कितनी बेताब हूँ। मैं कभी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जिसने मुझे इतना खुश किया हो। ऐसा चेहरा, ऐसे तौर-तरीके और अपनी उम्र के हिसाब से इतनी ज़्यादा निपुण। पियानो पर उनका प्रदर्शन तो कमाल का है। मेरे लिए ये हैरानी की बात है, बिंगले ने कहा, कि युवतियों में इतना धैर्य कैसे होता है कि वे इतनी ज़्यादा निपुण हो सकें, जैसी वे सब होती हैं। सभी युवतियाँ निपुण। मेरे प्यारे चार्ल्स, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ, मुझे लगता है सभी। वे सब मेज़ें पेंट करती हैं, पर्दे बनाती हैं और पर्स बुनती हैं। मैं शायद ही किसी ऐसी को जानता हूँ जो यह सब न कर सके और मुझे यकीन है कि मैंने कभी किसी युवती के बारे में पहली बार बात करते हुए यह नहीं सुना कि वह बहुत निपुण है। आम तौर पर निपुणता की जो लिस्ट आपने दी, डार्सी ने कहा, उसमें काफ़ी सच्चाई है। यह शब्द कई ऐसी महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पर्स बुनने या पर्दा बनाने के अलावा किसी और वजह से इसकी हकदार नहीं होती। लेकिन मैं महिलाओं के बारे में आपके इस अनुमान से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी जान-पहचान में आधे दर्जन से ज़्यादा ऐसी महिलाओं को जानने का दावा नहीं कर सकता, जो सचमुच निपुण हों। नहीं, मैं मुझे यकीन है, मिस बिंगले ने कहा। तब तो एलिज़ाबेथ ने कहा, आप निपुण महिला के अपने विचार में बहुत कुछ शामिल करते होंगे। हाँ, मैं इसमें बहुत कुछ शामिल करता हूँ। ओह! निश्चित रूप से, उनकी वफ़ादार सहायक, मिस बिंगली चिल्लाई। कोई भी वास्तव में निपुण नहीं मानी जा सकती जो आम तौर पर मिलने वाली चीज़ों से बहुत आगे ना हो। एक महिला को संगीत, गायन, चित्रकारी, नृत्य और आधुनिक भाषाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तभी वह इस शब्द की हकदार है और इन सब के अलावा उसके चाल-ढाल, चलने के तरीके, आवाज़ के लहजे, उसके संबोधन और अभिव्यक्तियों में कुछ ख़ास होना चाहिए, वरना वह इस शब्द की आधी ही हकदार होगी। ये सब उसमें होना चाहिए, डार्सी ने जोड़ा, और इन सब के साथ उसमें कुछ और ठोस भी होना चाहिए,
ज़्यादा पढ़ाई के ज़रिए अपने दिमाग को बेहतर बनाना। अब मुझे हैरानी नहीं है कि आप सिर्फ़ 6 निपुण महिलाओं को जानते हैं, न बल्कि मुझे अब हैरानी इस बात की है कि आप किसी को जानते भी हैं। क्या आप अपनी ही जाति पर इतनी सख्त हैं कि इन सब के होने की संभावना पर शक कर रही हैं? मैंने कभी ऐसी महिला नहीं देखी। मैंने कभी इतनी क्षमता और रुचि और लगन और भव्यता, जैसा आप बता रहे हैं, एक साथ नहीं देखी। मिसेज़ हर्ट और मिसेज़ बिनले दोनों ने उसके इस शक को नाइंसाफ़ी बताते हुए विरोध किया और दोनों दावा कर रही थीं कि वे कई ऐसी महिलाओं को जानती हैं जो इस विवरण पर खरी उतरती हैं। जब मिस्टर हर्ट ने खेल पर ध्यान न देने की कड़वी शिकायतों के साथ उन्हें चुप कराया, चूंकि इससे सारी बातचीत खत्म हो गई, एलिजाबेथ थोड़ी देर बाद कमरे से चली गई। एलाइजा बेनेट, मिस बिंगली ने उसके जाने के बाद कहा, उन युवतियों में से है जो अपनी जाति को नीचा दिखाकर दूसरी जाति यानी पुरुषों को लुभाने की कोशिश करती हैं, और कई मर्दों के साथ मुझे यकीन है यह तरीका काम कर जाता है। लेकिन मेरी राय में ये एक घटिया चाल है, एक बहुत ही ओछी कला। बेशक, डार्सी ने जवाब दिया, जिन्हें यह टिप्पणी मुख्य रूप से संबोधित थी। उन सभी कलाओं में औंचापन होता है जिन्हें महिलाएं कभी-कभी लुभाने के लिए इस्तेमाल करने की ज़हमत उठाती हैं। जो भी चीज़ चालाकी से मिलती-जुलती हो, वह घृणित है। मिस बिंगली इस जवाब से इतनी संतुष्ट नहीं हुई कि विषय को जारी रखें। एलिज़ाबेथ दोबारा उनके पास सिर्फ यह कहने आई कि उसकी बहन की तबीयत ज़्यादा खराब है और वह उसे छोड़ नहीं सकती। बिंगले ने तुरंत डॉक्टर जोन्स को बुलवाने का आग्रह किया, जबकि उनकी बहनों ने, जिन्हें यकीन था कि गांव की सलाह किसी काम की नहीं होगी, शहर से किसी नामी डॉक्टर को बुलवाने की सलाह दी। इस बात को एलिजाबेथ ने मानने से मना कर दिया, लेकिन वह बिंगले के प्रस्ताव को मानने में इतनी अनिच्छुक नहीं थी, और यह तय हुआ कि अगर मिस बेनेट की हालत सुबह तक साफ तौर पर बेहतर नहीं हुई, तो सुबह सुबह मिस्टर जॉन्स को बुलवाया जाएगा। बिंगली काफी परेशान थे। उनकी बहनों ने ऐलान किया कि वे दुखी हैं। हालांकि उन्होंने रात के खाने के बाद डुएट गाकर अपने दुख को तसल्ली दी, जबकि बिंगली को अपनी भावनाओं के लिए इससे बेहतर कोई राहत नहीं मिली कि उन्होंने अपनी हाउसकीपर को निर्देश दिए कि बीमार महिला और उनकी बहन का हर संभव ध्यान रखा जाए। अध्याय 9। एलिजाबेथ ने रात का ज्यादातर हिस्सा अपनी बहन के कमरे में बिताया, और सुबह उसे यह खुशी हुई कि वह उन पूछताछ का संतोषजनक जवाब दे सकी जो बहुत जल्दी मिस्टर बिंगले की ओर से एक नौकरानी के द्वारा और कुछ समय बाद उन दो सभ्य महिलाओं, बिंगले सिस्टर्स, की ओर से आईं जो अपनी बहनों की सेवा में लगी थीं। इस सुधार के बावजूद उसने लॉन्गबोर्न एक चिट्ठी भिजवाने का अनुरोध किया, जिसमें उसने अपनी माँ से जेन को देखने और उसकी हालत का खुद जायजा लेने की इच्छा जताई। चिट्ठी तुरंत भेज दी गई और उस पर उतनी ही जल्दी अमल भी किया गया। मिसेस बेनेट अपनी दो सबसे छोटी लड़कियों के साथ परिवार के नाश्ते के तुरंत बाद नेटरफील्ड पहुंच गईं। अगर उन्होंने जेन को किसी खतरे में पाया होता तो मिसेस बेनेट बहुत दुखी होती, लेकिन उसे देखकर यह तसल्ली होने पर कि उसकी बीमारी चिंताजनक नहीं है, उनकी यह इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि वह तुरंत ठीक हो जाए, क्योंकि उसके स्वस्थ होने का मतलब होता कि उसे नेटरफील्ड से जाना पड़ता। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के घर ले जाने के प्रस्ताव को बिल्कुल नहीं सुना, और न ही उसी समय आए एपोथेकर ने इसे उचित समझा। जेन के पास थोड़ी देर बैठने के बाद मिस बिंगली के आने और बुलावे पर माँ और तीनों बेटियां उनके साथ नाश्ते के कमरे में गईं। बिंगले ने उनसे उम्मीद जताई कि मिसेस बेनेट को मिस बेनेट की हालत उम्मीद से ज्यादा खराब नहीं लगी होगी। वाकई लगी है सर, उनका जवाब था। वह इतनी बीमार है कि उसे हिलाया भी नहीं जा सकता। मिस्टर जोन्स कहते हैं कि हमें उसे ले जाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमें आपकी दयालुता का थोड़ा और फायदा उठाना होगा। ले जाना, बिंगले चिल्लाए। इसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। मुझे यकीन है कि मेरी बहन उसके जाने की बात भी नहीं सुनेगी। आप भरोसा रख सकती हैं मैडम, मिस बिंगली ने रूखे शिष्टाचार के साथ कहा, कि जब तक मिस बेनेट हमारे साथ हैं, उनका हर संभव ध्यान रखा जाएगा। मिसेस बेनेट ने बहुत ज्यादा आभार व्यक्त किया। मुझे यकीन है, उन्होंने जोड़ा, अगर ऐसे अच्छे दोस्त न होते तो न जाने उसका क्या होता, क्योंकि वह सचमुच बहुत बीमार है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है। हालांकि दुनिया के सबसे बड़े धैर्य के साथ,
जैसा कि हमेशा उसका स्वभाव रहा है, क्योंकि बिना किसी अपवाद के उसका स्वभाव सबसे मधुर है जो मैंने कभी देखा। मैं अक्सर अपनी दूसरी लड़कियों से कहती हूँ कि वे उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपका कमरा बहुत प्यारा है मिस्टर बिंगली, और उस बजरी वाले रास्ते का नज़ारा कितना आकर्षक है। मैं इस पूरे इलाके में नेटरफील्ड जैसी कोई जगह नहीं जानती। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जल्दी छोड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, हालांकि आपके पास लीज कम समय की है। मैं जो भी करता हूँ जल्दी में करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। और इसलिए अगर मैंने नेटरफील्ड छोड़ने का फैसला किया तो शायद मैं 5 मिनट में निकल जाऊं, लेकिन फिलहाल मैं खुद को यहाँ पूरी तरह जमा हुआ मानता हूँ। यही मैं आपके बारे में सोचती, एलिजाबेथ ने कहा। तुम मुझे समझने लगी हो, है ना? वे उसकी ओर मुड़कर चिल्लाए। ओह! हाँ, मैं आपको पूरी तरह समझती हूँ। काश मैं इसे एक तारीफ मान सकता, लेकिन इतनी आसानी से समझ में आ जाना मुझे डर है कि दयनीय है। यह तो हालात पर निर्भर करता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक गहरा पेचीदा चरित्र आपके जैसे चरित्र से कम या ज़्यादा सम्माननीय हो। लिज़ी, उसकी माँ चिल्लाई, याद रखो तुम कहाँ हो, और उस जंगली तरीके से मत बोलो जिसकी तुम्हें घर पर छूट मिली हुई है। मुझे पहले नहीं पता था, बिंगले ने तुरंत जारी रखा, कि आप चरित्र का अध्ययन करती हैं। ये तो एक मज़ेदार अध्ययन होगा। हाँ, लेकिन पेचीदा चरित्र सबसे मज़ेदार होते हैं। कम से कम उनमें यह फ़ायदा तो होता है। देहात, डार्सी ने कहा, आमतौर पर ऐसे अध्ययन के लिए बहुत कम विषय दे पाता है। एक देहाती पड़ोस में आप एक बहुत ही सीमित और एक जैसे समाज में घूमते हैं। लेकिन लोग खुद इतना बदल जाते हैं कि उनमें हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। हाँ, बिल्कुल, मिसेस बेनेट चिल्लाईं, उनके देहाती पड़ोस के ज़िक्र के तरीके से बुरा मानकर। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि देहात में भी शहर जितना ही सब कुछ होता है। हर कोई हैरान था, और डार्सी ने एक पल के लिए उन्हें देखने के बाद चुपचाप मुंह फेर लिया। मिसेस बेनेट, जिन्हें लगा कि उन्होंने उन पर पूरी जीत हासिल कर ली है, अपनी जीत का जश्न मनाती रहीं। मैं नहीं देख सकती कि लंदन में दुकानों और सार्वजनिक जगहों को छोड़कर देहात पर क्या बड़ी बढ़त है। देहात तो कहीं ज्यादा सुखद है ना मिस्टर बिंगली? जब मैं देहात में होता हूँ, उन्होंने जवाब दिया, तो मैं कभी उसे छोड़ना नहीं चाहता, और जब मैं शहर में होता हूँ तो भी लगभग ऐसा ही होता है। दोनों के अपने फायदे हैं, और मैं दोनों में समान रूप से खुश रह सकता हूँ। हाँ, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सही है। लेकिन वे सज्जन, डार्सी की ओर देखते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे सोचते हैं कि देहात कुछ भी नहीं है। सच में माँ, आप गलत समझ रही हैं, एलिजाबेथ ने अपनी माँ के लिए शर्मिंदा होते हुए कहा। आपने मिस्टर डार्सी को बिल्कुल गलत समझा। उनका मतलब सिर्फ ये था कि देहात में शहर जितनी तरह तरह के लोग नहीं मिलते, जिसे आपको मानना होगा कि सच है। बेशक मेरी प्यारी, किसी ने नहीं कहा कि मिलते हैं, लेकिन जहां तक इस पड़ोस में ज्यादा लोगों से न मिलने की बात है, मेरा मानना है कि इससे बड़े पड़ोस कम ही होंगे। मैं जानती हूँ कि हम 24 परिवारों के साथ डिनर करते हैं। सिर्फ एलिजाबेथ की चिंता ही बिंगली को अपनी हंसी रोकने में मदद कर सकती थी। उनकी बहन कम संजीदा थी, और उन्होंने मिस्टर डार्सी की ओर एक बहुत ही अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। एलिजाबेथ ने सिर्फ कुछ ऐसा कहने के लिए जिससे उसकी माँ के विचार बदल सकें, अब उनसे पूछा कि क्या शार्लेट लूकस उनके आने के बाद लॉन्गबोर्न आई थी। हाँ, वह कल अपने पिता के साथ आई थी। सर विलियम कितने मिलनसार आदमी हैं, मिस्टर बिंगली, है ना? कितने फैशनेबल, कितने भद्र और कितने सहज। उनके पास हमेशा हर किसी से कहने के लिए कुछ ना कुछ होता है। मेरी नज़रों में अच्छी परवरिश यही है। और वे लोग जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं और कभी अपना मुंह नहीं खोलते, वे मामले को बिल्कुल गलत समझते हैं। क्या शार्लेट ने आपके साथ डिनर किया? नहीं, वह घर जाना चाहती थी। मुझे लगता है उसे कीमा पाई बनाने के लिए चाहिए था। जहां तक मेरा सवाल है मिस्टर बिंगली, मैं हमेशा ऐसे नौकर रखती हूँ जो अपना काम खुद कर सके। मेरी बेटियों की परवरिश अलग तरह से हुई है। लेकिन हर किसी को अपने लिए तय करना होता है, और लूकस लड़कियां बहुत अच्छी तरह की हैं, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। अफसोस कि वे सुंदर नहीं हैं। ऐसा नहीं कि मैं शार्लेट को बहुत बदसूरत मानती हूँ, लेकिन फिर वो हमारी खास दोस्त है। वह बहुत ही सुखद युवती लगती है, बिंगले ने कहा। ओह जी हाँ, लेकिन आपको मानना होगा कि वह बहुत सादी है। लेडी लुकास ने खुद कई बार ऐसा कहा है, और जेने की सुंदरता से ईर्ष्या की है।
मुझे अपने बच्चे की तारीफ़ करना पसंद नहीं, लेकिन यकीन मानिए, जेने, आम तौर पर उससे बेहतर दिखने वाला कोई नहीं मिलता। ये वही है जो हर कोई कहता है। मैं अपने पक्षपात पर भरोसा नहीं करती। जब वह सिर्फ़ 15 साल की थी, तो शहर में मेरे भाई गार्डनर के यहाँ एक सज्जन थे, जो उससे इतने प्यार में थे कि मेरी भाभी को यकीन था कि वे हमारे आने से पहले उसे प्रपोज़ कर देंगे। लेकिन ख़ैर उन्होंने नहीं किया। शायद उन्हें वह बहुत छोटी लगी। हालाँकि उन्होंने उस पर कुछ कविताएँ लिखीं और वे बहुत प्यारी थीं। और इस तरह उनके प्यार का अंत हो गया। एलिज़ाबेथ ने बेसब्री से कहा, मुझे लगता है कि कइयों का अंत इसी तरह हुआ होगा। मैं सोचती हूँ कि प्यार को भगाने में कविता की ताकत का पता सबसे पहले किसने लगाया? मुझे तो यही लगता रहा है कि कविता प्यार की खुराक है, डार्सी ने कहा। एक मजबूत, तगड़े, स्वस्थ प्यार की हो सकती है। हर चीज़ उस चीज़ को पोषण देती है जो पहले से मजबूत हो। लेकिन अगर ये सिर्फ़ एक हल्का, पतला-सा झुकाव है, तो मुझे यकीन है कि एक अच्छी सोनेट उसे पूरी तरह भूखा मारकर ख़त्म कर देगी। डार्सी सिर्फ़ मुस्कुराए और इसके बाद जो खामोशी छाई, उससे एलिज़ाबेथ काँप उठी कि कहीं उसकी माँ फिर से खुद का मज़ाक न बनवा लें। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उससे कुछ सूझा नहीं और थोड़ी खामोशी के बाद मिसेस बेनेट ने जेन के प्रति मिस्टर बिंगली की दयालुता के लिए दोबारा धन्यवाद देना शुरू कर दिया। साथ ही लिज़ी के साथ भी उन्हें परेशान करने के लिए माफ़ी माँगी। मिस्टर बिंगली अपने जवाब में स्वाभाविक रूप से विनम्र थे और उन्होंने अपनी छोटी बहन को भी विनम्र होने और मौके के हिसाब से कुछ कहने के लिए मजबूर किया। उसने अपना हिस्सा वाकई बिना किसी शालीनता के निभाया, लेकिन मिसेस बेनेट संतुष्ट थीं और उसके तुरंत बाद अपनी बग्घी मंगवाने का आदेश दिया। इस संकेत पर उनकी सबसे छोटी बेटी आगे आई। दोनों लड़कियां पूरी मुलाकात के दौरान एक दूसरे से कानाफूसी कर रही थीं और उसका नतीजा यह था कि सबसे छोटी वाली मिस्टर बिंगली को याद दिलाएगी कि उन्होंने देहात में पहली बार आते समय नेटरफील्ड में एक बॉल देने का वादा किया था। लिडिया 15 साल की एक तगड़ी, अच्छी कद-काठी वाली लड़की थी, जिसका रंग साफ और चेहरा खुशमिजाज था। वह अपनी माँ की लाडली थी, जिनके स्नेह ने उसे कम उम्र में ही लोगों के बीच ला दिया था। उसमें बहुत ज़्यादा जोश, एनिमल स्पिरिट्स था और एक तरह का स्वाभाविक आत्म-महत्व, जिसे उन अफसरों के ध्यान ने, जिनके लिए उसके मामा के अच्छे डिनर और उसके खुद के सहज तौर-तरीके सिफ़ारिश का काम करते थे, आत्मविश्वास में बदल दिया था। इसलिए वह मिस्टर बिंगली से बॉल के विषय पर बात करने के लिए पूरी तरह तैयार थी और उसने अचानक उन्हें उनके वादे की याद दिला दी, यह जोड़ते हुए कि अगर उन्होंने इसे नहीं निभाया तो यह दुनिया की सबसे शर्मनाक बात होगी। इस अचानक हमले का उनका जवाब उनकी माँ के कानों के लिए बहुत सुखद था। मैं अपना वादा निभाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और जब आपकी बहन ठीक हो जाएगी, तो आप अगर चाहें तो बॉल का दिन खुद तय कर सकती हैं। लेकिन आप नहीं चाहेंगी कि आप नाचें, जबकि वह बीमार हो। लिडिया ने खुद को संतुष्ट घोषित किया। ओह! हाँ, जेन के ठीक होने तक इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर होगा और तब तक शायद कैप्टन कार्टर भी मेरिटन वापस आ जाएँगे और जब आप अपनी बॉल दे देंगे, उसने जोड़ा, तो मैं उन पर भी ज़ोर डालूँगी कि वे भी एक दें। मैं कर्नल फॉस्टर से कहूँगी कि यह बहुत शर्म की बात होगी अगर वे ऐसा नहीं करते। फिर मिसेस बेनेट और उनकी बेटियाँ चली गईं और एलिज़ाबेथ तुरंत जेन के पास लौट गई, अपने और अपने रिश्तेदारों के व्यवहार को उन 2 महिलाओं और मिस्टर डार्सी की टिप्पणियों के लिए छोड़ते हुए। हालाँकि डार्सी को मिस बिंगली के सुंदर आँखों पर किए गए सारे मज़ाकों के बावजूद एलिज़ाबेथ की निंदा में शामिल होने के लिए राज़ी नहीं किया जा सका। अध्याय 10। दिन भी लगभग वैसा ही बीता जैसा पिछला दिन बीता था। मिसेस हर्ट और मिस बिंगली ने सुबह के कुछ घंटे ज़ेन के साथ बिताए, जिसकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा था और शाम को एलिज़ाबेथ ड्राइंग रूम में उनकी पार्टी में शामिल हो गई। हालाँकि ताश की मेज़ नज़र नहीं आई। मिस्टर डार्सी लिख रहे थे और मिस बिंगली उनके पास बैठी उनकी चिट्ठी की प्रगति देख रही थी और बार-बार अपनी बहन के लिए संदेश देकर उनका ध्यान भटका रही थी। मिस्टर हर्ट और मिस्टर बिंगली पिकेट खेल रहे थे और मिसेस हर्ट उनका खेल देख रही थी। एलिज़ाबेथ ने कुछ सिलाई का काम ले लिया और डार्सी और उनकी साथी मिस बिंगली के बीच जो चल रहा था, उसे सुनकर काफ़ी मनोरंजन कर रही थी।
उस महिला की मिस्टर डार्सी की लिखावट या उनकी लाइनों की सीधी बनावट या उनकी चिट्ठी की लंबाई पर लगातार तारीफें और जिस पूरी उदासीनता के साथ उनकी तारीफें स्वीकार की जा रही थीं, ये एक दिलचस्प संवाद बना रहा था और दोनों के प्रति एलिज़ाबेथ की राय से बिल्कुल मेल खाता था। मिस डार्सी ऐसी चिट्ठी पाकर कितनी खुश होंगी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप असाधारण रूप से तेज़ लिखते हैं। आप गलत समझ रही हैं। मैं बल्कि धीरे लिखता हूँ। आपको साल भर में कितनी चिट्ठियाँ लिखनी पड़ती होंगी और वो भी बिज़नेस की। मुझे तो वे कितनी घिनौनी लगतीं। फिर ये किस्मत की बात है कि वे आपके बजाय मेरे हिस्से में आती हैं। कृपया अपनी बहन को बताएँ कि मैं उनसे मिलने के लिए तरस रही हूँ। मैं आपकी इच्छा से उन्हें ये एक बार पहले ही बता चुका हूँ। मुझे डर है कि आपको अपनी कलम पसंद नहीं आ रही। लाइए मैं इसे आपके लिए ठीक मेंडी कर दूँ। मैं कलम बहुत अच्छी तरह ठीक करती हूँ। शुक्रिया, लेकिन मैं हमेशा अपनी कलम खुद ठीक करता हूँ। आप इतना सीधा लिखना कैसे मैनेज कर लेते हैं? वे चुप रहे। अपनी बहन को बताएँ कि मुझे उनकी हरप पर सुधार के बारे में सुनकर बहुत खुशी हुई और कृपया उन्हें बताएँ कि मैं मेज़ के लिए उनके सुंदर छोटे डिज़ाइन से बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि यह मिस ग्रैंटली के डिज़ाइन से कहीं बेहतर है। क्या आप मुझे अपनी खुशी ज़ाहिर करने को तब तक टालने की इजाज़त देंगी जब तक मैं दोबारा ना लिखूँ? फ़िलहाल मेरे पास उनके साथ न्याय करने की जगह नहीं है। ओह! इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जनवरी में उनसे मिलूँगी। लेकिन क्या आप हमेशा उन्हें इतनी प्यारी लंबी चिट्ठियाँ लिखते हैं मिस्टर डार्सी? वे आम तौर पर लंबी होती हैं, लेकिन क्या हमेशा प्यारी होती हैं, ये तय करना मेरा काम नहीं है। मेरा ये नियम है कि जो व्यक्ति आसानी से लंबी चिट्ठी लिख सकता है, वह बुरा नहीं लिख सकता। ये डार्सी के लिए कोई तारीफ़ नहीं होगी कैरोलिन, उनके भाई चिल्लाए, क्योंकि वे आसानी से नहीं लिखते। वे 4 अक्षरों सिलेबल्स वाले शब्दों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, है ना डार्सी? मेरे लिखने का अंदाज़ तुम्हारे अंदाज़ से बहुत अलग है। ओह! मिस बिंगले चिल्लाईं। चार्ल्स सबसे लापरवाह तरीके से लिखता है जिसकी कल्पना की जा सकती है। वह अपने आधे शब्द छोड़ देता है और बाकी पर स्याही के धब्बे लगा देता है। मेरे विचार इतनी तेज़ी से बहते हैं कि मेरे पास उन्हें व्यक्त करने का समय नहीं होता, जिसका मतलब है कि मेरी चिट्ठियाँ कभी-कभी मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट्स तक कोई विचार पहुँचा ही नहीं पातीं। आपकी विनम्रता मिस्टर बिनले, एलिज़ाबेथ ने कहा, आलोचना को निहत्था कर देती है। विनम्रता के दिखावे से ज़्यादा धोखेबाज कुछ नहीं है, डार्सी ने कहा। ये अक्सर सिर्फ राय की लापरवाही होती है और कभी-कभी अप्रत्यक्ष घमंड। और आप मेरे हालिया छोटे से शर्मीलेपन को इन दोनों में से क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष घमंड, क्योंकि आपको अपनी लेखन की कमियों पर वास्तव में गर्व है, क्योंकि आप मानते हैं कि वे विचारों की तेज़ी और अमल में लापरवाही से पैदा होती हैं, जिसे अगर सम्माननीय नहीं, तो कम से कम आप बहुत दिलचस्प ज़रूर मानते हैं। किसी भी काम को तेज़ी से करने की शक्ति को उसका मालिक हमेशा बहुत महत्व देता है और अक्सर प्रदर्शन की खामियों पर ध्यान दिए बिना। जब आपने आज सुबह मिसेस बेनेट से कहा कि अगर आपने कभी नेटरफील्ड छोड़ने का फैसला किया, तो आप 5 मिनट में चले जाएँगे, तो आपका मतलब इसे एक तरह की प्रशस्ति, खुद की तारीफ़ बनाना था। और फिर भी उस जल्दबाज़ी में ऐसा क्या काबिल-ए-तारीफ़ है जो बहुत ज़रूरी काम को अधूरा छोड़ दे और जिसका आपको या किसी और को कोई असली फ़ायदा ना हो? नहीं, बिंगले चिल्लाए। ये बहुत ज़्यादा हो गया कि रात को सुबह की कई सारी बेवकूफ़ी भरी बातें याद रखी जाएँ और फिर भी मेरी कसम, मैंने जो अपने बारे में कहा था उसे सच माना था और मैं इस पल भी मानता हूँ। कम से कम इसलिए मैंने सिर्फ़ महिलाओं के सामने दिखावा करने के लिए बेकार की जल्दबाज़ी का नाटक नहीं किया था। मुझे यकीन है कि आप इसे मानते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप इतनी तेज़ी से चले जाते। आपका आचरण भी उतना ही संयोग पर निर्भर होता जितना कि किसी और आदमी का, जिसे मैं जानता हूँ। और अगर जब आप घोड़े पर चढ़ रहे होते, कोई दोस्त कहता, "बिंगली, बेहतर होगा कि तुम अगले हफ्ते तक रुक जाओ," तो आप शायद ऐसा ही करते। आप शायद नहीं जाते और एक और शब्द पर शायद 1 महीना रुक जाते। आपने इससे बस यह साबित किया है, एलिज़ाबेथ चिल्लाई, कि मिस्टर बिंगले ने अपने स्वभाव के साथ न्याय नहीं किया। आपने अब उनका दिखावा उनसे कहीं ज़्यादा कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, बिंगली ने कहा, कि आपने मेरे दोस्त की बातों को मेरे स्वभाव की मिठास पर एक तारीफ़ में बदल दिया।
लेकिन मुझे डर है कि आप इसे ऐसा मोड़ दे रही हैं, जो उस सज्जन का इरादा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वे निश्चित रूप से मेरे बारे में बेहतर सोचते। अगर ऐसी स्थिति में मैं साफ इनकार कर देता और जितनी तेज़ी से हो सके घोड़े पर सवार होकर निकल जाता, क्या तब मिस्टर डार्सी आपके मूल इरादे के उतावलेपन को आपकी ज़िद से संतुलित मान लेते? मेरी कसम, मैं मामले को ठीक से नहीं समझा सकता। डार्सी को खुद बोलना होगा। तुम मुझसे उन रायों का हिसाब माँग रहे हो, जिन्हें तुम मेरी कहना पसंद करते हो, लेकिन जिन्हें मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी मान लेते हैं कि मामला वैसा ही है जैसा तुमने बताया। तुम्हें याद रखना होगा मिस बेनेट कि वह दोस्त जिसे घर लौटने की इच्छा और योजना में देरी के लिए ज़िम्मेदार माना जा रहा है, उसने सिर्फ़ इच्छा जताई है, बिना उसके औचित्य के पक्ष में एक भी तर्क दिए बिना पूछा है। किसी दोस्त के मनाने पर आसानी से, बिना सोचे-समझे मान जाना आपकी नज़रों में कोई गुण नहीं है। बिना विश्वास के मान जाना किसी की भी समझ के लिए कोई तारीफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मिस्टर डार्सी कि आप दोस्ती और स्नेह के प्रभाव के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। माँगने वाले के प्रति सम्मान अक्सर किसी को तर्क का इंतज़ार किए बिना आसानी से अनुरोध मानने पर मजबूर कर देता है। मैं विशेष रूप से उस मामले की बात नहीं कर रही, जैसा आपने मिस्टर बिंगली के बारे में माना है। शायद हमें तब तक इंतज़ार करना चाहिए, जब तक वह परिस्थिति ना आ जाए। उससे पहले उनके व्यवहार की समझदारी पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन दोस्तों के बीच आम और साधारण मामलों में, जहाँ एक दूसरे से किसी बहुत महत्वपूर्ण संकल्प को बदलने की इच्छा नहीं जताता, क्या आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा सोचेंगे जो बिना बहस किए इच्छा का पालन कर ले? क्या इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले यह सलाह देना उचित नहीं होगा कि हम उस अनुरोध के महत्व की डिग्री और साथ ही दोनों पक्षों के बीच की घनिष्ठता की डिग्री को थोड़ा और सटीकता से तय कर लें? बिल्कुल, बिंगले चिल्लाए। हमें सारी बारीकियों को सुनना चाहिए, उनकी तुलनात्मक लंबाई और आकार को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इसका बहस में उससे कहीं ज़्यादा वज़न होगा। मिस बेनेट, जितना आप शायद जानती हो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर डार्सी मेरे मुकाबले इतने बड़े और लंबे ना होते, तो मैं उनका आधा भी सम्मान नहीं करता। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं डार्सी से ज़्यादा भयानक वस्तु किसी को नहीं मानता। ख़ास मौक़ों पर और ख़ास जगहों पर, विशेष रूप से उनके अपने घर पर और रविवार की शाम को जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता। मिस्टर डार्सी मुस्कुराए, लेकिन एलिज़ाबेथ को लगा कि वे थोड़े नाराज़ हैं और इसलिए उसने अपनी हँसी रोक ली। मिसेस बिनले ने अपने भाई को ऐसी बकवास करने के लिए डाँटते हुए उस अपमान का कड़ा विरोध किया जो डार्सी को मिला था। "मैं तुम्हारा इरादा समझता हूँ बिंगले," उनके दोस्त ने कहा। "तुम्हें बहस नापसंद है और तुम इसे चुप कराना चाहते हो। शायद मैं चाहता हूँ। बहसें झगड़ों जैसी बहुत होती हैं। अगर आप और मिस बेनेट अपनी बहस मेरे कमरे से बाहर जाने तक टाल सकें, तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा और तब आप मेरे बारे में जो चाहें कह सकते हैं। आप जो माँग रहे हैं," एलिज़ाबेथ ने कहा, "उसमें मेरा कोई त्याग नहीं है और मिस्टर डार्सी के लिए अपनी चिट्ठी ख़त्म करना कहीं बेहतर होगा।" मिस्टर डार्सी ने उनकी सलाह मानी और अपनी चिट्ठी ख़त्म की। जब वह काम ख़त्म हो गया, तो उन्होंने मिस बिंगली और एलिज़ाबेथ से कुछ संगीत की गुज़ारिश की। मिस बिंगले फुर्ती से पियानो-फोर्ट की ओर बढ़ीं और एलिज़ाबेथ से शुरुआत करने का विनम्र अनुरोध करने के बाद, जिसे दूसरी ने उतनी ही विनम्रता और ज़्यादा गंभीरता से मना कर दिया, वे खुद बैठ गईं। मिसेज़ हर्ट ने अपनी बहन के साथ गाया और जब वे इस काम में लगी थीं, एलिज़ाबेथ यह देखे बिना नहीं रह सकी कि जब वह पियानो पर रखी कुछ संगीत की किताबों को पलट रही थी, तो मिस्टर डार्सी की नज़रें उस पर कितनी बार टिकी थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने बड़े आदमी के लिए प्रशंसा की वस्तु कैसे हो सकती है, और फिर भी यह कि वे उसे इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वे उसे नापसंद करते हैं, और भी अजीब था। वह आखिरकार केवल यही सोच सकी कि वह उनका ध्यान इसलिए खींच रही है क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो उनके सही और गलत के विचारों के हिसाब से वहाँ मौजूद किसी भी अन्य व्यक्ति से ज़्यादा गलत और निंदनीय है। इस अनुमान ने उसे दुखी नहीं किया। वह उन्हें इतना कम पसंद करती थी कि उनकी मंजूरी की परवाह नहीं थी। कुछ इटालियन गाने बजाने के बाद मिस बिंगली ने एक तेज स्कॉटिश धुन, स्कॉच एयर के साथ माहौल बदला और उसके तुरंत बाद मिस्टर डार्सी
एलिज़ाबेथ के पास आते हुए बोले, "क्या आपको बहुत इच्छा नहीं हो रही मिस बेनेट कि रील, एक तरह का डांस, नाचने के ऐसे मौके का फ़ायदा उठाया जाए?" वह मुस्कुराई लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उसकी खामोशी पर थोड़ी हैरानी के साथ सवाल दोहराया। "ओह!" उसने कहा, "मैंने आपको पहले सुन लिया था, लेकिन मैं तुरंत तय नहीं कर पाई कि जवाब मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ, आप चाहते थे कि मैं हाँ कहूँ, ताकि आपको मेरी पसंद को तुच्छ समझने का मज़ा मिल सके। लेकिन मुझे हमेशा इस तरह की योजनाओं को विफल करने और किसी व्यक्ति को उसकी पहले से सोची हुई नफ़रत से वंचित करने में बहुत मज़ा आता है। इसलिए मैंने आपको बताने का फ़ैसला किया है कि मैं रील बिल्कुल नहीं नाचना चाहती और अब अगर हिम्मत है, तो मुझे तुच्छ समझ कर दिखाइए।" वाक़ई मेरी हिम्मत नहीं है। एलिज़ाबेथ, जिसने उन्हें नाराज़ करने की उम्मीद की थी, उनकी शिष्टता पर हैरान रह गई। लेकिन उसके अंदाज़ में मिठास और शरारत का ऐसा मिश्रण था जिसने किसी के लिए भी उससे नाराज़ होना मुश्किल बना दिया। और डार्सी कभी किसी औरत से इतने मंत्रमुग्ध नहीं हुए थे, जितने उससे थे। उन्हें सचमुच विश्वास था कि अगर उसके रिश्तेदारों का दर्जा कम न होता, तो वे किसी खतरे में पड़ सकते थे। मिस बिंगली ने इतना देखा या शक किया कि उन्हें जलन हो, और अपनी प्यारी दोस्त जेने के ठीक होने की उनकी बड़ी चिंता को एलिजाबेथ से छुटकारा पाने की उनकी इच्छा से कुछ मदद मिली। वह अक्सर डार्सी और एलिजाबेथ की काल्पनिक शादी की बातें करके और ऐसे गठबंधन में उनकी खुशी की योजना बनाकर डार्सी को अपनी मेहमान को नापसंद करने के लिए उकसाने की कोशिश करती थी। "मुझे उम्मीद है," उन्होंने कहा, जब वे अगले दिन श्रबरी में साथ टहल रहे थे, "कि जब यह शुभ घटना घटेगी, तो आप अपनी सास को अपनी ज़ुबान पर लगाम रखने के फ़ायदे के बारे में कुछ इशारे देंगे। और अगर आप कर सकें तो छोटी लड़कियों को अफ़सरों के पीछे भागने से रोकें। और अगर मैं इतने नाज़ुक विषय का ज़िक्र कर सकूँ, तो उस छोटी-सी चीज़ को रोकने की कोशिश करें जो दंभ और बदतमीज़ी की सीमा पर है, जो आपकी बेगम में मौजूद है। क्या मेरी घरेलू खुशी के लिए आपके पास कोई और प्रस्ताव है?" "ओह! हाँ, अपने मामा और मौसी फ़िलिप्स की तस्वीरें पेम्बरली की गैलरी में लगवाएँ। उन्हें अपने परदादा जज के बगल में रखें। वे एक ही पेशे में हैं, आप जानते हैं, बस अलग-अलग लाइनों में। जहाँ तक आपकी एलिज़ाबेथ की तस्वीर का सवाल है, आपको इसे बनवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कौन-सा चित्रकार उन खूबसूरत आँखों के साथ न्याय कर पाएगा? वाक़ई, उनकी अभिव्यक्ति को पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन उनके रंग और आकार और पलकें, जो इतनी असाधारण रूप से सुंदर हैं कि नकल की जा सकती है। उसी पल उन्हें दूसरे रास्ते से मिसेज़ हर्ट और खुद एलिज़ाबेथ मिलीं। "मुझे नहीं पता था कि आप टहलने का इरादा रखते हैं," मिस बिंगली ने थोड़ी घबराहट में कहा, "कहीं उनकी बात सुन न ली गई हो।" "तुमने हमारे साथ बहुत बुरा किया," मिसेज़ हर्ट ने जवाब दिया, "हमें बताए बिना भागकर कि तुम बाहर आ रही हो।" फिर मिस्टर डार्सी का खाली हाथ पकड़कर उसने एलिज़ाबेथ को अकेले चलने के लिए छोड़ दिया। रास्ता सिर्फ 3 लोगों के लिए काफ़ी था। मिस्टर डार्सी ने उनकी बदतमीज़ी महसूस की और तुरंत कहा, "यह रास्ता हमारी पार्टी के लिए काफ़ी चौड़ा नहीं है। हमें एवेन्यू में चलना चाहिए।" लेकिन एलिज़ाबेथ, जिसकी उनके साथ रहने की ज़रा भी इच्छा नहीं थी, ने हँसते हुए जवाब दिया, "नहीं, नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रहें। आप बहुत आकर्षक ग्रुप लग रहे हैं और असाधारण रूप से अच्छे दिख रहे हैं। चौथे को शामिल करने से तस्वीर खराब हो जाएगी। अलविदा।" फिर वह खुशी से दौड़ती हुई चली गई, इधर-उधर घूमते हुए इस उम्मीद में खुश हो रही थी कि 1-2 दिन में घर वापस आ जाएगी। जेन अब इतनी ठीक हो गई थी कि उस शाम को कुछ घंटों के लिए अपना कमरा छोड़ने का इरादा रखती थी। अध्याय 11। जब डिनर के बाद महिलाएं वहां से हटीं, एलिजाबेथ दौड़कर अपनी बहन जेन के पास गई और उसे ठंड से पूरी तरह सुरक्षित देखकर उसे ड्राइंग रूम में ले आई, जहां उसके दोनों दोस्त बिंगली सिस्टर्स ने बहुत खुशी जताते हुए उसका स्वागत किया। और एलिजाबेथ ने उन दोनों को कभी इतना मिलनसार नहीं देखा था जितना उस 1 घंटे के दौरान देखा जो पुरुषों के आने से पहले बीता। उनकी बातचीत करने की क्षमता काफ़ी अच्छी थी। वे किसी मनोरंजन का सटीक वर्णन कर सकती थीं, कोई किस्सा हंसी मजाक के साथ सुना सकती थीं और अपने जान पहचान वालों पर मज़े ले लेकर हंस सकती थीं। लेकिन जैसे ही पुरुष अंदर आए, जेने अब आकर्षण का पहला केंद्र नहीं रही।
मिस बिंगली की नज़रें तुरंत डार्सी की ओर घूम गईं और उनके कुछ कदम आगे बढ़ाने से पहले ही उनके पास उनसे कहने के लिए कुछ न कुछ था। डार्सी ने सीधे जेन को संबोधित किया और विनम्रता से बधाई दी। मिस्टर हर्ट ने भी थोड़ा झुककर कहा कि वह बहुत खुश हैं, लेकिन असली गर्मजोशी और विस्तार बिंगली के स्वागत में था। वे खुशी और ध्यान से भरे हुए थे। पहला आधा घंटा आग को तेज करने में बीता ताकि कमरे के बदलाव से जेन को कोई तकलीफ ना हो, और उनके कहने पर वह अंगीठी के दूसरी तरफ चली गई ताकि दरवाजे से दूर रह सके। फिर वे उसके पास बैठ गए और शायद ही किसी और से बात की। एलिजाबेथ, जो दूसरे कोने में अपना काम कर रही थी, ये सब बड़े मज़े से देख रही थी। चाय खत्म होने पर मिस्टर हर्ट ने अपनी साली को ताश की मेज की याद दिलाई, लेकिन बेकार। उसे गुप्त सूचना मिल चुकी थी कि मिस्टर डार्सी ताश नहीं खेलना चाहते, और मिस्टर हर्ट ने जल्द ही पाया कि उनकी खुली याचिका भी खारिज कर दी गई है। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि कोई भी खेलने का इरादा नहीं रखता, और इस विषय पर पूरी पार्टी की खामोशी ने उसकी बात को सही ठहराया। इसलिए मिस्टर हर्ट के पास करने को कुछ नहीं था, सिवाय इसके कि वे एक सोफे पर पसर जाएं और सो जाएं। डार्सी ने एक किताब उठा ली, मिसेस बिंगली ने भी वैसा ही किया, और मिसेस हर्ट, जो मुख्य रूप से अपने कंगन और अंगूठियों से खेलने में व्यस्त थीं, अब बीच बीच में अपने भाई की मिस बेनेट के साथ बातचीत में शामिल हो जाती थी। मिस बिंगली का ध्यान अपनी किताब पढ़ने में उतना नहीं था जितना मिस्टर डार्सी की किताब की प्रगति देखने में, और वे लगातार या तो कोई सवाल पूछ रही थीं या उनके पन्ने की ओर देख रही थीं। हालांकि वे उन्हें किसी बातचीत में नहीं उलझा सकीं। वे बस उनके सवाल का जवाब देते और आगे पढ़ते रहते। अंत में अपनी किताब से मनोरंजन करने की कोशिश में पूरी तरह थककर, जिसे उन्होंने सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि वह डार्सी की किताब का दूसरा भाग था, उन्होंने एक बड़ी जम्हाई ली और कहा, इस तरह शाम बिताना कितना सुखद है। मैं ऐलान करती हूँ कि पढ़ने जैसा कोई आनंद नहीं है। किसी भी चीज़ से इंसान किताब के मुकाबले कितनी जल्दी थक जाता है। जब मेरा अपना घर होगा, तो अगर मेरे पास एक बेहतरीन लाइब्रेरी न हो तो मैं बहुत दुखी रहूंगी। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा जम्हाई ली, अपनी किताब एक तरफ फेंक दी और कुछ मनोरंजन की तलाश में कमरे में नजरें दौड़ाने लगीं। तभी अपने भाई को मिस बेनेट से एक बॉल पार्टी का जिक्र करते सुनकर वे अचानक उनकी ओर मुड़ी और बोली, वैसे चार्ल्स, क्या तुम सचमुच नेदरफील्ड में डांस देने के बारे में गंभीर हो? मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि इसे तय करने से पहले मौजूदा पार्टी की इच्छाओं को जान लो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम में से कुछ ऐसे हैं जिनके लिए बॉल एक सजा से कम नहीं होगी। अगर तुम्हारा मतलब डार्सी से है, उनके भाई चिल्लाए, तो वे चाहें तो शुरू होने से पहले बिस्तर पर जा सकते हैं। लेकिन जहां तक बॉल का सवाल है, यह बिल्कुल तय है। और जैसे ही निकल्स ने काफ़ी वाइट सूप बना लिया, मैं अपने कार्ड्स न्योते भेज दूंगा। मुझे बॉल्स कहीं ज़्यादा पसंद होती, उन्होंने जवाब दिया, अगर वे अलग तरीके से की जाती। लेकिन ऐसी मेल मुलाकात की आम प्रक्रिया में कुछ ऐसा है जो असहनीय रूप से थकाऊ है। ये निश्चित रूप से ज़्यादा समझदारी भरा होगा अगर नाचने के बजाय बातचीत दिन का मुख्य हिस्सा हो। काफ़ी ज़्यादा समझदारी भरा, मेरी प्यारी कैरोलाइन, मैं मानता हूँ, लेकिन तब वह बॉल जैसी बिल्कुल नहीं लगेगी। मिस बिंगली ने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर बाद उठकर कमरे में टहलने लगी। उनकी चाल ढाल बहुत शानदार थी और वे बहुत अच्छे से चलती थीं। लेकिन डार्सी, जिनके लिए यह सब किया जा रहा था, अभी भी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह मग्न थे। अपनी भावनाओं की हताशा में उन्होंने एक और कोशिश करने की ठानी और एलिजाबेथ की ओर मुड़कर कहा, मिस इलाइजा बेनेट, मुझे आपको मनाने दीजिए कि आप मेरा अनुकरण करें और कमरे में एक चक्कर लगाएं। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि इतनी देर तक एक ही मुद्रा में बैठने के बाद यह बहुत ताजगी भरा है। एलिजाबेथ हैरान थी, लेकिन तुरंत मान गई। मिस बिंगली अपनी शिष्टता के असली मकसद में भी कम सफल नहीं हुई। मिस्टर डार्सी ने ऊपर देखा। वे उस दिशा से ध्यान मिलने की नवीनता के प्रति उतने ही सजग थे जितनी खुद एलिजाबेथ हो सकती थी, और अनजाने में उन्होंने अपनी किताब बंद कर दी। उन्हें तुरंत उनकी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वे उनके साथ टहलने के केवल दो मकसद सोच सकते हैं, और उन दोनों में से किसी भी मकसद में उनका शामिल होना दखलंदाजी होगी। उनका क्या मतलब हो सकता है? मिस बिंगली यह जानने के लिए मरी जा रही थी कि उनका क्या मतलब हो सकता है।
और एलिज़ाबेथ से पूछा कि क्या वह उन्हें बिल्कुल भी समझ पाई? बिल्कुल नहीं, उसका जवाब था। लेकिन भरोसा रखिए, उनका इरादा हम पर सख्त होने का है और उन्हें निराश करने का हमारा सबसे पक्का तरीका ये होगा कि हम इसके बारे में कुछ न पूछें। हालाँकि मिस बिनले मिस्टर डार्सी को किसी भी चीज़ में निराश करने में असमर्थ थीं और इसलिए उनके 2 मकसदों की व्याख्या की माँग करती रहीं। मुझे उन्हें समझाने में ज़रा भी ऐतराज़ नहीं है, उन्होंने कहा, जैसे ही उसने उन्हें बोलने दिया। आपने शाम बिताने का यह तरीका या तो इसलिए चुना है क्योंकि आप एक-दूसरे के विश्वास में हैं और आपको गुप्त मामलों पर चर्चा करनी है, या इसलिए क्योंकि आप जानती हैं कि टहलते समय आपकी आकृतियाँ सबसे आकर्षक लगती हैं। अगर पहला है तो मैं पूरी तरह आपके रास्ते में आऊँगा और अगर दूसरा है तो मैं आग के पास बैठकर आपकी ज़्यादा बेहतर प्रशंसा कर सकता हूँ। ओह! चौंकाने वाला! मिस बिंगले चिल्लाईं। मैंने कभी इतनी घिनौनी बात नहीं सुनी। हम उन्हें ऐसे भाषण के लिए कैसे सज़ा दें? कुछ भी इतना आसान नहीं, अगर आपकी इच्छा हो, एलिज़ाबेथ ने कहा। हम सब एक-दूसरे को तंग और सज़ा दे सकते हैं। उन्हें चिढ़ाइए, उन पर हँसिए। आप इतनी करीबी हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह कैसे किया जाता है। लेकिन मेरी कसम मुझे नहीं पता। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मेरी घनिष्ठता ने मुझे अभी तक यह नहीं सिखाया। शांत स्वभाव और मानसिक उपस्थिति को चिढ़ाना। नहीं, नहीं। मुझे लगता है कि वे यहाँ हमें चुनौती दे सकते हैं। और जहाँ तक हँसने की बात है, हम बिना किसी विषय के हँसने की कोशिश करके खुद को हँसी का पात्र नहीं बनाएँगे। अगर आप बुरा ना मानें, मिस्टर डार्सी खुद पर ही खुश हो सकते हैं। मिस्टर डार्सी पर हँसा नहीं जा सकता, एलिज़ाबेथ चिल्लाई। यह तो एक असाधारण फ़ायदा है और मुझे उम्मीद है कि यह असाधारण ही रहेगा, क्योंकि ऐसे कई जान-पहचान वाले होना मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे हँसना बहुत पसंद है, मिसेज़ बिंजली, उन्होंने कहा, ने मुझे उससे ज़्यादा श्रेय दिया है जितना हो सकता है। सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे आदमी। यहाँ तक कि उनके सबसे बुद्धिमान और अच्छे काम भी उस व्यक्ति द्वारा हास्यास्पद बनाए जा सकते हैं जिसका जीवन का पहला उद्देश्य मज़ाक है। बेशक, एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं कभी उस चीज़ का मज़ाक नहीं उड़ाती जो बुद्धिमान या अच्छी है। बेवकूफ़ियाँ और बकवास, सनक और विसंगतियाँ मुझे ज़रूर बहलाती हैं, मैं मानती हूँ, और जब भी हो सकता है मैं उन पर हँसती हूँ। लेकिन ये, मैं मानती हूँ, वही चीज़ें हैं जो आप में नहीं हैं। शायद किसी के लिए भी ये संभव नहीं है, लेकिन यह मेरे जीवन का अध्ययन रहा है कि मैं उन कमज़ोरियों से बचूँ जो अक्सर एक मज़बूत समझ को हँसी का पात्र बना देती हैं। जैसे कि वैनिटी और प्राइड। हाँ, वैनिटी वाक़ई एक कमज़ोरी है, लेकिन प्राइड, जहाँ मन की वास्तविक श्रेष्ठता हो, वहाँ घमंड हमेशा अच्छे नियंत्रण में रहेगा। एलिज़ाबेथ एक मुस्कान छिपाने के लिए मुड़ गई। मिस्टर डार्सी की आपकी परीक्षा खत्म हो गई, मैं मानती हूँ, मिसेज़ बिनले ने कहा। और बताइए नतीजा क्या निकला? मैं इससे पूरी तरह कायल हो गई हूँ कि मिस्टर डार्सी में कोई कमी नहीं है। वे खुद इसे बिना किसी छिपाव के मानते हैं। नहीं, डार्सी ने कहा, मैंने ऐसा कोई दिखावा नहीं किया। मुझ में काफ़ी कमियां हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वे समझ की नहीं हैं। अपने स्वभाव की मैं गारंटी नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि यह बहुत कम झुकने वाला है। निश्चित रूप से दुनिया की सुविधा के लिए बहुत कम। मैं दूसरों की बेवकूफ़ियों और बुराइयों को उतनी जल्दी नहीं भूल सकता, जितनी जल्दी मुझे भूलना चाहिए, न ही मेरे खिलाफ उनके अपराधों को। मेरी भावनाएं उन्हें हिलाने की हर कोशिश के साथ नहीं बदलती। मेरे स्वभाव को शायद क्रोधी कहा जाएगा। मेरी अच्छी राय एक बार खो गई तो हमेशा के लिए खो गई। यह तो वाकई एक कमी है, एलिजाबेथ चिल्लाई। अटूट क्रोध चरित्र में एक दाग है, लेकिन आपने अपनी कमी अच्छी चुनी है। मैं सचमुच इस पर हंस नहीं सकती। आप मुझसे सुरक्षित हैं। मेरा मानना है कि हर स्वभाव में किसी विशेष बुराई की प्रवृत्ति होती है, एक प्राकृतिक कमी जिसे बेहतरीन शिक्षा भी दूर नहीं कर सकती। और आपकी कमी है हर किसी से नफरत करने की प्रवृत्ति। और आपकी, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जानबूझकर उन्हें गलत समझने की। चलो थोड़ा संगीत हो जाए। मिस बिंगली चिल्लाईं, उस बातचीत से थक कर जिसमें उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं थी।
लूसी, तुम्हें मेरा मिस्टर हर्ट को जगाना बुरा नहीं लगेगा? उनकी बहन ने ज़रा भी एतराज़ नहीं किया और पियानो खोला गया। और डार्सी कुछ पलों के विचार के बाद इसके लिए दुखी नहीं थे। उन्हें एलिज़ाबेथ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने का खतरा महसूस होने लगा था। अध्याय 12। दोनों बहनों के बीच हुए समझौते के बाद एलिज़ाबेथ ने अगली सुबह अपनी माँ को चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने विनती की कि उन्हें लेने के लिए दिन में बग्घी भेज दी जाए। लेकिन मिसेस बेनेट, जिन्होंने यह हिसाब लगा रखा था कि उनकी बेटियां अगले मंगलवार तक नेदरफील्ड में रहेंगी, जिससे जेन का एक हफ्ता पूरा हो जाएगा, उन्हें उससे पहले वापस बुलाने में कोई खुशी नहीं हो रही थी। इसलिए उनका जवाब एलिज़ाबेथ की उम्मीदों के मुताबिक अनुकूल नहीं था, क्योंकि वह घर जाने के लिए बेसब्र थी। मिसेस बेनेट ने उन्हें खबर भेजी कि उन्हें मंगलवार से पहले बग्घी मिलना नामुमकिन है, और उनके पोस्टस्क्रिप्ट में जोड़ा गया था कि अगर मिस्टर बिंगली और उनकी बहन उन्हें और रुकने के लिए दबाव डालें, तो वे उन्हें खुशी से रहने दे सकती हैं। हालांकि एलिज़ाबेथ ने ठान लिया था कि वे और नहीं रुकेंगी, और न ही उसे उम्मीद थी कि उनसे ऐसा पूछा जाएगा। इसके उलट उसे डर था कि कहीं उन्हें बेवजह ज़्यादा देर तक रुकने वाला बिन बुलाया मेहमान न समझा जाए। इसलिए उसने जेन से तुरंत मिस्टर बिंगली की बग्घी उधार लेने का आग्रह किया, और आखिरकार यह तय हुआ कि नेटरफील्ड छोड़ने की उनकी मूल योजना का जिक्र किया जाएगा और विनती की जाएगी। इस बात को बताने पर चिंता जताने का काफ़ी दिखावा किया गया, और जेन को कम से कम अगले दिन तक रुकने के लिए मनाने के लिए काफ़ी कुछ कहा गया, और इस तरह उनका जाना कल तक के लिए टल गया। तब मिस बिंगले को अफसोस हुआ कि उन्होंने देरी का प्रस्ताव क्यों रखा, क्योंकि एक बहन के लिए उनकी जलन और नापसंदगी दूसरी के लिए उनके स्नेह से कहीं ज्यादा थी। घर के मालिक को सचमुच दुख हुआ कि वे इतनी जल्दी जा रही हैं, और उन्होंने बार बार मिस बेनेट को समझाने की कोशिश की कि उसके लिए जाना सुरक्षित नहीं होगा, कि वह पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। लेकिन जेन दृढ़ थी, जहां उसे लगा कि वह सही है। मिस्टर डार्सी के लिए यह एक सुखद खबर थी। एलिजाबेथ काफी समय तक नेटरफील्ड में रह चुकी थी। वह उन्हें उससे ज्यादा आकर्षित कर रही थी जितना वे चाहते थे, और मिस बिंगली उसके प्रति असभ्य थी, और खुद डार्सी प्रति सामान्य से ज्यादा तंग करने वाली। उन्होंने समझदारी से ठान लिया कि अब वे विशेष रूप से सावधान रहेंगे कि प्रशंसा का कोई भी संकेत उनसे न छूट जाए, कुछ ऐसा जो उसे इस उम्मीद से ऊंचा उठा दे कि वह उनकी खुशी को प्रभावित कर सकती है। वे समझ रहे थे कि अगर ऐसा कोई विचार सुझाया गया हो, तो आखिरी दिन उनका व्यवहार उसे पक्का करने या कुचलने में बहुत वजन रखेगा। अपने उद्देश्य पर अडिग, उन्होंने पूरे शनिवार उससे बमुश्किल 10 शब्द बोले होंगे, और हालांकि एक समय वे आधे घंटे के लिए अकेले भी छूट गए थे, फिर भी वे अपनी किताब से पूरी ईमानदारी से चिपके रहे और उसकी ओर देखा तक नहीं। रविवार को सुबह की प्रार्थना के बाद वह विदाई हुई, जो लगभग सभी के लिए सुखद थी। अंत में एलिजाबेथ के प्रति मिस बिंगले की शिष्टता बहुत तेजी से बढ़ी, साथ ही जेन के लिए उनका स्नेह भी। और जब वे अलग हुए, तो जेन को भरोसा दिलाने के बाद कि उसे लॉन्गबर्न या नेदरफील्ड में देखकर उन्हें हमेशा खुशी होगी, और उसे बहुत कोमलता से गले लगाने के बाद उन्होंने एलिजाबेथ से हाथ भी मिलाया। एलिजाबेथ ने सबसे बहुत ही जिंदा दिल अंदाज में विदा ली। घर पर उनकी माँ ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत नहीं किया। मिसेस बेनेट को उनके आने पर हैरानी हुई, और उन्हें लगा कि उन्होंने इतनी परेशानी देकर बहुत गलत किया, और उन्हें यकीन था कि जेन को फिर से जुकाम हो जाएगा। लेकिन उनके पिता, हालांकि अपनी खुशी जाहिर करने में बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उन्हें देखकर सचमुच खुश थे। उन्होंने परिवार के घेरे में उनकी अहमियत महसूस की थी। शाम की बातचीत, जब वे सब जमा हुए, जेन और एलिजाबेथ की अनुपस्थिति में अपनी काफी रौनक और लगभग सारी समझ खो चुकी थी। उन्होंने मैरी को हमेशा की तरह थरौ बेस और मानव स्वभाव के अध्ययन में डूबा पाया, और उसके पास प्रशंसा के लिए कुछ नए उद्धरण थे, और सुनने के लिए कुछ घिसी-पिटी नैतिकता की नई टिप्पणियां। कैथरीन और लिडिया के पास उनके लिए अलग तरह की जानकारी थी। पिछले बुधवार से रेजिमेंट में बहुत कुछ हुआ और कहा गया था। कई अफसरों ने हाल ही में उनके मामा अंकल फिलिप्स के साथ डिनर किया था। एक सिपाही को कोड़े मारे गए थे, और वास्तव में यह इशारा किया गया था कि कर्नल फोस्टर शादी करने वाले हैं। अध्याय 13। मुझे उम्मीद है, मेरी प्यारी,
मिस्टर बेनेट ने अगली सुबह नाश्ते के समय अपनी पत्नी से कहा कि तुमने आज अच्छा डिनर बनवाया होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि हमारी पारिवारिक पार्टी में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। आपका क्या मतलब है मेरे प्यारे? मुझे यकीन है कि मुझे किसी के आने की खबर नहीं है, जब तक कि शार्लट लूकस ना आ जाए, और मुझे उम्मीद है कि मेरा डिनर उसके लिए काफ़ी अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि उसे अपने घर पर अक्सर ऐसा खाना मिलता होगा। मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वह एक सज्जन है और एक अजनबी। मिसेस बेनेट की आंखें चमक उठीं। एक सज्जन और अजनबी, मुझे पक्का यकीन है कि ये मिस्टर बिंगली हैं। अरे जने, तुमने इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया, तुम चालाक लड़की। खैर, मुझे यकीन है कि मिस्टर बिंगली को देखकर मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन हे भगवान, कितनी बदकिस्मती। आज तो ज़रा भी मछली नहीं मिल पाई। लीडिया, मेरी प्यारी, घंटी बजाओ। मुझे अभी हिल से बात करनी है। यह मिस्टर बिंगली नहीं है, उनके पति ने कहा। ये वह व्यक्ति है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। इस बात ने सबको हैरान कर दिया, और उन्हें एक साथ अपनी पत्नी और पांचों बेटियों के सवालों का जवाब देने का मजा मिला। कुछ देर तक उनकी जिज्ञासा से अपना मनोरंजन करने के बाद उन्होंने इस तरह समझाया। लगभग 1 महीने पहले मुझे यह चिट्ठी मिली थी, और लगभग 2 हफ्ते पहले मैंने इसका जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यह मामला थोड़ा नाजुक है और इस पर जल्दी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये मेरे चचेरे भाई मिस्टर कॉलिंस की तरफ से है, जो मेरे मरने के बाद जब चाहें तुम सबको इस घर से निकाल सकते हैं। ओह! मेरे प्यारे, उनकी पत्नी चिल्लाईं। मैं ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कृपया उस घिनौने आदमी की बात मत कीजिए। मुझे लगता है कि यह दुनिया की सबसे कठोर चीज़ है कि आपकी जागीर आपके अपने बच्चों से छीनकर किसी और के नाम कर दी गई है। और मुझे यकीन है कि अगर मैं आपकी जगह होती, तो मैंने बहुत पहले इसके बारे में कुछ न कुछ करने की कोशिश की होती। जेन और एलिज़ाबेथ ने उन्हें एंटेल, संपत्ति उत्तराधिकार का नियम, की प्रकृति समझाने की कोशिश की। उन्होंने पहले भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन यह एक ऐसा विषय था जिस पर मिसेस बेनेट तर्क से परे थीं, और वे कड़वाहट के साथ उस क्रूरता को कोसती रहीं जिसके तहत 5 बेटियों के परिवार से जागीर छीनकर एक ऐसे आदमी के पक्ष में कर दी गई जिसके बारे में कोई परवाह नहीं करता था। यह निश्चित रूप से एक बहुत ही अन्यायपूर्ण मामला है, मिस्टर बेनेट ने कहा, और कोई भी चीज़ मिस्टर कॉलिंस को लॉन्गबोर्न का वारिस होने के अपराध से मुक्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम उनकी चिट्ठी सुनोगी, तो शायद उनके खुद को व्यक्त करने के तरीके से तुम्हारा दिल थोड़ा पसीज जाए। नहीं, मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, और मुझे लगता है कि उनका आपको चिट्ठी लिखना ही बहुत बदतमीज़ी, इम्पर्टिनेंट थी और बहुत पाखंडी। मुझे ऐसे झूठे दोस्तों से नफ़रत है। वे आपसे झगड़ा जारी क्यों नहीं रख सके, जैसे उनके पिता ने उनसे पहले रखा था? क्यों? वाक़ई, ऐसा लगता है कि उस मामले में उनके मन में कुछ बेटे वाले संकोच हैं, जैसा कि तुम सुनोगी। हंसफोर्ड, नियर वेस्टरहम, कैंट, 15 अक्टूबर। आदरणीय महोदय, आपके और मेरे स्वर्गीय सम्मानित पिता के बीच का मनमुटाव मुझे हमेशा बहुत बेचैन करता था, और जब से मुझे उन्हें खोने का दुर्भाग्य मिला है, मैंने अक्सर उस दरार को भरने की कामना की है। लेकिन कुछ समय तक मैं अपनी ही शंकाओं के कारण पीछे रहा, यह डरते हुए कि कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध रखना उनकी याद का अपमान न लगे, जिसके साथ मतभेद रखना उन्हें हमेशा पसंद था। सुना मिसेस बेनेट, हालांकि अब इस विषय पर मेरा मन बन चुका है, क्योंकि ईस्टर पर पादरी बनने के बाद मैं इतना भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे राइट ऑनरेबल लेडी कैथरीन डी बर्ग, सर लुइस डी बर्ग की विधवा, का संरक्षण प्राप्त हुआ है, जिनकी उदारता और परोपकार ने मुझे इस पल्ली की कीमती रेक्टरी सौंपी है, जहां मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं लेडीशिप के प्रति कृतज्ञ सम्मान के साथ पेश आऊं और चर्च ऑफ इंग्लैंड द्वारा स्थापित उन संस्कारों और समारोहों को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहूं। इसके अलावा एक पादरी के रूप में मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूं कि मैं अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी परिवारों में शांति का आशीर्वाद बढ़ाऊं और स्थापित करूं। और इन आधारों पर मुझे खुद पर गर्व है कि मेरी मौजूदा सद्भावना की पहल बहुत सराहनीय है, और यह परिस्थिति कि मैं लॉन्गबर्न जागीर का अगला वारिस हूँ, आपकी ओर से उदारतापूर्वक अनदेखी की जाएगी, और आपको मेरी दी हुई ऑलिव ब्रांच शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं करेगी।
मैं आपकी प्यारी बेटियों को नुकसान पहुंचाने का माध्यम बनने पर चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता और इसके लिए माफ़ी मांगने की इजाज़त चाहता हूँ। साथ ही आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हर संभव तरीके से उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस पर बाद में, अगर आपको मुझे अपने घर में स्वीकार करने में कोई एतराज़ ना हो, तो मैं सोमवार 18 नवंबर को 4 बजे तक आपकी और आपके परिवार की सेवा में उपस्थित होने का संतोष प्रस्तावित करता हूँ और शायद अगले शनिवार तक आपके आतिथ्य का लाभ उठाऊँगा, जो मैं बिना किसी असुविधा के कर सकता हूँ, क्योंकि लेडी कैथरीन को रविवार को मेरी कभी-कभार अनुपस्थिति पर कोई ऐतराज़ नहीं है, बशर्ते कि उस दिन की ड्यूटी के लिए कोई और पादरी लगा दिया गया हो। मैं हूँ, आदरणीय महोदय, आपकी पत्नी और बेटियों को सम्मान सहित आपका शुभचिंतक और मित्र, विलियम कॉलिंस। तो 4 बजे हम इस शांति दूत सज्जन की उम्मीद कर सकते हैं, मिस्टर बेनेट ने चिट्ठी को मोड़ते हुए कहा। वे एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और विनम्र नौजवान लगते हैं, मेरी कसम। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि वे एक कीमती जान-पहचान साबित होंगे। खासकर अगर लेडी कैथरीन इतनी उदार हों कि उन्हें दोबारा हमारे पास आने दें। हालाँकि उन्होंने लड़कियों के बारे में जो कहा, उसमें थोड़ी समझदारी है और अगर वे किसी तरह की भरपाई करने के लिए तैयार हैं, तो मैं उन्हें हतोत्साहित करने वाली नहीं बनूँगी। हालाँकि यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, जेने ने कहा, कि वे किस तरह से वह प्रायश्चित करने का मतलब रखते हैं जो उन्हें लगता है कि हमारा हक है, लेकिन उनकी इच्छा निश्चित रूप से उनकी तारीफ़ के काबिल है। एलिज़ाबेथ मुख्य रूप से लेडी कैथरीन के लिए उनके असाधारण सम्मान और अपने पैरिशन का नामकरण, शादी और अंतिम संस्कार करने की उनकी दयालु मंशा से प्रभावित थी। मुझे लगता है वे एक अजीब नमूने होंगे, उसने कहा। मैं उन्हें समझ नहीं पा रही। उनकी शैली में कुछ बहुत ही आडंबरपूर्ण है और वारिस होने के लिए माफ़ी मांगने से उनका क्या मतलब हो सकता है? हम ये नहीं मान सकते कि वे इसे रोक सकते, अगर वे कर पाते। क्या वे एक समझदार आदमी हो सकते हैं, सर? नहीं, मेरी प्यारी, मुझे नहीं लगता। मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इसके बिल्कुल विपरीत होंगे। उनकी चिट्ठी में चापलूसी और आत्ममहत्व का मिश्रण है, जो अच्छे संकेत दे रहा है। मैं उन्हें देखने के लिए बेसब्र हूँ। रचना के लिहाज से, मैरी ने कहा, उनकी चिट्ठी में कोई कमी नहीं लगती। जैतून की शाखा का विचार शायद पूरी तरह नया नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि इसे अच्छे से व्यक्त किया गया है। कैथरीन और लिडिया के लिए न तो चिट्ठी और न ही उसका लेखक किसी भी हद तक दिलचस्प थे। ये लगभग नामुमकिन था कि उनका चचेरा भाई फौजी वर्दी में आए और अब कुछ हफ्ते हो चुके थे जब उन्हें किसी और रंग के आदमी की संगत से खुशी मिली हो। जहाँ तक उनकी माँ का सवाल है, मिस्टर कॉलिंस की चिट्ठी ने उनकी बहुत सारी कड़वाहट दूर कर दी थी और वे उन्हें एक हद तक शांति के साथ देखने की तैयारी कर रही थीं, जिसने उनके पति और बेटियों को हैरान कर दिया। मिस्टर कॉलिंस अपने समय के पाबंद थे और पूरे परिवार द्वारा उनका बहुत शिष्टाचार से स्वागत किया गया। मिस्टर बेनेट ने वास्तव में बहुत कम कहा, लेकिन महिलाएं बात करने के लिए काफ़ी तैयार थीं और मिस्टर कॉलिंस को न तो प्रोत्साहन की ज़रूरत थी और न ही वे खुद चुप रहने के इच्छुक थे। वे 25 साल के एक लंबे, भारी भरकम दिखने वाले नौजवान थे। उनका हाव-भाव गंभीर और राजसी था और उनके तौर तरीके बहुत औपचारिक थे। उन्हें बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्होंने मिसेस बेनेट की इतनी सुंदर बेटियों के लिए तारीफ़ की, कहा कि उन्होंने उनकी सुंदरता के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इस मामले में शोहरत सच्चाई से कम निकली और जोड़ा कि उन्हें कोई शक नहीं कि वे उन सभी को समय आने पर शादी में अच्छी तरह बसा हुआ देखेंगी। यह शिष्टता उनके कुछ सुनने वालों को बहुत पसंद नहीं आई, लेकिन मिसेस बेनेट, जो किसी भी तारीफ से झगड़ा नहीं करती थीं, ने बहुत तत्परता से जवाब दिया। आप बहुत दयालु हैं सर, मुझे यकीन है और मैं पूरे दिल से चाहती हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि वरना वे काफ़ी बेसहारा हो जाएंगे। चीज़ें इतनी अजीब तरह से तय हैं। शायद आप इस जागीर के उत्तराधिकार नियम की ओर इशारा कर रही हैं। आह! सर, मैं वाक़ई कर रही हूँ। आपको मानना होगा कि यह मेरी बेचारी लड़कियों के लिए एक दुखद मामला है। ऐसा नहीं कि मैं आप में दोष ढूँढना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दुनिया में ऐसी चीज़ें सब संयोग हैं। कोई नहीं जान सकता कि जागीरें किस तरफ जाएँगी जब एक बार वे एंटेल हो जाती हैं। मैं अपनी प्यारी चचेरी बहनों की कठिनाई के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, मैडम, और इस विषय पर बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन मैं उतावला और जल्दबाज़ दिखने से सावधान हूँ।
लेकिन मैं इन युवतियों को भरोसा दिला सकता हूँ कि मैं उनकी प्रशंसा करने के लिए तैयार होकर आया हूँ। फ़िलहाल मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन शायद जब हम और बेहतर जान-पहचान कर लेंगे, उन्हें डिनर के बुलावे से रोक दिया गया और लड़कियाँ एक-दूसरे को देखकर मुस्कुराईं। मिस्टर कॉलिंस की प्रशंसा की वस्तु सिर्फ वे ही नहीं थी। हॉल, डाइनिंग रूम और उसके सारे फर्नीचर की जांच की गई और तारीफ की गई, और हर चीज की उनकी तारीफ मिसेस बेनेट के दिल को छू लेती। अगर यह अपमानजनक ख्याल ना आता कि वे इसे अपनी भविष्य की संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। डिनर की भी बारी आने पर बहुत तारीफ की गई और उन्होंने यह जानने की विनती की कि उनकी किस प्यारी चचेरी बहन को इसकी बेहतरीन कुकिंग का श्रेय जाता है। लेकिन यहाँ मिसेस बेनेट ने उन्हें सुधार दिया, जिन्होंने थोड़ी सख्ती के साथ उन्हें भरोसा दिलाया कि वे एक अच्छा रसोइया रखने में पूरी तरह सक्षम हैं और उनकी बेटियों का रसोई में कोई काम नहीं है। उन्होंने उन्हें नाराज करने के लिए माफी मांगी। नरम लहजे में उन्होंने खुद को बिल्कुल भी नाराज नहीं बताया, लेकिन वे लगभग 15 मिनट तक माफी मांगते रहे। अध्याय 14। डिनर के दौरान मिस्टर बेनेट मुश्किल से ही कुछ बोले, लेकिन जब नौकर चले गए तो उन्हें लगा कि अपने मेहमान से कुछ बातचीत करने का समय आ गया है, और इसलिए उन्होंने एक ऐसा विषय छेड़ा जिसमें उन्हें कॉलिंस के चमकने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि वे अपनी संरक्षिका के मामले में बहुत भाग्यशाली लगते हैं। लेडी कैथरीन डबूर का उनकी इच्छाओं पर ध्यान देना और उनके आराम का ख्याल रखना बहुत ही उल्लेखनीय लग रहा था। मिस्टर बेनेट इससे बेहतर विषय नहीं चुन सकते थे। मिस्टर कॉलिंस उनकी तारीफ में धारा प्रवाह हो गए। इस विषय ने उन्हें सामान्य से भी ज्यादा गंभीरता के स्तर पर पहुंचा दिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के साथ उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति में ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा, इतनी मिलनसारिता और बड़प्पन जैसा उन्होंने खुद लेडी कैथरीन से अनुभव किया था। वे दोनों प्रवचनों को मंजूरी देकर बहुत खुश हुई थीं, जिन्हें कॉलिंस को उनके सामने उपदेश देने का सम्मान मिल चुका था। उन्होंने उन्हें 2 बार रोजिंग्स में डिनर के लिए बुलाया था और पिछले शनिवार ही उन्हें शाम को क्वाड्रिल ताश के खेल के लिए बुला भेजा था। कई लोग जिन्हें वे जानते थे लेडी कैथरीन को घमंडी मानते थे, लेकिन उन्होंने उनमें हमेशा मिलनसारिता ही देखी। उन्होंने उनसे हमेशा वैसे ही बात की जैसे वे किसी और सज्जन से करती। उन्होंने पड़ोस के समाज में उनके शामिल होने पर या अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए कभी-कभार 1-2 हफ्ते के लिए पेरिस छोड़ने पर ज़रा भी एतराज़ नहीं किया। उन्होंने यहाँ तक कि बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें सलाह दी कि वे जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें, बशर्ते कि वे समझदारी से चुनें। और एक बार उनके विनम्र पादरीवास में उनसे मिलने भी आईं, जहाँ उन्होंने उन सभी बदलावों को पूरी तरह मंजूरी दी जो वे कर रहे थे, और यहाँ तक कि खुद कुछ सुझाव देने की कृपा भी की, जैसे कि ऊपर की अलमारियों में कुछ रैक बनवाना। ये सब बहुत उचित और सभ्य है, मुझे यकीन है, मिसेस बेनेट ने कहा, और मैं कह सकती हूँ कि वे एक बहुत ही सुखद महिला हैं। अफसोस की बात है कि बड़ी महिलाएं आमतौर पर उनकी तरह नहीं होती। क्या वे आपके पास ही रहती हैं, सर? जिस बगीचे में मेरा विनम्र निवास है, वह उनकी लेडीशिप के निवास रोसिंग्स पार्क से केवल एक गली से अलग है। मुझे लगता है आपने कहा था कि वे विधवा हैं। सर, क्या उनका कोई परिवार है? उनकी इकलौती बेटी है, रोजिंग्स, और बहुत बड़ी संपत्ति की वारिस। आह! मिसेस बेनेट ने सिर हिलाते हुए कहा, तब तो वह कई लड़कियों से बेहतर स्थिति में है। और वह कैसी युवती है? क्या वह सुंदर है? वह वाकई बहुत ही आकर्षक युवती है। लेडी कैथरीन खुद कहती हैं कि सच्ची सुंदरता के मामले में मिस डी बर्ग अपनी जाति, सेक्स की सबसे सुंदर लड़कियों से कहीं बेहतर है, क्योंकि उनके नैन नक्श में वो बात है जो उच्च कुल की युवती की पहचान होती है। दुर्भाग्य से उनका स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक है, जिसने उन्हें कई निपुणताओं में उतनी प्रगति करने से रोक दिया जितनी वे अन्यथा कर लेती। जैसा कि मुझे उस महिला ने बताया जो उनकी शिक्षा की देखरेख करती थी और जो अब भी उनके साथ रहती हैं। लेकिन वे पूरी तरह से मिलनसार हैं और अक्सर अपनी छोटी गाड़ी और टट्टुओं में मेरे विनम्र निवास के पास से गुजरने की कृपा करती हैं। क्या उन्हें राज दरबार में पेश किया गया है? मुझे दरबारी महिलाओं में उनका नाम याद नहीं है। उनका स्वास्थ्य दुर्भाग्य से उन्हें शहर में रहने से रोकता है। और इस तरह, जैसा कि मैंने खुद एक दिन लेडी कैथरीन से कहा था,
इसने ब्रिटिश दरबार को उसके सबसे चमकीले गहने से वंचित कर दिया है। उनकी लेडीशिप इस विचार से खुश लग रही थी, और आप कल्पना कर सकती हैं कि मैं हर मौके पर उन छोटी-छोटी नाजुक तारीफ़ों को पेश करके खुश होता हूँ, जो महिलाओं को हमेशा स्वीकार्य होती हैं। मैंने एक से ज़्यादा बार लेडी कैथरीन से कहा है कि उनकी आकर्षक बेटी डचेस बनने के लिए ही पैदा हुई लगती है, और सबसे ऊंचा पद उन्हें महत्व देने के बजाय उनसे सुशोभित होगा। ये उस तरह की छोटी-छोटी बातें हैं जो उनकी लीडरशिप को खुश करती हैं, और यह एक तरह का ध्यान है जिसे मैं खुद देने के लिए विशेष रूप से बाध्य मानता हूँ। आप बहुत सही आंकते हैं, मिस्टर बेनेट ने कहा, और ये आपके लिए खुशी की बात है कि आपके पास नज़ाकत से चापलूसी करने का हुनर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सुखद ध्यान उस पल की प्रेरणा से आते हैं या पहले से किए गए अध्ययन का नतीजा है? ये मुख्य रूप से उस समय जो चल रहा होता है उसी से पैदा होते हैं, और हालांकि मैं कभी-कभी खुद का मनोरंजन करने के लिए ऐसी छोटी-छोटी सुंदर तारीफें सुझाने और व्यवस्थित करने में लगा रहता हूँ, जो आम मौकों पर काम आ सकें। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि वे जितनी हो सके उतनी स्वाभाविक लगें। मिस्टर बेनेट की उम्मीदें पूरी तरह खरी उतरीं। उनका चचेरा भाई उतना ही बेतुका था जितनी उन्होंने उम्मीद की थी, और उन्होंने उसे गहरे आनंद के साथ सुना। साथ ही अपने चेहरे पर सबसे दृढ़ शांति बनाए रखी, और एलिज़ाबेथ पर कभी-कभार नज़र डालने के अलावा उन्हें अपनी खुशी में किसी और साझीदार की ज़रूरत नहीं थी। हालाँकि चाय के समय तक यह खुराक काफ़ी हो चुकी थी, और मिस्टर बेनेट अपने मेहमान को वापस ड्राइंग रूम में ले जाकर खुश थे, और चाय खत्म होने पर उन्हें महिलाओं के लिए ज़ोर से पढ़ने का न्योता देकर खुश थे। मिस्टर कॉलिंस तुरंत मान गए और एक किताब पेश की गई, लेकिन उसे देखते ही, क्योंकि हर चीज़ से पता चल रहा था कि वह एक सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी से है, वे पीछे हट गए और माफ़ी मांगते हुए कसम खाई कि वे कभी उपन्यास नहीं पढ़ते। किटी उन्हें घूरने लगी और लिडिया चिल्लाई। दूसरी किताबें पेश की गईं, और कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने फॉर्डाइस's सर्मन्स, उपदेशों की किताब चुनी। लिडिया ने जैसे ही उन्होंने किताब खोली, जम्हाई ली, और इससे पहले कि वे बहुत ही नीरस गंभीरता के साथ 3 पन्ने पढ़ पाते, उसने उन्हें यह कहकर टोक दिया, क्या आप जानती हैं, माँ, कि मेरे मामा फिलिप्स रिचर्ड को निकालने की बात कर रहे हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो कर्नल फोस्टर उसे काम पर रख लेंगे। मेरी मौसी ने खुद मुझे शनिवार को बताया था। मैं कल मेरिटन जाऊंगी ताकि इसके बारे में और सुन सकूं, और यह पूछ सकूं कि मिस्टर डेनी शहर से कब वापस आ रहे हैं। लिडिया को उसकी 2 बड़ी बहनों ने चुप रहने को कहा, लेकिन मिस्टर कॉलिंस बहुत बुरा मानकर अपनी किताब एक तरफ रख दी और बोले, मैंने अक्सर देखा है कि युवतियों को गंभीर किस्म की किताबों में कितनी कम दिलचस्पी होती है, हालांकि वे सिर्फ उनके फायदे के लिए लिखी गई होती हैं। मैं कबूल करता हूं कि यह मुझे हैरान करता है, क्योंकि निश्चित रूप से उनके लिए इंस्ट्रक्शन से ज़्यादा फायदेमंद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं अब अपनी छोटी चचेरी बहन को और परेशान नहीं करूंगा। फिर मिस्टर बेनेट की ओर मुड़कर उन्होंने खुद को बैकगैमन, एक बोर्ड गेम में उनके प्रतिद्वंद्वी के रूप में पेश किया। मिस्टर बेनेट ने चुनौती स्वीकार कर ली, ये कहते हुए कि उन्होंने लड़कियों को उनके अपने तुच्छ मनोरंजनों के लिए छोड़कर बहुत बुद्धिमानी का काम किया है। मिसेस बेनेट और उनकी बेटियों ने लिडिया की रुकावट के लिए बहुत सभ्यता से माफ़ी मांगी, और वादा किया कि अगर वे अपनी किताब दोबारा शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मिस्टर कॉलिंस ने उन्हें भरोसा दिलाने के बाद कि वे अपनी छोटी चचेरी बहन के प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखते और उसके व्यवहार को कभी अपमान नहीं मानेंगे, मिस्टर बेनेट के साथ दूसरी मेज पर बैठ गए और बैकगैमन के लिए तैयार हो गए। अध्याय 15। मिस्टर कॉलिंस कोई समझदार आदमी नहीं थे, और प्रकृति ने जो कमी छोड़ी थी उससे शिक्षा या समाज ने बहुत कम सुधारा था। उनके जीवन का बड़ा हिस्सा एक अनपढ़ और कंजूस पिता के मार्गदर्शन में बीता था, और हालांकि वे यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, लेकिन उन्होंने वहां बस ज़रूरी शर्तें पूरी की थीं, बिना कोई उपयोगी जान पहचान बनाए। जिस दम्मन में उनके पिता ने उन्हें बड़ा किया था, उसने शुरू में उनके स्वभाव में बहुत विनम्रता दी थी, लेकिन अब एकांत में रहने वाले एक कमज़ोर दिमाग के घमंड और कम उम्र में मिली अप्रत्याशित समृद्धि के एहसास ने उसे काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था। एक सौभाग्यशाली संयोग ने उन्हें लेडी कैथरीन डी बर्ग की नज़रों में ला दिया था, जब हंसफोर्ड की पादरी की नौकरी खाली थी, और उनके उच्च पद के लिए जो सम्मान वे महसूस करते थे
और अपनी संरक्षिका के रूप में उनके प्रति जो श्रद्धा थी, वह खुद के बारे में उनकी बहुत अच्छी राय, एक पादरी के रूप में उनके अधिकार और एक रेक्टर के रूप में उनके हकों के साथ मिलकर उन्हें कुल मिलाकर घमंड और चापलूसी, आत्म महत्व और विनम्रता का मिश्रण बना देती थी। अब उनके पास एक अच्छा घर और पर्याप्त आमदनी थी, इसलिए उनका इरादा शादी करने का था। और लॉन्गबर्न परिवार के साथ सुलह करने की कोशिश में उनकी नज़र में एक पत्नी थी, क्योंकि उनका मतलब बेटियों में से एक को चुनना था। अगर उन्होंने उन्हें उतना ही सुंदर और मिलनसार पाया जैसा कि आम चर्चाओं में बताया गया था, अपने पिता की जागीर का वारिस बनने के बदले भरपाई और प्रायश्चित की यह उनकी योजना थी। और उन्हें लगा कि यह एक बेहतरीन योजना है, जो योग्यता और उपयुक्तता से भरी है और उनकी ओर से बेहद उदार और निस्वार्थ है। लड़कियों को देखने पर उनकी योजना नहीं बदली। मिस बेनेट के प्यारे चेहरे ने उनके विचारों की पुष्टि की और वरिष्ठता के लिए उनके सख्त नियमों को स्थापित किया, और पहली शाम के लिए वह उनकी तय पसंद थी। हालांकि अगली सुबह ने एक बदलाव कर दिया, क्योंकि नाश्ते से पहले मिसेस बेनेट के साथ 15 मिनट की आमने सामने की बातचीत में, जो उनके पादरीवास से शुरू हुई और स्वाभाविक रूप से उनकी उम्मीदों के इजहार तक पहुंची कि लॉन्गबर्न में उसके लिए एक मालकिन मिल सकती है, मिसेस बेनेट ने बहुत ही खुशमिजाज मुस्कुराहट और सामान्य प्रोत्साहन के बीच ठीक उसी जेन के खिलाफ चेतावनी दी जिसे उन्होंने चुना था। जहां तक उनकी छोटी बेटियों का सवाल है, वह कुछ नहीं कह सकती थी, वह पक्का जवाब नहीं दे सकती थी, लेकिन उन्हें किसी और लगाव की जानकारी नहीं थी। उनकी बड़ी बेटी के बारे में उन्हें बस जिक्र करना होगा। उन्हें लगा कि यह इशारा करना उनका फर्ज है कि उसकी बहुत जल्द सगाई होने की संभावना है। मिस्टर कॉलिंस को बस जेने से बदल कर एलिजाबेथ पर आना पड़ा, और यह जल्द ही हो गया, तब तक जब तक मिसेस बेनेट आग कुरेद रही थी। एलिजाबेथ, जो जन्म और सुंदरता में जेने के ठीक बात थी, जाहिर तौर पर उसकी उत्तराधिकारी बनी। मिसेस बेनेट ने इशारे को संजो लिया और भरोसा किया कि उनकी जल्द ही 2 बेटियों की शादी हो सकती है। और वह आदमी जिसका जिक्र वे एक दिन पहले तक बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, अब उनकी नज़रों में बहुत ऊंचा उठ गया था। लिडिया का मेरिटन जाने का इरादा भुलाया नहीं गया था। मैरी को छोड़कर हर बहन उसके साथ जाने को तैयार हो गई, और मिस्टर कॉलिंस को उनके साथ जाना था मिस्टर बेनेट के कहने पर, जो उनसे छुटकारा पाने और अपनी लाइब्रेरी को अपने लिए खाली करवाने के लिए बहुत उत्सुक थे, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस नाश्ते के बाद उनके पीछे पीछे वहां चले आए थे, और वहां वे लगातार नाम के लिए संग्रह की सबसे बड़ी किताबों में से एक के साथ व्यस्त थे, लेकिन वास्तव में मिस्टर बेनेट से बिना रुके हंसफोर्ड में अपने घर और बगीचे की बातें कर रहे थे। ऐसी हरकतों ने मिस्टर बेनेट को बेहद परेशान कर दिया। अपनी लाइब्रेरी में उन्हें हमेशा फुर्सत और शांति का भरोसा रहता था, और हालांकि वे तैयार थे, जैसा कि उन्होंने एलिजाबेथ से कहा था, कि घर के हर दूसरे कमरे में बेवकूफ़ी और घमंड का सामना करें, लेकिन लाइब्रेरी में वे उनसे मुक्त रहने के आदी थे। इसलिए मिस्टर कॉलिंस को उनकी बेटियों के साथ सैर पर जाने का न्योता देने में उनकी शिष्टता बहुत तेज थी, और मिस्टर कॉलिंस, जो वास्तव में एक पाठक से बेहतर पैदल चलने वाले थे, अपनी बड़ी किताब बंद करके जाने में बेहद खुश थे। उनकी तरफ से आडंबरपूर्ण बकवास और उनकी चचेरी बहनों की तरफ से शिष्ट सहमति में उनका समय मेरिटन में दाखिल होने तक बीता। तब छोटी लड़कियों का ध्यान उनके द्वारा नहीं खींचा जा सकता था। उनकी आंखें तुरंत सड़क पर अवसरों की तलाश में भटकने लगीं, और एक बहुत ही सुंदर बोनट या दुकान की खिड़की में एक सचमुच नया मलमल ही उन्हें वापस ला सकता था। लेकिन जल्द ही हर महिला का ध्यान एक नौजवान ने खींचा, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, जो दिखने में बेहद भद्र था और सड़क के दूसरी तरफ एक अफसर के साथ चल रहा था। वह अफसर वही मिस्टर डैनी थे, जिनके लंदन से लौटने के बारे में पूछने लीडिया आई थी, और उन्होंने गुजरते हुए झुककर अभिवादन किया। अजनबी के अंदाज से सब प्रभावित थे। सब सोच रहे थे कि वह कौन हो सकता है, और किटी और लिडिया ने, यदि संभव हो तो पता लगाने का निश्चय किया, और सड़क पार करने के बहाने आगे बढ़ी कि उन्हें सामने वाली दुकान में कुछ चाहिए। और सौभाग्य से उन्होंने फुटपाथ पर तब कदम रखा जब दोनों सज्जन वापस मुड़कर उसी जगह पहुंच गए थे। मिस्टर डैनी ने उन्हें सीधे संबोधित किया और अपने दोस्त मिस्टर विक्रम का परिचय कराने की इजाज़त मांगी।
जो एक दिन पहले उनके साथ शहर से लौटे थे और उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही थी कि उन्होंने उनकी कोर में एक कमीशन स्वीकार कर लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए, क्योंकि उस नौजवान को पूरी तरह आकर्षक बनने के लिए बस रेजिमेंटल वर्दी की कमी थी। उनका रूप बहुत हद तक उनके पक्ष में था। उनमें सुंदरता का सबसे अच्छा हिस्सा था। एक अच्छा चेहरा, एक अच्छी कद-काठी और बहुत ही सुखद संबोधन। परिचय के बाद उनकी ओर से बातचीत की एक सुखद तत्परता दिखाई गई। एक ऐसी तत्परता जो साथ ही पूरी तरह सही और विनम्र थी, और पूरी पार्टी अभी भी एक साथ खड़ी होकर बहुत ही सुखद तरीके से बात कर रही थी। जब घोड़ों की आवाज़ ने उनका ध्यान खींचा और डार्सी और बिंगली सड़क पर आते दिखाई दिए, ग्रुप में महिलाओं को पहचानकर दोनों सज्जन सीधे उनकी ओर आए और सामान्य शिष्टाचार शुरू किया। बिंगले मुख्य वक्ता थे और जेन मुख्य विषय। उन्होंने कहा कि वे उस समय खास तौर पर उसका हालचाल पूछने के लिए लॉन्गबर्न के रास्ते में थे। मिस्टर डार्सी ने एक झुकाव के साथ इसकी पुष्टि की और वे तय करने ही वाले थे कि अपनी आंखें एलिजाबेथ पर नहीं टिकाएंगे, जब अजनबी को देखकर वे अचानक रुक गए। और एलिजाबेथ, जिसने इत्तेफाक से दोनों के चेहरे देख लिए जब उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुलाकात के असर पर पूरी तरह हैरान रह गई। दोनों का रंग बदल गया। एक का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, दूसरे का लाल। मिस्टर विकम ने कुछ पलों के बाद अपनी टोपी को हाथ लगाया, एक अभिवादन जिसे मिस्टर डार्सी ने बस बमुश्किल स्वीकार किया। इसका क्या मतलब हो सकता था? ये कल्पना करना असंभव था, यह जानने की इच्छा न होना असंभव था। अगले ही मिनट मिस्टर बिंगली ने बिना यह देखे कि क्या हुआ, विदा ली और अपने दोस्त के साथ आगे बढ़ गए। मिस्टर डैनी और मिस्टर विकम युवतियों के साथ मिस्टर फिलिप्स के घर के दरवाजे तक गए और फिर झुककर विदा ली, बावजूद इसके कि मिसेस लिडिया ने अंदर आने की बहुत जिद की, और यहाँ तक कि मिसेस फिलिप्स ने भी पार्लर की खिड़की खोलकर उस न्योते का जोर शोर से समर्थन किया। मिसेस फिलिप्स अपनी भतीजियों को देखकर हमेशा खुश होती थीं, और जिन और एलिजाबेथ अपनी हालिया अनुपस्थिति के कारण विशेष रूप से स्वागत योग्य थीं, और वे उनकी अचानक घर वापसी पर अपनी हैरानी उत्सुकता से जता रही थीं, जिसके बारे में चूंकि उनकी अपनी बग्घी उन्हें लेने नहीं गई थी, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अगर उन्होंने इत्तेफाक से सड़क पर मिस्टर जोन्स के दुकान के लड़के को न देखा होता, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें नेदरफील्ड में और दवाइयाँ नहीं भेजनी है क्योंकि मिस बेनेट्स वापस आ गई हैं। तभी जेन द्वारा मिस्टर कॉलिंस का परिचय कराने पर उनका शिष्टाचार मिस्टर कॉलिंस की ओर मुड़ गया। मिसेस फिलिप्स ने उनका अपनी सबसे अच्छी विनम्रता के साथ स्वागत किया, जिसे उन्होंने और भी ज्यादा विनम्रता के साथ लौटाया, बिना किसी पिछली जान पहचान के अपनी घुसपैठ के लिए माफ़ी मांगते हुए, जिसे उन्होंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा कि शायद उन युवतियों के साथ उनके रिश्ते से जायज़ ठहराया जा सकता है जिन्होंने उनका परिचय कराया। मिसेस फिलिप्स इतनी ज़्यादा अच्छी परवरिश देखकर पूरी तरह प्रभावित हो गईं, लेकिन एक अजनबी के बारे में उनका विचार विमर्श जल्द ही दूसरे के बारे में विस्मय और पूछताछ से ख़त्म हो गया, जिसके बारे में हालांकि वे अपनी भतीजियों को केवल वही बता सकें जो वे पहले से जानती थीं, कि मिस्टर डैनी उन्हें लंदन से लाए हैं और उन्हें शायर में एक लेफ्टिनेंट का कमीशन मिलना है। उन्होंने कहा कि वे पिछले 1 घंटे से उन्हें देख रही थीं, जब वे सड़क पर ऊपर नीचे टहल रहे थे, और अगर मिस्टर विक्रम दिखाई देते तो किटी और लिडिया निश्चित रूप से वही काम जारी रखती, लेकिन बदकिस्मती से अब खिड़कियों से कोई नहीं गुजर रहा था, सिवाय कुछ अफसरों के जो अजनबी के मुकाबले बेवकूफ़ अप्रिय लोग बन गए थे। उनमें से कुछ अगले दिन फिलिप्स परिवार के साथ डिनर करने वाले थे, और उनकी मौसी ने वादा किया कि वे अपने पति से मिस्टर विक्रम को बुलाने और उन्हें भी न्योता देने के लिए कहेंगी अगर लॉन्गबर्न से परिवार शाम को आएगा। इस पर सहमति हो गई, और मिसेस फिलिप्स ने कसम खाई कि वे लॉटरी टिकट, एक खेल का एक मज़ेदार शोर शराबे वाला गेम खेलेंगे और बाद में थोड़ा गर्मा गर्म खाना खाएंगे। ऐसी खुशियों की संभावना बहुत उत्साहजनक थी, और वे आपसी अच्छे मूड में अलग हुए। मिस्टर कॉलिंस ने कमरे से निकलते समय अपनी माफियाओं दोहराईं, और उन्हें अथक शिष्टाचार के साथ भरोसा दिलाया गया कि उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। घर चलते समय एलिजाबेथ ने जेन को वह बताया जो उसने डार्सी और विकम के बीच होते देखा था, लेकिन हालांकि जेन दोनों या किसी एक का बचाव करती अगर वे गलत लगते, लेकिन वह अपनी बहन से ज्यादा इस व्यवहार को नहीं समझा सकी। वापसी पर मिस्टर कॉलिंस ने
मिसेस फिलिप्स के तौर तरीकों और विनम्रता की तारीफ करके मिसेस बेनेट को बहुत खुश कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि लेडी कैथरीन और उनकी बेटी को छोड़कर उन्होंने कभी इतनी शानदार महिला नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने न केवल उनका बेहद शिष्टाचार से स्वागत किया था, बल्कि अगली शाम के अपने न्योते में उन्हें खास तौर पर शामिल भी किया था। हालांकि वे उनसे पहले बिल्कुल अनजान थे। उन्होंने माना कि इसका कुछ श्रेय उनके साथ उनके रिश्ते को दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने पूरे जीवन में कभी इतना ध्यान नहीं मिला था। अध्याय 16। चूंकि नौजवानों की अपनी मौसी मिसेस फिलिप्स के यहाँ जाने पर कोई ऐतराज़ नहीं जताया गया और मिस्टर कॉलिंस की उन सभी हिचकिचाहटों का डटकर मुकाबला किया गया कि वे अपनी यात्रा के दौरान मिस्टर और मिसेस बेनेट को एक शाम के लिए भी अकेला कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए बग्घी ने उन्हें और उनकी पांचों चचेरी बहनों को सही समय पर मेरिटन पहुंचा दिया। और लड़कियों को ड्राइंग रूम में घुसते ही यह सुनकर खुशी हुई कि मिस्टर विक्रम ने उनके मामा मिस्टर फिलिप्स का न्योता स्वीकार कर लिया है और वे इस समय घर में ही मौजूद हैं। जब यह जानकारी दी गई और वे सब अपनी सीटों पर बैठ गए, तब मिस्टर कॉलिंस को चारों ओर देखने और तारीफ करने की फुर्सत मिली और वे उस कमरे के आकार और फर्नीचर से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऐलान किया कि वे लगभग खुद को रोजिंग्स के छोटे गर्मियों वाले नाश्ते के पार्लर में समझ सकते थे। एक ऐसी तुलना जिसने शुरू में बहुत खुशी नहीं दी, लेकिन जब मिसेस फिलिप्स ने उनसे समझा कि रोजिंग्स क्या है और उसकी मालकिन कौन है, जब उन्होंने लेडी कैथरीन के सिर्फ एक ड्राइंग रूम का विवरण सुना और पाया कि अकेले चिमनी पीस की कीमत 800 पाउंड थी, तो उन्होंने उस तारीफ की पूरी ताकत महसूस की और शायद हाउसकीपर के कमरे के साथ तुलना किए जाने पर भी बुरा नहीं मानती। उन्हें लेडी कैथरीन और उनकी हवेली की भव्यता का वर्णन करने में, बीच बीच में अपने विनम्र निवास और उसमें हो रहे सुधारों की तारीफ करते हुए तब तक खुशी खुशी व्यस्त रखा गया जब तक कि सज्जन उनके साथ नहीं जुड़ गए और उन्होंने मिसेस फिलिप्स में एक बहुत ही ध्यान देने वाली श्रोता पाई, जिनकी नज़रों में उनका महत्व उनकी बातों के साथ बढ़ता गया और जो यह सब जल्द से जल्द अपने पड़ोसियों को सुनाने का मन बना रही थी। लड़कियों के लिए, जो अपने चचेरे भाई को नहीं सुन सकती थीं और जिनके पास किसी वाद्य यंत्र की कामना करने और अंगीठी पर रखे चीन के नकली सामान की जांच करने के अलावा कुछ नहीं था, इंतजार का यह समय बहुत लंबा लगा। हालांकि आखिर ये खत्म हुआ। सज्जन आ ही गए और जब मिस्टर विक्रम कमरे में आए तो एलिजाबेथ को लगा कि न तो उन्हें पहले देखने में और न ही तब से उनके बारे में सोचने में उसने जरा भी बेवजह तारीफ की थी। शायर के अफसर आमतौर पर बहुत ही सम्मानित और भद्र लोग थे और उनमें से सबसे अच्छे आज की पार्टी में मौजूद थे, लेकिन मिस्टर विक्रम उन सबसे व्यक्तित्व, चेहरे, हाव भाव और चाल में उतना ही आगे थे जितना कि वे अफसर चौड़े चेहरे वाले और पोर्ट वाइन की महक से भरे मामा फिलिप्स से बेहतर थे, जो उनके पीछे कमरे में आए थे। मिस्टर विक्रम वह खुशनसीब आदमी थे जिनकी ओर लगभग हर महिला की नज़र थी और एलिजाबेथ वह खुशनसीब महिला थी जिसके पास वे आखिरकार बैठ गए। और जिस सुखद तरीके से उन्होंने तुरंत बातचीत शुरू की, हालांकि वह सिर्फ रात के गीले होने और बारिश के मौसम की संभावना पर थी, उसने उसे महसूस कराया कि सबसे आम, उबाऊ और घिसा पिटा विषय भी बोलने वाले के हुनर से दिलचस्प बनाया जा सकता है। सुंदरियों का ध्यान खींचने के लिए मिस्टर विक्रम और अफसरों जैसे प्रतिद्वंद्वियों के सामने मिस्टर कॉलिंस का महत्वहीन होकर डूब जाना तय था। युवतियों के लिए वे निश्चित रूप से कुछ नहीं थे, लेकिन उन्हें अभी भी बीच बीच में मिसेस फिलिप्स के रूप में एक दयालु श्रोता मिल रही थी और मिसेस फिलिप्स की सतर्कता से उन्हें कॉफ़ी और मफ़िन भरपूर मिल रहे थे। जब ताश की मेज़ें लगाई गईं तो उन्हें व्हिस्ट खेलने बैठकर बदले में उन्हें खुश करने का मौका मिला। मैं फ़िलहाल इस खेल के बारे में बहुत कम जानता हूँ, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे खुद में सुधार करके खुशी होगी, क्योंकि मेरी जीवन की स्थिति में मिसेस फ़िलिप्स उनके मान जाने के लिए बहुत शुक्रगुज़ार थीं, लेकिन उनका कारण सुनने के लिए रुक नहीं सकीं। मिस्टर विक्रम व्हिस्ट नहीं खेलते थे और दूसरी मेज़ पर एलिज़ाबेथ और लिडिया के बीच उनका खुशी-खुशी स्वागत किया गया। शुरू में लिडिया द्वारा उन्हें पूरी तरह घेर लेने का खतरा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत पक्की बातूनी थी, लेकिन लॉटरी टिकट की भी बेहद शौकीन होने के कारण वह जल्द ही खेल में इतनी दिलचस्पी लेने लगी
शर्तें लगाने और इनाम जीतने पर चिल्लाने में इतनी उतावली हो गई कि उसे किसी और पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं रही। खेल की सामान्य मांगों को छोड़ दें तो मिस्टर विक्रम के पास एलिजाबेथ से बात करने की फुर्सत थी और वह उन्हें सुनने के लिए बहुत तैयार थी। हालांकि वह जो मुख्य रूप से सुनना चाहती थी, मिस्टर डार्सी के साथ उनकी जान पहचान का इतिहास उसे बताए जाने की उम्मीद नहीं थी। वह उस सज्जन का नाम लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। हालांकि उसकी जिज्ञासा अनपेक्षित रूप से शांत हो गई। मिस्टर विक्रम ने खुद ही विषय शुरू किया। उन्होंने पूछा कि मैरिटन से नेटरफील्ड कितनी दूर है, और उसका जवाब मिलने के बाद झिझकते हुए पूछा कि मिस्टर डार्सी वहाँ कितने समय से रह रहे हैं। लगभग 1 महीना, एलिजाबेथ ने कहा, और फिर विषय को गिरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए जोड़ा, मैं समझती हूँ कि वे डर्बीशर में बहुत बड़ी संपत्ति वाले आदमी हैं। हाँ, विक्रम ने जवाब दिया, वहाँ उनकी जागीर एक शाही जागीर है, सालाना पूरे 10,000। आपको उस विषय पर मुझसे ज़्यादा सटीक जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता था, क्योंकि मैं बचपन से ही उनके परिवार से एक खास तरीके से जुड़ा रहा हूँ। एलिजाबेथ हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। आप मेरी ऐसी बात पर हैरान हो सकती हैं, मिस बेनेट, खासकर कल हमारी मुलाकात का बहुत रूखा तरीका देखने के बाद, जो शायद आपने देखा होगा। क्या आप मिस्टर डार्सी से बहुत परिचित हैं? जितना मैं कभी होना चाहूंगी, बस उतना ही, एलिजाबेथ ने गर्मजोशी से चिल्लाकर कहा। मैंने उनके साथ एक ही घर में 4 दिन बिताए हैं और मुझे वे बहुत अप्रिय लगते हैं। मुझे अपनी राय देने का कोई अधिकार नहीं है, विक्रम ने कहा, कि वे प्रिय हैं या नहीं। मैं राय बनाने के लिए योग्य नहीं हूँ। मैंने निष्पक्ष न्यायाधीश बनने के लिए बहुत लंबे समय से और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे लिए निष्पक्ष होना असंभव है, लेकिन मेरा मानना है कि उनके बारे में आपकी राय आम तौर पर लोगों को हैरान करेगी, और शायद आप इसे कहीं और इतनी मजबूती से व्यक्त नहीं करेंगी। यहाँ आप अपने परिवार के बीच हैं। मेरी कसम, मैं यहाँ उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह रही, जितना मैं नेदरफ़ील्ड को छोड़कर पड़ोस के किसी भी घर में कह सकती हूँ। हार्टफ़ोर्डशायर में उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। हर कोई उनके घमंड से नफ़रत करता है। आपको कोई भी उनके बारे में अच्छी बात करता नहीं मिलेगा। मैं अफ़सोस करने का नाटक नहीं कर सकता। थोड़ी रुकावट के बाद विक्रम ने कहा कि उन्हें या किसी भी आदमी को उनकी योग्यता से ज़्यादा आँका नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनके साथ मुझे लगता है कि ऐसा अक्सर नहीं होता। दुनिया उनकी दौलत और रुतबे से अंधी हो गई है, या उनके ऊंचे और रोबदार तौर तरीकों से डर गई है और उन्हें सिर्फ वैसे ही देखती है जैसे वे दिखना चाहते हैं। मैं तो अपनी थोड़ी सी जान पहचान पर भी उन्हें एक बदमिजाज आदमी मानती हूँ। विक्रम ने सिर्फ अपना सिर हिलाया। मैं सोचता हूँ, उन्होंने बोलने का अगला मौका मिलने पर कहा, कि क्या वे इस देहात में ज्यादा समय तक रहने वाले हैं? मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन जब मैं नेटरफील्ड में थी तो मैंने उनके जाने के बारे में कुछ नहीं सुना। मुझे उम्मीद है कि शायर के पक्ष में आपकी योजनाओं पर उनके पड़ोस में होने का असर नहीं पड़ेगा। ओह! नहीं, मिस्टर डार्सी द्वारा भगाया जाना मेरे लिए नहीं है। अगर वे मुझे देखने से बचना चाहते हैं, तो उन्हें जाना होगा। हम दोस्ताना शर्तों पर नहीं हैं और उनसे मिलना मुझे हमेशा दुःख देता है। लेकिन मेरे पास उनसे बचने की कोई वजह नहीं है, सिवाय उस वजह के जिसे मैं पूरी दुनिया को बता सकता हूँ। बहुत बड़े दुर्व्यवहार का सही हम का एहसास और उनके वो होने का सबसे दर्दनाक अफ़सोस, जो वे हैं। उनके पिता मिसेस बेनेट, स्वर्गीय मिस्टर डार्सी, अब तक साँस लेने वाले सबसे अच्छे इंसानों में से एक थे और मेरे सबसे सच्चे दोस्त। और मैं इस मिस्टर डार्सी की संगत में कभी नहीं हो सकता, बिना हज़ारों कोमल यादों से आत्मा तक दुखी हुए। मेरे प्रति उनका व्यवहार शर्मनाक रहा है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैं उन्हें कुछ भी और सब कुछ माफ़ कर सकता हूँ, बजाय इसके कि वे अपने पिता की उम्मीदों को निराश करें और उनकी याद को अपमानित करें। एलिज़ाबेथ ने पाया कि विषय में दिलचस्पी बढ़ रही है और पूरे दिल से सुना, लेकिन इसकी नाजुकता ने आगे पूछताछ करने से रोक दिया। मिस्टर विक्रम ने और आम विषयों पर बात करना शुरू किया। मेरिटन, पड़ोस, समाज। जो कुछ उन्होंने अब तक देखा था उससे बहुत खुश लग रहे थे, और विशेष रूप से समाज के बारे में कोमल लेकिन बहुत समझ में आने वाली शिष्टता के साथ बात कर रहे थे। लगातार समाज और अच्छे समाज की संभावना ही थी, उन्होंने जोड़ा, जो मेरे लिए
शायर में शामिल होने का मुख्य प्रलोभन थी। मैं जानता था कि यह एक बहुत ही सम्मानित, सुखद कोर है और मेरे दोस्त डैनी ने मुझे उनके मौजूदा क्वार्टर और मेरिटन द्वारा उन्हें मिले बहुत अच्छे ध्यान और बेहतरीन जान-पहचान का विवरण देकर और भी लुभाया। समाज, मैं मानता हूँ, मेरे लिए ज़रूरी है। मैं एक निराश आदमी रहा हूँ और मेरी आत्मा अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे काम और समाज चाहिए। फौजी ज़िंदगी वह नहीं थी जिसके लिए मेरा इरादा था, लेकिन हालात ने अब इसे योग्य बना दिया है। चर्च मेरा पेशा होना चाहिए था, मुझे चर्च के लिए पाला गया था और इस समय मेरे पास एक बहुत ही कीमती लिविंग होना चाहिए था। अगर वह सज्जन राजी होते जिनके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। वाक़ई, हाँ, स्वर्गीय मिस्टर डार्सी ने मुझे अपनी वसीयत में अपने उपहार की सबसे अच्छी लिविंग की अगली प्रस्तुति दी थी। वे मेरे गॉडफ़ादर थे और मुझसे बेहद जुड़े हुए थे। मैं उनकी दयालुता के साथ न्याय नहीं कर सकता। उनका इरादा मेरे लिए भरपूर इंतज़ाम करने का था और उन्होंने सोचा कि उन्होंने ऐसा कर दिया है। लेकिन जब वह लिविंग खाली हुई, तो वह किसी और को दे दी गई। हे भगवान! एलिज़ाबेथ चिल्लाई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी वसीयत की अनदेखी कैसे की जा सकती है? आपने कानूनी मदद क्यों नहीं ली? वसीयत की शर्तों में बस इतनी अनौपचारिकता थी कि मुझे कानून से कोई उम्मीद नहीं थी। एक सम्माननीय आदमी इरादे पर शक नहीं कर सकता था, लेकिन मिस्टर डार्सी ने उस पर शक करना चुना या इसे केवल एक सशर्त सिफारिश मानना चुना और यह दावा करना चुना कि मैंने फिजूल खर्ची, अविवेक, संक्षेप में कुछ भी या कुछ नहीं करके अपना सारा दावा खो दिया है। यह निश्चित है कि 2 साल पहले लिविंग खाली हो गई थी, ठीक उसी समय जब मैं इसे संभालने की उम्र का हो गया था और यह किसी और आदमी को दे दी गई। और यह भी कम निश्चित नहीं है कि मैं खुद पर आरोप नहीं लगा सकता कि मैंने इसे खोने के लायक वास्तव में कुछ किया है। मेरा स्वभाव गर्म और लापरवाह है और मैंने शायद कभी-कभी उनके बारे में और उनसे बहुत आज़ादी से अपनी राय कही हो। मुझे इससे बुरा कुछ याद नहीं आता। लेकिन तथ्य ये है कि हम बहुत अलग तरह के आदमी हैं और वे मुझसे नफ़रत करते हैं। यह तो बिल्कुल चौंकाने वाला है। वे सार्वजनिक रूप से अपमानित होने के हकदार हैं। कभी न कभी वे होंगे, लेकिन मेरे द्वारा नहीं। जब तक मैं उनके पिता को भूल नहीं सकता, मैं उन्हें कभी चुनौती नहीं दे सकता या बेनकाब नहीं कर सकता। एलिज़ेथ ने ऐसी भावनाओं के लिए उनका सम्मान किया और उन्हें व्यक्त करते समय उन्हें पहले से कहीं ज़्यादा सुंदर पाया। लेकिन क्या, उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, उनका मकसद हो सकता है? उन्हें इतनी क्रूरता से व्यवहार करने के लिए किस चीज़ ने प्रेरित किया होगा? मेरे प्रति एक पक्की, दृढ़ नापसंदगी, एक नापसंदगी जिसे मैं कुछ हद तक जलन का कारण माने बिना नहीं रह सकता। अगर स्वर्गीय मिस्टर डार्सी मुझे कम पसंद करते, तो उनका बेटा मुझे बेहतर बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन उनके पिता का मेरे प्रति असाधारण लगाव, मुझे लगता है उन्हें जीवन में बहुत जल्दी चिढ़ाने लगा था। उनमें उस तरह की प्रतियोगिता को बर्दाश्त करने का स्वभाव नहीं था, जिसमें हम खड़े थे। उस तरह की प्राथमिकता जो अक्सर मुझे दी जाती थी। मैंने मिस्टर डार्सी को इतना बुरा नहीं सोचा था, हालाँकि मैंने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। मैंने उनके बारे में इतना बुरा नहीं सोचा था। मैंने उन्हें आम तौर पर अपने साथी इंसानों को तुच्छ समझने वाला माना था। लेकिन मुझे शक नहीं था कि वे इतनी द्वेषपूर्ण बदले की भावना, इतने अन्याय, इतनी अमानवीयता तक गिर सकते हैं। हालाँकि कुछ मिनटों के विचार के बाद उसने जारी रखा, मुझे याद है कि एक दिन नेटरफ़ील्ड में वे अपने क्रोध की अटूटता, अपने न माफ़ करने वाले स्वभाव का घमंड कर रहे थे। उनका स्वभाव भयानक होना चाहिए। मैं इस विषय पर खुद पर भरोसा नहीं करूँगा, विकम ने जवाब दिया। मैं शायद ही उनके साथ न्याय कर सकूँ। एलिज़ाबेथ फिर से गहरे विचार में थी और कुछ समय बाद चिल्लाई, इस तरह से व्यवहार करना अपने पिता के धर्मपुत्र दोस्त और पसंदीदा के साथ। वह जोड़ सकती थी, एक ऐसे नौजवान के साथ भी जो तुम्हारी तरह है, जिसका चेहरा ही उसके मिलनसार होने की गवाही दे सकता है। लेकिन उसने खुद को बस इतना कहकर संतोष किया और एक वह भी, जो शायद बचपन से उनका अपना साथी रहा हो, एक साथ जुड़े हुए, जैसा कि मुझे लगता है आपने कहा, सबसे करीबी तरीके से। हम एक ही पैरिश में, एक ही पार्क के भीतर पैदा हुए थे। हमारी जवानी का सबसे बड़ा हिस्सा एक साथ बीता। एक ही घर के निवासी, एक ही मनोरंजन साझा करते हुए, एक ही माता-पिता की देखभाल के पात्र।
मेरे पिता ने उस पेशे में जीवन शुरू किया जिसे आपके मामा मिस्टर फिलिप्स इतना श्रेय देते दिखते हैं। लेकिन उन्होंने स्वर्गीय मिस्टर डार्सी के काम आने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपना पूरा समय पेम्बरली संपत्ति की देखभाल के लिए समर्पित कर दिया। मिस्टर डार्सी द्वारा उनका बहुत सम्मान किया जाता था। एक बहुत ही घनिष्ठ, विश्वसनीय दोस्त। मिस्टर डार्सी ने अक्सर स्वीकार किया कि वे मेरे पिता की सक्रिय देख-रेख के बहुत बड़े एहसानमंद हैं। और जब मेरे पिता की मृत्यु से ठीक पहले मिस्टर डार्सी ने उन्हें मेरे लिए इंतज़ाम करने का स्वैच्छिक वादा किया, तो मुझे यकीन है कि उन्होंने इससे मेरे प्रति स्नेह जितना ही उनके प्रति कृतज्ञता का कर्ज भी महसूस किया। कितना अजीब! एलिज़ाबेथ चिल्लाई। कितना घिनौना! मुझे हैरानी है कि इस मिस्टर डार्सी के उसी घमंड ने उन्हें आपके प्रति न्यायपूर्ण नहीं बनाया। अगर किसी बेहतर मकसद से नहीं, तो कम से कम उन्हें बेईमान होने के लिए बहुत घमंडी होना चाहिए था, क्योंकि मुझे इसे बेईमानी ही कहना होगा। ये अद्भुत है, विक्रम ने जवाब दिया, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्यों का पता घमंड से लगाया जा सकता है, और घमंड अक्सर उनका सबसे अच्छा दोस्त रहा है। इसने उन्हें किसी भी अन्य भावना की तुलना में सदाचार के करीब जोड़ा है, लेकिन हम में से कोई भी सुसंगत नहीं है, और मेरे प्रति उनके व्यवहार में घमंड से भी ज्यादा मजबूत आवेग थे। क्या उनके जैसा घिनौना घमंड कभी उनका भला कर सकता है? हाँ, इसने अक्सर उन्हें उदार और दानी बनने के लिए प्रेरित किया है, खुलकर पैसा देने, आतिथ्य दिखाने, अपने किराएदारों की मदद करने और गरीबों को राहत देने के लिए। पारिवारिक घमंड और पितृभक्ति वाला घमंड, क्योंकि उन्हें इस बात पर बहुत गर्व है कि उनके पिता क्या थे, ने ऐसा किया है। अपने परिवार को अपमानित न करना, लोकप्रिय गुणों से न गिरना या पेम्बरली हाउस का प्रभाव न खोना एक शक्तिशाली मकसद है। उनमें भाई वाला घमंड भी है, जो कुछ भाई वाले स्नेह के साथ उन्हें अपनी बहन का बहुत दयालु और सावधान अभिभावक बनाता है। और आप सुनेंगी कि आम तौर पर उनकी सबसे चौकस और अच्छे भाई के रूप में तारीफ की जाती है। मिस डार्सी किस तरह की लड़की हैं? उन्होंने अपना सिर हिलाया। काश मैं उन्हें मिलनसार कह पाता। एक डार्सी की बुराई करना मुझे दुख देता है, लेकिन वे अपने भाई जैसी बहुत ज्यादा हैं। बहुत, बहुत घमंडी। एक बच्चे के रूप में वे स्नेही और सुखद थीं और मुझे बहुत पसंद करती थीं, और मैंने उनके मनोरंजन के लिए घंटों और घंटे समर्पित किए हैं। लेकिन अब वे मेरे लिए कुछ नहीं हैं। वे एक सुंदर लड़की हैं, लगभग 15 या 16 साल की, और मैं समझता हूँ कि बहुत निपुण हैं। उनके पिता की मृत्यु के बाद से उनका घर लंदन रहा है, जहाँ एक महिला उनके साथ रहती है और उनकी शिक्षा की देखरेख करती है। कई बार रुकने और दूसरे विषयों की कई कोशिशों के बाद एलिजाबेथ एक बार फिर पहले विषय पर लौटने और यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मैं मिस्टर बिंगली के साथ उनकी घनिष्ठता पर हैरान हूँ। मिस्टर बिंगली, जो खुद खुश मिजाजी की मूरत लगते हैं और सचमुच मिलनसार हैं, ऐसे आदमी के साथ दोस्ती में कैसे हो सकते हैं? वे एक दूसरे के अनुकूल कैसे हो सकते हैं? क्या आप मिस्टर बिंगली को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। वे एक मधुर स्वभाव वाले मिलनसार, आकर्षक आदमी हैं। वे नहीं जानते होंगे कि मिस्टर डार्सी क्या हैं? शायद नहीं। लेकिन मिस्टर डार्सी जहाँ चाहे वहाँ खुश कर सकते हैं। उनमें क्षमताओं की कमी नहीं है। वे एक बातचीत करने योग्य साथी हो सकते हैं, अगर उन्हें लगे कि यह उनके लायक है। उन लोगों के बीच जो रुतबे में उनके बराबर हैं, वे कम समृद्ध लोगों के मुकाबले बहुत अलग आदमी हैं। उनका घमंड उन्हें कभी नहीं छोड़ता, लेकिन अमीरों के साथ वे खुले विचारों वाले, न्यायपूर्ण, ईमानदार, तर्कसंगत, सम्माननीय और शायद सुखद हैं, दौलत और रूप के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ते हुए। जल्द ही व्हिस्ट पार्टी टूटने के बाद खिलाड़ी दूसरी मेज के चारों ओर जमा हो गए, और मिस्टर कॉलिंस ने अपनी चचेरी बहन एलिजाबेथ और मिसेस फिलिप्स के बीच अपनी जगह ले ली। मिसेस फिलिप्स द्वारा उनकी सफलता के बारे में सामान्य पूछताछ की गई। वह बहुत बड़ी नहीं रही थी, वे हर पॉइंट हार गए थे। लेकिन जब मिसेस फिलिप्स ने उस पर अपनी चिंता जताना शुरू किया, तो उन्होंने बहुत गंभीर उत्सुकता के साथ उन्हें भरोसा दिलाया कि इसका कोई महत्व नहीं है, कि वे पैसे को एक तुच्छ चीज मानते हैं, और विनती की कि वे खुद को परेशान न करें। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैडम, उन्होंने कहा, कि जब लोग ताश की मेज पर बैठते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का जोखिम उठाना ही पड़ता है। और खुशी की बात है कि मैं ऐसी परिस्थितियों में नहीं हूँ कि 5 शिलिंग कोई मायने रखें।
निस्संदेह कई ऐसे हैं जो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन लेडी कैथरीन डी बर्ग का शुक्रिया। मैं छोटी-मोटी बातों की परवाह करने की ज़रूरत से बहुत दूर हूँ। मिस्टर विक्रम का ध्यान खींचा और कुछ पलों के लिए मिस्टर कॉलिंस को देखने के बाद उन्होंने एलिज़ाबेथ से धीमी आवाज़ में पूछा कि क्या उनके रिश्तेदार डी बर्ग परिवार से बहुत परिचित हैं? लेडी कैथरीन डी बर्ग, उसने जवाब दिया, ने हाल ही में उन्हें एक लिविंग दी है। मुझे ठीक से नहीं पता कि मिस्टर कॉलिंस को पहली बार उनकी नज़रों में कैसे लाया गया, लेकिन वे निश्चित रूप से उन्हें लंबे समय से नहीं जानते। आप बेशक जानती हैं कि लेडी कैथरीन डी बर्ग और लेडी एनी डार्सी बहनें थीं। नतीजतन वह मौजूदा मिस्टर डार्सी की मौसी हैं। नहीं, सचमुच मुझे नहीं पता था। मुझे लेडी कैथरीन के रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने परसों से पहले उनके अस्तित्व के बारे में भी नहीं सुना था। उनकी बेटी मिस डबुर्ग के पास बहुत बड़ी दौलत होगी और माना जाता है कि वह और उनके चचेरे भाई डार्सी दोनों जागीरों को मिला देंगे। इस जानकारी ने एलिजाबेथ को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया जब उसने बेचारी मिस बिंगली के बारे में सोचा। वाकई बेकार होंगी उनकी सारी तवज्जो, बेकार और व्यर्थ होगा उनकी बहन के लिए उनका स्नेह और खुद उनकी तारीफ, अगर वे पहले से ही किसी और के लिए तय हैं। मिस्टर कॉलिंस, उसने कहा, लेडी कैथरीन और उनकी बेटी दोनों की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन उनकी लेडीशिप के बारे में उन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं, उससे मुझे शक है कि उनकी कृतज्ञता उन्हें गुमराह कर रही है, और यह कि उनकी संरक्षिका होने के बावजूद वे एक अभिमानी, घमंडी महिला हैं। मैं उन्हें काफ़ी हद तक दोनों मानता हूँ, विक्रम ने जवाब दिया। मैंने उन्हें कई सालों से नहीं देखा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैंने उन्हें कभी पसंद नहीं किया और उनके तौर तरीके तानाशाही और ढीठ थे। उनकी शोहरत है कि वे असाधारण रूप से समझदार और चतुर हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वे अपनी क्षमताओं का कुछ हिस्सा अपने पद और दौलत से, कुछ अपने रोबदार अंदाज से और बाकी अपने भतीजे के घमंड से हासिल करती हैं, जो चाहता है कि उससे जुड़ा हर व्यक्ति प्रथम श्रेणी की समझ रखे। एलिज़ाबेथ ने स्वीकार किया कि उन्होंने इसका बहुत तार्किक विवरण दिया है और वे आपसी संतोष के साथ तब तक बात करते रहे जब तक कि रात के खाने ने ताश का खेल खत्म नहीं कर दिया और बाकी महिलाओं को मिस्टर विक्रम के ध्यान का हिस्सा दिया। मिसेस फिलिप्स की शोर शराबे वाली खाने की पार्टी में कोई बातचीत नहीं हो सकती थी, लेकिन उनके तौर तरीकों ने उन्हें सबके लिए सिफारिश कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी कहा, अच्छा कहा, और जो कुछ भी किया, शालीनता से किया। एलिज़ाबेथ, उनका ख़्याल दिमाग में लिए वहाँ से गई। वह घर के पूरे रास्ते मिस्टर विक्रम और जो कुछ उन्होंने बताया था, उसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकी। लेकिन रास्ते में उनका नाम लेने तक का समय नहीं मिला, क्योंकि न तो लिडिया और न ही मिस्टर कॉलिंस एक बार भी चुप रहे। लिडिया लगातार लॉटरी टिकटों, जो दांव उसने हारी और जो जीती, के बारे में बात करती रही और मिस्टर कॉलिंस मिस्टर और मिसेस फिलिप्स की शिष्टता का वर्णन करते हुए, कसम खाते हुए कि वे विस्ट में अपने नुकसान की ज़रा भी परवाह नहीं करते, खाने के सभी व्यंजनों की गिनती करते हुए और बार-बार डरते हुए कि कहीं वे अपनी चचेरी बहनों को तंग तो नहीं कर रहे। उनके पास लॉन्गबर्न हाउस पर बग्घी रुकने से पहले कहने के लिए इतना कुछ था कि वे ठीक से संभाल भी नहीं पाए। अध्याय 17। अगले दिन एलिज़ाबेथ ने जेन को वह सब बताया जो उसके और मिस्टर विक्रम के बीच हुआ था। जेन ने हैरानी और चिंता के साथ सुना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे विश्वास करे कि मिस्टर डार्सी मिस्टर बिंगली के सम्मान के इतने अयोग्य हो सकते हैं, और फिर भी विक्रम जैसे मिलनसार दिखने वाले नौजवान की सच्चाई पर शक करना उसके स्वभाव में नहीं था। इस संभावना ने कि उन्होंने सचमुच ऐसी निर्दयता सही है, उसकी कोमल भावनाओं को जगाने के लिए काफी थी, और इसलिए उसके पास करने को कुछ नहीं बचा सिवाय इसके कि वह उन दोनों के बारे में अच्छा सोचे, दोनों के आचरण का बचाव करे, और जो कुछ भी समझाया नहीं जा सकता उसे दुर्घटना या गलती मान ले। मुझे यकीन है, उसने कहा, कि उन दोनों को किसी न किसी तरह धोखा दिया गया है, जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। शायद मतलब परस्त लोगों ने एक दूसरे के सामने उन्हें गलत तरीके से पेश किया हो। संक्षेप में, हमारे लिए उन कारणों या परिस्थितियों का अनुमान लगाना असंभव है जिन्होंने उन्हें अलग किया। बिना किसी एक पक्ष को
वास्तव में दोषी ठहराए। वाक़ई, बहुत सच है। और अब मेरी प्यारी जेने, तुम्हारे पास उन मतलब परस्त लोगों के बचाव में क्या कहने को है जो शायद इस मामले में शामिल रहे हों? उनको भी बरी कर दो, वरना हमें मजबूरन किसी न किसी के बारे में बुरा सोचना पड़ेगा। तुम जितना चाहो हँस लो, लेकिन तुम मुझे हँसाकर मेरी राय नहीं बदल सकती। मेरी प्यारी लिज़ी, ज़रा सोचो कि यह मिस्टर डार्सी को कितनी शर्मनाक रोशनी में दिखाता है कि वे अपने पिता के पसंदीदा के साथ ऐसा व्यवहार करें। वह जिसके पालन-पोषण का वादा उनके पिता ने किया था। यह असंभव है। कोई भी सामान्य इंसान, कोई भी ऐसा आदमी जिसे अपने चरित्र की थोड़ी भी कद्र हो, ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकता। क्या उनके सबसे करीबी दोस्त उनके बारे में इतना बड़ा धोखा खा सकते हैं? ओह! नहीं, मैं मिस्टर बिंगली के धोखा खाने पर ज़्यादा आसानी से विश्वास कर सकती हूँ, बजाय इसके कि मिस्टर विक्रम ने अपने बारे में ऐसी कहानी गढ़ ली हो, जैसी उन्होंने कल रात मुझे सुनाई। नाम, तथ्य, सब कुछ बिना किसी औपचारिकता के बताया गया। अगर ऐसा नहीं है तो मिस्टर डार्सी को इसका खंडन करने दो। इसके अलावा विक्रम के चेहरे में सच्चाई थी। यह वाक़ई मुश्किल है। ये बहुत परेशान करने वाला है। समझ नहीं आता कि क्या सोचा जाए। मैं माफ़ी चाहती हूँ। इंसान को बिल्कुल पता होता है कि क्या सोचना है, लेकिन जेन केवल एक ही बिंदु पर निश्चितता के साथ सोच सकती थी कि अगर मिस्टर बिंगली को धोखे में रखा गया है, तो जब यह मामला सार्वजनिक होगा, तो उन्हें बहुत दुःख होगा। दोनों युवतियों को उन झाड़ियों से, जहाँ यह बातचीत हो रही थी, कुछ उन लोगों के आने पर बुलाया गया, जिनके बारे में वे बात कर रही थीं। मिस्टर बिंगली और उनकी बहनें नेदरफील्ड में बहुप्रतीक्षित बॉल के लिए अपना व्यक्तिगत न्योता देने आए थे, जो अगले मंगलवार के लिए तय थी। दोनों महिलाएं अपनी प्यारी दोस्त जेन को दोबारा देखकर बहुत खुश थीं। कहा कि मिले हुए एक अरसा हो गया, और बार बार पूछा कि अलग होने के बाद से वह क्या कर रही थी। परिवार के बाकी सदस्यों पर उन्होंने बहुत कम ध्यान दिया। मिसेस बेनेट से जितना हो सके बचने की कोशिश की, एलिजाबेथ से ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और दूसरों से बिल्कुल नहीं। वे जल्द ही वापस चले गए, अपनी सीटों से इतनी फुर्ती से उठते हुए कि उनके भाई भी हैरान रह गए, और इतनी जल्दी निकल गए जैसे मिसेस बेनेट की शिष्टता से भागने के लिए उतावले हों। नेदरफील्ड बॉल की संभावना परिवार की हर महिला के लिए बेहद सुखद थी। मिसेस बेनेट ने इसे अपनी सबसे बड़ी बेटी के सम्मान में दिया गया मान लिया, और औपचारिक कार्ड के बजाय खुद मिस्टर बिंगली से न्योता पाकर वे विशेष रूप से खुश थीं। जेन ने अपने दो दोस्तों के साथ और उनके भाई के ध्यान के बीच एक सुखद शाम की तस्वीर अपने मन में बना ली, और एलिजाबेथ मिस्टर विक्रम के साथ खूब नाचने और मिस्टर डार्सी के चेहरे और व्यवहार में हर बात की पुष्टि देखने के मज़ेदार ख्यालों में खोई थी। कैथरीन और लिडिया द्वारा उम्मीद की गई खुशी किसी एक घटना या किसी खास व्यक्ति पर कम निर्भर थी, क्योंकि हालांकि वे दोनों एलिजाबेथ की तरह मिस्टर विक्रम के साथ आधी शाम नाचने का इरादा रखती थीं, लेकिन वे अकेले ऐसे पार्टनर नहीं थे जो उन्हें संतुष्ट कर सकें। और बॉल आखिर बॉल होती है, और यहाँ तक कि मैरी ने भी अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि उसे इससे कोई अरुचि नहीं है। जब तक मेरे पास मेरी सुबह अपने लिए है, उसने कहा, यह काफ़ी है। मुझे नहीं लगता कि कभी कभार शाम के कार्यक्रमों में शामिल होना कोई त्याग है। समाज का हम सब पर हक है, और मैं खुद को उन लोगों में मानती हूँ जो मनोरंजन और आमोद प्रमोद के अंतराल को सबके लिए वांछनीय मानते हैं। इस मौके पर एलिजाबेथ का उत्साह इतना ज़्यादा था कि हालांकि वह अक्सर मिस्टर कॉलिंस से बेवजह बात नहीं करती थी, वह उनसे यह पूछे बिना नहीं रह सकी कि क्या वे मिस्टर बिंगली का न्योता स्वीकार करने का इरादा रखते हैं, और यदि हाँ, तो क्या वे शाम के मनोरंजन में शामिल होना उचित समझेंगे। और उसे यह जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि उनके मन में इस विषय पर कोई संकोच नहीं था, और वे नाचने की हिम्मत करके आर्क बिशप या लेडी कैथरीन डी बर्ग की डांट से डरने से बहुत दूर थे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं बिल्कुल भी इस राय का नहीं हूं, उन्होंने कहा, कि एक चरित्रवान नौजवान द्वारा सम्मानित लोगों को दी गई इस तरह की बॉल में कोई बुराई हो सकती है, और मुझे खुद नाचने पर एतराज होने से कोसों दूर। मुझे उम्मीद है कि शाम के दौरान मैं अपनी सभी सुंदर चचेरी बहनों के हाथों से सम्मानित होऊंगा, और मैं इस मौके पर विशेष रूप से पहले दो डांस के लिए आपका साथ मांगता हूँ। मिस एलिजाबेथ, एक प्राथमिकता जिसे मुझे भरोसा है कि मेरी चचेरी बहन जेन
सही वजह से मानेगी, न कि उसके प्रति किसी अनादर के रूप में। एलिज़ाबेथ को लगा कि वह पूरी तरह फँस गई है। उसने उन खास नृत्यों के लिए विक्रम के साथ व्यस्त होने का पूरा प्रस्ताव बनाया था और उनके बदले मिस्टर कॉलिंस का होना, उसकी चंचलता का समय इससे बुरा नहीं हो सकता था। हालाँकि इसका कोई उपाय नहीं था। मिस्टर विक्रम की और उसकी खुद की खुशी मजबूरन थोड़ी और टल गई और मिस्टर कॉलिंस का प्रस्ताव जितनी अच्छी तरह हो सका स्वीकार कर लिया गया। वह उनकी शिष्टता से और भी खुश नहीं थी, क्योंकि इससे कुछ और होने का संकेत मिल रहा था। अब पहली बार उसे यह ख्याल आया कि उसे अपनी बहनों के बीच हंसफोर्ड पार्सन्स की मालकिन बनने और अधिक योग्य मेहमानों की अनुपस्थिति में रोजिंग्स में ताश की मेज बनाने में मदद करने के लिए चुना गया है। यह विचार जल्द ही यकीन में बदल गया जब उसने अपने प्रति उनकी बढ़ती शिष्टता देखी और अपनी बुद्धि और जिंदादिली पर उनकी तारीफ की बार बार कोशिशें सुनी। और हालांकि अपने आकर्षण के इस प्रभाव से वह खुद खुश होने से ज़्यादा हैरान थी, लेकिन ज़्यादा समय नहीं बीता था कि उसकी माँ ने उसे समझा दिया कि उनकी शादी की संभावना मिसेस बेनेट को बेहद पसंद है। हालांकि एलिजाबेथ ने इशारा न समझने का विकल्प चुना, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि किसी भी जवाब का नतीजा एक गंभीर झगड़ा होगा। मिस्टर कॉलिंस शायद कभी प्रस्ताव न रखें, और जब तक वे ऐसा नहीं करते, उनके बारे में झगड़ा करना बेकार था। अगर तैयारी करने और बात करने के लिए नेटरफील्ड बॉल न होती, तो किटी और लिडिया की हालत इस समय दयनीय होती, क्योंकि न्योते के दिन से लेकर बॉल के दिन तक बारिश का ऐसा सिलसिला चला कि उनका एक बार भी मेरिटन जाना नहीं हो सका। न मौसी, न अफसर, न कोई खबर खोजी जा सकती थी। नेदरफील्ड के लिए जूतों के फूल भी किसी और के जरिए मंगवाए गए। यहाँ तक कि एलिजबेथ को भी उस मौसम में अपने धैर्य की परीक्षा देनी पड़ी, जिसने मिस्टर विक्रम के साथ उसकी जान पहचान को बेहतर बनाने के मौके को पूरी तरह रोक दिया था। और मंगलवार के डांस से कम कुछ भी किटी और लिडिया के लिए ऐसे शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार को सहने लायक नहीं बना सकता था। अध्याय 18। जब तक एलिजाबेथ ने नेदरफील्ड के ड्राइंग रूम में कदम नहीं रखा और वहां जमा लाल कोट वालों की भीड़ में मिस्टर विक्रम को बेकार ही नहीं ढूंढ लिया, तब तक उसके मन में कभी यह शक नहीं आया था कि वे वहां मौजूद नहीं होंगे। उनसे मिलने का यकीन उन यादों से कम नहीं हुआ था जिन्होंने शायद उसे बेवजह डरा दिया होता। उसने सामान्य से ज़्यादा ध्यान देकर तैयार होने की कोशिश की थी और उनके दिल के जो हिस्से अब तक नहीं जीते जा सके थे, उन्हें जीतने के लिए पूरे जोश के साथ तैयार थी, इस भरोसे के साथ कि शाम ढलते-ढलते वे जीते जा सकेंगे। लेकिन एक ही पल में यह भयानक शक पैदा हुआ कि मिस्टर डार्सी की खुशी के लिए बिंगलिस ने जानबूझकर उन्हें अफसरों को दिए गए न्योते से बाहर रखा है। और हालांकि बात बिल्कुल ऐसी नहीं थी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति की पक्की खबर उनके दोस्त मिस्टर डैनी ने दी, जिनसे लिडिया ने उत्सुकता से पूछा था और जिन्होंने बताया कि विक्रम को एक दिन पहले ही काम से लंदन जाना पड़ा था और वे अभी तक नहीं लौटे हैं। साथ ही एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ जोड़ा, मुझे नहीं लगता कि उनका काम उन्हें ठीक अभी बुलाता अगर वे यहाँ किसी खास सज्जन से बचने की इच्छा न रखते। उनकी जानकारी का ये हिस्सा हालांकि लिडिया ने नहीं सुना, लेकिन एलिजाबेथ ने पकड़ लिया, और चूंकि इसने उसे यकीन दिला दिया कि विक्रम की अनुपस्थिति के लिए डार्सी भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना कि अगर उसका पहला शक सही होता, तो डार्सी के खिलाफ नाराजगी का हर एहसास तत्काल निराशा से इतना तेज हो गया कि वह उन विनम्र पूछताछों का ठीक से जवाब भी नहीं दे सकी जो डार्सी तुरंत बात करने आए थे। डार्सी के साथ ध्यान, सहनशीलता और धैर्य रखना विक्रम के साथ नाइंसाफी होती। उसने ठान लिया था कि वे उनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगी, और एक तरह की बदमिजाजी के साथ मुड़ गई, जिसे वह मिस्टर बिंगली से बात करते समय भी पूरी तरह नहीं छिपा सकी, जिनके अंधे पक्षपात ने उसे उकसाया था। लेकिन एलिजाबेथ बदमिजाजी के लिए नहीं बनी थी, और हालांकि शाम के लिए उसकी अपनी हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी, लेकिन यह उसके उत्साह पर ज्यादा देर तक हावी नहीं रह सका, और अपना सारा दुख शार्लेट लूकास को बताने के बाद, जिसे उसने एक हफ्ते से नहीं देखा था, वह जल्द ही अपने चचेरे भाई मिस्टर कॉलिंस की अजीबोगरीब हरकतों की ओर ध्यान देने और उन्हें शार्लेट को दिखाने में सक्षम हो गई। हालांकि पहले दो डांस फिर से परेशानी ले आए। वे शर्मिंदगी के डांस थे।
मिस्टर कॉलिंस, जो बेढंगे और गंभीर थे, ध्यान देने के बजाय माफ़ी माँगते रहते और अक्सर बिना जाने गलत कदम उठाते। उन्होंने उसे वह सारी शर्म और दुःख दिया जो एक जोड़े डांस के लिए एक अप्रिय पार्टनर दे सकता है। उनसे रिहाई का पल परमानंद था। अगला डांस उसने एक अफ़सर के साथ किया और विकहेम के बारे में बात करने और यह सुनने की ताज़गी मिली कि उन्हें हर कोई पसंद करता है। जब वे डांस खत्म हुए तो वह चार्लोट लुकास के पास लौटी और उससे बात ही कर रही थी जब उसने पाया कि मिस्टर डार्सी अचानक उसे संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने उसका हाथ मांगने में उसे इतना चौंका दिया कि बिना जाने कि वह क्या कर रही है, उसने उन्हें स्वीकार कर लिया। वे तुरंत वहां से चले गए और वह अपनी खुद की मानसिक उपस्थिति की कमी पर झल्लाहट के लिए छोड़ दी गई। शार्लेट ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे यकीन है कि तुम उन्हें बहुत सुखद पाओगी। भगवान न करे, ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। उस आदमी को सुखद पाना जिससे नफरत करने की कसम खाई हो। मेरे लिए ऐसी बुराई की दुआ मत करो। हालांकि जब नाचना फिर से शुरू हुआ और डार्सी उसका हाथ थामने आए तो शार्लेट उससे फुसफुसाते हुए चेतावनी देने से नहीं रोक सकी कि वह बेवकूफ न बने और विक्रम के लिए अपनी पसंद को उस आदमी की नज़रों में खुद को अप्रिय न बनाने दे जो रुतबे में उनसे 10 गुना बड़ा है। एलिजाबेथ ने कोई जवाब नहीं दिया और सेठ में अपनी जगह ले ली, उस गरिमा पर हैरान होकर जिस पर वह मिस्टर डार्सी के सामने खड़े होने की अनुमति पाकर पहुंची थी, और अपने पड़ोसियों की नज़रों में इसे देखने की उतनी ही हैरानी पड़ रही थी। वे कुछ देर तक बिना एक शब्द बोले खड़े रहे और वह कल्पना करने लगी कि उनकी खामोशी दोनों डांस के दौरान बनी रहेगी। और पहले तो उसने इसे न तोड़ने का फैसला किया, जब तक कि अचानक यह सोचकर कि अपने पार्टनर को बात करने पर मजबूर करना उनके लिए बड़ी सज़ा होगी, उसने डांस पर एक हल्की टिप्पणी की। उन्होंने जवाब दिया और फिर चुप हो गए। कुछ मिनटों के विराम के बाद उसने उन्हें दूसरी बार संबोधित किया। अब कुछ बोलने की बारी आपकी है मिस्टर डार्सी। मैंने डांस के बारे में बात की और आपको कमरे के आकार या जोड़ों की संख्या पर किसी तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। वे मुस्कुराए और उसे भरोसा दिलाया कि वह जो भी चाहेगी वे वही कहेंगे। बहुत अच्छा, यह जवाब फिलहाल के लिए काफ़ी है। शायद थोड़ी देर बाद मैं कहूँ कि निजी बॉल्स सार्वजनिक बॉल्स से कहीं ज़्यादा सुखद होती हैं, लेकिन अब हम चुप रह सकते हैं। तो क्या आप नाचते समय नियम से बात करती हैं? कभी-कभी, थोड़ा तो बोलना ही पड़ता है, आप जानते हैं। आधे घंटे तक लगातार पूरी तरह चुप रहना अजीब लगेगा और फिर भी कुछ लोगों के फ़ायदे के लिए बातचीत को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उन्हें कम से कम बोलने की तकलीफ़ उठानी पड़े। क्या आप इस मामले में अपनी भावनाओं की बात कर रही हैं? या आपको लगता है कि आप मेरी भावनाओं को संतुष्ट कर रही हैं? दोनों, एलिज़ाबेथ ने शरारत से जवाब दिया, क्योंकि मैंने हमेशा हमारे दिमाग के झुकाव में बहुत समानता देखी है। हम दोनों ही असामाजिक, कम बोलने वाले स्वभाव के हैं, जब तक कि हम कुछ ऐसा कहने की उम्मीद न करें जो पूरे कमरे को हैरान कर दे और जिसे एक कहावत की चमक के साथ आने वाली पीढ़ियों को सौंपा जाए, तब तक हम बोलना नहीं चाहते। मुझे यकीन है कि ये आपके अपने चरित्र से बहुत मिलता-जुलता नहीं है, उन्होंने कहा। ये मेरे कितना करीब हो सकता है, मैं कहने का दावा नहीं कर सकता। आप निस्संदेह से एक वफ़ादार तस्वीर मानती हैं। मुझे अपने खुद के प्रदर्शन पर फैसला नहीं करना चाहिए। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वे फिर से चुप रहे जब तक कि वे डांस में नीचे नहीं चले गए। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह और उसकी बहनें अक्सर मैरिटन टहलने नहीं जातीं, उसने हाँ में जवाब दिया और प्रलोभन को रोकने में असमर्थ होकर जोड़ा, जब आप उस दिन हमें वहाँ मिले थे, तो हम बस एक नई जान-पहचान बना रहे थे। असर तत्काल हुआ। उनके चेहरे पर घमंड की एक गहरी छाया छा गई, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और एलिज़ाबेथ, हालांकि अपनी कमजोरी के लिए खुद को दोषी मान रही थी, आगे नहीं बोल सकी। आखिरकार डार्सी बोले और एक सधे हुए तरीके से कहा, मिस्टर विकम ऐसे खुशमिजाज तौर तरीकों से नवाजे गए हैं जो यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे दोस्त बना लें। क्या वे उन्हें बनाए रखने में भी उतने ही सक्षम हैं? ये कम निश्चित है। वे इतने बदकिस्मत रहे हैं कि उन्होंने आपकी दोस्ती खो दी, एलिजाबेथ ने जोर देकर जवाब दिया, और वह भी ऐसे तरीके से जिसका खामियाजा उन्हें शायद पूरी जिंदगी भुगतना पड़े। डार्सी ने कोई जवाब नहीं दिया और विषय बदलने के
इच्छुक दिखे। उसी पल सर विलियम लुकास उनके पास दिखाई दिए, जो सेट के बीच से होकर कमरे के दूसरी तरफ जाना चाहते थे। लेकिन मिस्टर डार्सी को देखकर वे अपनी विशेष विनम्रता के साथ रुके, ताकि उनके नाचने और उनकी पार्टनर की तारीफ कर सकें। मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है मेरे प्यारे सर। ऐसा बेहतरीन डांस अक्सर देखने को नहीं मिलता। यह साफ है कि आप पहले दर्जे के समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। हालाँकि मुझे ये कहने दें कि आपकी सुंदर पार्टनर आपको शर्मिंदा नहीं करतीं, और मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि यह खुशी अक्सर दोहराई जाएगी, ख़ासकर जब एक निश्चित वांछनीय घटना, मेरी प्यारी मिस एलिज़ा, उसकी बहन और बिंगली की ओर इशारा करते हुए, घटेगी। तब क्या बधाइयाँ मिलेंगी। मैं मिस्टर डार्सी से अपील करता हूँ, लेकिन मैं आपको टोकूँगा नहीं सर। आप मुझे उस युवती की जादुई बातचीत से दूर करने के लिए धन्यवाद नहीं देंगे, जिसकी चमकदार आँखें भी मुझे फटकार रही हैं। इस संबोधन का आखिरी हिस्सा डार्सी ने शायद ही सुना हो, लेकिन सर विलियम का उनके दोस्त की ओर इशारा उन्हें ज़ोर से लगा, और उनकी आँखें बहुत गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बिंगली और जेन की ओर निर्देशित थीं, जो एक साथ नाच रहे थे। हालांकि जल्द ही खुद को संभालते हुए वे अपनी पार्टनर की ओर मुड़े और कहा, सर विलियम की रुकावट ने मुझे भुला दिया कि हम क्या बात कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हम बिल्कुल बात कर रहे थे। सर विलियम कमरे में किन्हीं दो ऐसे लोगों को नहीं टोक सकते थे जिनके पास अपने लिए कहने को कम हो। हम पहले ही दो तीन विषयों की कोशिश कर चुके हैं बिना सफलता के, और अब हम किस बारे में बात करेंगे मैं कल्पना नहीं कर सकती। किताबों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। किताबें? ओह! नहीं, मुझे यकीन है कि हम कभी एक जैसी नहीं पढ़ते, या एक जैसी भावनाओं के साथ नहीं। मुझे अफ़सोस है कि आप ऐसा सोचती हैं, लेकिन अगर ऐसा है, तो कम से कम विषय की कोई कमी नहीं हो सकती। हम अपनी अलग-अलग रायों की तुलना कर सकते हैं। नहीं, मैं बॉलर रूम में किताबों की बात नहीं कर सकती। मेरा दिमाग हमेशा किसी और चीज़ से भरा रहता है। वर्तमान आपको ऐसे नज़ारों में हमेशा व्यस्त रखता है ना? उन्होंने शक की नज़र से कहा। हाँ, हमेशा। उसने बिना जाने जवाब दिया कि उसने क्या कहा, क्योंकि उसके विचार विषय से बहुत दूर भटक गए थे, जैसा कि तुरंत बाद उसके अचानक कहने से ज़ाहिर हुआ। मुझे याद है आपको एक बार कहते हुए सुना था मिस्टर डार्सी, कि आप शायद ही कभी माफ़ करते हैं, कि आपकी नाराज़गी एक बार पैदा हो जाए तो वह शांत नहीं होती। मुझे लगता है कि आप इसके पैदा होने को लेकर बहुत सावधान रहते होंगे। मैं रहता हूँ, उन्होंने मज़बूत आवाज़ में कहा, और खुद को कभी पूर्वाग्रह से अंधा नहीं होने देते। मुझे उम्मीद है कि नहीं। ये उन लोगों पर विशेष रूप से अनिवार्य है जो अपनी राय कभी नहीं बदलते, कि वे शुरू में ही सही फैसला करने के लिए सुरक्षित हों। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये सवाल किस ओर जा रहे हैं? सिर्फ आपके चरित्र के चित्रण की ओर, उसने अपनी गंभीरता को झाड़ने की कोशिश करते हुए कहा। मैं इसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। और आपकी सफलता क्या है? उसने अपना सिर हिलाया। मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही। मैं आपके बारे में इतने अलग-अलग विवरण सुनती हूँ कि मैं बेहद उलझन में हूँ। मैं आसानी से मान सकता हूँ, उन्होंने गंभीरता से जवाब दिया, कि मेरे बारे में रिपोर्ट बहुत अलग हो सकती है। और मैं चाहूँगा, मिस बेनेट, कि आप इस पल मेरे चरित्र का खाका न खींचें, क्योंकि यह डरने का कारण है कि यह प्रदर्शन किसी के लिए भी सम्मानजनक नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अभी आपकी तस्वीर नहीं लेती, तो शायद मुझे दूसरा मौका कभी न मिले। मैं किसी भी तरह से आपकी खुशी को नहीं रोकूंगा, उन्होंने रूखेपन से जवाब दिया। उसने और कुछ नहीं कहा, और वे दूसरे डांस के लिए नीचे गए और खामोशी में अलग हुए। दोनों तरफ असंतोष था, हालांकि एक समान नहीं, क्योंकि डार्सी के सीने में उसके लिए एक सहन करने योग्य शक्तिशाली भावना थी, जिसने जल्द ही उसे माफी दिला दी और उनके सारे गुस्से को किसी और की तरफ मोड़ दिया। उन्हें अलग हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मिस बिंगली उसकी ओर आईं और सभ्य तिरस्कार के भाव के साथ उसे संबोधित किया। तो मिस एलिजा, मैंने सुना है कि आप जॉर्ज विकम से बहुत खुश हैं। आपकी बहन मुझसे उनके बारे में बात कर रही थी और मुझसे हजार सवाल पूछ रही थी, और मुझे पता चला कि उस नौजवान ने आपको अपनी दूसरी बातों के बीच ये बताना भूल गया कि वह पुराने विकम, स्वर्गीय मिस्टर डार्सी के मुनीम का बेटा था।
हालाँकि मैं आपको एक दोस्त के तौर पर सलाह देती हूँ कि उसके सभी दावों पर आँख मूंद कर भरोसा न करें। क्योंकि जहाँ तक मिस्टर डार्सी द्वारा उसके साथ बुरा व्यवहार करने की बात है, ये पूरी तरह झूठ है। क्योंकि इसके विपरीत वे हमेशा उसके प्रति उल्लेखनीय रूप से दयालु रहे हैं। हालाँकि जॉर्ज विकहम ने मिस्टर डार्सी के साथ बेहद शर्मनाक व्यवहार किया है। मैं बारीकियों को नहीं जानती, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मिस्टर डार्सी इसमें ज़रा भी दोषी नहीं है, कि वे जॉर्ज विकहम का ज़िक्र सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हालाँकि मेरे भाई ने सोचा कि वे उसे अफ़सरों के न्योते में शामिल करने से बच नहीं सकते। वे यह जानकर बेहद खुश थे कि उसने खुद को रास्ते से हटा लिया है। उसका इस देहात में आना ही वास्तव में बहुत ढिठाई वाली बात है, और मुझे हैरानी है कि उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की। मुझे आप पर तरस आता है, मिस एलिज़ा, अपने पसंदीदा के अपराध की इस खोज के लिए, लेकिन वास्तव में उसके वंश को देखते हुए कोई इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता था। आपका हिसाब से उसका अपराध और उसका वंश एक ही चीज़ लगते हैं, एलिज़ाबेथ ने गुस्से से कहा, क्योंकि मैंने आपको मिस्टर डार्सी के मुनीम का बेटा होने से बदतर किसी चीज़ का आरोप लगाते नहीं सुना, और उसके बारे में मैं आपको भरोसा दिला सकती हूँ, उसने मुझे खुद बताया था। मैं माफ़ी चाहती हूँ, मिस बिंगली ने एक उपहास के साथ मुड़ते हुए जवाब दिया। मेरे दखल को माफ़ करें, ये नेकी के लिए था। ढीठ लड़की, एलिज़ाबेथ ने खुद से कहा, तुम बहुत गलत हो अगर तुम सोचती हो कि इस तरह के ऊँचे हमले से मुझे प्रभावित करोगी। मुझे इसमें तुम्हारी अपनी जानबूझकर की गई अज्ञानता और मिस्टर डार्सी के द्वेष के अलावा कुछ नहीं दिखता। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को खोजा, जिसने बिंगली से उसी विषय पर पूछताछ करने का ज़िम्मा लिया था। जेन उसे ऐसी मधुर संतुष्टि की मुस्कान और ऐसी खुशी की चमक के साथ मिली, जिसने यह काफ़ी हद तक ज़ाहिर कर दिया कि वह शाम की घटनाओं से कितनी संतुष्ट है। एलिज़ाबेथ ने तुरंत उसकी भावनाओं को पढ़ लिया, और उस पल विक्रम के लिए चिंता, उसके दुश्मनों के खिलाफ नाराज़गी और बाकी सब कुछ जेन के खुशी की राह पर होने की उम्मीद के आगे फीका पड़ गया। मैं जानना चाहती हूँ, उसने अपनी बहन से कम मुस्कुराते हुए नहीं कहा, कि तुमने मिस्टर विक्रम के बारे में क्या पता लगाया। लेकिन शायद तुम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए बहुत सुखद रूप से व्यस्त थी। उस स्थिति में तुम मेरी माफ़ी के बारे में निश्चित हो सकती हो। नहीं, जेने ने जवाब दिया, मैं उन्हें नहीं भूली हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ संतोषजनक नहीं है। मिस्टर बिंगली उनके पूरे इतिहास को नहीं जानते और उन परिस्थितियों से बिल्कुल अनजान हैं जिन्होंने मुख्य रूप से मिस्टर डार्सी को नाराज़ किया है। लेकिन वे अपने दोस्त के अच्छे आचरण, ईमानदारी और सम्मान की गारंटी लेंगे, और पूरी तरह आश्वस्त हैं कि मिस्टर विक्रम को मिस्टर डार्सी से जितना ध्यान मिला है, वे उससे कहीं कम के हकदार हैं। और मुझे ये कहते हुए अफ़सोस हो रहा है कि उनके हिसाब से और साथ ही उनकी बहन के हिसाब से मिस्टर विक्रम किसी भी तरह से एक सम्मानित नौजवान नहीं है। मुझे डर है कि वे बहुत अविवेकी रहे हैं और मिस्टर डार्सी का सम्मान खोने के हकदार हैं। क्या मिस्टर बिंगले खुद मिस्टर विक्रम को नहीं जानते? नहीं, उन्होंने उस सुबह मेरिटन में मिलने से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। तो ये विवरण वही है जो उन्हें मिस्टर डार्सी से मिला है। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, लेकिन वे पादरी की नौकरी के बारे में क्या कहते हैं? उन्हें परिस्थितियाँ ठीक से याद नहीं हैं, हालांकि उन्होंने मिस्टर डार्सी से एक से ज़्यादा बार सुनी है। लेकिन उनका मानना है कि वह उन्हें केवल सशर्त रूप से छोड़ी गई थी। मुझे मिस्टर बिंगली की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, एलिज़ाबेथ ने गर्मजोशी से कहा, लेकिन तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा कि मैं सिर्फ भरोसे से कायल नहीं हो सकती। मिस्टर बिंगली का अपने दोस्त का बचाव बहुत सक्षम था, मैं मानती हूँ, लेकिन चूंकि वे कहानी के कई हिस्सों से अनजान हैं और बाकी उन्होंने खुद उस दोस्त से सीखा है, मैं अब भी दोनों सज्जनों के बारे में वैसा ही सोचूंगी जैसा पहले सोचती थी। फिर उसने बातचीत को एक ऐसे विषय पर मोड़ दिया जो दोनों के लिए अधिक संतोषजनक था और जिस पर भावनाओं का कोई मतभेद नहीं हो सकता था। एलिज़ाबेथ ने खुशी के साथ उन सुखद, हालांकि विनम्र उम्मीदों को सुना जो जेन बिंगली के सम्मान के बारे में रखती थी, और उसमें उसका भरोसा बढ़ाने के लिए जो कुछ कर सकती थी, कहा। मिस्टर बिंगली के खुद उनके साथ जुड़ने पर एलिज़ाबेथ मिसेस लुकास के पास हट गई, जिनके अपने पिछले पार्टनर की सुखदता के बारे में पूछताछ का उसने शायद ही जवाब दिया था कि मिस्टर कॉलिंस उनके पास आए और बड़े उत्साह के साथ बताया
कि वे अब भी अभी इतने भाग्यशाली रहे हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की है। मैंने पता लगा लिया है, उन्होंने कहा, एक अजीब संयोग से, कि इस समय कमरे में मेरी संरक्षिका का एक करीबी रिश्तेदार मौजूद है। मैंने उस सज्जन को खुद घर की मालकिन मिस बिंगली से अपनी चचेरी बहन मिस डीबर्ग और उनकी माँ लेडी कैथरीन के नामों का जिक्र करते सुना। इस तरह की चीजें कितनी अद्भुत तरीके से होती हैं। किसने सोचा होगा कि मैं इस सभा में शायद लोकी लेडी कैथरीन डीबर्ग के एक भतीजे से मिलूंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि यह खोज समय रहते हो गई, ताकि मैं उन्हें अपना सम्मान दे सकूं, जो मैं अब करने जा रहा हूं, और भरोसा है कि वे मुझे पहले न करने के लिए माफ करेंगे। संबंध के बारे में मेरी पूरी अज्ञानता मेरी माफी की दलील होगी। आप मिस्टर डार्सी से अपना परिचय खुद कराने तो नहीं जा रहे हैं? वाकई मैं जा रहा हूँ। मैं इसे पहले न करने के लिए उनकी माफी मांगूंगा। मेरा मानना है कि वे लेडी कैथरीन के भतीजे हैं। ये मेरे बस में होगा कि मैं उन्हें भरोसा दिला सकूं कि उनकी लेडीशिप पिछले हफ्ते बिल्कुल ठीक थी। एलिजाबेथ ने उन्हें ऐसी योजना से रोकने की पूरी कोशिश की, उन्हें भरोसा दिलाते हुए कि मिस्टर डार्सी बिना परिचय के उनके संबोधित करने को उनकी चाची के लिए सम्मान के बजाय एक डेट आज़ादी मानेंगे, कि इसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी कि दोनों तरफ से कोई नोटिस लिया जाए, और अगर ऐसा था भी तो जान-पहचान शुरू करना मिस्टर डार्सी का काम था, जो रुतबे में बड़े हैं। मिस्टर कॉलिंस ने अपनी इच्छा का पालन करने के दृढ़ भाव के साथ उसे सुना, और जब उसने बोलना बंद किया तो इस प्रकार उत्तर दिया, मेरी प्यारी मिस एलिजाबेथ, आपकी समझ के दायरे में आने वाले सभी मामलों में आपके बेहतरीन निर्णय के बारे में मेरी दुनिया में सबसे ऊंची राय है। लेकिन मुझे यह कहने की अनुमति दें कि आम लोगों और पादरियों को विनियमित करने वाले शिष्टाचार के स्थापित रूपों के बीच एक बड़ा अंतर होना चाहिए, क्योंकि मुझे यह कहने की इजाज़त दें कि मैं पादरी के कार्यालय को गरिमा के बिंदु पर राज्य के सर्वोच्च पद के बराबर मानता हूँ, बशर्ते कि साथ ही व्यवहार में उचित विनम्रता बनाए रखी जाए। इसीलिए आपको मुझे इस अवसर पर अपने विवेक के आदेशों का पालन करने की अनुमति देनी होगी, जो मुझे वह करने के लिए प्रेरित करता है जिसे मैं कर्तव्य का एक बिंदु मानता हूँ। आपकी सलाह का लाभ न उठाने के लिए मुझे माफ़ करें, जो हर दूसरे विषय पर मेरा निरंतर मार्गदर्शक रहेगी। हालांकि हमारे सामने वाले मामले में मैं खुद को शिक्षा और आदतन अध्ययन द्वारा यह तय करने के लिए ज़्यादा उपयुक्त मानता हूँ कि क्या सही है, बजाय आपके जैसी एक युवती के। और एक गहरे झुकाव के साथ वे उसे मिस्टर डार्सी पर हमला करने के लिए छोड़ गए, जिनके स्वागत को उसने उत्सुकता से देखा और जिनका इस तरह संबोधित किए जाने पर आश्चर्य बहुत स्पष्ट था। उसकी चचेरे भाई ने एक गंभीर झुकाव के साथ अपने भाषण की प्रस्तावना की, और हालांकि वह उसका एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी, उसे लगा जैसे वह सब सुन रही हो, और उनके होंठों की गति में माफी, हंसफोर्ड और लेडी कैथरीन डे बूर्ग शब्द देखे। उसे यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि वे खुद को ऐसे आदमी के सामने बेनकाब कर रहे हैं। मिस्टर डार्सी उन्हें बेरोक-टोक आश्चर्य के साथ देख रहे थे, और जब अंत में मिस्टर कॉलिंस ने उन्हें बोलने का समय दिया, तो दूर की शिष्टता के भाव के साथ जवाब दिया। मिस्टर कॉलिंस हालांकि फिर से बोलने से हतोत्साहित नहीं हुए, और मिस्टर डार्सी का तिरस्कार उनके दूसरे भाषण की लंबाई के साथ भरपूर बढ़ता हुआ लग रहा था, और उसके अंत में डार्सी ने उन्हें केवल एक हल्का सा झुकाव दिया और दूसरी तरफ चले गए। मिस्टर कॉलिंस फिर एलिजाबेथ के पास लौट आए। मेरे पास कोई कारण नहीं है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, उन्होंने कहा, अपने स्वागत से असंतुष्ट होने का। मिस्टर डार्सी ध्यान से बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने मुझे अत्यधिक शिष्टता के साथ जवाब दिया, और यहाँ तक कि मुझे यह कहकर सम्मानित किया कि वे लेडी कैथरीन की समझ के बारे में इतने आश्वस्त हैं कि निश्चित हैं कि वे कभी भी किसी अयोग्य पर कृपा नहीं कर सकती। यह वास्तव में बहुत सुंदर विचार था। कुल मिलाकर मैं उनसे बहुत खुश हूँ। चूंकि एलिजाबेथ के पास अब अपना कोई हित साधने के लिए नहीं था, उसने अपना ध्यान लगभग पूरी तरह अपनी बहन और मिस्टर बिंगली पर लगा दिया, और उन सुखद विचारों की श्रृंखला ने जो उसके अवलोकनों से पैदा हुई, उसे शायद जेन जितना ही खुश कर दिया। उसने ख्यालों में उसे उसी घर में बसते हुए देखा, उस सारी खुशी के साथ जो सच्चे स्नेह की शादी दे सकती थी, और वह ऐसी परिस्थितियों में बिंगली की दो बहनों को पसंद करने की कोशिश करने में भी सक्षम महसूस कर रही थी। उसने साफ देखा कि उसकी माँ के विचार भी उसी दिशा में झुके हुए थे, और उसने उनके पास जाने का जोखिम न उठाने का फैसला किया। कहीं वह
बहुत ज़्यादा ना सुन ले। इसलिए जब वे सुपर के लिए बैठे, तो उसने इसे सबसे बदकिस्मत हट माना जिसने उन्हें एक-दूसरे के पास बैठा दिया। और उसे यह देखकर गहरा दुःख हुआ कि उसकी माँ उस एक व्यक्ति से खुलकर खुले तौर पर बात कर रही थी और किसी और चीज़ के बारे में नहीं, बल्कि अपनी इस उम्मीद के बारे में कि जेन की जल्द ही मिस्टर बिंगली से शादी हो जाएगी। ये एक जोश दिलाने वाला विषय था और मिसेस बेनेट इस रिश्ते के फ़ायदों को गिनाते समय थकान महसूस करने में असमर्थ लग रही थी। उनका इतना आकर्षक नौजवान होना और इतना अमीर होना और उनसे केवल 3 मील दूर रहना आत्म बधाई के पहले बिंदु थे। और फिर यह सोचना कितना सुकून देने वाला था कि दोनों बहनें जेन को कितना पसंद करती थीं और यह निश्चित होना कि वे इस रिश्ते को उतना ही चाहती होंगी जितना वे खुद। इसके अलावा यह उनकी छोटी बेटियों के लिए कितना आशाजनक था, क्योंकि जेन की इतनी बड़ी शादी उन्हें अन्य अमीर आदमियों के रास्ते में ला देगी और अंत में उनकी उम्र में अपनी कुंवारी बेटियों को उनकी बहन की देखरेख में सौंपने में सक्षम होना कितना सुखद था, ताकि उन्हें अपनी पसंद से ज़्यादा समाज में जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। इस परिस्थिति को खुशी का मामला बनाना ज़रूरी था, क्योंकि ऐसे मौक़ों पर यही शिष्टाचार है। लेकिन मिसेस बेनेट से कम किसी की संभावना नहीं थी कि वे अपने जीवन के किसी भी दौर में घर पर रहने में सुकून पा सकें। उन्होंने कई अच्छी शुभकामनाओं के साथ बात ख़त्म की कि लेडी लुकास भी जल्द ही उतनी ही भाग्यशाली हों, हालाँकि स्पष्ट रूप से और विजयी रूप से यह मानते हुए कि इसका कोई मौका नहीं है। एलिज़ाबेथ ने अपनी माँ के शब्दों की तेज़ी को रोकने या उन्हें अपनी खुशी को कम सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में वर्णन करने के लिए मनाने की बेकार कोशिश की, क्योंकि उसकी अकथनीय झल्लाहट के लिए वह देख सकती थी कि इसका मुख्य हिस्सा मिस्टर डार्सी द्वारा सुना जा रहा था, जो उनके सामने बैठे थे। उसकी माँ ने उसे केवल बकवास करने के लिए डाँटा। "मिस्टर डार्सी मेरे लिए क्या हैं? बताओ कि मुझे उनसे डरना चाहिए? मुझे यकीन है कि हम पर उनकी कोई ऐसी विशेष शिष्टता का कर्ज़ नहीं है कि हम कुछ ऐसा न कहने के लिए बाध्य हों जो उन्हें सुनना पसंद ना हो। भगवान के लिए मैडम, धीरे बोलिए। मिस्टर डार्सी को नाराज़ करके आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? ऐसा करके आप कभी खुद को उनके दोस्त के लिए सिफ़ारिश नहीं करेंगी। हालाँकि वह जो कुछ भी कह सकती थी, उसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ उसी समझ में आने वाले लहजे में अपने विचारों के बारे में बात करती रही। एलिज़ाबेथ शर्म और गुस्से से बार-बार लाल होती रही। वह मिस्टर डार्सी पर बार-बार नज़र डालने से खुद को नहीं रोक सकी। हालाँकि हर नज़र ने उसे उसी बात का यकीन दिलाया जिसका उसे डर था। क्योंकि हालाँकि वे हमेशा उसकी माँ को नहीं देख रहे थे, लेकिन उसे यकीन था कि उनका ध्यान अनिवार्य रूप से उन्हीं पर टिका था। उनके चेहरे का भाव धीरे-धीरे नाराज़ तिरस्कार से एक रचित और स्थिर गंभीरता में बदल गया। हालाँकि अंत में मिसेस बेनेट के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था और लेडी लूकास, जो उन खुशियों के दोहराव पर लंबे समय से जम्हाई ले रही थीं, जिन्हें साझा करने की उन्हें कोई संभावना नहीं दिख रही थी, उन्हें ठंडे हैम हैम और चिकन के सुख के लिए छोड़ दिया गया। एलिज़ाबेथ अब फिर से जी उठी, लेकिन शांति का अंतराल लंबा नहीं था, क्योंकि जब खाना खत्म हुआ तो गाने की बात हुई और उसे यह शर्मिंदगी झेलनी पड़ी कि मैरी बहुत कम विनती के बाद कंपनी को खुश करने की तैयारी कर रही थी। कई अर्थपूर्ण नज़रों और मूक विनतियों के द्वारा उसने शालीनता के ऐसे सबूत को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकार। मैरी उन्हें नहीं समझना चाहती थी। प्रदर्शन का ऐसा मौका उसके लिए सुखद था और उसने अपना गाना शुरू किया। एलिज़ाबेथ की आंखें उस पर सबसे दर्दनाक संवेदनाओं के साथ टिकी थीं और उसने कई छंदों के दौरान उसकी प्रगति को एक ऐसी बेसब्री के साथ देखा जिसका उनके समाप्त होने पर बहुत बुरा इनाम मिला, क्योंकि मैरी ने मेज़ की धन्यवादों के बीच इस उम्मीद का इशारा पाकर कि उसे दोबारा कृपा करने के लिए मनाया जा सकता है, आधे मिनट के विराम के बाद दूसरा गाना शुरू कर दिया। मैरी की शक्तियाँ किसी भी तरह से ऐसे प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं थीं। उसकी आवाज़ कमज़ोर थी और उसका अंदाज़ बनावटी। एलिज़ाबेथ पीड़ा में थी। उसने जेन की तरफ देखा, यह देखने के लिए कि वह इसे कैसे झेल रही है। लेकिन जेन बहुत शांति से बिंगली से बात कर रही थी। उसने उनकी 2 बहनों की तरफ देखा और उन्हें एक-दूसरे की तरफ उपहास के संकेत करते देखा और डार्सी की तरफ, जो फिर भी अभेद्य रूप से गंभीर बने रहे।
उसने अपने पिता की तरफ देखा ताकि उनके हस्तक्षेप की विनती कर सके। कहीं मेरी पूरी रात ना गाती रहे। उन्होंने इशारा समझ लिया और जब मैरी ने अपना दूसरा गाना खत्म किया तो जोर से कहा, "ये बहुत अच्छा रहेगा बच्ची। तुमने हमें काफ़ी देर तक खुश किया। दूसरी युवतियों को प्रदर्शन करने का समय दो।" मैरी, हालांकि न सुनने का नाटक कर रही थी, कुछ हद तक घबरा गई और एलिज़ाबेथ को उसके लिए अफ़सोस हुआ और अपने पिता के भाषण के लिए अफ़सोस हुआ। उसे डर था कि उसकी चिंता ने कोई भला नहीं किया। पार्टी के अन्य लोगों से अब अनुरोध किया गया। "अगर मैं," मिस्टर कॉलिंस ने कहा, "इतना भाग्यशाली होता कि गा सकता, तो मुझे यकीन है कि मुझे कंपनी को एक धुन के साथ खुश करने में बहुत खुशी होती, क्योंकि मैं संगीत को एक बहुत ही निर्दोष मनोरंजन मानता हूँ और एक पादरी के पेशे के साथ पूरी तरह से संगत। हालांकि मेरा मतलब यह दावा करना नहीं है कि हम अपने समय का बहुत अधिक हिस्सा संगीत को समर्पित करने में जायज़ ठहराए जा सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से अन्य चीज़ें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। एक पैरिश के रेक्टर के पास बहुत कुछ करने को होता है। सबसे पहले उसे धार्मिक कर के लिए ऐसा समझौता करना चाहिए जो खुद के लिए फ़ायदेमंद हो और उसके संरक्षक के लिए अपमानजनक ना हो। उसे अपने उपदेश खुद लिखने चाहिए और जो समय बचेगा वह उसके पैरिश कर्तव्यों और अपने निवास की देखभाल और सुधार के लिए बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिसे जितना संभव हो उतना आरामदायक बनाने से उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। और मैं इसे हल्के महत्व का नहीं मानता कि उसे हर किसी के प्रति, विशेष रूप से उन लोगों के प्रति चौकस और सुलहपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए जिनके वे अपनी तरक्की के लिए ऋणी हैं। मैं उसे उस कर्तव्य से बरी नहीं कर सकता और न ही मैं उस आदमी के बारे में अच्छा सोच सकता हूँ जो परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने का अवसर छोड़ दे। और मिस्टर डार्सी को एक झुकाव के साथ उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, जिसे इतना जोर से बोला गया था कि आधे कमरे ने सुना। कई लोग घूरने लगे, कई मुस्कुराए, लेकिन मिस्टर बेनेट से ज्यादा मजे में कोई नहीं दिखा। जबकि उनकी पत्नी ने मिस्टर कॉलिंस की इतनी समझदारी से बोलने के लिए गंभीरता से सराहना की और लेडी लुकास से आधी फुसफुसाहट में कहा कि वे एक असाधारण रूप से चतुर, अच्छे किस्म के नौजवान हैं। एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि अगर उसके परिवार ने शाम के दौरान खुद को जितना हो सके उतना बेनकाब करने का समझौता किया होता, तो उनके लिए अपनी भूमिकाओं को इससे ज़्यादा जोश या बेहतर सफलता के साथ निभाना असंभव होता। और उसने सोचा कि बिंगली और उसकी बहन के लिए यह खुशी की बात है कि प्रदर्शन का कुछ हिस्सा उनके ध्यान से बच गया और यह कि बिंगली की भावनाएं उस तरह की नहीं थीं जो उस बेवकूफ़ी से बहुत दुखी हों जिसे उन्होंने ज़रूर देखा होगा। हालांकि उनकी दो बहनों और मिस्टर डार्सी को उसके रिश्तेदारों का मजाक उड़ाने का ऐसा मौका मिलना काफ़ी बुरा था और वह तय नहीं कर सकी कि उस सज्जन का मूक तिरस्कार या महिलाओं की ढीठ मुस्कुराहट क्या ज़्यादा असहनीय थी। बाकी शाम उसे बहुत कम मनोरंजन मिला। उससे मिस्टर कॉलिंस द्वारा तंग किया गया, जो बहुत दृढ़ता के साथ उसके पास बने रहे। और हालांकि वे उसे दोबारा उनके साथ नाचने के लिए नहीं मना सके, लेकिन उन्होंने उसके लिए दूसरों के साथ नाचना असंभव कर दिया। उसने बेकार ही उनसे किसी और के साथ खड़े होने की विनती की और कमरे में किसी भी युवती से उनका परिचय कराने की पेशकश की। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि जहाँ तक नाचने का सवाल है, वे इसके प्रति पूरी तरह उदासीन हैं, कि उनका मुख्य उद्देश्य नाजुक ध्यान के माध्यम से खुद को उसके लिए सिफारिश करना था और इसलिए वे पूरी शाम उसके करीब रहने का इरादा रखते हैं। ऐसी परियोजना पर बहस करने का कोई मतलब नहीं था। वह अपनी सबसे बड़ी राहत अपनी दोस्त मिस लुकास की आहरणी थी, जिसने अक्सर उनके साथ जुड़कर और अच्छे स्वभाव से मिस्टर कॉलिंस की बातचीत को अपनी ओर मोड़ लिया। वह कम से कम मिस्टर डार्सी के और नोटिस के अपराध से मुक्त थी। हालांकि अक्सर वे उससे बहुत कम दूरी पर खड़े होते, बिल्कुल खाली, लेकिन वे कभी बोलने के लिए पर्याप्त करीब नहीं आए। उसने इसे मिस्टर विक्रम के बारे में अपने इशारों का संभावित परिणाम महसूस किया और इसमें खुशी मनाई। लॉन्गबर्न पार्टी जाने वाली पूरी कंपनी में सबसे आखिरी थी और मिसेस बेनेट की एक चाल के कारण उन्हें अपनी बग्घियों के लिए हर किसी के जाने के बाद 15 मिनट इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें यह देखने का समय मिल गया कि परिवार के कुछ लोग कितनी दिल से चाहते थे कि वे चले जाएं। मिसेस हर्ट और उनकी बहन ने थकान की शिकायत करने के अलावा
शायद ही अपना मुंह खोला और स्पष्ट रूप से घर को अपने लिए पाने के लिए उतावली थी। उन्होंने बातचीत की, मिसेस बेनेट की हर कोशिश को खारिज कर दिया और ऐसा करके पूरी पार्टी पर एक सुस्ती डाल दी, जिससे मिस्टर कॉलिंस के लंबे भाषणों से बहुत कम राहत मिली, जो मिस्टर बिंगली और उनकी बहनों की उनके मनोरंजन की भव्यता और उनके मेहमानों के प्रति उनके व्यवहार को चिह्नित करने वाले आतिथ्य और शिष्टता की तारीफ कर रहे थे। डार्सी ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। मिस्टर बेनेट समान खामोशी में नज़ारे का आनंद ले रहे थे। मिस्टर बिंगली और जेन एक साथ खड़े थे, बाकियों से थोड़ा अलग, और केवल एक दूसरे से बात कर रहे थे। एलिज़ाबेथ ने मिसेस हर्स्ट या मिस बिंगली जितनी ही स्थिर खामोशी बनाए रखी, और यहाँ तक कि लिडिया भी इतनी थक गई थी कि हे भगवान, मैं कितनी थक गई हूँ कि कभी कभार की चीख के अलावा और कुछ नहीं बोल सकी, जिसके साथ एक जोरदार जम्हाई भी थी। जब आखिरकार वे विदा लेने के लिए उठे, तो मिसेस बेनेट लॉन्गबर्न में जल्द ही पूरे परिवार को देखने की अपनी उम्मीद में बहुत जोरदार ढंग से सभ्य थीं, और विशेष रूप से मिस्टर बिंगले को संबोधित किया, उन्हें यह भरोसा दिलाने के लिए कि वे किसी भी समय औपचारिक न्योते की रस्म के बिना उनके साथ पारिवारिक डिनर करके उन्हें कितना खुश करेंगे। बिंगले पूरी तरह कृतज्ञ खुशी में थे, और उन्होंने लंदन से लौटने के बाद, जहां उन्हें अगले दिन थोड़े समय के लिए जाना था, उनकी सेवा में उपस्थित होने का सबसे पहला अवसर लेने का वादा किया। मिसेस बेनेट पूरी तरह संतुष्ट थीं, और इस सुखद यकीन के साथ घर छोड़ा कि बंदोबस्त, नई बग्घियों और शादी के कपड़ों की आवश्यक तैयारियों की गुंजाइश छोड़ते हुए वे निस्संदेह 3 या 4 महीनों के भीतर अपनी बेटी को नेटरफील्ड में बसा हुआ देखेंगी। मिस्टर कॉलिंस से एक और बेटी की शादी होने के बारे में उन्होंने समान निश्चितता के साथ सोचा, और काफ़ी, हालांकि समान नहीं, खुशी के साथ। एलिजाबेथ उनके सभी बच्चों में उन्हें सबसे कम प्यारी थी, और हालांकि वह आदमी और रिश्ता उसके लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन प्रत्येक की कीमत मिस्टर बिंगली और नेदरफील्ड द्वारा ग्रहण लगा दी गई थी। अध्याय 19। अगले दिन लॉन्गबर्न में एक नया नज़ारा खुला। मिस्टर कॉलिंस ने औपचारिक रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने बिना समय बर्बाद किए ऐसा करने का फैसला किया था, क्योंकि उनकी छुट्टी केवल अगले शनिवार तक थी, और उस पल भी उन्हें ऐसा करने में कोई झिझक नहीं हो रही थी जिससे उन्हें परेशानी हो। उन्होंने इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से शुरू किया, उन सभी रस्मों के साथ जिन्हें वे इस काम का नियमित हिस्सा मानते थे। नाश्ते के तुरंत बाद मिसेस बेनेट एलिजाबेथ और एक छोटी लड़की को एक साथ पाकर उन्होंने माँ को इन शब्दों में संबोधित किया, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ मैडम कि आप अपनी सुंदर बेटी एलिजाबेथ के साथ मेरी सिफारिश करेंगी जब मैं आज सुबह के दौरान उसके साथ निजी मुलाकात के सम्मान की विनती करूं? इससे पहले कि एलिजाबेथ को हैरानी से लाल होने के अलावा कुछ करने का समय मिलता, मिसेस बेनेट ने तुरंत जवाब दिया, ओह प्यारे, हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है लिज़ी बहुत खुश होगी। मुझे यकीन है उसे कोई एतराज़ नहीं हो सकता। चलो किटी, मुझे ऊपर तुम्हारी ज़रूरत है। और अपना काम समेटते हुए वे जल्दी से जाने लगीं, जब एलिज़ाबेथ चिल्लाई, प्यारी मैडम मत जाइए। मैं विनती करती हूँ आप मत जाइए। मिस्टर कॉलिंस को मुझे माफ़ करना होगा। उनके पास मुझसे कहने के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसे किसी और को सुनने की ज़रूरत ना हो। मैं खुद जा रही हूँ। नहीं, नहीं, बकवास लिज़ी। मैं चाहती हूँ तुम जहाँ हो वहीं रुको। और एलिज़ाबेथ को सचमुच परेशान और शर्मिंदा नज़रों के साथ भागने वाला देखकर उन्होंने जोड़ा, लिज़ी, मैं ज़ोर देती हूँ कि तुम रुको और मिस्टर कॉलिंस को सुनो। एलिज़ाबेथ ऐसे आदेश का विरोध नहीं कर सकती थी, और एक पल के विचार ने उसे यह भी समझा दिया कि इसे जितनी जल्दी और शांति से निपटा दिया जाए, उतना ही अक्लमंदी होगी। वह फिर से बैठ गई और लगातार काम में व्यस्त रहकर उन भावनाओं को छिपाने की कोशिश करने लगी जो परेशानी और मनोरंजन के बीच बंटी हुई थी। मिसेस बेनेट और किटी चली गईं, और जैसे ही वे गईं, मिस्टर कॉलिंस शुरू हो गए। यकीन मानिए मेरी प्यारी मिस एलिजाबेथ कि आपकी विनम्रता आपको कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय आपकी अन्य खूबियों में इजाफा ही करती है। अगर यह थोड़ी सी अनिच्छा ना होती तो आप मेरी नज़रों में कम प्यारी होती, लेकिन मुझे आपको भरोसा दिलाने दें कि मेरे पास इस संबोधन के लिए आपकी सम्मानित माँ की अनुमति है। आप मेरी बातचीत के मकसद पर शायद ही शक कर सकती हैं, चाहे आपकी स्वाभाविक नज़ाकत आपको छिपाने के लिए प्रेरित करें। मेरा ध्यान इतना स्पष्ट रहा है कि उसे गलत नहीं समझा जा सकता।
जैसे ही मैं इस घर में दाखिल हुआ, मैंने आपको अपने भविष्य के जीवन की साथी के रूप में चुन लिया था। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विषय पर अपनी भावनाओं में बह जाऊँ, शायद मेरे लिए यह सलाह देना उचित होगा कि मैं शादी करने के अपने कारण बताऊँ और इसके अलावा पत्नी चुनने के इरादे से हार्टफोर्डशायर आने के अपने कारण, जैसा कि मैंने निश्चित रूप से किया था। मिस्टर कॉलिंस का अपनी सारी गंभीर शांति के साथ अपनी भावनाओं में बह जाने का विचार एलिजाबेथ को हंसने के इतना करीब ले आया कि वह उन्हें रोकने की किसी कोशिश में उस छोटे से विराम का इस्तेमाल नहीं कर सकी जो उन्होंने दिया था। और उन्होंने जारी रखा, शादी करने के मेरे कारण हैं, पहला, कि मैं समझता हूं कि हर पादरी के लिए जो आसान परिस्थितियों में है, यह सही बात है कि वह अपने पैरिश में वैवाहिक जीवन का उदाहरण पेश करे। दूसरा, कि मुझे यकीन है कि यह मेरी खुशी में बहुत इजाफा करेगा। और तीसरा, जिसे शायद मुझे पहले बताना चाहिए था, कि यह उस बहुत ही महान महिला की विशेष सलाह और सिफारिश है जिसे मुझे संरक्षिका कहने का सम्मान प्राप्त है। 2 बार उन्होंने इस विषय पर अपनी राय देने का बड़प्पन दिखाया है, वह भी बिना पूछे। और ये हंसफोर्ड छोड़ने से ठीक पहले शनिवार की रात थी, हमारे क्वाड्रिल के खेल के बीच, जब मिसेस जेनकिंसन मिस डेबूर्ग के पैर रखने की चौकी व्यवस्थित कर रही थीं, कि उन्होंने कहा, मिस्टर कॉलिंस, तुम्हें शादी करनी चाहिए। तुम्हारे जैसे पादरी को शादी करनी चाहिए। ठीक से चुनो, मेरी खातिर एक कुलीन महिला चुनो, और अपनी खातिर उसे एक सक्रिय, उपयोगी किस्म की व्यक्ति होने दो, जो बहुत नाज नखरों में ना पली हो, बल्कि कम आमदनी में घर चला सके। ये मेरी सलाह है। जितनी जल्दी हो सके ऐसी महिला ढूंढो, उसे हंसफोर्ड लाओ और मैं उससे मिलूंगी। वैसे मुझे यह कहने दें, मेरी सुंदर चचेरी बहन, कि मैं लेडी कैथरीन डी बर्ग के ध्यान और दयालुता को उन फायदों में कम नहीं मानता जो मैं पेश कर सकता हूँ। आप उनके तौर तरीकों को मेरे वर्णन से परे पाएंगी, और मुझे लगता है कि आपकी बुद्धि और जिंदादिली उन्हें स्वीकार्य होगी, खासकर जब वह उस खामोशी और सम्मान के साथ संतुलित हो जो उनका रुतबा अनिवार्य रूप से पैदा करेगा। यह तो हुआ शादी के पक्ष में मेरा सामान्य इरादा। अब यह बताना बाकी है कि मेरे विचार मेरे अपने पड़ोस के बजाय लॉन्गबर्न की ओर क्यों निर्देशित हुए, जहां मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कई प्यारी युवतियां हैं। लेकिन तथ्य ये है कि चूंकि मुझे, जैसा कि मैं हूं, आपके सम्मानित पिता की मृत्यु के बाद, जो हालांकि कई और वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, इस जागीर का वारिस बनना है, मैं खुद को संतुष्ट नहीं कर सका बिना यह संकल्प लिए कि मैं उनकी बेटियों में से ही पत्नी चुनूंगा, ताकि जब वह दुखद घटना घटे, जो हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, शायद कई वर्षों तक ना हो, तो उनका नुकसान जितना हो सके कम हो। ये मेरा मकसद रहा है, मेरी सुंदर चचेरी बहन, और मुझे खुद पर गर्व है कि यह मुझे आपकी नज़रों में नहीं गिराएगा। और अब मेरे लिए आपको अपनी स्नेह की तीव्रता का सबसे सजीव भाषा में आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं बचा है। दौलत के प्रति मैं पूरी तरह उदासीन हूँ, और आपके पिता से उस तरह की कोई मांग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसे पूरा नहीं किया जा सकता। और ये कि 4% वाले 1000 पाउंड जो आपकी माँ की मृत्यु के बाद ही आपके होंगे, वही सब कुछ है जिसकी आप कभी हकदार हो सकती हैं। इसलिए उस विषय पर मैं पूरी तरह चुप रहूंगा, और आप खुद को भरोसा दिला सकती हैं कि जब हम शादी कर लेंगे तो मेरे होठों से कभी कोई अनुदार उलाहना नहीं निकलेगा। अब उन्हें टोकना बिल्कुल ज़रूरी हो गया था। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं सर, वह चिल्लाई। आप भूल रहे हैं कि मैंने कोई जवाब नहीं दिया है। मुझे बिना और समय बर्बाद किए ऐसा करने दें। आप मुझे जो सम्मान दे रहे हैं उसके लिए मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। मैं आपके प्रस्तावों के सम्मान के प्रति बहुत संवेदनशील हूँ, लेकिन मेरे लिए उन्हें अस्वीकार करने के अलावा कुछ और करना असंभव है। मुझे अब यह नहीं सीखना है। मिस्टर कॉलिंस ने हाथ के औपचारिक इशारे के साथ जवाब दिया, कि युवतियों के लिए यह आम बात है कि वे उस आदमी के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दें जिसे वे गुप्त रूप से स्वीकार करना चाहती हैं, जब वह पहली बार उनकी कृपा के लिए आवेदन करता है, और यह कि कभी-कभी इनकार दूसरी या तीसरी बार भी दोहराया जाता है। इसलिए मैं आपके अभिके से बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हूँ, और उम्मीद करूंगा कि जल्द ही आपको वेदी तक ले जाऊं। मेरी कसम सर, एलिजाबेथ चिल्लाई, मेरे ऐलान के बाद आपकी उम्मीद काफी असाधारण है। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं उन युवतियों में से नहीं हूँ जो इतनी साहसी हैं कि दूसरी बार पूछे जाने के मौके पर अपनी खुशी को दांव पर लगा दें। मैं अपने इनकार में
पूरी तरह गंभीर हूँ। आप मुझे खुश नहीं कर सकते और मुझे यकीन है कि मैं दुनिया की आखिरी महिला हूँ जो आपको खुश कर सकेगी। नहीं, अगर आपकी दोस्त लेडी कैथरीन मुझे जानतीं, तो मुझे यकीन है कि वे मुझे हर लिहाज से स्थिति के लिए अयोग्य पातीं। अगर ये निश्चित होता कि लेडी कैथरीन ऐसा सोचतीं, मिस्टर कॉलिंस ने बहुत गंभीरता से कहा, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि उनकी लेडीशिप आपको बिल्कुल अस्वीकार करेंगी। और आप निश्चित हो सकती हैं कि जब मुझे उन्हें दोबारा देखने का सम्मान मिलेगा तो मैं आपकी विनम्रता, किफ़ायत और अन्य प्यारी योग्यताओं की सबसे ऊंचे शब्दों में बात करूंगा। वाकई मिस्टर कॉलिंस, मेरी कोई भी तारीफ करना बेकार होगा। आपको मुझे खुद के लिए फैसला करने की छूट देनी चाहिए और मुझे यह सम्मान देना चाहिए कि मैं जो कहती हूँ उस पर विश्वास करें। मैं चाहती हूँ कि आप बहुत खुश और बहुत अमीर हों, और आपका हाथ ठुकरा कर मैं आपको इसके अलावा कुछ और होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही हूँ। मुझे प्रस्ताव देकर आपने मेरे परिवार के प्रति अपनी भावनाओं की नज़ाकत को संतुष्ट कर लिया होगा, और जब भी लॉन्गबर्न जागीर मिले, आप बिना किसी आत्मग्लानि के उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इसलिए इस मामले को अंतिम रूप से निपटा हुआ माना जा सकता है। और इस तरह बोलते हुए उठकर वह कमरे से चली जाती, अगर मिस्टर कॉलिंस ने उसे इस तरह संबोधित नहीं किया होता। जब मैं इस विषय पर आपसे अगली बार बात करने का सम्मान करूंगा, तो मुझे उम्मीद होगी कि मुझे उससे ज़्यादा अनुकूल जवाब मिलेगा जो आपने अभी मुझे दिया है। हालांकि मैं फ़िलहाल आप पर क्रूरता का आरोप लगाने से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहली बार आवेदन पर किसी आदमी को अस्वीकार करना आपकी जाति का स्थापित रिवाज है, और शायद आपने अब भी मेरे मुकदमे को प्रोत्साहित करने के लिए उतना ही कहा है जितना कि महिला चरित्र की सच्ची नज़ाकत के साथ संगत होगा। सचमुच मिस्टर कॉलिंस, एलिज़ाबेथ ने थोड़ी गर्मी के साथ चिल्लाकर कहा, आप मुझे बेहद उलझन में डाल रहे हैं। अगर मैंने अब तक जो कहा है वो आपको प्रोत्साहन के रूप में दिख सकता है, तो मैं नहीं जानती कि अपने इनकार को ऐसे तरीके से कैसे व्यक्त करूं जो आपको यकीन दिला सके कि यह इनकार ही है। आपको मुझे खुद को यह तसल्ली देने की अनुमति देनी होगी, मेरी प्यारी चचेरी बहन, कि मेरे प्रस्तावों का आपका इनकार केवल रस्मी शब्द है। इसे मानने के मेरे कारण संक्षेप में ये हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरा हाथ आपके स्वीकार करने के अयोग्य है, या कि जो घर-बार मैं पेश कर सकता हूँ वह अत्यधिक वांछनीय के अलावा कुछ और होगा। जीवन में मेरी स्थिति, डी-बर्ग परिवार के साथ मेरे संबंध और आपके अपने परिवार के साथ मेरा रिश्ता, ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो मेरे पक्ष में बहुत हैं, और आपको इस पर और विचार करना चाहिए कि आपके अनेक आकर्षणों के बावजूद यह बिल्कुल निश्चित नहीं है कि आपको शादी का कोई और प्रस्ताव कभी मिले। आपका हिस्सा दुर्भाग्य से इतना छोटा है कि पूरी संभावना है कि यह आपकी सुंदरता और प्यारी योग्यताओं के प्रभाव को खत्म कर देगा। इसलिए जैसा कि मुझे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आप मुझे अस्वीकार करने में गंभीर नहीं हैं, मैं इसे शानदार महिलाओं के सामान्य अभ्यास के अनुसार रहस्य द्वारा मेरे प्यार को बढ़ाने की आपकी इच्छा का कारण मानना पसंद करूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ सर, कि मुझ में उस तरह की भव्यता का कोई भी दावा नहीं है जिसमें एक सम्मानित आदमी को तड़पाना शामिल हो। मैं चाहूंगी कि मुझे ईमानदार माने जाने का सम्मान दिया जाए। मैं आपके प्रस्तावों में मुझे दिए गए सम्मान के लिए बार बार धन्यवाद देती हूँ, लेकिन उन्हें स्वीकार करना बिल्कुल असंभव है। मेरी भावनाएं हर लिहाज से इसकी मनाही करती हैं। क्या मैं और साफ बोलूं? मुझे अब एक शानदार महिला न समझें जो आपको तंग करना चाहती है, बल्कि एक तर्कसंगत प्राणी समझें जो दिल से सच बोल रही है। आप हमेशा की तरह आकर्षक हैं, उन्होंने अजीब सी शिष्टता के भाव के साथ चिल्लाकर कहा, और मुझे यकीन है कि जब आपके दोनों बेहतरीन माता-पिता के स्पष्ट अधिकार द्वारा इसे मंजूरी मिल जाएगी, तो मेरे प्रस्ताव स्वीकार्य होने में असफल नहीं होंगे। जानबूझकर खुद को धोखा देने की ऐसी दृढ़ता का एलिजाबेथ कोई जवाब नहीं दे सकती थी, और तुरंत और खामोशी से वहां से हट गई, ये ठानते हुए कि अगर वे उसके बार-बार इनकार को चापलूसी भरा प्रोत्साहन मानते रहे, तो वह अपने पिता से संपर्क करेगी, जिनका नकारात्मक जवाब ऐसे तरीके से दिया जा सकता है जो निर्णायक हो, और जिनके व्यवहार को कम से कम एक शानदार महिला के दिखावे और नखरे के लिए गलत नहीं समझा जा सकता। अध्याय 20। मिस्टर कॉलिंस को अपनी सफल प्रेम कहानी के बारे में अकेले सोचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि मिसेस बेनेट
जो हॉल में ही टहल रही थीं ताकि बातचीत खत्म होने का इंतजार कर सकें। जैसे ही एलिजाबेथ को दरवाज़ा खोलते और तेज़ कदमों से सीढ़ियों की ओर जाते देखा, वे तुरंत नाश्ते के कमरे में दाखिल हुईं और इस रिश्ते के पक्का होने की सुखद संभावना पर मिस्टर कॉलिंस और खुद को गर्मजोशी से बधाई दी। मिस्टर कॉलिंस ने इन बधाइयों को उतनी ही खुशी के साथ स्वीकार किया और लौट आया और फिर अपनी मुलाकात का विवरण देना शुरू किया, जिसके नतीजे से उन्हें भरोसा था कि संतुष्ट होने का हर कारण है, क्योंकि उनकी चचेरी बहन ने जो दृढ़ता से इनकार किया था, वह स्वाभाविक रूप से उसकी शर्मीली विनम्रता और उसके चरित्र की असली नज़ाकत से ही निकला होगा। हालांकि इस जानकारी ने मिसेस बेनेट को चौंका दिया। उन्हें भी यह मानकर खुशी होती कि उनकी बेटी ने प्रस्तावों का विरोध करके उन्हें प्रोत्साहित करने का इरादा किया था, लेकिन वे ऐसा मानने की हिम्मत नहीं कर सकीं और ऐसा कहे बिना नहीं रह सकीं। लेकिन भरोसा रखिए मिस्टर कॉलिंस, उन्होंने जोड़ा, कि लिज़ी को अक्ल सिखाई जाएगी। मैं खुद उससे अभी बात करूंगी। वह बहुत ही ज़िद्दी और बेवकूफ़ लड़की है और अपना भला-बुरा नहीं जानती, लेकिन मैं उसे समझा दूंगी। मुझे टोकने के लिए माफ़ करें, मैडम, मिस्टर कॉलिंस चिल्लाए, लेकिन अगर वह सचमुच ज़िद्दी और बेवकूफ़ है, तो मुझे नहीं पता कि क्या वह मेरी स्थिति वाले आदमी के लिए एक बहुत वांछनीय पत्नी होगी, जो स्वाभाविक रूप से शादीशुदा ज़िंदगी में खुशी चाहता है। इसीलिए अगर वह वास्तव में मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर अड़ी रहती है, तो शायद उसे मुझे स्वीकार करने के लिए मजबूर न करना ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर उसका स्वभाव ऐसा है, तो वह मेरी खुशी में बहुत योगदान नहीं दे पाएगी। सर, आप मुझे बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, मिसेस बेनेट ने घबरा कर कहा। लीजिए सिर्फ ऐसी बातों में ज़िद्दी है, बाकी हर चीज़ में वो उतनी ही अच्छी स्वभाव वाली लड़की है जितनी कोई हो सकती है। मैं सीधे मिस्टर बेनेट के पास जा रही हूँ और मुझे यकीन है कि हम बहुत जल्द उसके साथ मामला सुलझा लेंगे। उन्होंने उन्हें जवाब देने का समय नहीं दिया, बल्कि तुरंत अपने पति के पास भागती हुई गई और लाइब्रेरी में घुसते ही चिल्लाईं, ओह! मिस्टर बेनेट, आपकी तुरंत ज़रूरत है। हम सब भारी मुसीबत में हैं। आपको आकर लिज़ी को मिस्टर कॉलिंस से शादी करने के लिए मजबूर करना होगा, क्योंकि वह कसम खा रही है कि वह उनसे शादी नहीं करेगी और अगर आपने जल्दी नहीं की तो मिस्टर कॉलिंस अपना इरादा बदल देंगे और उससे शादी नहीं करेंगे। मिस्टर बेनेट ने उनके प्रवेश करने पर अपनी किताब से नज़रें उठाईं और उन्हें शांत उदासीनता के साथ देखा, जो उनकी खबर से ज़रा भी नहीं बदली थी। मुझे आपकी बात समझने का सौभाग्य नहीं मिल रहा, उन्होंने कहा जब उन्होंने अपनी बात खत्म की। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मिस्टर कॉलिंस और लिज़ी के बारे में। लिज़ी ऐलान कर रही है कि वह मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं करेगी और मिस्टर कॉलिंस कहने लगे हैं कि वे लिज़ी से शादी नहीं करेंगे। और इस मौके पर मुझे क्या करना है? ये तो एक लाइलाज मामला लगता है। आप खुद लिज़ी से बात कीजिए। उससे कहिए कि आप ज़ोर देते हैं कि वह उनसे शादी करे। उसे नीचे बुलाया जाए, वह मेरी राय सुनेगी। मिसेस बेनेट ने घंटी बजाई और मिसेस एलिज़ाबेथ को लाइब्रेरी में बुलाया गया। यहाँ आओ बच्ची, उसके पिता ने उसके आने पर कहा। मैंने तुम्हें एक ज़रूरी मामले पर बुलाया है। मैं समझता हूँ कि मिस्टर कॉलिंस ने तुम्हें शादी का प्रस्ताव दिया है। क्या यह सच है? एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया कि यह सच है। बहुत अच्छा। और इस शादी के प्रस्ताव को तुमने ठुकरा दिया है? जी सर। बहुत अच्छा। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। तुम्हारी माँ ज़ोर देती हैं कि तुम इसे स्वीकार करो। क्या ऐसा नहीं है मिसेस बेनेट? हाँ, वरना मैं उसका मुँह दोबारा कभी नहीं देखूँगी। तुम्हारे सामने एक दुखी विकल्प है एलिज़ाबेथ। आज से तुम्हें अपने माता-पिता में से एक के लिए अजनबी बनना होगा। अगर तुम मिस्टर कॉलिंस से शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें कभी नहीं देखेंगी और अगर तुम करोगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूँगा। एलिज़ाबेथ ऐसी शुरुआत के ऐसे निष्कर्ष पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लेकिन मिसेस बेनेट, जिन्होंने खुद को यकीन दिला लिया था कि उनके पति इस मामले को वैसे ही देखेंगे जैसा वे चाहती थीं, बेहद निराश हुईं। मिस्टर बेनेट, इस तरह बात करने का आपका क्या मतलब है? आपने मुझसे वादा किया था कि आप उसे शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। मेरी प्यारी, उनके पति ने जवाब दिया, मेरी 2 छोटी-सी विनती हैं। पहली, कि आप मुझे इस मौके पर अपनी समझ का आज़ादी से इस्तेमाल करने दें और दूसरी, मेरे कमरे का। जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी लाइब्रेरी अकेले मिल जाए तो खुशी होगी। हालाँकि अपने पति से मिली निराशा के बावजूद
अभी तक मिसेस बेनेट ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने एलिज़ाबेथ से बार-बार बात की, उसे बारी-बारी से मनाया और धमकाया। उन्होंने जेने को अपने पक्ष में करने की कोशिश की, लेकिन जेन ने पूरी विनम्रता के साथ दखल देने से इनकार कर दिया और एलिज़ाबेथ ने कभी पूरी गंभीरता से तो कभी चंचल खुशी के साथ उनके हमलों का जवाब दिया। हालाँकि उसका अंदाज़ बदलता रहा, लेकिन उसका निश्चय कभी नहीं बदला। इस बीच मिस्टर कॉलिंस एकांत में जो कुछ हुआ था उस पर विचार कर रहे थे। वे खुद के बारे में इतना अच्छा सोचते थे कि ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनकी चचेरी बहन किस वजह से उन्हें मना कर सकती है। और हालांकि उनके घमंड को चोट पहुंची थी, लेकिन उन्हें किसी और तरह का दुख नहीं हुआ। एलिजाबेथ के प्रति उनका लगाव पूरी तरह ख्याली था, और इस संभावना ने कि वह अपनी माँ की फटकार की हकदार है, उन्हें कोई भी अफसोस महसूस करने से रोक दिया। जब परिवार इस उलझन में था, शार्लेट लूकस उनके साथ दिन बिताने आई। हॉल में लिडिया उसे मिली, जो उसकी तरफ दौड़ती हुई आधी फुसफुसाहट में चिल्लाई, मुझे खुशी है कि तुम आ गई। यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। तुम्हें क्या लगता है आज सुबह क्या हुआ? मिस्टर कॉलिंस ने लिज़ी को प्रस्ताव दिया और वह उनसे शादी नहीं करेगी। शार्लेट के पास जवाब देने का शायद ही समय था कि किटी भी आ गई, जो वहीं खबर देने आई थी। और जैसे ही वे नाश्ते के कमरे में दाखिल हुईं, जहां मिसेस बेनेट अकेली थीं, उन्होंने भी उसी विषय पर शुरू कर दिया, मिस लुकास से अपनी दया की मांग करते हुए और उससे विनती करते हुए कि वह अपनी दोस्त लिज्जी को अपने पूरे परिवार की इच्छाओं को मानने के लिए मनाए। कृपया करो मेरी प्यारी मिस लुकास, उन्होंने उदास लहजे में कहा, क्योंकि कोई भी मेरी तरफ नहीं है। कोई मेरा साथ नहीं देता। मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। मेरे बेचारे नर्व्स पर किसी को तरस नहीं आता। जेन और एलिज़ाबेथ के आने से शार्लेट को जवाब देने से बचा लिया गया। हाँ, वो आ रही है, मिसेस बेनेट ने जारी रखा। इतनी बेफ़िक्र दिख रही है, और हमारी परवाह उसे उससे ज़्यादा नहीं है, जितनी कि अगर हम यॉर्क में होते, बशर्ते कि उसकी अपनी मनमानी चले। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ मिस लीजी, अगर तुमने इस तरह शादी के हर प्रस्ताव को ठुकराने की ठान ली है, तो तुम्हें कभी कोई पति नहीं मिलेगा। और मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें कौन पालेगा। मैं तुम्हें रखने में सक्षम नहीं होंगी, और इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। आज से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में बता दिया था। तुम जानती हो कि मैं तुमसे दोबारा कभी बात नहीं करूँगी, और तुम मुझे अपनी बात का पक्का पाओगी। मुझे नाफरमान बच्चों से बात करने में कोई खुशी नहीं है। वैसे तो मुझे किसी से भी बात करने में ज़्यादा खुशी नहीं होती। जो लोग मेरी तरह नर्व्स की बीमारी से पीड़ित हैं, उनका बात करने का कोई ख़ास मन नहीं होता। मैं क्या भुगत रही हूँ कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है। जो शिकायत नहीं करते उन पर कभी तरस नहीं खाया जाता। उनकी बेटियाँ इस बक-बक को खामोशी से सुनती रहीं, ये जानते हुए कि उन्हें समझाने या शांत करने की कोई भी कोशिश केवल चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगी। इसलिए वे बिना किसी रुकावट के बोलती रहीं जब तक कि मिस्टर कॉलिंस नहीं आ गए, जो सामान्य से अधिक राजसी अंदाज में दाखिल हुए, और जिन्हें देखते ही उन्होंने लड़कियों से कहा, अब मैं जोर देती हूँ कि तुम सब अपनी जुबान बंद रखो और मुझे और मिस्टर कॉलिंस को थोड़ी बातचीत करने दो। एलिजाबेथ चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। जेन और किटी उसके पीछे गईं, लेकिन लिडिया अपनी जगह डटी रही, ये सुनने के लिए कि वह क्या सुन सकती है। और शार्लेट पहले मिस्टर कॉलिंस की शिष्टता द्वारा रोके जाने के कारण, जिन्होंने उसके और उसके पूरे परिवार के बारे में बहुत बारीकी से पूछताछ की, और फिर थोड़ी जिज्ञासा के कारण खुद को खिड़की तक चलने और न सुनने का नाटक करने के साथ संतुष्ट कर लिया। एक दर्दनाक आवाज में मिसेस बेनेट ने प्रस्तावित बातचीत शुरू की। ओह मिस्टर कॉलिंस, मेरी प्यारी मैडम, उन्होंने जवाब दिया, हमें इस मुद्दे पर हमेशा के लिए चुप रहना चाहिए। मैं इससे बहुत दूर हूं। उन्होंने तुरंत एक ऐसी आवाज में जारी रखा जो उनकी नाराजगी को चिह्नित कर रही थी, कि आपकी बेटी के व्यवहार पर गुस्सा करूं। अनिवार्य बुराइयों को स्वीकार करना हम सबका कर्तव्य है। एक ऐसे नौजवान का विशेष कर्तव्य जो मेरी तरह कम उम्र में तरक्की पाने में भाग्यशाली रहा हो, और मुझे भरोसा है कि मैंने स्वीकार कर लिया है। शायद इसलिए और भी ज़्यादा क्योंकि मुझे अपनी पक्की खुशी पर संदेह होता, अगर मेरी निष्पक्ष चचेरी बहन ने मुझे अपने हाथ से सम्मानित किया होता,
क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्वीकारोक्ति तब तक इतनी पूर्ण नहीं होती, जब तक कि जो आशीर्वाद नहीं मिला, वह हमारे अनुमान में अपनी कीमत थोड़ी खोने ना लगे। मुझे उम्मीद है, मेरी प्यारी मैडम, कि आप मुझे अपने परिवार के प्रति कोई अनादर दिखाते हुए नहीं मानेंगी। अगर मैं आपकी बेटी की कृपा के लिए अपने दावे वापस लेता हूँ, बिना आपको और मिस्टर बेनेट को यह सम्मान दिए कि मैं अपनी ओर से आपके अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध करूँ। मुझे डर है कि मेरा आचरण इस बात में आपत्तिजनक हो सकता है कि मैंने आपकी बजाय आपकी बेटी के होठों से अपनी बर्खास्तगी स्वीकार कर ली। लेकिन हम सब गलती कर सकते हैं। निश्चित रूप से पूरे मामले में मेरा इरादा नेक था। मेरा उद्देश्य अपने लिए एक मिलनसार साथी सुरक्षित करना था, आपके पूरे परिवार के लाभ का उचित ध्यान रखते हुए। और अगर मेरा तरीका ज़रा भी निंदनीय रहा हो, तो मैं यहाँ माफ़ी माँगने की इजाज़त चाहता हूँ। अध्याय 21। मिस्टर कॉलिंस के प्रस्ताव पर चर्चा अब लगभग खत्म हो चुकी थी और एलिजाबेथ को केवल उन असहज भावनाओं को झेलना पड़ रहा था जो अनिवार्य रूप से इसके साथ जुड़ी थीं, और कभी-कभी अपनी माँ के चिड़चिड़े इशारों को। जहाँ तक खुद मिस्टर कॉलिंस का सवाल है, उनकी भावनाएं शर्मिंदगी या उदासी से या उससे बचने की कोशिश से नहीं, बल्कि तौर तरीकों के खड़ेपन और गुस्से भरी खामोशी से व्यक्त हो रही थी। उन्होंने उससे शायद ही कभी बात की, और वह मेहनती ध्यान, जिसके प्रति वे खुद इतने संवेदनशील थे, बाकी दिन के लिए मिस लूकास पर स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी उन्हें सुनने की शिष्टता उन सभी के लिए और विशेष रूप से उसकी दोस्त के लिए एक बड़ी राहत थी। अगली सुबह भी मिसेस बेनेट की बदमिजाजी या खराब तबीयत में कोई कमी नहीं आई। मिस्टर कॉलिंस भी उसी गुस्से और घमंड की हालत में थे। एलिजाबेथ ने उम्मीद की थी कि उनकी नाराजगी शायद उनकी यात्रा को छोटा कर दे, लेकिन उनकी योजना पर इसका जरा भी असर नहीं दिखा। उन्हें हमेशा शनिवार को जाना था, और शनिवार तक रुकने का उनका इरादा अब भी पक्का था। नाश्ते के बाद लड़कियां मेरिटन गईं ताकि पता कर सकें कि क्या मिस्टर विक्रम वापस आ गए हैं, और नेदरफील्ड बॉल से उनकी अनुपस्थिति पर अफसोस जता सकें। शहर में घुसते ही वे उनसे मिल गए और उन्हें उनकी मौसी के घर तक ले गए, जहां उनके पछतावे और परेशानी और हर किसी की चिंता पर अच्छी तरह चर्चा की गई। हालांकि एलिजाबेथ के सामने उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया कि उनकी अनुपस्थिति की मजबूरी उन्होंने खुद तय की थी। मुझे लगा, उन्होंने कहा, कि जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा था, मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं मिस्टर डार्सी से न मिलूं, कि एक ही कमरे में, एक ही पार्टी में इतने घंटों तक उनके साथ रहना शायद मैं बर्दाश्त न कर सकूं। और यह कि ऐसे दृश्य पैदा हो सकते हैं जो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अप्रिय हों। उसने उनके धैर्य की बहुत सराहना की, और उनके पास इस पर पूरी चर्चा करने की फुर्सत थी, और उस सारी तारीफ के लिए जो उन्होंने शिष्टता से एक दूसरे पर बरसाई जब विक्रम और एक अन्य अफसर उनके साथ लॉन्गबोर्न तक वापस आए, और रास्ते में उन्होंने विशेष रूप से उस पर ध्यान दिया। उनका साथ आना दोहरे फायदे वाला था। उसने उस सम्मान को महसूस किया जो यह उसे दे रहा था, और यह उसे अपने माता पिता से मिलवाने के अवसर के रूप में सबसे अधिक स्वीकार्य था। उनके लौटने के कुछ ही देर बाद मिस बेनेट को एक चिट्ठी मिली। ये नेदरफील्ड से आई थी और तुरंत खोली गई। लिफाफे में एक सुंदर, छोटा, चिकना कागज था जो एक महिला की साफ, बहती हुई लिखावट से भरा था, और एलिजाबेथ ने उसे पढ़ते हुए अपनी बहन के चेहरे का रंग बदलते देखा, और देखा कि वह कुछ खास हिस्सों पर बहुत ध्यान से रुक रही है। जेन ने जल्द ही खुद को संभाला और चिट्ठी को दूर रखकर सामान्य बातचीत में अपनी हमेशा की तरह की खुशमिजाजी के साथ शामिल होने की कोशिश की। लेकिन एलिजाबेथ को इस विषय पर एक चिंता महसूस हुई जिसने उसका ध्यान विकहम से भी हटा दिया, और जैसे ही उन्होंने और उनके साथी ने विदा ली, झेने की एक नज़र ने उसे ऊपर कमरे में आने का न्योता दिया। जब वे अपने कमरे में पहुंच गए तो जेने ने चिट्ठी निकालते हुए कहा, यह कैरोलिन बिंगली की है। इसमें जो लिखा है उसने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। पूरी पार्टी इस समय तक नेटरफील्ड छोड़ चुकी है और लंदन के रास्ते में है, और वापस आने का उनका कोई इरादा नहीं है। तुम सुनोगी कि वह क्या कहती है। फिर उसने पहला वाक्य जोर से पढ़ा, जिसमें यह जानकारी थी कि उन्होंने अभी अभी अपने भाई के पीछे सीधे शहर जाने का फैसला किया है, और यह
कि वे आज ग्रोसवेनर स्ट्रीट में डिनर करेंगे, जहाँ मिस्टर हर्स्ट का घर है। अगला वाक्य इन शब्दों में था, मैं हार्टफोर्डशायर में जो कुछ भी छोड़ रही हूँ, उसके लिए अफ़सोस करने का नाटक नहीं करूँगी, सिवाय तुम्हारे साथ के, मेरी प्यारी दोस्त। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में किसी समय हम उस सुखद मेल-जोल का फिर से आनंद लेंगे जो हम जानते हैं, और इस बीच एक बहुत ही नियमित और खुली चिट्ठी-पत्री से अलगाव के दर्द को कम कर सकते हैं। इसके लिए मैं तुम पर निर्भर हूँ। इन बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातों को एलिज़ाबेथ ने अविश्वास की पूरी संवेदनहीनता के साथ सुना, और हालाँकि उनके अचानक जाने ने उसे हैरान किया, लेकिन उसे इसमें वास्तव में अफ़सोस करने जैसा कुछ नहीं लगा। ये नहीं माना जा सकता था कि नेटरफ़ील्ड से उनकी अनुपस्थिति मिस्टर बिंगली को वहाँ होने से रोकेगी, और जहाँ तक उनके साथ के नुकसान की बात है, उसे यकीन था कि जेन जल्द ही मिस्टर बिंगली के साथ का आनंद लेते हुए इसकी परवाह करना छोड़ देगी। "ये बदकिस्मती है," उसने थोड़ी देर रुक कर कहा, "कि तुम देहात छोड़ने से पहले अपने दोस्तों से मिल नहीं पाईं। लेकिन क्या हम उम्मीद नहीं कर सकते कि भविष्य की खुशी का वह समय, जिसकी मिस बिंगले राह देख रही हैं, उससे पहले आ जाए जितना उन्हें पता है? और यह कि दोस्तों के रूप में आपने जो सुखद मेल-जोल जाना है, वह बहनों के रूप में और भी ज़्यादा संतोष के साथ नया हो जाएगा? मिस्टर बिनले को उनके द्वारा लंदन में नहीं रोका जाएगा। कैरोलाइन साफ तौर पर कहती है कि इस सर्दी में पार्टी का कोई भी सदस्य हार्टफोर्डशायर वापस नहीं आएगा। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। जब मेरे भाई ने कल हमें छोड़ा तो उन्होंने कल्पना की थी कि जो काम उन्हें लंदन ले जा रहा है, वह 3 या 4 दिनों में ख़त्म हो सकता है। लेकिन चूंकि हमें यकीन है कि ऐसा नहीं हो सकता, और साथ ही हम आश्वस्त हैं कि जब चार्ल्स शहर पहुंचेंगे तो उन्हें इसे फिर से छोड़ने की कोई जल्दी नहीं होगी, हमने उनके पीछे जाने का फैसला किया है, ताकि उन्हें अपने खाली घंटे एक बिना आराम वाले होटल में न बिताने पड़े। मेरे कई परिचित पहले से ही सर्दियों के लिए वहाँ हैं। काश मैं सुन पाती कि तुम, मेरी प्यारी दोस्त, भीड़ में शामिल होने का कोई इरादा रखती हो, लेकिन मुझे उसकी कोई उम्मीद नहीं है। मैं ईमानदारी से उम्मीद करती हूँ कि हार्टफोर्डशायर में तुम्हारा क्रिसमस उन खुशियों से भरा हो जो यह मौसम आम तौर पर लाता है, और ये कि तुम्हारे चाहने वाले इतने हो कि तुम्हें उन तीनों की कमी महसूस न हो जिनसे हम तुम्हें वंचित कर रहे हैं। इससे साफ है, जेने ने जोड़ा, कि वह इस सर्दी में और वापस नहीं आ रहे। ये केवल इतना साफ है कि मिस बिंगली नहीं चाहती कि वे आए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? यह उनका खुद का फैसला होगा। वे अपने मालिक खुद हैं, लेकिन तुम सब कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हें वह हिस्सा पढ़कर सुनाती हूँ जो मुझे विशेष रूप से दुख दे रहा है। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मिस्टर डार्सी अपनी बहन को देखने के लिए बेसब्र हैं, और सच कहूँ तो हम भी उनसे दोबारा मिलने के लिए कम उत्सुक नहीं हैं। मुझे सचमुच नहीं लगता कि सुंदरता, भव्यता और निपुणता में जॉर्जियाना डार्सी का कोई मुकाबला है, और जो स्नेह वह लॉइस और मुझ में जगाती है, वह इस उम्मीद से और भी दिलचस्प हो जाता है जो हम पालने की हिम्मत करते हैं कि वे भविष्य में हमारी बहन बनेंगी। मुझे नहीं पता कि मैंने पहले कभी इस विषय पर अपनी भावनाओं का जिक्र किया है या नहीं, लेकिन मैं उन्हें बताए बिना देहात नहीं छोड़ूंगी, और मुझे भरोसा है कि तुम उन्हें अनुचित नहीं मानोगी। मेरे भाई पहले से ही उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब उन्हें सबसे घनिष्ठ स्तर पर देखने का अक्सर मौका मिलेगा। उनके रिश्तेदार भी इस संबंध को उतना ही चाहते हैं जितना उनके अपने। और मुझे लगता है कि एक बहन का पक्षपात मुझे गुमराह नहीं कर रहा है जब मैं कहती हूँ कि चार्ल्स किसी भी महिला का दिल जीतने में सबसे सक्षम है। एक लगाव के पक्ष में इन सभी परिस्थितियों के साथ, और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं होने पर, क्या मैं गलत हूँ, मेरी प्यारी जेने, एक ऐसी घटना की उम्मीद पालने में जो इतने लोगों की खुशी सुरक्षित करेगी? तुम इस वाक्य के बारे में क्या सोचती हो, मेरी प्यारी लिज़ी? जेन ने उससे खत्म करते हुए कहा, क्या यह काफी साफ नहीं है? क्या यह स्पष्ट रूप से घोषित नहीं करता कि कैरोलाइन न तो उम्मीद करती है और न ही चाहती है कि मैं उसकी बहन बनूं, कि वह अपने भाई की उदासीनता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त है, और यह कि अगर उसे उनके लिए मेरी भावनाओं की प्रकृति का शक है, तो वह बड़ी दयालुता से मुझे सावधान करना चाहती है? क्या इस विषय पर कोई और राय हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि मेरी राय बिल्कुल अलग है। क्या तुम सुनोगी? बड़ी खुशी से। मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में बताऊंगी।
मिस बिनले देख रही हैं कि उनके भाई तुम्हें प्यार करते हैं और वे चाहती हैं कि वे मिस डार्सी से शादी करें। वे उन्हें वहाँ रोके रखने की उम्मीद में उनके पीछे शहर जा रही हैं और तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रही हैं कि वे तुम्हारी परवाह नहीं करते। जेन ने अपना सिर हिलाया। सच में जेन, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। जिसने भी तुम्हें एक साथ देखा है, कोई भी उनके स्नेह पर शक नहीं कर सकता। मिस बिंगली तो बिल्कुल नहीं कर सकती। वे इतनी बेवकूफ नहीं हैं। अगर उन्होंने अपने लिए मिस्टर डार्सी में इसका आधा भी प्यार देखा होता, तो उन्होंने अपने शादी के कपड़े ऑर्डर कर दिए होते। लेकिन मामला ये है, हम उनके लिए पर्याप्त अमीर नहीं हैं या पर्याप्त भव्य नहीं हैं, और वे अपने भाई के लिए मिस डार्सी को पाने के लिए और भी ज़्यादा उत्सुक हैं, इस धारणा से कि जब एक अंतर्विवाह हो जाएगा, तो उन्हें दूसरा हासिल करने में कम परेशानी होगी, जिसमें निश्चित रूप से कुछ चतुराई है, और मुझे यकीन है कि यह सफल होगा अगर मिस डीबर्ग रास्ते में ना हो। लेकिन मेरी प्यारी जेन, तुम गंभीरता से ये कल्पना नहीं कर सकती कि क्योंकि मिस बिंगली तुम्हें बताती हैं कि उनके भाई मिस डार्सी की बहुत प्रशंसा करते हैं, तो वे तुम्हारी योग्यता के प्रति ज़रा भी कम संवेदनशील हैं जितना वे मंगलवार को विदा लेते समय थे। या यह कि उन्हें यह समझाने की शक्ति कैरोलाइन के पास होगी कि वे तुमसे प्यार करने के बजाय उनकी दोस्त से बहुत प्यार करते हैं। अगर हम मिस बिंगली के बारे में एक जैसा सोचते, जेन ने जवाब दिया, तो तुम्हारा यह सब बताना मुझे काफ़ी तसल्ली दे सकता था। लेकिन मुझे पता है कि आधार अन्यायपूर्ण है। कैरोलाइन जानबूझकर किसी को धोखा देने में असमर्थ है, और इस मामले में मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि वह खुद धोखे में है। ये सही है। तुम इससे बेहतर खुशफहमी नहीं पाल सकती थी, चूंकि तुम मेरी बात में तसल्ली नहीं लोगी। हर तरह से मानो कि वह धोखे में है। तुमने अब उसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, और अब और परेशान मत हो। लेकिन मेरी प्यारी बहन, क्या मैं खुश रह सकती हूँ सबसे अच्छा मानकर भी एक ऐसे आदमी को स्वीकार करके जिसकी बहनें और दोस्त सब चाहते हैं कि वह कहीं और शादी करे? तुम्हें खुद फैसला करना होगा, एलिज़ाबेथ ने कहा। और अगर परिपक्व विचार विमर्श पर तुम्हें लगता है कि उसकी 2 बहनों को नाराज़ करने का दुःख उसकी पत्नी होने की खुशी से ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें हर तरह से सलाह देती हूँ कि तुम उसे मना कर दो। तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? जेन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुम जानती हो कि हालांकि मुझे उनकी नापसंदगी पर बेहद दुःख होगा, लेकिन मैं हिचकिचा नहीं सकती। मैंने नहीं सोचा था कि तुम करोगी, और ऐसा होने पर मैं तुम्हारी स्थिति को बहुत दया के साथ नहीं देख सकती। लेकिन अगर वह इस सर्दी में वापस नहीं आते, तो मेरी पसंद की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 6 महीने में हज़ारों बातें हो सकती हैं। उनके वापस न आने के विचार को एलिज़ाबेथ ने अत्यंत तिरस्कार के साथ देखा। उसे यह केवल कैरोलाइन की स्वार्थी इच्छाओं का सुझाव लगा, और वह एक पल के लिए भी यह नहीं मान सकती थी कि वे इच्छाएँ, चाहे कितनी भी खुलकर या चतुराई से बोली गई हों, एक ऐसे नौजवान को प्रभावित कर सकती है, जो हर किसी से इतना स्वतंत्र है। उसने अपनी बहन के सामने जितनी मज़बूती से हो सका, विषय पर अपनी भावनाओं को रखा, और जल्द ही उसे इसके सुखद प्रभाव को देखने की खुशी मिली। जेन का स्वभाव निराश होने वाला नहीं था, और वह धीरे-धीरे उम्मीद करने लगी, हालाँकि स्नेह का संकोच कभी-कभी उम्मीद पर हावी हो जाता था, कि बिंगले नेदरफ़ील्ड वापस आएँगे और उसके दिल की हर इच्छा का जवाब देंगे। वे सहमत हो गईं कि मिसेज़ बेनेट को केवल परिवार के जाने के बारे में बताया जाना चाहिए, बिना बिंगली के आचरण के बारे में उन्हें डर आए। लेकिन यह अधूरी जानकारी भी उन्हें बहुत चिंता देने वाली थी, और उन्होंने इस पर बेहद बदकिस्मती बताते हुए विलाप किया कि महिलाओं को ठीक तभी जाना पड़ा, जब वे सब एक दूसरे के इतने करीब आ रहे थे। हालांकि इस पर काफ़ी देर तक अफसोस जताने के बाद उन्हें यह सोचने में तसल्ली मिली कि मिस्टर बिंगली जल्द ही फिर वापस आएंगे और जल्द ही लॉन्गबर्न में डिनर करेंगे। और इन सब का निष्कर्ष यह आरामदायक घोषणा थी कि हालांकि उन्हें केवल पारिवारिक डिनर के लिए बुलाया गया था, वह ध्यान रखेंगे कि खाने में 2 पूरे कोर्स हों। अध्याय 22। बेनेट परिवार को लूकस परिवार के यहाँ डिनर का न्योता था, और फिर से दिन का ज्यादातर हिस्सा मिस लूकस इतनी दयालु रहीं कि मिस्टर कॉलिंस को सुनती रहीं। एलिजाबेथ ने उन्हें धन्यवाद देने का मौका निकाला। इससे उनका मिजाज अच्छा रहता है, उसने कहा, और मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि मैं आपकी कितनी एहसानमंद हूँ।
शार्लट ने अपनी दोस्त को भरोसा दिलाया कि उपयोगी होने में उसे संतोष मिलता है और ये उसके समय के छोटे से बलिदान की भरपूर भरपाई कर देता है। ये बहुत ही मिलनसार बात थी, लेकिन शार्लॉट की दयालुता एलिज़ाबेथ की सोच से कहीं आगे थी। उसका मकसद इससे कम कुछ नहीं था कि मिस्टर कॉलिंस के प्रस्तावों को अपनी ओर मोड़कर एलिज़ाबेथ को उनकी वापसी से सुरक्षित कर ले। मिस लुकास की योजना ऐसी थी और परिस्थितियां इतनी अनुकूल थीं कि जब वे रात में अलग हुए तो उससे अपनी सफलता का लगभग यकीन हो गया होता अगर मिस्टर कॉलिंस को हटफर्ड शायर इतनी जल्दी न छोड़ना होता। लेकिन यहाँ उसने उनके चरित्र की आग और स्वतंत्रता के साथ नाइंसाफ़ी की, क्योंकि इसने उन्हें अगली सुबह लॉन्गबर्न हाउस से अद्भुत चालाकी के साथ निकलने और लुकास लॉज की ओर भागने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे खुद को उसके चरणों में डाल सकें। वे अपनी चचेरी बहनों की नज़रों से बचने के लिए उत्सुक थे, इस यकीन के साथ कि अगर उन्होंने उन्हें जाते हुए देखा, तो वे उनके इरादे का अंदाज़ा लगाए बिना नहीं रह पाएँगी और वे तब तक इस कोशिश को ज़ाहिर नहीं होने देना चाहते थे जब तक कि इसकी सफलता भी ज़ाहिर ना हो जाए। क्योंकि हालाँकि वे लगभग सुरक्षित महसूस कर रहे थे और कारण के साथ, क्योंकि शार्लट ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया था, लेकिन बुधवार के कारनामे के बाद से वे तुलनात्मक रूप से झिझक रहे थे। हालाँकि उनका स्वागत सबसे चापलूसी भरा था। मिस लूकास ने उन्हें ऊपर की खिड़की से घर की ओर आते हुए देख लिया था और तुरंत उनसे गली में इत्तेफाकन मिलने के लिए निकल पड़ी। लेकिन उसे शायद ही इतनी उम्मीद थी कि वहां इतना प्यार और वाकपटुता उसका इंतजार कर रही थी। जितने कम समय में मिस्टर कॉलिंस के लंबे भाषण इजाजत देते, दोनों के बीच सब कुछ संतोषजनक रूप से तय हो गया। और जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, मिस्टर कॉलिंस ने उससे उस दिन का नाम बताने की विनती की जो उन्हें दुनिया का सबसे खुश आदमी बना देगा। और हालांकि ऐसी विनती को फिलहाल के लिए टालना पड़ा, लेकिन महिला को उनकी खुशी के साथ खेलने की कोई इच्छा नहीं थी। जिस बेवकूफ़ी से प्रकृति ने उन्हें नवाजा था, वह उनके प्रेम निवेदन को किसी भी ऐसे आकर्षण से बचाए रखेगी जो किसी औरत को उसे जारी रखने की इच्छा दे सके। और मिस लुकास, जिन्होंने उन्हें केवल एक घर बार की शुद्ध और निस्वार्थ इच्छा से स्वीकार किया था, परवाह नहीं करती थीं कि वह घर बार कितनी जल्दी मिल जाए। सर विलियम और लेडी लुकास से तुरंत सहमति मांगी गई और वह बहुत ही खुशी भरी फुर्ती के साथ दी गई। मिस्टर कॉलिंस की मौजूदा परिस्थितियां उनकी बेटी के लिए इससे एक बहुत ही योग्य रिश्ता बनाती थीं, जिसे वे बहुत कम दौलत दे सकते थे और भविष्य की दौलत की उनकी संभावनाएं बेहद अच्छी थीं। लेडी लूकास ने तुरंत पहले से कहीं ज़्यादा दिलचस्पी के साथ यह हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि मिस्टर बेनेट के और कितने साल जीने की संभावना है। और सर विलियम ने अपनी पक्की राय दी कि जब भी मिस्टर कॉलिंस लॉन्गबोर्न जागीर के मालिक बने, तो यह बहुत ही उचित होगा कि वे और उनकी पत्नी सेंट जेम्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। संक्षेप में पूरा परिवार इस मौके पर उचित रूप से बहुत खुश था। छोटी लड़कियों ने उम्मीद बांधी कि वे अब उससे 1-2 साल पहले बाहर आ सकती हैं जितना वे अन्यथा आती, और लड़कों को इस डर से राहत मिली कि शार्लट एक ओल्ड मेड, यानी बिना शादी के बूढ़ी होने वाली बनकर मरेगी। शार्लट खुद काफ़ी शांत थी। उसने अपना मकसद हासिल कर लिया था और उसके पास इस पर विचार करने का समय था। उसके विचार आमतौर पर संतोषजनक थे। मिस्टर कॉलिंस निश्चित रूप से न तो समझदार थे और न ही सुखद। उनकी संगत उबाऊ थी और उनका लगाव ख़याली होना चाहिए, लेकिन फिर भी वे उसके पति होंगे। पुरुषों या शादी के बारे में बहुत ऊंची राय न रखने के बावजूद, शादी हमेशा उसका उद्देश्य रहा था। यह कम दौलत वाली, अच्छी पढ़ी-लिखी युवतियों के लिए एकमात्र सम्मानजनक प्रावधान था और हालांकि यह खुशी देने के मामले में कितना भी अनिश्चित हो, गरीबी से उनका सबसे सुखद बचाव होना चाहिए। यह बचाव अब उसने प्राप्त कर लिया था और 27 साल की उम्र में बिना कभी सुंदर रहे उसने इसका पूरा सौभाग्य महसूस किया। इस मामले में सबसे कम सुखद परिस्थिति वह हैरानी थी जो ये एलिजाबेथ बेनेट को देगी, जिसकी दोस्ती को वह किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा महत्व देती थी। एलिजाबेथ हैरान होगी और शायद उसे दोष देगी, और हालांकि उसका संकल्प हिलने वाला नहीं था, लेकिन ऐसी नापसंदगी से उसकी भावनाओं को चोट जरूर पहुंचेगी। उसने उसे खुद जानकारी देने का फैसला किया और इसलिए मिस्टर कॉलिंस को लॉन्गबर्न डिनर के लिए लौटते समय निर्देश दिया
कि परिवार के किसी भी सदस्य के सामने जो कुछ हुआ, उसका कोई इशारा ना दें। गोपनीयता का वादा निश्चित रूप से बहुत कर्तव्यपरायणता से दिया गया था, लेकिन इसे कठिनाई के बिना नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उनकी लंबी अनुपस्थिति से जगी जिज्ञासा उनकी वापसी पर इतने सीधे सवालों में फूट पड़ी, जिनसे बचने के लिए कुछ चतुराई की ज़रूरत थी। और वे उसी समय बहुत आत्मसंयम का अभ्यास कर रहे थे, क्योंकि वे अपने समृद्ध प्यार को प्रकाशित करने के लिए तड़प रहे थे। चूंकि उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य को देखने के लिए अगली सुबह बहुत जल्दी अपनी यात्रा शुरू करनी थी, इसलिए विदाई की रस्म तब पूरी की गई जब महिलाएं रात के लिए जाने लगीं। और मिसेस बेनेट ने बहुत शिष्टता और गर्मजोशी के साथ कहा कि जब भी उनके अन्य काम उन्हें मिलने की इजाज़त दें, उन्हें लॉन्गबर्न में दोबारा देखकर वे कितने खुश होंगे। मेरी प्यारी मैडम, उन्होंने जवाब दिया, यह न्योता विशेष रूप से संतोषजनक है, क्योंकि यही वह चीज़ है जिसे पाने की मैं उम्मीद कर रहा था, और आप पूरी तरह निश्चित हो सकती हैं कि मैं जितनी जल्दी हो सके इसका लाभ उठाऊंगा। वे सब हैरान थे, और मिस्टर बेनेट, जो किसी भी तरह इतनी जल्दी वापसी की कामना नहीं कर सकते थे, ने तुरंत कहा, लेकिन क्या यहाँ लेडी कैथरीन की नापसंदगी का खतरा नहीं है? मेरे अच्छे सर, अपनी संरक्षिका को नाराज करने का जोखिम उठाने से बेहतर है कि आप अपने रिश्तेदारों की उपेक्षा करें। मेरे प्यारे सर, मिस्टर कॉलिंस ने जवाब दिया, मैं इस दोस्ताना चेतावनी के लिए आपका विशेष रूप से आभारी हूँ, और आप भरोसा रख सकते हैं कि मैं उनकी लेडीशिप की सहमति के बिना इतना महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाऊंगा। आप बहुत ज़्यादा सावधान नहीं हो सकते। उनकी नाराज़गी के बजाय किसी भी चीज़ का जोखिम उठाएं, और अगर आपको लगता है कि हमारे पास दोबारा आने से उनके नाराज़ होने की संभावना है, जो मुझे बहुत मुमकिन लगता है, तो चुपचाप घर पर रहें और संतुष्ट रहें कि हम बुरा नहीं मानेंगे। यकीन मानिए मेरे प्यारे सर, ऐसे स्नेही ध्यान से मेरी कृतज्ञता गर्मजोशी से जगी है, और भरोसा रखिए आपको जल्द ही इसके लिए, और साथ ही हार्टफोर्डशायर में मेरे प्रवास के दौरान आपके सम्मान के हर दूसरे निशान के लिए मुझसे धन्यवाद का पत्र मिलेगा। जहाँ तक मेरी सुंदर चचेरी बहनों का सवाल है, हालांकि मेरी अनुपस्थिति इतनी लंबी नहीं हो सकती कि इसकी ज़रूरत पड़े, मैं अब उन्हें स्वास्थ्य और खुशी की कामना करने की स्वतंत्रता लेता हूँ, मेरी चचेरी बहन एलिजाबेथ को छोड़कर नहीं। उचित शिष्टाचार के साथ महिलाएं तब चली गईं। वे सब यह जानकर समान रूप से हैरान थीं कि वे जल्दी लौटने का विचार कर रहे हैं। मिसेस बेनेट इससे यह समझना चाहती थीं कि वे उनकी किसी छोटी लड़की को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, और मैरी को उन्हें स्वीकार करने के लिए मनाया जा सकता है। मैरी उनकी क्षमताओं को बाकियों से कहीं ज़्यादा आंकती थी। उनके विचारों में एक ठोसपन था जो अक्सर उसे प्रभावित करता था, और हालांकि वे उसके जितने चतुर नहीं थे, उसने सोचा कि अगर उन्हें पढ़ने और खुद को सुधारने के लिए उसके जैसे उदाहरण से प्रोत्साहित किया जाए, तो वे एक बहुत ही सुखद साथी बन सकते हैं। लेकिन अगली सुबह इस तरह की हर उम्मीद खत्म हो गई। मिस लुकास नाश्ते के तुरंत बाद आईं, और एलिजाबेथ के साथ एक निजी बातचीत में पिछले दिन की घटना बता दी। मिस्टर कॉलिंस का खुद को उसकी दोस्त के प्यार में मानने की संभावना एक बार पिछले 1-2 दिनों में एलिज़ाबेथ के मन में आई थी। लेकिन यह कि शार्लट उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है, यह लगभग उतना ही असंभव लग रहा था, जितना कि वह खुद उन्हें प्रोत्साहित कर सकती है। और उसकी हैरानी इतनी ज़्यादा थी कि शुरू में शिष्टाचार की सीमाओं को पार कर गई, और वह चिल्लाए बिना न रह सकी। मिस्टर कॉलिंस से सगाई, मेरी प्यारी शार्लट, असंभव। मिस लूकास का स्थिर चेहरा, जो उन्होंने अपनी कहानी सुनाते समय बनाए रखा था, यहाँ इतने सीधे उलाहने पर एक पल की घबराहट में बदल गया। हालांकि चूंकि यह उनकी उम्मीद से ज्यादा नहीं था, उन्होंने जल्द ही अपनी शांति फिर से हासिल कर ली, और शांत भाव से जवाब दिया, तुम्हें हैरान क्यों होना चाहिए मेरी प्यारी एलिजा? क्या तुम्हें यह अविश्वसनीय लगता है कि मिस्टर कॉलिंस किसी भी महिला की अच्छी राय हासिल करने में सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे साथ सफल होने जितने भाग्यशाली नहीं थे? लेकिन एलिज़ाबेथ ने अब खुद को संभाल लिया था, और इसके लिए एक मजबूत कोशिश करते हुए वह उसे काफ़ी दृढ़ता के साथ भरोसा दिलाने में सक्षम थी कि उनके रिश्ते की संभावना उसके लिए बहुत सुखद है, और वह उसे हर कल्पनीय खुशी की कामना करती है। मैं देख सकती हूँ कि तुम क्या महसूस कर रही हो, शार्लेट ने जवाब दिया। तुम्हें हैरान होना ही चाहिए,
बहुत ज़्यादा हैरान, क्योंकि हाल ही में मिस्टर कॉलिन्स तुमसे शादी करना चाहते थे। लेकिन जब तुम्हारे पास इस पर सोचने का समय होगा, तो मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे किस्से संतुष्ट हो जाओगी। तुम जानती हो मैं रोमांटिक नहीं हूँ। मैं कभी नहीं थी। मैं केवल एक आरामदायक घर चाहती हूँ और मिस्टर कॉलिन्स के चरित्र, संबंधों और जीवन में स्थिति को देखते हुए मुझे यकीन है कि उनके साथ मेरी खुशी की संभावना उतनी ही अच्छी है, जितनी कि शादीशुदा ज़िंदगी में प्रवेश करने वाले ज़्यादातर लोग दावा कर सकते हैं। एलिज़ाबेथ ने चुपचाप जवाब दिया, बेशक। और एक अजीब से विराम के बाद वे परिवार के बाकी लोगों के पास लौट गईं। शार्लोट ज़्यादा देर नहीं रुकी और एलिज़ाबेथ को तब जो कुछ उसने सुना था उस पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। इतने बेमेल रिश्ते के विचार से थोड़ा भी सामंजस्य बिठाने में उसे बहुत समय लगा। 3 दिनों के भीतर मिस्टर कॉलिन्स का शादी के 2 प्रस्ताव देना उनके अब स्वीकार किए जाने की तुलना में कुछ भी नहीं था। उसने हमेशा महसूस किया था कि शादी के बारे में शार्लोट की राय बिल्कुल उसके जैसी नहीं थी, लेकिन वह यह नहीं मान सकती थी कि जब अमल करने की बारी आएगी, तो वह दुनियावी फ़ायदे के लिए हर बेहतर भावना का बलिदान कर देगी। मिस्टर कॉलिन्स की पत्नी चार्लोट एक बेहद अपमानजनक तस्वीर थी और एक दोस्त के खुद को अपमानित करने और उसकी नज़रों में गिरने की टीस के साथ यह परेशान करने वाला यकीन भी जुड़ा था कि उस दोस्त के लिए अपने चुने हुए भाग्य में ठीक-ठाक खुश रहना भी असंभव है। अध्याय 23। एलिज़ाबेथ अपनी माँ और बहनों के साथ बैठी थी, जो कुछ उसने सुना था उस पर विचार कर रही थी और शक कर रही थी कि क्या उसे इसका ज़िक्र करने का अधिकार है। तभी सर विलियम लूकस खुद दिखाई दिए, जिन्हें उनकी बेटी ने परिवार को अपनी सगाई की घोषणा करने के लिए भेजा था। बेनेट्स लिए कई तारीफों के साथ और दोनों परिवारों के बीच संबंध की संभावना पर खुद को बहुत बधाई देते हुए उन्होंने मामले का खुलासा किया, एक ऐसे श्रोतागण के सामने जो न केवल हैरान थे बल्कि अविश्वासी थे, क्योंकि मिसेस बेनेट ने शिष्टाचार से ज्यादा हट के साथ विरोध किया कि वे निश्चित रूप से पूरी तरह गलत हैं। और लीडिया, जो हमेशा लापरवाह और अक्सर असभ्य थी, जोर से चिल्लाई, हे भगवान! सर विलियम, आप ऐसी कहानी कैसे सुना सकते हैं? क्या आप नहीं जानते कि मिस्टर कॉलिन्स लिजी से शादी करना चाहते हैं? एक दरबारी की शालीनता से कम कुछ भी ऐसे व्यवहार को बिना गुस्से के बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन सर विलियम की अच्छी परवरिश ने उन्हें इन सब से उबार लिया और हालांकि उन्होंने अपनी जानकारी की सच्चाई के बारे में सकारात्मक होने की विनती की, लेकिन उन्होंने उनकी सारी बदतमीजी को सबसे सहनशील शिष्टाचार के साथ सुना। एलिजाबेथ, जिसे उन्हें ऐसी अप्रिय स्थिति से उबारना अपना फर्ज लगा, अब उनके बयान की पुष्टि करने के लिए आगे आई, ये बताते हुए कि उसे शार्लेट से खुद इसकी जानकारी पहले से थी और अपनी माँ और बहनों के विस्मय को रोकने की कोशिश की। सर विलियम को बधाई देने में अपनी गंभीरता दिखाकर, जिसमें जेन भी तुरंत शामिल हो गई, और इस रिश्ते से उम्मीद की जा सकने वाली खुशी, मिस्टर कॉलिन्स के बेहतरीन चरित्र और लंदन से हंसफोर्ड की सुविधाजनक दूरी पर कई तरह की टिप्पणियां करके। मिसेस बेनेट वास्तव में इतनी ज्यादा अभिभूत थीं कि सर विलियम के रहते हुए बहुत कुछ नहीं कह सकी, लेकिन जैसे ही वे गए, उनकी भावनाएं तेजी से बाहर निकलीं। सबसे पहले वे इस पूरे मामले पर अविश्वास करने पर अड्डी रहीं। दूसरे, उन्हें पक्का यकीन था कि मिस्टर कॉलिन्स को धोखा दिया गया है। तीसरे, उन्हें भरोसा था कि वे कभी एक साथ खुश नहीं रहेंगे। और चौथे, कि यह रिश्ता टूट सकता है। हालांकि इन सब से 2 निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकाले गए। एक, कि एलिजाबेथ सारी मुसीबत की असली जड़ थी, और दूसरा, कि उन सब के द्वारा उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया था और बाकी दिन वे मुख्य रूप से इन्हीं 2 बिंदुओं पर टिकी रहीं। कोई भी चीज़ उन्हें तसल्ली नहीं दे सकती थी और कोई भी उन्हें शांत नहीं कर सकता था। न ही उस दिन उनकी नाराज़गी खत्म हुई। 1 हफ्ता बीत गया, इससे पहले कि वे एलिज़ाबेथ को बिना डाँटे देख सकें। 1 महीना गुज़र गया, इससे पहले कि वे सर विलियम या लेडी लूकस से बिना रूखा हुए बात कर सकें। और कई महीने बीत गए इससे पहले कि वे उनकी बेटी को बिल्कुल माफ़ कर सकें। इस मौके पर मिस्टर बेनेट की भावनाएँ कहीं ज़्यादा शांत थीं, और जो उन्होंने अनुभव किया उसे उन्होंने सबसे सुखद किस्म का बताया, क्योंकि इसने उन्हें संतुष्ट किया। उन्होंने कहा, ये जानकर कि शार्लेट लूकस, जिसे वे ठीक-ठाक समझदार मानते थे, उतनी ही बेवकूफ़ है।
जितनी उनकी पत्नी और उनकी बेटी से भी ज़्यादा बेवकूफ़। जेन ने स्वीकार किया कि वह इस रिश्ते से थोड़ी हैरान है, लेकिन उसने अपनी हैरानी से ज़्यादा उनकी खुशी के लिए अपनी गंभीर इच्छा की बात की, और न ही एलिज़ाबेथ उसे यह मानने के लिए मना सकी कि यह असंभव है। किटी और लिडिया मिस लुकास से ईर्ष्या करने से कोसों दूर थीं, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस केवल एक पादरी थे और इसने उन्हें किसी और तरह से प्रभावित नहीं किया, सिवाय इसके कि मैरिटन में फैलाने के लिए यह एक खबर थी। लेडी लुकास मिसेस बेनेट को यह जवाब देने में सक्षम होने की जीत के प्रति असंवेदनशील नहीं हो सकती थी कि उनके पास एक बेटी की अच्छी शादी होने का सुकून है, और वे लॉन्गबर्न में सामान्य से थोड़ा ज़्यादा बार यह कहने के लिए आईं कि वे कितनी खुश हैं। हालांकि मिसेस बेनेट के खट्टे चेहरे और बुरी टिप्पणियां खुशी को भगाने के लिए काफ़ी हो सकती थीं। एलिजाबेथ और शार्लट के बीच एक संयम था जिसने उन्हें इस विषय पर परस्पर चुप रखा, और एलिजाबेथ को यकीन हो गया कि उनके बीच फिर कभी कोई सच्चा विश्वास नहीं रह सकेगा। शार्लेट में उसकी निराशा ने उसे अपनी बहन की ओर और अधिक प्यार से मुड़ने पर मजबूर कर दिया, जिसकी नेकी और नज़ाकत के बारे में उसे यकीन था कि उसकी राय कभी नहीं डिग सकती, और जिसकी खुशी के लिए वह दिन ब दिन और चिंतित होती जा रही थी, क्योंकि बिंगले को गए अब 1 हफ्ता हो गया था और उनकी वापसी की कोई खबर नहीं थी। जेन ने कैरोलिन को उसकी चिट्ठी का जल्दी जवाब भेज दिया था, और वह उन दिनों को गिन रही थी जब उसे दोबारा सुनने की उचित उम्मीद हो सकती थी। मिस्टर कॉलिंस का वादा किया गया धन्यवाद पत्र मंगलवार को आया, जो उनके पिता को संबोधित था और कृतज्ञता की उस सारी गंभीरता के साथ लिखा गया था जो परिवार में 12 महीने के प्रवास से प्रेरित हो सकती थी। उस विषय पर अपने विवेक को मुक्त करने के बाद उन्होंने कई उत्साहपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ अपनी मिलनसार पड़ोसन मिस लुकास का स्नेह प्राप्त करने में अपनी खुशी की जानकारी दी, और फिर समझाया कि केवल उसकी संगत का आनंद लेने के उद्देश्य से ही वे उन्हें लॉन्गबर्न में दोबारा देखने की उनकी दयालु इच्छा को स्वीकार करने के लिए इतनी जल्दी तैयार हुए थे, जहां वे सोमवार पखवाड़े को लौटने में सक्षम होने की उम्मीद करते थे। क्योंकि लेडी कैथरीन, उन्होंने जोड़ा, उनकी शादी को इतनी दिल से मंजूरी देती है कि वे चाहती हैं कि यह जितनी जल्दी हो सके हो जाए, जिसे उन्हें भरोसा था कि उनकी मिलनसार शार्लेट के लिए उसे सबसे खुश आदमी बनाने के लिए एक जल्दी का दिन तय करने का एक अकाट्य तर्क होगा। मिस्टर कॉलिंस का हरफर्डशायर लौटना अब मिसेस बेनेट के लिए खुशी की बात नहीं थी। इसके विपरीत वे अपने पति की तरह ही इसकी शिकायत करने के लिए तैयार थीं। ये बहुत अजीब था कि उन्हें लूकस लॉज के बजाय लॉन्गबोर्न आना चाहिए। यह बहुत असुविधाजनक और बेहद परेशानी भरा भी था। उन्हें घर में मेहमानों का होना पसंद नहीं था, जबकि उनका स्वास्थ्य इतना खराब था और प्रेमी सभी लोगों में सबसे ज्यादा अप्रिय थे। ऐसी थी मिसेस बेनेट की धीमी बड़बड़ाहट, और वे केवल मिस्टर बिंगली की निरंतर अनुपस्थिति के बड़े दुख के आगे ही दबती थीं। न तो जेन और न ही एलिजाबेथ इस विषय पर आरामदायक स्थिति में थीं। दिन पर दिन बीतते गए बिना उनकी कोई और खबर लाए सिवाय उस रिपोर्ट के जो जल्द ही मेरिटन में फैल गई कि वे पूरी सर्दी नेदरफील्ड में नहीं आने वाले। एक रिपोर्ट जिसने मिसेस बेनेट को बहुत भड़का दिया और जिसका खंडन करना वे कभी नहीं भूलती थीं, इसे एक सबसे शर्मनाक झूठ बताते हुए। यहाँ तक कि एलिजाबेथ भी डरने लगी। ये नहीं कि बिंगले उदासीन है, बल्कि यह कि उनकी बहनें उन्हें दूर रखने में सफल हो जाएंगी। जेन की खुशी के लिए इतने विनाशकारी और उसके प्रेमी की स्थिरता के लिए इतने अपमानजनक विचार को स्वीकार करने में अनिच्छुक होने के बावजूद वह इसे बार बार आने से नहीं रोक सकी। उसकी 2 संवेदनहीन बहनों और उनके प्रभावशाली दोस्त की संयुक्त कोशिशें मिस डार्सी के आकर्षण और लंदन के मनोरंजनों की मदद से उसे डर था कि उसके लगाव की ताकत के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है। जहां तक जेन का सवाल है, इस रहस्य के तहत उसकी चिंता जाहिर है एलिजाबेथ से ज्यादा दर्दनाक थी, लेकिन वह जो कुछ भी महसूस कर रही थी उसे छिपाने की इच्छुक थी, और इसलिए उसके और एलिजाबेथ के बीच इस विषय का कभी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन चूंकि ऐसी कोई नज़ाकत उसकी माँ को नहीं रोकती थी, शायद ही कोई घंटा ऐसा बीतता जिसमें वे बिंगली की बात न करतीं, उनके आने के लिए अपनी बेसब्री जाहिर न करतीं, या यहाँ तक कि जेन से यह कबूल करने की मांग न करतीं कि अगर वे वापस नहीं आए तो वह खुद को बहुत ठगा हुआ मानेगी।
इन हमलों को ठीक-ठाक शांति के साथ सहने के लिए जेन की सारी स्थिर नम्रता की ज़रूरत थी। मिस्टर कॉलिंस सोमवार पखवाड़े को पूरी पाबंदी के साथ लौटे, लेकिन लॉन्गबर्न में उनका स्वागत उतना शानदार नहीं था जितना उनके पहले परिचय पर हुआ था। हालांकि वे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत के लिए बहुत खुश थे और दूसरों के लिए सौभाग्य से प्रेमालाप के काम ने उन्हें उनकी संगत के एक बड़े हिस्से से राहत दी। उनके हर दिन का मुख्य हिस्सा लूकस लॉज में बीतता था और वे कभी-कभी लॉन्गबोर्न केवल तब लौटते थे जब परिवार के सोने जाने से पहले अपनी अनुपस्थिति के लिए माफ़ी मांग सकें। मिसेस बेनेट वास्तव में सबसे दयनीय स्थिति में थीं। उस रिश्ते के बारे में किसी भी चीज़ का ज़िक्र उन्हें बदमिज़ाजी की पीड़ा में डाल देता था और जहाँ भी वे जातीं, उन्हें यकीन था कि इसके बारे में बात सुनी जाएगी। मिस लूकास को देखना उनके लिए घिनौना था। उस घर में अपनी उत्तराधिकारी के रूप में वे उसे ईर्ष्यापूर्ण घृणा के साथ देखती थीं। जब भी चार्लोट उनसे मिलने आती, वे निष्कर्ष निकालती कि वह कब्ज़े के समय का इंतज़ार कर रही है और जब भी वह मिस्टर कॉलिंस से धीमी आवाज़ में बात करती, उन्हें यकीन हो जाता कि वे लॉन्गबर्न जागीर के बारे में बात कर रहे हैं और मिस्टर बेनेट के मरते ही खुद को और उनकी बेटियों को घर से बाहर निकालने का संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने अपने पति से इस सब की कड़वाहट से शिकायत की। सचमुच मिस्टर बेनेट, उन्होंने कहा, यह सोचना बहुत मुश्किल है कि शार्लट लूकस कभी इस घर की मालकिन बनेगी कि मुझे उसके लिए रास्ता बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसे इसमें मेरी जगह लेते देखने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। मेरी प्यारी, ऐसे उदास विचारों को हावी मत होने दो। चलो बेहतर चीज़ों की उम्मीद करें। चलो खुद को तसल्ली दें कि शायद मैं जिंदा रहूं। यह मिसेस बेनेट के लिए बहुत तसल्ली देने वाला नहीं था और इसलिए कोई जवाब देने के बजाय वे पहले की तरह ही बोलती रहीं। मैं ये सोचना बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उन्हें यह सारी जागीर मिल जाएगी। अगर ये एंटेल के लिए ना होता तो मुझे बुरा नहीं लगता। तुम्हें क्या बुरा नहीं लगता? मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। चलो शुक्रगुजार हों कि तुम ऐसी संवेदनहीनता की स्थिति से बची हुई हो। मैं एंटेल के बारे में किसी भी चीज़ के लिए कभी शुक्रगुजार नहीं हो सकती मिस्टर बेनेट। किसी के पास अपनी ही बेटियों से जागीर को एंटेल करके दूर करने का विवेक कैसे हो सकता है? मैं नहीं समझ सकती। और वह भी मिस्टर कॉलिंस की खातिर। उसे यह किसी और से ज़्यादा क्यों मिलनी चाहिए? ये तय करना मैं आप पर छोड़ता हूँ, मिस्टर बेनेट ने कहा। अध्याय 24। मिस बिंगली की चिट्ठी आई और उसने सारे शक खत्म कर दिए। सबसे पहले वाक्य ने ही यह पक्का कर दिया कि वे सब सर्दियों के लिए लंदन में बस गए हैं और अंत में उनके भाई का अफसोस था कि देहात छोड़ने से पहले वे हर्ट्सफोर्डशायर में अपने दोस्तों को सम्मान देने का समय नहीं निकाल पाए। उम्मीद खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह खत्म। और जब जेन चिट्ठी के बाकी हिस्से पर ध्यान दे सकी, तो उसे उसमें लिखने वाले के जाहिर किए गए स्नेह के अलावा शायद ही कुछ ऐसा मिला जो उससे कोई तसल्ली दे सके। मिस डार्सी की तारीफ ने चिट्ठी का मुख्य हिस्सा घेर रखा था। उनके कई आकर्षणों पर फिर से जोर दिया गया था और कैरोलिन ने उनकी बढ़ती घनिष्ठता की खुशी खुशी डींग मारी थी और उन इच्छाओं के पूरा होने की भविष्यवाणी करने की हिम्मत की थी जो उसकी पिछली चिट्ठी में खोली गई थी। उसने अपने भाई के मिस्टर डार्सी के घर में रहने के बारे में भी बहुत खुशी से लिखा था और नए फर्नीचर के संबंध में मिस्टर डार्सी की कुछ योजनाओं का उत्साहपूर्वक जिक्र किया था। एलिजाबेथ, जिसे जेन ने बहुत जल्द यह सब बता दिया था, ने इसे मूक गुस्से में सुना। उसका दिल अपनी बहन के लिए चिंता और बाकी सभी के खिलाफ नाराजगी के बीच बंटा हुआ था। कैरोलाइन के इस दावे पर कि उसके भाई मिस डार्सी के प्रति पक्षपाती हैं, उसने कोई भरोसा नहीं किया कि वे सचमुच जेन के शौकीन थे। इस पर उसे उससे ज्यादा शक नहीं था जितना उसने कभी किया था। और हालांकि वह हमेशा उन्हें पसंद करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन वह उस स्वभाव की आसानी, उस उचित संकल्प की कमी के बारे में बिना गुस्से के, शायद ही बिना तिरस्कार के सोच सकती थी, जिसने अब उन्हें उनके साजिशी दोस्तों का गुलाम बना दिया था और उन्हें अपनी खुशी को उनकी इच्छाओं की सनक पर कुर्बान करने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि अगर केवल उनकी अपनी खुशी ही कुर्बान होती, तो उन्हें इसके साथ जैसा चाहे वैसा खेलने की इजाज़त दी जा सकती थी। लेकिन उसकी बहन की खुशी भी इसमें शामिल थी, जैसा कि उसे लगा कि वे खुद भी समझते होंगे। संक्षेप में,
यह एक ऐसा विषय था जिस पर विचार लंबे समय तक किया जाएगा, और जो बेकार होगा। वह किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकती थी। और फिर भी, चाहे बिंगली का सम्मान सचमुच खत्म हो गया हो या उनके दोस्तों के दखल से दबा दिया गया हो, चाहे उन्हें ज़ेन के लगाव की जानकारी रही हो या चाहे वो उनके अवलोकन से बच गया हो, जो भी मामला हो, हालांकि अंतर से उनके बारे में उसकी राय पर काफ़ी असर पड़ा होगा, लेकिन उसकी बहन की स्थिति वही रही। उसकी शांति समान रूप से घायल हुई। जेन को एलिजाबेथ से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की हिम्मत जुटाने में 1-2 दिन लग गए, लेकिन अंत में मिसेस बेनेट द्वारा नेटरफील्ड और उसके मालिक के बारे में सामान्य से अधिक लंबी चिड़चिड़ाहट के बाद उन्हें अकेला छोड़ने पर वह कहे बिना नहीं रह सकी। ओह! काश मेरी प्यारी माँ का खुद पर ज़्यादा नियंत्रण होता। उन्हें अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वे बिंगले पर अपनी लगातार टिप्पणियों से मुझे कितना दर्द देती हैं। लेकिन मैं शिकायत नहीं करूँगी। ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वे भुला दिए जाएँगे और हम सब वैसे ही हो जाएँगे जैसे पहले थे। एलिज़ाबेथ ने अपनी बहन को अविश्वासी चिंता के साथ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम्हें मुझ पर शक है? जेन थोड़ा लाल होकर चिल्लाई। सचमुच तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। वे मेरी यादों में मेरी जान-पहचान के सबसे मिलनसार आदमी के रूप में रह सकते हैं। लेकिन बस इतना ही। मेरे पास न तो उम्मीद करने के लिए कुछ है और न ही डरने के लिए, और न ही उन्हें उलाहना देने के लिए कुछ है। भगवान का शुक्र है। मुझे वह दर्द नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। मैं निश्चित रूप से बेहतर होने की कोशिश करूँगी। मज़बूत आवाज़ में उसने जल्द ही जोड़ा। मेरे पास तुरंत यह तसल्ली है कि यह मेरी तरफ से कल्पना की गलती से ज़्यादा कुछ नहीं था, और इसने मेरे अलावा किसी और को नुकसान नहीं पहुँचाया है। मेरी प्यारी जेन, एलिज़ाबेथ चिल्लाई, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी मिठास और निस्वार्थता सचमुच फरिश्तों जैसी है। मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या कहूँ। मुझे लगता है जैसे मैंने तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं किया या तुम्हें उतना प्यार नहीं किया जितना तुम हकदार हो। मिस बेनेट ने उत्सुकता से सभी असाधारण योग्यता से इनकार किया और तारीफ को अपनी बहन के गर्मजोशी भरे स्नेह पर वापस डाल दिया। नहीं, एलिज़ाबेथ ने कहा, यह उचित नहीं है। तुम पूरी दुनिया को सम्माननीय मानना चाहती हो, और अगर मैं किसी की बुराई करती हूँ तो तुम्हें चोट पहुँचती है। मैं केवल तुम्हें परिपूर्ण मानना चाहती हूँ, और तुम इसके खिलाफ हो जाती हो। मेरे किसी भी अति में जाने से मत डरो, या तुम्हारे सार्वभौमिक सद्भावना के विशेष अधिकार पर अतिक्रमण करने से। तुम्हें ज़रूरत नहीं है। बहुत कम लोग हैं जिन्हें मैं सचमुच प्यार करती हूँ, और उससे भी कम हैं जिनके बारे में मैं अच्छा सोचती हूँ। मैं दुनिया को जितना देखती हूँ, उतनी ही उससे असंतुष्ट होती हूँ, और हर दिन सभी मानवीय चरित्रों की विसंगति और योग्यता या समझ के दिखावे पर कितना कम भरोसा किया जा सकता है, इस पर मेरे विश्वास की पुष्टि करता है। मुझे हाल ही में 2 उदाहरण मिले हैं। एक का मैं ज़िक्र नहीं करूँगी, दूसरा शार्लेट की शादी है। यह समझ से बाहर है। हर नज़रिए से यह समझ से बाहर है। मेरी प्यारी लिज़ी, ऐसी भावनाओं को हावी मत होने दो। वे तुम्हारी खुशी बर्बाद कर देंगी। तुम स्थिति और स्वभाव के अंतर के लिए पर्याप्त गुंजाइश नहीं रखती। मिस्टर कॉलिंस की सम्मानजनकता और चार्लोट के विवेकपूर्ण, स्थिर चरित्र पर विचार करो। याद रखो कि वह एक बड़े परिवार में से एक है, कि जहाँ तक दौलत का सवाल है, यह एक बहुत ही योग्य रिश्ता है, और हर किसी की खातिर ये मानने के लिए तैयार रहो कि वही हमारे चचेरे भाई के लिए सम्मान और आदर जैसा कुछ महसूस कर सकती है। तुम्हें खुश करने के लिए मैं लगभग कुछ भी मानने की कोशिश करूंगी, लेकिन इस तरह के विश्वास से किसी और का भला नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मुझे यकीन हो जाए कि शार्लेट को उनके लिए कोई सम्मान है, तो मैं उसकी समझ के बारे में उससे भी बुरा सोचूंगी, जितना मैं अब उसके दिल के बारे में सोचती हूँ। मेरी प्यारी जेन, मिस्टर कॉलिंस एक घमंडी, आडंबरपूर्ण, संकीर्ण दिमाग वाले बेवकूफ़ आदमी हैं। तुम भी जानती हो, जितना मैं जानती हूँ। और तुम्हें भी महसूस करना चाहिए, जैसा मैं करती हूँ, कि जो औरत उनसे शादी करती है, उसके पास सोचने का सही तरीका नहीं हो सकता। तुम उसका बचाव नहीं करोगी, चाहे वह शार्लेट लूकस ही क्यों ना हो। तुम एक व्यक्ति की खातिर सिद्धांत और अखंडता का मतलब नहीं बदलोगी, और न ही खुद को या मुझे यह समझाने की कोशिश करोगी कि स्वार्थ ही विवेक है और खतरे के प्रति असंवेदनशीलता ही खुशी की सुरक्षा है। मुझे दोनों के बारे में बोलते समय तुम्हारी भाषा बहुत सख्त लगती है, जेन ने जवाब दिया।
और मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें एक साथ खुश देखकर इस बात की कायल हो जाओगी। लेकिन इस बारे में बहुत हो चुका। तुमने किसी और चीज़ का ज़िक्र किया था। तुमने 2 उदाहरणों का ज़िक्र किया। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ सकती, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ, प्यारी लिज़ी, कि उस व्यक्ति को दोषी मानकर और ये कहकर कि उनके बारे में तुम्हारी राय गिर गई है, मुझे दुःख मत दो। हमें खुद को जानबूझकर घायल मानने के लिए इतना तैयार नहीं होना चाहिए। हमें एक ज़िंदा दिल नौजवान से हमेशा इतना सावधान और चौकस रहने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अक्सर यह हमारी अपनी वैनिटी के अलावा कुछ नहीं होता, जो हमें धोखा देती है। औरतें कल्पना कर लेती हैं कि प्रशंसा का मतलब उससे कहीं ज़्यादा है, जितना वास्तव में होता है। और मर्द ध्यान रखते हैं कि वे ऐसा ही करें। अगर यह जानबूझकर किया जाता है, तो उन्हें सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में उतनी साजिश है जितनी कुछ लोग कल्पना करते हैं। मैं मिस्टर बिंगली के आचरण के किसी भी हिस्से को साजिश का कारण मानने से कोसों दूर हूँ, एलिजाबेथ ने कहा। लेकिन गलत करने या दूसरों को दुखी करने की योजना बनाए बिना भी गलती हो सकती है और दुख हो सकता है। विचारहीनता, दूसरों की भावनाओं पर ध्यान न देना और संकल्प की कमी यह काम कर देगी। और क्या तुम इनमें से किसी का आरोप उन पर लगाती हो? हाँ, आखिरी वाले का। लेकिन अगर मैं जारी रखती हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में अपनी राय बताकर तुम्हें नाराज कर दूंगी जिनका तुम सम्मान करती हो। मुझे रोक लो जब तक तुम कर सको। तो तुम ये मानने पर अड्डी हो कि उनकी बहनें उन्हें प्रभावित करती हैं? हाँ, उनके दोस्त के साथ मिलकर। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। वे उन्हें प्रभावित करने की कोशिश क्यों करेंगी? वे केवल उनकी खुशी चाह सकती हैं, और अगर वे मुझसे जुड़े हुए हैं, तो कोई और महिला इसे सुरक्षित नहीं कर सकती। तुम्हारी पहली स्थिति गलत है। वे उनकी खुशी के अलावा कई चीज़ें चाह सकती हैं। वे उनकी दौलत और रुतबे में बढ़ोतरी चाह सकती हैं। वे चाह सकती हैं कि वे उस लड़की से शादी करें जिसके पास पैसे, बड़े संपर्कों और घमंड का पूरा महत्व है। बेशक वे चाहती हैं कि वे मिस डार्सी को चुनें, जेन ने जवाब दिया। लेकिन यह शायद तुम्हारी सोच से बेहतर भावनाओं की वजह से हो सकता है। वे उन्हें मुझसे कहीं ज़्यादा समय से जानती हैं। कोई हैरानी नहीं अगर वे उन्हें ज़्यादा प्यार करती हों, लेकिन उनकी अपनी इच्छाएँ चाहे जो भी हों, यह बहुत असंभव है कि उन्होंने अपने भाई का विरोध किया हो। कौन-सी बहन ऐसा करने की आज़ादी महसूस करेगी, जब तक कि कोई बहुत आपत्तिजनक बात ना हो? अगर वे उन्हें मुझसे जुड़ा हुआ मानतीं, तो वे हमें अलग करने की कोशिश नहीं करतीं। अगर वे ऐसे होते तो वे सफल नहीं हो सकती थीं। ऐसे स्नेह की कल्पना करके तुम हर किसी को अप्राकृतिक और गलत तरीके से काम करते हुए दिखा रही हो, और मुझे सबसे ज्यादा दुखी कर रही हो। मुझे इस विचार से परेशान मत करो। मुझे गलती करने पर शर्म नहीं है, या कम से कम ये हल्की है। ये उस चीज की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैं उनके या उनकी बहनों के बारे में बुरा सोचकर महसूस करूंगी। मुझे इसे सबसे अच्छी रोशनी में लेने दो, उस रोशनी में जिसमें इसे समझा जा सकता है। एलिजाबेथ ऐसी इच्छा का विरोध नहीं कर सकती थी, और इस समय से उनके बीच मिस्टर बिंगले का नाम शायद ही कभी लिया गया। मिसेस बेनेट अभी भी उनके वापस न आने पर हैरानी और शिकायत करती रहीं, और हालांकि शायद ही कोई दिन बीतता था जिसमें एलिजाबेथ ने इसका साफ कारण न बताया हो, लेकिन इस बात की बहुत कम संभावना थी कि वे कभी इसे कम उलझन के साथ देख पाएंगी। उनकी बेटी ने उन्हें उस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की जिस पर वह खुद विश्वास नहीं करती थी, कि जेन के प्रति उनका ध्यान केवल एक सामान्य और क्षणिक पसंद का असर था जो उन्हें दोबारा न देखने पर खत्म हो गया। लेकिन हालांकि उस समय बयान की संभावना को स्वीकार कर लिया जाता था, फिर भी उन्हें हर दिन वही कहानी दोहरानी पड़ती थी। मिसेस बेनेट की सबसे अच्छी तसल्ली ये थी कि मिस्टर बिंगली को गर्मियों में फिर से आना ही होगा। मिस्टर बेनेट ने मामले को अलग तरह से लिया। तो लिजी, उन्होंने एक दिन कहा, तुम्हारी बहन को प्यार में धोखा मिला है, मैं देख रहा हूँ। मैं उसे बधाई देता हूँ। शादीशुदा होने के बाद एक लड़की को कभी कभार प्यार में थोड़ा धोखा खाना पसंद होता है। ये सोचने के लिए कुछ देता है, और उसे उसके साथियों के बीच एक तरह की विशिष्टता देता है। तुम्हारी बारी कब आने वाली है? तुम शायद ही जेन से बहुत देर तक पीछे रहना बर्दाश्त करोगी। अब तुम्हारा समय है। यहाँ मैरिटन में देहात की सभी युवतियों को निराश करने के लिए काफी अवसर है। विक्रम को अपना आदमी बनाओ। वह एक सुखद साथी है,
और तुम्हें सम्मानजनक तरीके से धोखा देगा। शुक्रिया सर, लेकिन एक कम सुखद आदमी भी मुझे संतुष्ट कर देगा। हम सबको जीने की अच्छी किस्मत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सच है, मिस्टर बेनेट ने कहा, लेकिन यह सोचना एक तसल्ली है कि तुम्हारे साथ उस तरह का जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास एक स्नेही माँ है जो हमेशा उसका पूरा फायदा उठाएगी। मिस्टर विक्रम की संगत उस उदासी को दूर करने में बहुत काम आई जो हाल की विपरीत घटनाओं ने लॉन्गबर्न परिवार के कई सदस्यों पर डाल दी थी। वे उन्हें अक्सर देखते थे और उनकी अन्य सिफारिशों में अब सामान्य खुलेपन की सिफारिश भी जुड़ गई थी। एलिजाबेथ ने जो कुछ भी पहले सुना था मिस्टर डार्सी पर उनके दावे और जो कुछ उन्होंने उनसे सहा था वह सब अब खुले तौर पर स्वीकार किया गया और सार्वजनिक रूप से चर्चा की गई। और हर कोई यह सोचकर खुश था कि मामले के बारे में कुछ भी जानने से पहले ही उन्होंने मिस्टर डार्सी को हमेशा कितना नापसंद किया था। जेन एकमात्र प्राणी थीं जो मान सकती थीं कि मामले में कोई कम करने वाली परिस्थितियां हो सकती हैं जो हर्टफोर्डशायर के समाज से अनजान हो। उनकी सौम्य और स्थिर स्पष्टता हमेशा गुंजाइश की वकालत करती थी और गलतियों की संभावना पर जोर देती थी, लेकिन बाकी हर किसी के द्वारा मिस्टर डार्सी को सबसे बुरे आदमी के रूप में निंदा की गई। अध्याय 25। एक हफ्ता प्यार के इजहार और खुशियों की योजनाओं में बिताने के बाद शनिवार आने पर मिस्टर कॉलिंस को अपनी प्यारी चार्लोट से दूर बुलाया गया। हालांकि बिछड़ने का दर्द उनकी ओर से अपनी दुल्हन के स्वागत की तैयारियों से कम किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें उम्मीद करने का कारण था कि हार्टफोर्डशायर में उनकी अगली वापसी के कुछ ही समय बाद वह दिन तय हो जाएगा जो उन्हें सबसे खुश आदमी बनाने वाला था। उन्होंने लॉन्गबर्न में अपने रिश्तेदारों से पहले की तरह ही गंभीरता के साथ विदा ली, अपनी सुंदर चचेरी बहनों को फिर से स्वास्थ्य और खुशी की कामना की और उनके पिता को धन्यवाद की एक और चिट्ठी का वादा किया। अगले सोमवार को मिसेस बेनेट को अपने भाई और उनकी पत्नी के स्वागत की खुशी मिली, जो हमेशा की तरह क्रिसमस लॉन्गबोर्न में बिताने आए थे। मिस्टर गार्डनर एक समझदार भद्र आदमी थे जो अपनी बहन से स्वभाव और शिक्षा दोनों में काफ़ी बेहतर थे। नेटरफील्ड की महिलाओं को यह विश्वास करने में कठिनाई होती कि व्यापार से जीने वाला और अपने गोदामों को देखने वाला आदमी इतना अच्छी परवरिश वाला और सुखद हो सकता है। मिसेस गार्डनर, जो मिसेस बेनेट और मिसेस फिलिप्स से कई साल छोटी थीं, एक मिलनसार, बुद्धिमान और शानदार महिला थीं और अपनी सभी लॉन्गबर्न भतीजियों की बहुत चहेती थीं। विशेष रूप से जेन और एलिजाबेथ और उनके बीच बहुत खास स्नेह था। वे अक्सर शहर में उनके साथ रही थीं। मिसेस गार्डनर के आगमन पर उनके काम का पहला हिस्सा अपने उपहार बांटना और नए फैशन का वर्णन करना था। जब ये हो गया तो उन्हें कम सक्रिय भूमिका निभानी पड़ी। अब सुनने की बारी उनकी थी। मिसेस बेनेट के पास सुनाने के लिए कई दुखड़े थे और शिकायत करने के लिए बहुत कुछ। पिछली बार जब उन्होंने अपनी बहन को देखा था, तब से उन सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ था। उनकी दो लड़कियां शादी के कगार पर थीं और आखिरकार उसमें कुछ नहीं निकला। मैं जेन को दोषी नहीं मानती, उन्होंने जारी रखा, क्योंकि जेन अगर कर सकती तो मिस्टर बिंगली को पा लेती। लेकिन लीजी, ओह बहन, यह सोचना बहुत मुश्किल है कि इस समय तक वह मिस्टर कॉलिंस की पत्नी हो सकती थी अगर उसकी अपनी जिद न होती। उन्होंने ठीक इसी कमरे में उसे प्रस्ताव दिया और उसने उन्हें मना कर दिया। इसका नतीजा यह है कि लेडी लुकास की बेटी की शादी मुझसे पहले हो जाएगी और लॉन्गबर्न जागीर पहले की तरह ही एंटेल में फंसी रहेगी। लुकास लोग वाकई बहुत चालाक हैं बहन। वे सब कुछ हथियाने के लिए तैयार रहते हैं। मुझे उनके बारे में ऐसा कहते हुए अफसोस है, लेकिन ऐसा ही है। अपने ही परिवार में इस तरह नाकाम होना और ऐसे पड़ोसी होना जो किसी और से पहले खुद के बारे में सोचते हैं, मुझे बहुत नर्वस और बीमार कर देता है। हालांकि ठीक इस समय तुम्हारा आना सबसे बड़ी तसल्ली है और मुझे लंबी आस्तीनों के बारे में जो तुम बता रही हो सुनकर बहुत खुशी हुई। मिसेस गार्डनर, जिन्हें जेन और एलिजाबेथ के साथ पत्राचार के दौरान इस खबर का मुख्य हिस्सा पहले ही मिल चुका था, ने अपनी बहन को हल्का सा जवाब दिया और अपनी भतीजियों पर तरस खाकर बातचीत का रुख मोड़ दिया। बाद में जब वे एलिजाबेथ के साथ अकेली थीं तो उन्होंने इस विषय पर और बात की। ऐसा लगता है कि यह जेन के लिए एक वांछनीय रिश्ता होता, उन्होंने कहा। मुझे अफसोस है कि यह टूट गया।
लेकिन ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं। एक नौजवान, जैसा तुम मिस्टर बिंगली का वर्णन करती हो, इतनी आसानी से कुछ हफ्तों के लिए एक सुंदर लड़की के प्यार में पड़ जाता है, और जब संयोग उन्हें अलग करता है, तो इतनी आसानी से उसे भूल जाता है कि इस तरह की अस्थिरता बहुत आम है। अपने तरीके से यह एक बेहतरीन तसल्ली है, एलिज़ाबेथ ने कहा, लेकिन यह हमारे लिए काम नहीं करेगी। हम संयोग से नहीं भुगत रहे हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता कि दोस्तों का दखल एक स्वतंत्र दौलत वाले नौजवान को उस लड़की के बारे में न सोचने के लिए मना ले, जिसके साथ वह कुछ ही दिन पहले पागलों की तरह प्यार में था। लेकिन वह अभिव्यक्ति, पागलों की तरह प्यार, इतनी घिसी-पिटी, इतनी संदिग्ध, इतनी अनिश्चित है कि यह मुझे बहुत कम विचार देती है। ये अक्सर उन भावनाओं के लिए भी इस्तेमाल की जाती है जो आधे घंटे की जान-पहचान से पैदा होती है, जितना कि एक सच्चे, मज़बूत लगाव के लिए। ज़रा बताओ मिस्टर बिंगली का प्यार कितना पागलपन भरा था। मैंने कभी इससे ज़्यादा आशाजनक झुकाव नहीं देखा। वे दूसरे लोगों के प्रति बिल्कुल बेपरवाह हो रहे थे और पूरी तरह उसी में खोए हुए थे। हर बार जब वे मिलते, ये और ज़्यादा तय और उल्लेखनीय होता था। अपनी खुद की बॉल में उन्होंने 2-3 युवतियों को नाचने के लिए न पूछकर नाराज़ कर दिया, और मैंने खुद उनसे 2 बार बात की, बिना कोई जवाब मिले। क्या इससे बेहतर लक्षण हो सकते हैं? क्या सामान्य सभ्यता प्यार का असली सार नहीं है? ओह! हाँ, उस तरह के प्यार का जिसे मैं मानती हूँ कि उन्होंने महसूस किया होगा, बेचारी जिन्हें। मुझे उसके लिए अफ़सोस है, क्योंकि उसके स्वभाव के साथ वह शायद इससे तुरंत न उभर पाए। बेहतर होता कि यह तुम्हारे साथ हुआ होता। लिज़ी, तुम खुद को हँसकर इससे जल्दी बाहर निकाल लेतीं। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उसे हमारे साथ वापस जाने के लिए मनाया जा सकता है? नज़ारा बदलना फ़ायदेमंद हो सकता है, और शायद घर से थोड़ी राहत किसी भी चीज़ जितनी उपयोगी हो सकती है। एलिज़ाबेथ इस प्रस्ताव से बेहद खुश हुई, और उसे अपनी बहन की तुरंत सहमति का यकीन हो गया। मुझे उम्मीद है, मिसेस गार्डनर ने जोड़ा, कि इस नौजवान के संबंध में कोई विचार उसे प्रभावित नहीं करेगा। हम शहर के इतने अलग हिस्से में रहते हैं, हमारे सारे संपर्क इतने अलग हैं, और जैसा कि तुम अच्छी तरह जानती हो, हम इतना कम बाहर जाते हैं कि यह बहुत असंभव है कि वे बिल्कुल मिलें, जब तक कि वे सचमुच उसे देखने ना आएँ। और वह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि वे अब अपने दोस्त की हिरासत में हैं, और मिस्टर डार्सी उन्हें लंदन के ऐसे हिस्से में जेन से मिलने जाने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। मेरी प्यारी चाची, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं? मिस्टर डार्सी ने शायद ग्रेचर्च स्ट्रीट जैसी जगह के बारे में सुना हो, लेकिन अगर वे एक बार इसमें घुस गए तो शायद ही वे सोचें कि 1 महीने का स्नान उन्हें इसकी गंदगी से साफ करने के लिए काफ़ी होगा। और भरोसा रखिए, मिस्टर बिंगली उनके बिना कभी नहीं हिलते। तो और भी अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वे बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या जेने उनकी बहन के साथ पत्र व्यवहार नहीं करती, वह मिलने जाने से खुद को रोक नहीं पाएगी। वह जान-पहचान पूरी तरह ख़त्म कर देगी। लेकिन उस निश्चितता के बावजूद जिसमें एलिज़ाबेथ ने इस बिंदु को रखने का नाटक किया, साथ ही बिंगली को जेन से मिलने से रोके जाने के और भी दिलचस्प बिंदु को, उसे इस विषय पर एक चिंता महसूस हुई, जिसने उसे जांच करने पर आश्वस्त किया कि वह इसे पूरी तरह निराशाजनक नहीं मानती। यह संभव था, और कभी-कभी उसे लगा कि यह संभावित प्रोबेबल है कि उनका स्नेह फिर से जिंदा हो सकता है, और उनके दोस्तों के प्रभाव का जेन के आकर्षण के अधिक स्वाभाविक प्रभाव द्वारा सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सकता है। जेन ने अपनी चाची का न्योता खुशी से स्वीकार कर लिया, और बिंगलेज उस समय उसके विचारों में इसके अलावा और किसी तरह नहीं थे कि उसने उम्मीद की थी कि कैरोलिन के अपने भाई के साथ एक ही घर में न रहने से वह शायद कभी-कभार उसके साथ एक सुबह बिता सके, बिना बिंगलेज को देखने के किसी खतरे के। गार्डनर्स 1 हफ्ते तक लॉन्गबोर्न में रहे, और फिलिप्सेस, लूकसेस और अफसरों के साथ ऐसा कोई दिन नहीं था जिसमें कोई कार्यक्रम न हो। मिसेस बेनेट ने अपने भाई और बहन के मनोरंजन का इतना सावधानीपूर्वक इंतजाम किया था कि वे एक बार भी पारिवारिक डिनर के लिए नहीं बैठे। जब कार्यक्रम घर पर होता तो कुछ अफसर हमेशा इसका हिस्सा होते, जिनमें मिस्टर विक्रम का होना तय था, और इन मौक़ों पर एलिज़ाबेथ की उनके लिए गर्मजोशी भरी तारीफ़ से शक में पड़ी मिसेस गार्डनर उन दोनों को बारीकी से देखती थीं। जो उन्होंने देखा उससे उन्हें बहुत गंभीरता से प्यार में होने का अनुमान लगाए बिना
एक दूसरे के लिए उनकी पसंद इतनी साफ थी कि उन्हें थोड़ा असहज कर दे। और उन्होंने हार्टफोर्डशायर छोड़ने से पहले एलिज़ाबेथ से इस विषय पर बात करने और उसे एस से लगाव को प्रोत्साहित करने की नादानी समझाने का फैसला किया। मिसेस गार्डनर के लिए विक्रम के पास खुशी देने का एक साधन था, जो उनकी सामान्य शक्तियों से जुड़ा नहीं था। लगभग 10 या 12 साल पहले, अपनी शादी से पहले, उन्होंने डर्बीशायर के ठीक उसी हिस्से में काफ़ी समय बिताया था, जहाँ के वे रहने वाले थे। इसलिए उनके कई परिचित साझा थे। और हालांकि विक्रम 5 साल पहले डार्सी के पिता की मृत्यु के बाद से वहाँ कम ही रहे थे, फिर भी उनके पास उन्हें उनके पुराने दोस्तों की ताज़ा जानकारी देने की शक्ति थी, जो उन्हें मिलने के रास्ते में नहीं थी। मिसेस गार्डनर ने पेम्बरली देखा था और स्वर्गीय मिस्टर डार्सी को चरित्र से बहुत अच्छी तरह जानती थी। नतीजतन यहाँ बातचीत का एक कभी न खत्म होने वाला विषय था। पेम्बरली की अपनी यादों की तुलना विक्रम द्वारा दिए जा सकने वाले सूक्ष्म विवरण से करने में और इसके स्वर्गीय मालिक के चरित्र पर अपनी प्रशंसा की श्रद्धांजलि देने में वे उन्हें और खुद को खुश कर रही थी। मौजूदा मिस्टर डार्सी के उनके साथ व्यवहार से परिचित होने पर उन्होंने उस सज्जन के स्वभाव के बारे में कुछ याद करने की कोशिश की, जब वे बिल्कुल लड़के थे जो इससे मेल खा सकता हो। और अंत में उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें याद है कि मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी के बारे में पहले एक बहुत घमंडी, बदमिजाज लड़के के रूप में बात की जाती थी। अध्याय 26। मिसेस गार्डनर ने एलिजाबेथ को अकेले में बात करने का पहला अनुकूल मौका मिलते ही पूरी पाबंदी और दयालुता के साथ चेतावनी दी। ईमानदारी से यह बताने के बाद कि वह क्या सोचती हैं, उन्होंने इस प्रकार बात आगे बढ़ाई। तुम इतनी समझदार लड़की हो लिज़ी, कि सिर्फ इसलिए प्यार में नहीं पड़ोगी क्योंकि तुम्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी गई है, और इसलिए मुझे खुलकर बोलने में डर नहीं लग रहा। गंभीरता से मैं चाहूंगी कि तुम सावधान रहो, खुद को शामिल मत करो या विक्रम को ऐसे लगाव में शामिल करने की कोशिश मत करो जिसे दौलत की कमी बहुत नासमझी भरा बना दे। मुझे उसके खिलाफ कुछ नहीं कहना है। वह बहुत ही दिलचस्प नौजवान है, और अगर उसके पास वह दौलत होती जो उसके पास होनी चाहिए थी, तो मुझे लगता कि तुम इससे बेहतर नहीं कर सकती थी। लेकिन जैसा कि है, तुम्हें अपनी कल्पना को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तुम्हारे पास समझ है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि तुम उसका इस्तेमाल करोगी। तुम्हारे पिता तुम्हारे संकल्प और अच्छे आचरण पर निर्भर करेंगे। मुझे यकीन है, तुम्हें अपने पिता को निराश नहीं करना चाहिए। मेरी प्यारी चाची, ये तो वाकई गंभीर बात हो गई। हाँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें भी गंभीर होने के लिए राजी कर लूंगी। खैर, तो फिर आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रखूंगी, और मिस्टर विक्रम का भी। अगर मैं रोक सकी, तो वे मेरे प्यार में नहीं पड़ेंगे। एलिजाबेथ, तुम अब गंभीर नहीं हो। मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं फिर से कोशिश करूंगी। फिलहाल मैं मिस्टर विक्रम के प्यार में नहीं हूँ। नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं हूँ। लेकिन वे बिना किसी तुलना के अब तक देखे गए सबसे सुखद आदमी हैं, और अगर वे सचमुच मुझसे जुड़ गए, तो मेरा मानना है कि यह बेहतर होगा कि वे न जुड़ें। मैं इसमें नासमझी देख सकती हूँ। ओह! वह घिनौने मिस्टर डार्सी। मेरे पिता की मेरे बारे में राय मुझे सबसे बड़ा सम्मान देती है, और इसे खोकर मैं बहुत दुखी होऊंगी। हालांकि मेरे पिता मिस्टर विक्रम के पक्षपाती हैं। संक्षेप में, मेरी प्यारी चाची, मुझे आप में से किसी को भी दुखी करने का कारण बनने पर बहुत अफसोस होगा। लेकिन चूंकि हम हर रोज़ देखते हैं कि जहाँ स्नेह होता है, वहाँ नौजवान शायद ही कभी दौलत की तत्काल कमी की वजह से एक दूसरे के साथ सगाई करने से रुकते हैं, तो मैं कैसे वादा कर सकती हूँ कि मैं अपने इतने सारे साथियों से ज़्यादा समझदार होंगी अगर मुझे प्रलोभन दिया गया? या मुझे यह भी कैसे पता चलेगा कि विरोध करना ही समझदारी होगी? इसलिए मैं आपसे जो वादा कर सकती हूँ, वह ये है कि मैं जल्दबाजी नहीं करूँगी। मैं खुद को उनकी पहली पसंद मानने की जल्दबाजी नहीं करूँगी। जब मैं उनकी संगत में होऊँगी, तो मैं इच्छा नहीं कर रही होंगी। संक्षेप में, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। शायद यह भी उतना ही अच्छा होगा अगर तुम उन्हें यहाँ इतनी बार आने से हतोत्साहित करो। कम से कम तुम्हें अपनी माँ को उन्हें बुलाने की याद नहीं दिलानी चाहिए। जैसा कि मैंने उस दिन किया था, एलिज़ाबेथ ने एक सचेत मुस्कान के साथ कहा। बहुत सही, मेरे लिए उससे बचना ही समझदारी होगी। लेकिन यह कल्पना मत कीजिए
कि वे हमेशा यहाँ इतनी बार आते हैं। ये आपकी वजह से है कि उन्हें इस हफ़्ते इतनी बार बुलाया गया है। आप मेरी माँ के विचारों को जानती हैं कि उनके दोस्तों के लिए लगातार संगत की ज़रूरत होती है। लेकिन सचमुच और मेरी कसम, मैं वही करने की कोशिश करूँगी जो मुझे सबसे समझदारी भरा लगेगा। और अब मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट हैं। उसकी चाची ने उसे भरोसा दिलाया कि वे संतुष्ट हैं और एलिज़ाबेथ ने उनके इशारों की दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और वे अलग हो गईं। ऐसे बिंदु पर सलाह दिए जाने का एक अद्भुत उदाहरण जिस पर कोई बुरा नहीं माना गया। गार्डनर्स और जेन के जाने के तुरंत बाद मिस्टर कॉलिंस हर्टफोर्डशायर वापस आ गए, लेकिन चूंकि उन्होंने लूकासिस के साथ अपना ठिकाना बनाया था, इसलिए उनके आने से मिसेस बेनेट को कोई बड़ी असुविधा नहीं हुई। उनकी शादी अब तेजी से नजदीक आ रही थी और वे अंततः इतनी हद तक हार मान चुकी थी कि इसे अनिवार्य मानने लगीं और यहाँ तक कि बार बार चिड़चिड़े लहजे में कहने लगीं कि वे चाहती हैं कि वे खुश रहें। गुरुवार को शादी का दिन था और बुधवार को मिस लूकस ने अपनी विदाई भेंट की। और जब वह विदा लेने के लिए उठी तो एलिजाबेथ अपनी माँ की रूखी और बेमन की शुभकामनाओं से शर्मिंदा होकर और खुद भी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसके साथ कमरे से बाहर आई। जब वे एक साथ नीचे जा रही थीं, शार्लेट ने कहा, मैं तुमसे चिट्ठी पाने पर निर्भर रहूंगी एलिजा। वह तुम निश्चित रूप से पाओगी। और मुझे एक और विनती करनी है, क्या तुम मुझसे मिलने आओगी? मुझे उम्मीद है कि हम हार्टफोर्डशायर में अक्सर मिलेंगे। मुझे कुछ समय तक कैंट छोड़ने की संभावना नहीं है, इसीलिए वादा करो कि तुम हंसफोर्ड आओगी। एलिजाबेथ मना नहीं कर सकी, हालांकि उसे इस यात्रा में बहुत कम खुशी की उम्मीद थी। मेरे पिता और मरिया मार्च में मेरे पास आने वाले हैं, शार्लेट ने जोड़ा, और मुझे उम्मीद है कि तुम उस पार्टी में शामिल होने के लिए राजी हो जाओगी। सचमुच इलाइजा, तुम्हारा स्वागत मेरे लिए उन दोनों के जितना ही होगा। शादी हो गई। दूल्हा और दुल्हन चर्च के दरवाजे से ही कैंट के लिए निकल गए और हर किसी के पास इस विषय पर हमेशा की तरह कहने या सुनने के लिए बहुत कुछ था। एलिजाबेथ को जल्द ही अपनी दोस्त से खबर मिली और उनका पत्राचार उतना ही नियमित और बार बार था जितना कभी हुआ करता था, लेकिन यह उतना ही खुला हो यह असंभव था। एलिजाबेथ उससे कभी संबोधित नहीं कर सकती थी बिना यह महसूस किए कि घनिष्ठता का सारा सुकून खत्म हो गया है। और हालांकि पत्राचार में डील न देने का संकल्प लिया था, लेकिन यह उसके लिए था जो था बजाय उसके जो है। शार्लेट की पहली चिट्ठियां काफी उत्सुकता के साथ प्राप्त की गईं। यह जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक था कि वह अपने नए घर के बारे में क्या कहेगी, वह लेडी कैथरीन को कैसे पसंद करेगी और वह खुद को कितना खुश बताने की हिम्मत करेगी। हालांकि जब चिट्ठियां पढ़ी गईं तो एलिजाबेथ को लगा कि शार्लॉट ने हर बिंदु पर खुद को ठीक वैसे ही व्यक्त किया जैसा कि एलिजाबेथ ने पहले से सोचा था। उसने खुशी से लिखा था, सुख सुविधाओं से घिरी हुई लग रही थी और ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं किया जिसकी वह तारीफ न कर सके। घर, फर्नीचर, पड़ोस और सड़कें सब उसकी पसंद के मुताबिक थे और लेडी कैथरीन का व्यवहार सबसे दोस्ताना और मददगार था। यह मिस्टर कॉलिंस की हंसफोर्ड और रोजिंग्स की तस्वीर थी जिसे तर्क संगत रूप से नरम किया गया था और एलिजाबेथ ने महसूस किया कि बाकी जानने के लिए उसे अपनी खुद की यात्रा का इंतजार करना होगा। जेन पहले ही अपनी बहन को लंदन में उनके सुरक्षित आगमन की घोषणा करने के लिए कुछ पंक्तियां लिख चुकी थी और जब उसने दोबारा लिखा तो एलिजाबेथ ने उम्मीद की कि वह बिंगलीज के बारे में कुछ कहने की स्थिति में होगी। इस दूसरी चिट्ठी के लिए उसकी बेसब्री को उतना ही अच्छा इनाम मिला जितना बेसब्री को आम तौर पर मिलता है। जेन को शहर में एक हफ्ता हो गया था बिना कैरोलाइन को देखे या उससे कोई खबर पाए। हालांकि उसने यह मानकर इसका कारण बताया कि लॉन्ग बोर्न से उसकी दोस्त को लिखी गई उसकी आखिरी चिट्ठी शायद किसी दुर्घटना से खो गई होगी। मेरी चाची, उसने आगे लिखा, कल शहर के उस हिस्से में जा रही हैं और मैं ग्रोसवेनर स्ट्रीट जाने का मौका लूंगी। उसने यात्रा पूरी होने और मिस बिंगली को देखने के बाद फिर लिखा, मुझे नहीं लगा कि कैरोलिन अच्छे मूड में थी। ये उसके शब्द थे, लेकिन वह मुझे देखकर बहुत खुश थी और उसने मुझे लंदन आने की कोई सूचना न देने के लिए उलाहना दिया। इसलिए मैं सही थी, मेरी आखिरी चिट्ठी उस तक कभी नहीं पहुंची। मैंने उनके भाई के बारे में पूछा, जाहिर है
वे ठीक थे, लेकिन मिस्टर डार्सी के साथ इतने व्यस्त थे कि वे शायद ही कभी उन्हें देख पाते थे। मुझे पता चला कि मिस डार्सी के डिनर पर आने की उम्मीद थी। काश मैं उन्हें देख पाती। मेरी यात्रा लंबी नहीं थी क्योंकि कैरोलिन और मिसेस हर्स्ट बाहर जा रही थीं। मुझे यकीन है कि मैं जल्द ही उन्हें यहाँ देखूंगी। एलिज़ाबेथ ने इस चिट्ठी पर अपना सिर हिलाया। इसने उसे यकीन दिला दिया कि केवल संयोग, एक्सीडेंट ही मिस्टर बिंगले को उसकी बहन के शहर में होने का पता बता सकता है। 4 हफ्ते बीत गए और जेन ने उन्हें नहीं देखा। उसने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि उसे इसका कोई अफ़सोस नहीं है, लेकिन वह अब मिस बिंगली की अनदेखी के प्रति अंधी नहीं रह सकती थी। एक पखवाड़े तक हर सुबह घर पर इंतज़ार करने और हर शाम उसके लिए एक नया बहाना बनाने के बाद आगंतुक आखिरकार दिखाई दी, लेकिन उसके रुकने की कमी और उससे भी ज़्यादा उसके व्यवहार में बदलाव ने ज़ेन को अब खुद को और धोखा देने की इजाज़त नहीं दी। इस अवसर पर अपनी बहन को लिखी गई उसकी चिट्ठी साबित करेगी कि उसने क्या महसूस किया। मुझे यकीन है कि मेरी प्यारी लिज़ी मेरे खर्चे पर अपने बेहतर निर्णय की जीत का जश्न मनाने में असमर्थ होगी, जब मैं खुद कबूल करती हूँ कि मैं मेरे लिए मिस बिंगले के सम्मान में पूरी तरह धोखा खा गई। लेकिन मेरी प्यारी बहन, हालांकि घटना ने तुम्हें सही साबित कर दिया है। मुझे ज़िद्दी मत समझना अगर मैं अब भी दावा करती हूँ कि उनका व्यवहार जैसा था उसे देखते हुए मेरा भरोसा उतना ही स्वाभाविक था जितना तुम्हारा शक। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि मेरे साथ घनिष्ठ होने की इच्छा का उनका क्या कारण था, लेकिन अगर वही परिस्थितियाँ दोबारा होती तो मुझे यकीन है कि मैं फिर से धोखा खा जाती। कैरोलाइन ने कल तक मेरी यात्रा का जवाब नहीं दिया और इस बीच मुझे एक नोट, एक पंक्ति भी नहीं मिली। जब वो न आई तो यह बहुत साफ था कि उन्हें इसमें कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने पहले ना आने के लिए एक हल्की औपचारिक माफ़ी मांगी, मुझे दोबारा देखने की इच्छा का एक शब्द नहीं कहा और हर लिहाज से इतनी बदल गई थी कि जब वे गईं तो मैंने पूरी तरह ठान लिया कि जान पहचान को अब और जारी नहीं रखूंगी। मुझे उन पर तरस आता है, हालांकि मैं उन्हें दोष दिए बिना नहीं रह सकती। मुझे चुनने में उन्होंने बहुत गलत किया, जैसा कि उन्होंने किया। मैं सुरक्षित रूप से कह सकती हूँ कि घनिष्ठता की ओर हर कदम उनकी तरफ से शुरू हुआ, लेकिन मुझे उन पर तरस आता है क्योंकि उन्हें महसूस करना चाहिए कि वे गलत कर रही हैं और क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि उनके भाई के लिए चिंता ही इसका कारण है। मुझे खुद को और समझाने की ज़रूरत नहीं है और हालांकि हम जानते हैं कि यह चिंता बिल्कुल अनावश्यक है, फिर भी अगर वे इसे महसूस करती हैं तो यह मेरे प्रति उनके व्यवहार का आसानी से हिसाब दे देगा और अपने भाई के लिए जितना वे हकदार प्यारी हैं, उनकी ओर से वे जो भी चिंता महसूस करें वह स्वाभाविक और मिलनसार है। हालांकि मुझे हैरानी हुए बिना नहीं रह सकती कि उन्हें अब ऐसा कोई डर क्यों है, क्योंकि अगर बिंगले ने मेरी ज़रा भी परवाह की होती तो हम बहुत बहुत पहले मिल चुके होते। मुझे यकीन है कि उन्हें मेरे शहर में होने का पता है, उस चीज़ से जो कैरोलाइन ने खुद कही थी, और फिर भी उनके बात करने के तरीके से ऐसा लगता था जैसे वे खुद को समझाना चाहती हूँ कि बिंगले सचमुच मिस डार्सी के पक्षपाती हैं। मैं इसे नहीं समझ सकती। अगर मुझे कठोरता से न्याय करने का डर न होता तो मैं यह कहने के लिए लगभग ललचा जाती कि इस सब में कपट की एक मजबूत झलक है। लेकिन मैं हर दर्दनाक विचार को दूर करने की कोशिश करूंगी और केवल उसी के बारे में सोचूंगी जो मुझे खुश करेगा। तुम्हारा स्नेह और मेरे प्यारे मामा और मामी की निरंतर दयालुता। मुझे बहुत जल्द लिखना। मिस बिंगली ने उनके नेदरफील्ड वापस न आने, घर छोड़ने के बारे में कुछ कहा था, लेकिन किसी निश्चितता के साथ नहीं। बेहतर होगा कि हम इसका जिक्र न करें। मुझे बेहद खुशी है कि तुम्हें हंसफोर्ड में हमारे दोस्तों से इतने सुखद समाचार मिल रहे हैं। कृपया सर विलियम और मैरिया के साथ उनसे मिलने जाओ। मुझे यकीन है कि तुम वहाँ बहुत आरामदायक महसूस करोगी। तुम्हारी आदि। इस चिट्ठी ने एलिजाबेथ को थोड़ा दर्द दिया, लेकिन उसका उत्साह लौट आया जब उसने विचार किया कि जेन अब और बेवकूफ़ नहीं बनेगी, कम से कम बहन द्वारा। भाई से अब सारी उम्मीद पूरी तरह खत्म हो गई थी। वह उनके ध्यान के किसी नवीनीकरण की इच्छा भी नहीं रखेगी। हर समीक्षा पर उनका चरित्र गिरता गया और उनके लिए एक सज्जा के रूप में, साथ ही जेन के लिए एक संभावित लाभ के रूप में, उसने गंभीरता से उम्मीद की कि वे सचमुच जल्द ही मिस्टर डार्सी की बहन से शादी कर लें, क्योंकि
विक्रम के हिसाब से वह उन्हें उस चीज़ के लिए भरपूर पछतावा कराएगी जो उन्होंने फेंक दी थी। मिसेस गार्डनर ने इस समय के आसपास एलिज़ाबेथ को विक्रम के बारे में उसके वादे की याद दिलाई और जानकारी मांगी। और एलिज़ाबेथ के पास भेजने के लिए ऐसी जानकारी थी जो शायद उसे खुद से ज़्यादा उसकी चाची को संतोष दे सकती थी। उनका स्पष्ट पक्षपात कम हो गया था, उनका ध्यान खत्म हो गया था, वे किसी और के प्रशंसक थे। एलिज़ाबेथ ये सब देखने के लिए काफ़ी सतर्क थी, लेकिन वह इसे बिना किसी बड़े दर्द के देख और लिख सकती थी। उसका दिल बस थोड़ा-सा ही छुआ था और उसका दम्भीपन यह मानकर संतुष्ट था कि अगर किस्मत ने इजाज़त दी होती तो वह उनकी एकमात्र पसंद होती। 10,000 पाउंड की अचानक प्राप्ति उस युवती का सबसे उल्लेखनीय आकर्षण था, जिसके प्रति वे अब खुद को सुखद बना रहे थे। लेकिन एलिज़ाबेथ, शायद शार्लेट के मामले की तुलना में उनके मामले में कम स्पष्ट दृष्टि थी। स्वतंत्रता की उनकी इच्छा के लिए उनसे झगड़ा नहीं किया। इसके विपरीत कुछ भी अधिक स्वाभाविक नहीं हो सकता था। और यह मानने में सक्षम होते हुए कि उसे छोड़ने में उन्हें कुछ संघर्ष करना पड़ा होगा, वह इसे दोनों के लिए एक समझदारी भरा और वांछनीय उपाय मानने के लिए तैयार थी और बहुत ईमानदारी से उन्हें खुश रहने की कामना कर सकती थी। यह सब मिसेस गार्डनर के सामने स्वीकार किया गया और परिस्थितियों को बताने के बाद उसने इस प्रकार जारी रखा। मुझे अब यकीन हो गया है मेरी प्यारी चाची कि मैं कभी बहुत ज़्यादा प्यार में नहीं रही, क्योंकि अगर मैंने सचमुच उस शुद्ध और ऊंचे जुनून का अनुभव किया होता तो मुझे इस समय उनके नाम से भी नफरत होती और मैं उनका हर तरह से बुरा चाहती। लेकिन मेरी भावनाएं न केवल उनके प्रति सौहार्दपूर्ण हैं, वे मिस किंग के प्रति भी निष्पक्ष हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उनसे बिल्कुल नफरत करती हूँ या ये कि मैं उन्हें एक बहुत अच्छी किस्म की लड़की मानने में ज़रा भी अनिच्छुक हूँ। इस सब में कोई प्यार नहीं हो सकता। मेरी सतर्कता प्रभावी रही है और हालांकि मैं निश्चित रूप से अपने सभी परिचितों के लिए एक अधिक दिलचस्प वस्तु होती अगर मैं उनके प्यार में पागल होती, लेकिन मैं यह नहीं कह सकती कि मुझे अपनी तुलनात्मक महत्वहीनता पर अफसोस है। महत्व कभी-कभी बहुत महंगा खरीदा जा सकता है। किटी और लिडिया उनके दल बदल को मुझसे कहीं ज़्यादा दिल पर ले रही हैं। वे दुनिया के तौर तरीकों में नादान हैं और अभी तक उस शर्मनाक यकीन के लिए खुली नहीं हैं कि सुंदर नौजवानों को भी जीने के लिए कुछ चाहिए होता है, जैसे कि सादे लोगों को। अध्याय 27। लॉन्गबर्न परिवार में इन घटनाओं से बढ़कर कोई बड़ी घटना नहीं हुई और मैरिटन की सैर के अलावा, जो कभी कीचड़ भरी तो कभी ठंडी होती थी, विविधता के नाम पर कुछ खास नहीं था। इसी तरह जनवरी और फरवरी बीत गए। मार्च में एलिजाबेथ को हंसफट जाना था। उसने पहले वहां जाने के बारे में बहुत गंभीरता से नहीं सोचा था, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि शार्लोट इस योजना पर निर्भर थी और वह धीरे धीरे खुद भी इसे अधिक खुशी और निश्चितता के साथ देखने लगी। अनुपस्थिति ने शार्लेट को फिर से देखने की उसकी इच्छा बढ़ा दी थी और मिस्टर कॉलिंस के प्रति उसकी नफरत को कम कर दिया था। योजना में नवीनता थी और जैसी माँ और जैसी असंगत बहनें थीं, घर दोष रहित नहीं हो सकता था, इसलिए थोड़ा बदलाव अपने आप में बुरा नहीं था। इसके अलावा यात्रा उसे जेन की एक झलक भी देगी और संक्षेप में जैसे जैसे समय नज़दीक आया, उसे किसी भी देरी के लिए बहुत खेद होता। हालांकि सब कुछ सुचारू रूप से चला और आखिरकार शार्लॉट के पहले के खाके के अनुसार तय हो गया। उसे सर विलियम और उनकी दूसरी बेटी मरिया के साथ जाना था। समय रहते लंदन में एक रात बिताने का सुधार जोड़ा गया और योजना उतनी ही सही हो गई जितनी कोई योजना हो सकती थी। एकमात्र दर्द उसके पिता को छोड़ने में था, जो निश्चित रूप से उसे याद करेंगे और जो, जब बात आई, तो उसके जाने को इतना कम पसंद करते थे कि उन्होंने उसे उन्हें चिट्ठी लिखने के लिए कहा और लगभग उसकी चिट्ठी का जवाब देने का वादा किया। उसके और मिस्टर विक्रम के बीच विदाई पूरी तरह से दोस्ताना थी, उनकी तरफ से और भी ज़्यादा। उनकी मौजूदा खोज मिस किंग उन्हें यह नहीं भुला सकी कि एलिज़ाबेथ ही वह पहली थी जिसने उनका ध्यान खींचा और उसकी हकदार बनी, सुनने और तरस खाने वाली पहली, प्रशंसा पाने वाली पहली। और उसे अलविदा कहने के उनके तरीके में, उसे हर खुशी की कामना करते हुए, उसे याद दिलाते हुए कि लेडी कैथरीन डीबर्ग से क्या उम्मीद करनी है और भरोसा जताते हुए कि उनके बारे में उनकी राय, सबके बारे में उनकी राय हमेशा मेल खाएगी, उसमें एक चिंता, एक दिलचस्पी थी जिसे उसने महसूस किया
कि उसे हमेशा एक सबसे सच्चे सम्मान के साथ उनसे जोड़े रखेगी, और वह उनसे इस यकीन के साथ अलग हुई कि चाहे शादीशुदा हों या कुंवारे, वे हमेशा मिलनसार और सुखद के उसके आदर्श होंगे। अगले दिन उसके सहयात्री इस तरह के नहीं थे कि वे विक्रम को कम सुखद मानने पर मजबूर करते। सर विलियम लुकास और उनकी बेटी मैरिया एक अच्छे मिजाज वाली लड़की, लेकिन उन्हीं की तरह खाली दिमाग, के पास कहने के लिए सुनने लायक कुछ नहीं था, और उन्हें उतनी ही खुशी के साथ सुना गया जितना कि गाड़ी की खड़खड़ाहट को। एलिजाबेथ को बेतुकी बातें पसंद थीं, लेकिन वह सर विलियम की बेतुकी बातों को बहुत लंबे समय से जानती थी। वे उसे अपनी प्रस्तुति और नाइटहुड के चमत्कारों के बारे में कुछ नया नहीं बता सकते थे, और उनकी शिष्टता उनकी जानकारी की तरह ही घिस चुकी थी। ये केवल 24 मील की यात्रा थी, और उन्होंने इसे इतनी जल्दी शुरू किया कि दोपहर तक ग्रेस चर्च स्ट्रीट में थे। जैसे ही वे मिस्टर गार्डनर के दरवाजे पर पहुंचे, जेन ड्राइंग रूम की खिड़की पर उनके आने की राह देख रही थी। जब वे गलियारे में दाखिल हुए तो वह स्वागत करने के लिए वहां थी, और एलिजाबेथ उसके चेहरे को गौर से देखते हुए उसे हमेशा की तरह स्वस्थ और प्यारा देखकर खुश हुई। सीढ़ियों पर छोटे लड़कों और लड़कियों की एक टोली थी, जिनकी अपनी चचेरी बहन के आने की उत्सुकता उन्हें ड्राइंग रूम में इंतजार नहीं करने देती थी, और जिनके शर्मीलेपन ने, क्योंकि उन्होंने उसे 12 महीनों से नहीं देखा था, उन्हें नीचे आने से रोक दिया था। सब कुछ खुशी और दयालुता थी। दिन बहुत सुखद रूप से बीत गया। सुबह हलचल और खरीदारी में, और शाम को एक थिएटर में। एलिजाबेथ ने फिर अपनी चाची के पास बैठने का प्रबंध किया। उनका पहला विषय उसकी बहन थी, और उससे अपनी बारीक पूछताछ के जवाब में यह सुनकर हैरानी से ज़्यादा दुख हुआ कि हालांकि जेन हमेशा अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन उदासी के द्वार आते थे। हालांकि ये उम्मीद करना उचित था कि वे लंबे समय तक नहीं रहेंगे। मिसेस गार्डनर ने उसे ग्रेचर्च स्ट्रीट में मिस बिंगली की यात्रा का विवरण भी दिया, और अलग-अलग समय पर जेन और उनके बीच हुई बातचीत को दोहराया, जिससे यह साबित हुआ कि जेन ने अपने दिल से वह जान-पहचान छोड़ दी थी। मिसेस गार्डनर ने फिर अपनी भतीजी को विक्रम के विश्वासघात पर छेड़ा, और इसे इतनी अच्छी तरह सहने पर उसकी तारीफ की। लेकिन मेरी प्यारी एलिजाबेथ, उन्होंने जोड़ा, मिस किंग किस तरह की लड़की है? मुझे यह सोचकर दुख होगा कि हमारा दोस्त लालची है। कृपया मेरी प्यारी चाची, वैवाहिक मामलों में लालची और विवेकपूर्ण मकसद के बीच क्या अंतर है? समझदारी कहाँ खत्म होती है और लालच कहाँ शुरू होता है? पिछले क्रिसमस आप उसकी मुझसे शादी करने से डर रही थी, क्योंकि यह नासमझी होगी, और अब क्योंकि वह केवल 10,000 पाउंड वाली लड़की को पाने की कोशिश कर रहा है, आप यह पता लगाना चाहती हैं कि वह लालची है। अगर तुम मुझे बस इतना बता दो कि मिस किंग किस तरह की लड़की है, तो मैं जान जाऊंगी कि क्या सोचना है। मुझे विश्वास है कि वह बहुत अच्छी किस्म की लड़की है। मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं जानती, लेकिन उसने उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, जब तक कि उसके दादा की मृत्यु ने उसे इस दौलत की मालकिन नहीं बना दिया। नहीं, उसे क्यों करना चाहिए था? अगर मेरे पास पैसा न होने के कारण उसका मेरा स्नेह हासिल करना जायज नहीं था, तो उस लड़की से प्यार करने का क्या मौका हो सकता था, जिसकी वह परवाह नहीं करता था और जो समान रूप से गरीब थी? लेकिन इस घटना के तुरंत बाद उसकी ओर अपना ध्यान निर्देशित करने में अभद्रता लगती है। मुसीबत में पड़े आदमी के पास उन सभी शानदार शिष्टाचारों के लिए समय नहीं होता जिनका दूसरे लोग पालन कर सकते हैं। अगर उसे इस पर कोई ऐतराज नहीं है, तो हमें क्यों होना चाहिए? उसका ऐतराज न करना उसे सही नहीं ठहरा था। ये केवल ये दिखाता है कि उसमें खुद किसी चीज की कमी है, समझ या भावना। खैर, एलिजाबेथ चिल्लाई, जैसा आप चाहें वैसा मान लें। वह लालची होगा और वह बेवकूफ होगी। नहीं लिजी, मैं ये नहीं चुनती। तुम जानती हो, मुझे उस नौजवान के बारे में बुरा सोचकर दुख होगा, जो इतने लंबे समय तक डर्बीशायर में रहा है। ओह, अगर बस यही बात है, तो डर्बीशायर में रहने वाले नौजवानों के बारे में मेरी बहुत खराब राय है, और हार्टफोर्डशायर में रहने वाले उनके करीबी दोस्त बहुत बेहतर नहीं हैं। मैं उन सबसे तंग आ चुकी हूँ। भगवान का शुक्र है, मैं कल वहाँ जा रही हूँ जहाँ मुझे एक ऐसा आदमी,
कॉलिंस मिलेगा जिसमें एक भी सुखद गुण नहीं है, जिसके पास सिफ़ारिश करने के लिए न तो तौर-तरीके हैं और न ही समझ। आखिरकार, बेवकूफ़ आदमी ही जानने लायक होते हैं। सावधान रहो लिज़ी, उस भाषण में निराशा की तेज़ महक है। नाटक के समापन से अलग होने से पहले उससे अपने मामा और मामी के साथ उस आनंद यात्रा में जाने के न्योते की अप्रत्याशित खुशी मिली, जिसे उन्होंने गर्मियों में करने का प्रस्ताव रखा था। हमने अभी पूरी तरह से तय नहीं किया है कि ये हमें कितनी दूर ले जाएगा, मिसेस गार्डनर ने कहा, लेकिन शायद झीलों तक। एलिज़ाबेथ के लिए इससे अधिक सुखद कोई योजना नहीं हो सकती थी और न्योते की उसकी स्वीकृति सबसे तत्पर और कृतज्ञ थी। मेरी प्यारी-प्यारी चाची, वो उत्साह से चिल्लाई। क्या आनंद! क्या खुशी! आप मुझे नया जीवन और ताकत देती हैं। निराशा और उदासी को अलविदा। चट्टानों और पहाड़ों के सामने आदमी क्या है? ओह! हम परमानंद के क्या घंटे बिताएँगे और जब हम वापस आएँगे तो ये अन्य यात्रियों की तरह नहीं होगा, जो किसी भी चीज़ का एक सटीक विचार देने में असमर्थ होते हैं। हम जानेंगे कि हम कहाँ गए हैं। हम याद रखेंगे कि हमने क्या देखा है। झीलें, पहाड़ और नदियाँ हमारी कल्पनाओं में आपस में नहीं मिलेंगी और न ही जब हम किसी विशेष दृश्य का वर्णन करने का प्रयास करेंगे, तो हम उसकी सापेक्ष स्थिति के बारे में झगड़ना शुरू करेंगे। हमारे पहले उद्गार यात्रियों की सामान्यता की तुलना में कम असहनीय हों। अध्याय 28। अगले दिन की यात्रा की हर चीज एलिजाबेथ के लिए नई और दिलचस्प थी और उसका मन आनंद लेने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने अपनी बहन को इतना स्वस्थ देखा था कि उसकी सेहत को लेकर सारा डर दूर हो गया था और उसके उत्तरी दौरे की संभावना लगातार खुशी का स्रोत बनी हुई थी। जब उन्होंने हंसफोर्ड की गली के लिए मुख्य सड़क छोड़ी, तो हर नज़र पार्सनेज यानी कि पादरी वास की तलाश में थी और हर मोड़ पर उसके दिखाई देने की उम्मीद थी। रोजिंग्स पार्क की बाड़ एक तरफ उनकी सीमा थी। एलिजाबेथ उसके निवासियों के बारे में जो कुछ सुना था, उसे याद करके मुस्कुरा दी। आखिरकार पार्सनेज दिखाई देने लगा। सड़क की ओर ढलान वाला बगीचा, उसमें खड़ा घर, हरी बाड़ और लॉरेल की झाड़ियां, सब कुछ बता रहा था कि वे पहुंच रहे हैं। मिस्टर कॉलिंस और शार्लोट दरवाजे पर दिखाई दिए और बग्घी छोटे फाटक पर रुक गई, जो पूरी पार्टी की सहमति की सिर हिलाने और मुस्कुराहट के बीच घर तक जाने वाले एक छोटे बजरी के रास्ते की ओर ले जाता था। एक पल में वे सब गाड़ी से बाहर थे और एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे थे। मिसेस कॉलिंस ने अपनी दोस्त का बेहद खुशी के साथ स्वागत किया और एलिजाबेथ को इतना स्नेहपूर्ण स्वागत पाकर आने पर और भी ज्यादा संतोष हुआ। उसने तुरंत देख लिया कि शादी से उसके चचेरे भाई के तौर तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया था। उनकी औपचारिक शिष्टाचारिता वैसी ही थी और उन्होंने उसके परिवार का हालचाल पूछने और खुद को संतुष्ट करने के लिए उसे कुछ मिनटों तक फाटक पर रोके रखा। फिर वे प्रवेश द्वार की सफाई दिखाने के अलावा बिना किसी और देरी के घर के अंदर ले जाए गए और जैसे ही वे पार्लर में पहुंचे, उन्होंने अपने विनम्र निवास में दिखावटी औपचारिकता के साथ उनका दूसरी बार स्वागत किया और अपनी पत्नी की नाश्ते पानी की पेशकश को पाबंदी से दोहराया। एलिजाबेथ उन्हें उनके गौरव में देखने के लिए तैयार थी और वह यह कल्पना किए बिना नहीं रह सकी कि कमरे के अच्छे अनुपात, उसके नज़ारे और फर्नीचर को दिखाते समय वे विशेष रूप से उसे संबोधित कर रहे थे, मानो वे उससे महसूस कराना चाहते थे कि उसने उन्हें मना करके क्या खो दिया है। लेकिन हालांकि सब कुछ साफ सुथरा और आरामदायक लग रहा था, वह उन्हें पछतावे की कोई आह भरकर खुश नहीं कर सकी और बल्कि अपनी दोस्त की ओर आश्चर्य से देखा कि वह ऐसे साथी के साथ भी इतनी खुश मिजाज कैसे दिख सकती है। जब मिस्टर कॉलिंस ने कुछ ऐसा कहा जिस पर उनकी पत्नी को शर्मिंदगी होनी चाहिए, जो निश्चित रूप से अक्सर होता था, तो वह अनजाने में अपनी नज़र शार्लोट पर घुमा देती। एक दो बार उसे हल्की सी लाली दिखाई दी, लेकिन आमतौर पर शार्लोट ने समझदारी से अनसुना कर दिया। कमरे के फर्नीचर की हर वस्तु की, साइडबोर्ड से लेकर फेंडर तक, प्रशंसा करने के लिए और अपनी यात्रा और लंदन में जो कुछ भी हुआ उसका विवरण देने के लिए पर्याप्त समय बैठने के बाद मिस्टर कॉलिंस ने उन्हें बगीचे में टहलने का न्योता दिया, जो बड़ा और व्यवस्थित था और जिसकी खेती बाड़ी वे खुद देखते थे। अपने बगीचे में काम करना उनके सबसे सम्मानजनक सुखों में से एक था और एलिजाबेथ ने उस चेहरे के भाव की तारीफ की जिसके साथ शार्लोट ने व्यायाम के स्वास्थ्यवर्धक होने की बात की
और स्वीकार किया कि वह इसे जितना हो सके प्रोत्साहित करती है। यहाँ हर रास्ते और पगडंडी से ले जाते हुए और शायद ही उन्हें वह तारीफ करने का मौका देते हुए जो वे मांग रहे थे, हर नज़ारे को इतनी बारीकी से दिखाया गया कि सुंदरता पूरी तरह पीछे छूट गई। वे हर दिशा में खेतों की गिनती कर सकते थे और बता सकते थे कि सबसे दूर वाले पेड़ों के झुंड में कितने पेड़ हैं। लेकिन उन सभी नज़ारों में, जिनका उनका बगीचा या देहात या यह राज्य घमंड कर सकता था, किसी की तुलना रोजिंग्स के नज़ारे से नहीं की जा सकती थी, जो उनके घर के सामने पार्क की सीमा से लगे पेड़ों के बीच एक खुली जगह से दिखाई देता था। यह एक सुंदर आधुनिक इमारत थी, जो ऊंची जमीन पर अच्छी तरह स्थित थी। अपने बगीचे से मिस्टर कॉलिंस उन्हें अपने दो घास के मैदानों में घुमाने ले जाते, लेकिन महिलाओं के पास सफ़ेद पाले के अवशेषों का सामना करने के लिए जूते नहीं थे, इसलिए वे वापस मुड़ गईं। और जब सर विलियम उनके साथ गए, तो शार्लोट अपनी बहन और दोस्त को घर दिखाने ले गई। शायद पति की मदद के बिना इसे दिखाने का मौका पाकर बेहद खुश थी। ये घर थोड़ा छोटा था, लेकिन अच्छी तरह बना हुआ और सुविधाजनक था, और हर चीज़ इतनी सफाई और संगति के साथ व्यवस्थित थी जिसका पूरा श्रेय एलिजाबेथ ने शार्लोट को दिया। जब मिस्टर कॉलिंस को भुला दिया जा सकता था, तो वास्तव में हर तरफ आराम का एक बड़ा माहौल था, और शार्लोट के स्पष्ट आनंद से एलिजाबेथ ने मान लिया कि उन्हें अक्सर भुला दिया जाता होगा। उसे पहले ही पता चल गया था कि लेडी कैथरीन अभी भी देहात में थी। जब वे डिनर कर रहे थे, तो इस बारे में फिर से बात हुई, जब मिस्टर कॉलिंस ने शामिल होते हुए कहा, हाँ मिस एलिजाबेथ, आपको आने वाले रविवार को चर्च में लेडी कैथरीन डी बोर्ग को देखने का सम्मान मिलेगा, और मुझे यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनसे मिलकर बहुत खुश होंगी। वे पूरी तरह मिलनसार और बड़प्पन से भरी हैं, और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सेवा समाप्त होने पर आपको उनके नोटिस के कुछ हिस्से से सम्मानित किया जाएगा। मुझे ये कहने में शायद ही कोई झिझक है कि वे आपके यहाँ रहने के दौरान हर उस न्योते में आपको और मेरी साली मारिया को शामिल करेंगे जिससे वे हमें सम्मानित करेंगी। मेरी प्यारी शार्लोट के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही आकर्षक है। हम हर हफ्ते 2 बार रोजिंग्स में खाना खाते हैं, और हमें कभी पैदल घर जाने की अनुमति नहीं दी जाती। उनकी लेडीशिप की बग्घी हमारे लिए नियमित रूप से मंगवाई जाती है। मुझे कहना चाहिए, उनकी लेडीशिप की बग्घियों में से एक, क्योंकि उनके पास कई हैं। लेडी कैथरीन वास्तव में एक बहुत ही सम्मानित, समझदार महिला हैं, शार्लोट ने जोड़ा, और एक बहुत ही चौकस पड़ोसन। बहुत सही मेरी प्यारी, ठीक यही मैं कहता हूँ। वे उस तरह की महिला हैं जिन्हें कोई बहुत ज़्यादा सम्मान दिए बिना नहीं देख सकता। शाम मुख्य रूप से हर्टफोर्डशायर की खबरों पर बात करने और जो पहले ही लिखा जा चुका था उसे फिर से बताने में बीती। और जब यह खत्म हुई, तो एलिजाबेथ को अपने कमरे के एकांत में शार्लोट के संतोष के स्तर पर विचार करना पड़ा। अपने पति को संभालने में उसकी दक्षता और उन्हें झेलने में उसके धैर्य को समझना पड़ा, और यह स्वीकार करना पड़ा कि यह सब बहुत अच्छी तरह से किया गया था। उसे यह भी अनुमान लगाना था कि उसकी यात्रा कैसे बीतेगी। उनके सामान्य कामों का शांत सिलसिला, मिस्टर कॉलिंस की परेशान करने वाली रुकावटें, और रोजिंग्स के साथ उनके मेल-जोल की खुशियाँ। एक सजीव कल्पना ने जल्द ही सब कुछ तय कर लिया। अगले दिन दोपहर के आसपास, जब वह अपने कमरे में टहलने के लिए तैयार हो रही थी, नीचे अचानक हुए शोर से लगा जैसे पूरे घर में खलबली मच गई हो। और एक पल सुनने के बाद उसने किसी को बहुत जल्दबाजी में सीढ़ियां चढ़ते और उसे जोर से पुकारते सुना। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों की लैंडिंग पर मारिया से मिली, जो घबराहट से बेदम होकर चिल्लाई, ओह मेरी प्यारी एलिजा, कृपया जल्दी करो और डाइनिंग रूम में आओ, क्योंकि वहां एक ऐसा नज़ारा है जिसे देखना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि ये क्या है। जल्दी करो और इसी पल नीचे आओ। एलिजाबेथ ने बेकार ही सवाल पूछे। मारिया उसे और कुछ नहीं बताती, और वे इस अजूबे की तलाश में डाइनिंग रूम में दौड़े, जो गली के सामने था। ये दो महिलाएं थीं जो बगीचे के फाटक पर एक नीची फिटिन यानी छोटी बग्घी में रुकी थीं। और क्या बस यही है? एलिजाबेथ चिल्लाई। मुझे कम से कम उम्मीद थी कि सुअर बगीचे में घुस गए हैं, और यहाँ तो बस लेडी कैथरीन और उनकी बेटी हैं। ला मेरी प्यारी, मारिया ने कहा, गलती पर पूरी तरह से चौंकते हुए। ये लेडी कैथरीन नहीं है। बूढ़ी महिला मिसेस जेनकिंसन है, जो उनके साथ रहती हैं। दूसरी मिस डी बोर्ग हैं। बस उसे देखो।
वह बिल्कुल छोटी-सी प्राणी है। किसने सोचा होगा कि वह इतनी दुबली और छोटी हो सकती है? वह इन हवाओं में शार्लोट को घर के बाहर रखकर बेहद बदतमीज़ी कर रही है। वो अंदर क्यों नहीं आती? ओह! शार्लोट कहती है वो शायद ही कभी आती है। जब मिस डी बोर्ग अंदर आती हैं तो ये सबसे बड़ी कृपा होती है। मुझे उसका रूप पसंद आया, एलिज़ाबेथ ने कहा जो अन्य विचारों से प्रभावित थी। वह बीमार और चिड़चिड़ी दिखती है। हाँ, वह डार्सी लिए बहुत ठीक रहेगी। वह उसके लिए एक बहुत ही उचित पत्नी बनेगी। मिस्टर कॉलिंस और शार्लोट दोनों महिलाओं के साथ बातचीत में फाटक पर खड़े थे और सर विलियम एलिज़ाबेथ के भारी मनोरंजन के लिए दरवाजे पर तैनात थे, जो अपने सामने की महानता के गंभीर चिंतन में थे। और जब भी मिस डीबोर्ग ने उस तरफ देखा, वे लगातार झुकते रहे। अंत में और कुछ कहने को नहीं रहा। महिलाएं आगे बढ़ गईं और बाकी लोग घर में लौट आए। मिस्टर कॉलिंस ने दोनों लड़कियों को देखते ही उनकी अच्छी किस्मत पर बधाई देनी शुरू कर दी, जिसे शार्लॉट ने यह बताकर स्पष्ट किया कि पूरी पार्टी को अगले दिन रोजिंग्स में डिनर के लिए बुलाया गया है। अध्याय 29। इस न्योते के परिणामस्वरूप मिस्टर कॉलिंस की जीत पूरी थी। अपनी चकित मेहमानों को अपनी संरक्षिका की भव्यता दिखाने और उन्हें खुद और अपनी पत्नी के प्रति उनकी शिष्टता दिखाने की शक्ति ठीक वही थी जिसकी उन्होंने कामना की थी। और ऐसा करने का अवसर इतनी जल्दी मिल जाना लेडी कैथरीन के बड़प्पन का ऐसा उदाहरण था जिसकी वे सराहना करने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रहे थे। मैं कबूल करता हूँ, उन्होंने कहा, कि अगर उनकी लेडीशिप ने रविवार को हमें चाय पीने और रोजिंग्स में शाम बिताने के लिए बुलाया होता तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होती। उनकी मिलनसारिता के बारे में अपनी जानकारी से मैंने उम्मीद की थी कि ऐसा होगा। लेकिन इस तरह के ध्यान की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? कौन कल्पना कर सकता था कि हमें आपके आगमन के तुरंत बाद वहाँ डिनर का न्योता, और वह भी पूरी पार्टी को शामिल करते हुए, मिलेगा? मुझे जो हुआ है उस पर कम हैरानी है, सर विलियम ने जवाब दिया, क्योंकि मेरी जीवन की स्थिति ने मुझे यह जानने की अनुमति दी है कि बड़ों के तौर तरीके वास्तव में क्या हैं। दरबार के आसपास अच्छी परवरिश के ऐसे उदाहरण असामान्य नहीं हैं। पूरे दिन या अगली सुबह रोजिंग्स की उनकी यात्रा के अलावा शायद ही किसी और चीज़ की बात की गई। मिस्टर कॉलिंस उन्हें सावधानी से निर्देश दे रहे थे कि उन्हें क्या उम्मीद करनी है, ताकि ऐसे कमरों, इतने सारे नौकरों और इतने शानदार डिनर का नज़ारा उन्हें पूरी तरह से अभिभूत न कर दे। जब महिलाएं तैयार होने के लिए अलग हो रही थीं, तो उन्होंने एलिजाबेथ से कहा, अपने कपड़ों के बारे में खुद को परेशान मत करो, मेरी प्यारी चचेरी बहन। लेडी कैथरीन हमसे कपड़ों की उस भव्यता की मांग करने से बहुत दूर हैं, जो खुद उन्हें और उनकी बेटी को शोभा देती है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि बस अपने कपड़ों में से जो भी बाकियों से बेहतर हो उसे पहन लो। इससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है। सादगी से तैयार होने के लिए लेडी कैथरीन तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगी। वे पद के भेद को बनाए रखना पसंद करती हैं। जब वे तैयार हो रही थीं तो वे 2-3 बार उनके अलग-अलग दरवाज़ों पर आए ताकि उन्हें जल्दी करने की सिफ़ारिश कर सकें, क्योंकि लेडी कैथरीन को अपने डिनर के लिए इंतज़ार करना बहुत नापसंद था। उनकी लेडीशिप और उनके रहने के तरीके के ऐसे भयानक विवरणों ने मारिया लुकास को काफ़ी डरा दिया, जो संगत की बहुत आदी नहीं थी, और वह रोजिंग्स में अपने परिचय का उतना ही डर के साथ इंतज़ार कर रही थी, जितना उसके पिता ने सेंट जेम्स में अपनी प्रस्तुति का किया था। चूंकि मौसम अच्छा था, उन्हें पार्क के पार लगभग आधा मील की सुखद सैर मिली। हर पार्क की अपनी सुंदरता और नज़ारे होते हैं, और एलिजाबेथ को खुश होने के लिए बहुत कुछ दिखा। हालांकि वह उतने परमानंद में नहीं हो सकती थी जितना मिस्टर कॉलिंस को उम्मीद थी कि यह दृश्य प्रेरित करेगा। और घर के सामने की खिड़कियों की उनकी गिनती और यह बताने से कि सर लुइस डी बोग को कांच की कुल कीमत क्या पड़ी थी, वह बहुत कम प्रभावित हुई। जब वे हॉल की सीढ़ियां चढ़े तो मारिया का डर हर पल बढ़ रहा था, और यहाँ तक कि सर विलियम भी पूरी तरह शांत नहीं दिख रहे थे। एलिजाबेथ की हिम्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने लेडी कैथरीन के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना था जो उन्हें किसी असाधारण प्रतिभा या चमत्कारी गुण से भयानक बताता हो, और केवल पैसे और पद की राजसी शान को उसने सोचा वह बिना घबराहट के देख सकती है। प्रवेश हॉल से, जिसके मिस्टर कॉलिंस ने उत्साहपूर्ण भाव के साथ अच्छे अनुपात और तैयार सजावट की ओर इशारा किया, वे नौकरों के पीछे एक एंटी चैम्बर से होते हुए उस कमरे में गए जहां लेडी कैथरीन
उनकी बेटी और मिसेस जेनकिंसन बैठी थीं। उनकी लेडीशिप बहुत बड़प्पन के साथ उनका स्वागत करने के लिए उठी, और चूंकि मिसेस कॉलिंस ने अपने पति के साथ तय किया था कि परिचय कराने का काम उनका होगा, इसलिए यह उचित तरीके से किया गया, बिना उन माफियों और धन्यवादों के जिन्हें मिस्टर कॉलिंस जरूरी समझते। सेंट जेम्स में होने के बावजूद सर विलियम अपने चारों ओर की भव्यता से इतने पूरी तरह प्रभावित थे कि उनमें बस एक बहुत गहरा झुकने और बिना एक शब्द कहे अपनी सीट लेने की हिम्मत थी। और उनकी बेटी लगभग डर के मारे सुध बुध खोकर अपनी कुर्सी के किनारे पर बैठी थी, ये न जानते हुए कि किस तरफ देखे। एलिजाबेथ ने खुद को दृश्य के लिए बिल्कुल योग्य पाया और अपने सामने की 3 महिलाओं को शांति से देख सकी। लेडी कैथरीन एक लंबी, भारी महिला थीं, जिनके नैन नक्श बहुत स्पष्ट थे, जो कभी सुंदर रहे होंगे। उनका हवा भाव सुलह करने वाला नहीं था, और न ही उनका स्वागत करने का तरीका ऐसा था जो उनके मेहमानों को उनके निचले पद को भुलवा दे। वे खामोशी से भयानक नहीं बनी थीं, लेकिन वे जो भी कहती थीं वह इतने आधिकारिक लहजे में बोला जाता था जो उनके आत्म महत्व को चिह्नित करता था, और एलिजाबेथ के दिमाग में तुरंत मिस्टर विकम को ले आया। और दिन भर के अवलोकन से उसे विश्वास हो गया कि लेडी कैथरीन ठीक वैसी ही हैं जैसा विकम ने बताया था। जब माँ की जांच करने के बाद जिनके चेहरे और चाल ढाल में उसे जल्द ही मिस्टर डार्सी की कुछ समानता मिली, उसने अपनी आंखें बेटी पर घुमाईं, तो वह मारिया के आश्चर्य में लगभग शामिल हो सकती थी, उसके इतना दुबला और छोटा होने पर। महिलाओं के बीच न तो आकृति में और न ही चेहरे में कोई समानता थी। मिस डीबोर्ग पीली और बीमार थीं। उनके नैन नक्श हालांकि बदसूरत नहीं थे, लेकिन महत्वहीन थे, और उन्होंने बहुत कम बात की, सिवाय धीमी आवाज में मिसेस जेनकिंसन से, जिनके रूप में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, और जो पूरी तरह से उनकी बात सुनने और उनकी आंखों के सामने सही दिशा में एक स्क्रीन रखने में व्यस्त थीं। कुछ मिनट बैठने के बाद उन सभी को नज़ारे की प्रशंसा करने के लिए खिड़कियों में से एक पर भेजा गया। मिस्टर कॉलिंस ने उसकी सुंदरताओं को इंगित करने के लिए उनका साथ दिया, और लेडी कैथरीन ने दयालुतापूर्वक उन्हें सूचित किया कि गर्मियों में इसे देखना कहीं बेहतर होता है। डिनर बेहद शानदार था, और वहाँ सभी नौकर और चांदी के बर्तन थे जिनका मिस्टर कॉलिंस ने वादा किया था। और जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी, उन्होंने उनकी लेडीशिप की इच्छा से मेज़ के निचले हिस्से में अपनी सीट ली, और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लग रहा हो कि जीवन इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता। उन्होंने परोसा, खाया और खुशी भरी फुर्ती के साथ तारीफ की, और हर व्यंजन की सराहना की गई, पहले उनके द्वारा और फिर सर विलियम द्वारा, जो अब इतने ठीक हो चुके थे कि उनके दामाद जो भी कहते उसे इस तरह दोहराते कि एलिजाबेथ को आश्चर्य होता कि लेडी कैथरीन इसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं। लेकिन लेडी कैथरीन उनकी अत्यधिक प्रशंसा से संतुष्ट लग रही थीं, और बहुत ही कृपालु मुस्कुराहट देती थीं, खासकर जब मेज पर कोई व्यंजन उनके लिए नया साबित होता था। पार्टी में बहुत बातचीत नहीं हुई। एलिजाबेथ जब भी कोई मौका मिलता बोलने के लिए तैयार थी, लेकिन वह शार्लोट और मिस डी बोर्ग के बीच बैठी थी, जिनमें से पहली लेडी कैथरीन को सुनने में व्यस्त थी, और दूसरी ने पूरे डिनर के समय उससे एक शब्द भी नहीं कहा। मिसेस जेनकिंसन मुख्य रूप से यह देखने में लगी थीं कि मिस डीबोर्ग कितना कम खा रही हैं। उन्हें कोई और व्यंजन आजमाने के लिए दबाव डाल रही थी, और डर रही थी कि कहीं वे अस्वस्थ न हों। मारिया ने बोलने के बारे में सोचा भी नहीं, और सज्जनों ने खाने और तारीफ करने के अलावा कुछ नहीं किया। जब महिलाएं ड्राइंग रूम में लौटीं, तो लेडी कैथरीन को बोलते हुए सुनने के अलावा कुछ करने को नहीं था, जो उन्होंने कॉफी आने तक बिना किसी रुकावट के किया। हर विषय पर अपनी राय इतने निर्णायक तरीके से दी, जिससे साबित हुआ कि वे अपने निर्णय का विरोध सुनने की आदी नहीं हैं। उन्होंने शार्लोट के घरेलू मामलों की परिचित और बारीकी से पूछताछ की, और उसे उन सब के प्रबंधन के बारे में बहुत सारी सलाह दी। उसे बताया कि उसके जैसे छोटे परिवार में सब कुछ कैसे विनियमित किया जाना चाहिए, और उसे अपनी गायों और मुर्गियों की देखभाल के बारे में निर्देश दिया। एलिजाबेथ ने पाया कि इस महान महिला के ध्यान के नीचे कुछ भी नहीं था जो उसे दूसरों को हुक्म देने का अवसर प्रदान कर सके। मिसेस कॉलिंस के साथ अपनी बातचीत के अंतराल में उन्होंने मारिया और एलिजाबेथ से कई तरह के सवाल पूछे, लेकिन विशेष रूप से एलिजाबेथ से,
जिसके संपर्कों के बारे में वे सबसे कम जानती थीं और जिसे उन्होंने मिसेस कॉलिंस से कहा एक बहुत ही भद्र, सुंदर किस्म की लड़की थी। उन्होंने उससे अलग-अलग समय पर पूछा, उसकी कितनी बहनें हैं? क्या वे उससे बड़ी हैं या छोटी? क्या उनमें से किसी की शादी होने की संभावना है? क्या वे सुंदर हैं? उन्हें कहाँ शिक्षा मिली है? उसके पिता कौन-सी बग्घी रखते हैं? और उसकी माँ का मायके का नाम क्या था? एलिज़ाबेथ ने उनके सवालों की सारी बदतमीज़ी महसूस की, लेकिन बहुत शांति से उनका जवाब दिया। लेडी कैथरीन ने फिर कहा, "मुझे लगता है आपके पिता की जागीर मिस्टर कॉलिंस पर एंटेल है। तुम्हारी खातिर?" शार्लोट की ओर मुड़ते हुए, "मुझे खुशी है, लेकिन अन्यथा मुझे महिला वंश से जागीरों को एंटेल करने का कोई अवसर नहीं दिखता। सर लुईस डी बोर्ग के परिवार में इसे आवश्यक नहीं समझा गया था। क्या आप बजाती और गाती हैं, मिस बेनेट?" "थोड़ा-सा।" "ओह! तब तो कभी न कभी हम आपको सुनकर खुश होंगे। हमारा वाद्य यंत्र एक बेहतरीन है, शायद उससे बेहतर। आप इसे किसी दिन आज़माएँगी। क्या आपकी बहनें बजाती और गाती हैं?" "उनमें से एक करती है। आप सबने क्यों नहीं सीखा? आप सबको सीखना चाहिए था। मिस वेब्स सभी बजाती हैं और उनके पिता की आमदनी आपके जितनी अच्छी नहीं है। क्या आप चित्रकारी करती हैं?" "नहीं, बिल्कुल नहीं।" "क्या आप में से कोई नहीं?" "एक भी नहीं।" "ये बहुत अजीब है, लेकिन मुझे लगता है आपके पास कोई मौका नहीं था। आपकी माँ को मास्टर्स के लाभ के लिए आपको हर वसंत में लंदन ले जाना चाहिए था। मेरी माँ को कोई ऐतराज़ नहीं होता, लेकिन मेरे पिता को लंदन से नफ़रत है। क्या आपकी गवर्नेस आपको छोड़ गई?" "हमारे पास कभी कोई गवर्नेस नहीं थी।" "कोई गवर्नेस नहीं? ये कैसे संभव था? 5 बेटियाँ बिना गवर्नेस के घर पर पलीं। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। आपकी माँ आपकी शिक्षा की पूरी तरह गुलाम रही होंगी।" एलिज़ाबेथ शायद ही मुस्कुराए बिना रह सकी जब उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि ऐसा नहीं था। "तो फिर आपको किसने सिखाया? आप पर किसने ध्यान दिया? बिना गवर्नेस के आपकी उपेक्षा हुई होगी। कुछ परिवारों की तुलना में मुझे लगता है कि हम थे, लेकिन हम में से जो सीखना चाहते थे, उनके पास साधनों की कमी नहीं थी। हमें हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया और हमारे पास वे सभी मास्टर्स थे जो ज़रूरी थे। जो आलसी रहना चाहते थे, वैसे निश्चित रूप से रह सकते थे। हाँ, कोई शक नहीं। लेकिन यही वह चीज़ है जिसे एक गवर्नेंस रोकेगी। और अगर मैं आपकी माँ को जानती तो मैं उन्हें सबसे ज़्यादा सख्ती से सलाह देती कि वे एक को काम पर रखें। मैं हमेशा कहती हूँ कि शिक्षा में स्थिर और नियमित निर्देश के बिना कुछ नहीं किया जा सकता और कोई भी, लेकिन एक गवर्नेंस इसे नहीं दे सकती। ये अद्भुत है कि मैंने कितने परिवारों को उस तरह से आपूर्ति करने का माध्यम बनी हूँ। मैं हमेशा किसी युवा व्यक्ति को अच्छी जगह लगवाने में खुश होती हूँ। मिसेस जेनकिंसन की 4 भतीजियाँ मेरे माध्यम से सबसे सुखद रूप से स्थित हैं और अभी उस दिन की बात है कि मैंने एक और युवा व्यक्ति की सिफ़ारिश की, जिसका मेरे सामने केवल संयोगवश ज़िक्र किया गया था और परिवार उससे बहुत खुश है। मिसेस कॉलिंस, क्या मैंने आपको कल लेडी मेटकाफ के धन्यवाद देने के लिए आने के बारे में बताया था? वे मिस पोप को एक खजाना मानती हैं। लेडी कैथरीन, उन्होंने कहा, आपने मुझे एक खजाना दिया है। क्या आपकी कोई छोटी बहन बाहर है, मिस बेनेट? जी मैडम, सभी, सभी। क्या पाँचों एक साथ बाहर? बहुत अजीब। और आप केवल दूसरी हैं। बड़ी के शादी करने से पहले छोटी बाहर। आपकी छोटी बहनें बहुत छोटी होंगी? जी, मेरी सबसे छोटी 16 की नहीं है। शायद वह कंपनी में ज़्यादा रहने के लिए बहुत छोटी है। लेकिन वास्तव में मैडम, मुझे लगता है कि छोटी बहनों पर यह बहुत कठोर होगा कि उन्हें समाज और मनोरंजन का अपना हिस्सा न मिले, क्योंकि बड़ी के पास जल्दी शादी करने के साधन या झुकाव नहीं हो सकते। आखिरी पैदा होने वाली को जवानी के सुखों का उतना ही अधिकार है जितना पहली को, और ऐसे मकसद पर पीछे रखा जाना, मुझे नहीं लगता कि इससे बहनों के स्नेह या मन की नज़ाकत को बढ़ावा मिलने की बहुत संभावना होगी। मेरी कसम, उनकी लेडीशिप ने कहा, आप इतनी कम उम्र के व्यक्ति के लिए अपनी राय बहुत निर्णायक रूप से देती हैं। कृपया, आपकी उम्र क्या है? 3 छोटी बहनों के बड़े होने के साथ एलिज़ाबेथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपकी लेडीशिप शायद ही मुझसे इसे स्वीकार करने की उम्मीद कर सकती है। लेडी कैथरीन सीधा जवाब न मिलने पर काफ़ी हैरान लग रही थी।
और एलिज़ाबेथ को शक था कि वह पहली प्राणी है जिसने कभी इतनी प्रतिष्ठित बदतमीज़ी के साथ खेलने की हिम्मत की है। आप 20 से ज़्यादा नहीं हो सकतीं, मुझे यकीन है, इसीलिए आपको अपनी उम्र छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं 21 की नहीं हूँ। जब सज्जन उनके साथ शामिल हो गए और चाय खत्म हो गई, तो ताश की मेज़ें लगाई गईं। लेडी कैथरीन, सर विलियम और मिस्टर और मिसेज़ कॉलिंस क्वाड्रिल खेलने बैठ गए। और चूंकि मिस डी बोर्ग ने कसीनो खेलना चुना, तो दोनों लड़कियों को मिसेस जेनकिंसन की पार्टी बनाने में सहायता करने का सम्मान मिला। उनकी मेज़ सर्वोच्च रूप से बेवकूफ़ थी। शायद ही कोई अक्षर बोला गया हो जो खेल से संबंधित न हो, सिवाय इसके जब मिसेस जेनकिंसन ने मिस डी बोर्ग के बहुत गर्म या बहुत ठंडे होने, या बहुत ज़्यादा या बहुत कम रोशनी होने के अपने डर को व्यक्त किया। दूसरी मेज़ पर बहुत कुछ हुआ। लेडी कैथरीन आमतौर पर बोल रही थीं, तीनों की गलतियों को बता रही थीं, या खुद का कोई किस्सा सुना रही थीं। मिस्टर कॉलिंस उनकी लेडीशिप की हर बात से सहमत होने, हर जीती हुई मछली के लिए उन्हें धन्यवाद देने, और अगर उन्हें लगता कि वे बहुत ज़्यादा जीत गए हैं, तो माफ़ी मांगने में लगे थे। सर विलियम ने बहुत कुछ नहीं कहा। वे अपनी याददाश्त को किस्सों और कुलीन नामों से भर रहे थे। जब लेडी कैथरीन और उनकी बेटी ने तब तक खेला जब तक उन्होंने चाहा, मेज़ें हटा दी गईं। मिसेस कॉलिंस को बग्घी की पेशकश की गई, जिसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया गया और तुरंत मंगवाया गया। फिर पार्टी आग के चारों ओर जमा हो गई ताकि लेडी कैथरीन को यह तय करते हुए सुन सके कि कल मौसम कैसा होगा। इन निर्देशों से उन्हें कोच के आने से बुलाया गया, और मिस्टर कॉलिंस की तरफ से धन्यवाद के कई भाषणों और सर विलियम की तरफ से उतने ही झुकने के साथ वे चले गए। जैसे ही वे दरवाजे से चले, एलिजाबेथ को उसकी चचेरी बहन ने बुलाया ताकि वह रोजिंग्स में जो कुछ भी देखा था उस पर अपनी राय दे सके, जिसे शार्लोट की खातिर उसने वास्तव में जितना था उससे अधिक अनुकूल बनाया। लेकिन उसकी प्रशंसा, हालांकि उसे कुछ परेशानी उठानी पड़ी, किसी भी तरह मिस्टर कॉलिंस को संतुष्ट नहीं कर सकी, और उन्हें बहुत जल्द उनकी लेडीशिप की तारीफ को अपने हाथों में लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अध्याय 30। सर विलियम हंसफोर्ड में केवल 1 सप्ताह रुके, लेकिन उनकी यह यात्रा उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी थी कि उनकी बेटी बहुत ही आरामदायक तरीके से बस गई है, और उसे ऐसे पति और ऐसी पड़ोसन मिली है जो अक्सर देखने को नहीं मिलते। जब तक सर विलियम उनके साथ थे, मिस्टर कॉलिंस ने अपनी सुबह उन्हें अपनी गिग, एक तरह की हल्की गाड़ी में घुमाने और देहात दिखाने में समर्पित की। लेकिन उनके जाने के बाद पूरा परिवार अपने सामान्य कामों में लौट आया। एलिजाबेथ ये जानकर शुक्रगुजार थी कि इस बदलाव से उसे अपने चचेरे भाई को ज़्यादा नहीं झेलना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ते और डिनर के बीच का मुख्य समय अब वे या तो बगीचे में काम करने में बिताते थे, या सड़क की ओर खुलने वाले अपने अध्ययन कक्ष में पढ़ने लिखने और खिड़की से बाहर देखने में। वह कमरा जिसमें महिलाएं बैठती थीं, घर के पीछे की तरफ था। एलिजाबेथ को पहले तो इस बात पर हैरानी हुई थी कि शार्लोट ने आम इस्तेमाल के लिए डाइनिंग पार्लर को क्यों नहीं चुना। वह कमरा आकार में बेहतर था और उसका नज़ारा भी सुखद था, लेकिन उसे जल्द ही समझ आ गया कि उसकी दोस्त के पास ऐसा करने का एक बेहतरीन कारण था। अगर वे किसी ऐसे ही जीवंत कमरे में बैठतीं, तो मिस्टर कॉलिंस निश्चित रूप से अपने कमरे में बहुत कम रहते, और उसने इस व्यवस्था के लिए शार्लोट की सूझबूझ की तारीफ की। ड्राइंग रूम से वे गली में कुछ भी नहीं देख सकते थे, और इसके लिए वे मिस्टर कॉलिंस के ऋणी थे कि वे आकर बताते थे कि कौन सी बग्घियाँ गुजरी, और विशेष रूप से मिस डी बोर्ग अपनी फिटिन में कितनी बार निकली। वे उन्हें यह जानकारी देने के लिए आना कभी नहीं भूलते थे, चाहे ऐसा लगभग रोज ही होता हो। वे अक्सर पार्सनेज पर रुकती थीं और शार्लोट के साथ कुछ मिनट बातचीत करती थीं, लेकिन शायद ही कभी उन्हें नीचे उतरने के लिए मनाया जा सका। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता जब मिस्टर कॉलिंस रोजिंग्स न जाते हों, और बहुत कम दिन ऐसे होते जब उनकी पत्नी भी साथ जाना ज़रूरी न समझती हो। और जब तक एलिजाबेथ को यह याद नहीं आया कि शायद परिवार के अन्य पादरी पद भी सौंपे जाने बाकी हो सकते हैं, वह इतने घंटों के बलिदान को समझ नहीं सकी। कभी-कभी उन्हें उनकी लेडीशिप के आगमन से सम्मानित किया जाता था, और इन मुलाकातों के दौरान कमरे में जो कुछ भी हो रहा होता, वह उनकी नज़रों से नहीं बचता। वे उनके कामों की जांच करतीं, उनकी बुनाई-सिलाई को देखतीं और उन्हें अलग तरीके से करने की सलाह देतीं।
फर्नीचर की व्यवस्था में कमियां निकालतीं या काम वाली की लापरवाही पकड़ लेतीं। और अगर वे कोई नाश्ता पानी स्वीकार करतीं तो ऐसा लगता जैसे वे केवल यह पता लगाने के लिए कर रही हैं कि मिसेस कॉलिंस के मांस के टुकड़े उनके परिवार के हिसाब से बहुत बड़े तो नहीं हैं। एलिजाबेथ ने जल्द ही महसूस किया कि हालांकि यह महान महिला काउंटी की आधिकारिक मजिस्ट्रेट नहीं थीं, लेकिन वे अपने पैरिश में एक बहुत ही सक्रिय मजिस्ट्रेट की तरह थीं, जिसकी छोटी से छोटी बात मिस्टर कॉलिंस उन तक पहुंचाते थे। जब भी कोई ग्रामीण झगड़ालू, असंतुष्ट या बहुत गरीब होने लगता, वे तुरंत गांव की ओर निकल पड़ती ताकि उनके मतभेदों को सुलझा सकें, उनकी शिकायतों को चुप करा सकें और उन्हें डांट डपट कर सद्भाव और संपन्नता की राह पर ला सकें। रोजिंग्स में डिनर का मनोरंजन सप्ताह में लगभग 2 बार दोहराया जाता था, और सर विलियम की कमी को ध्यान में रखते हुए और शाम को केवल एक ताश की मेज होने के कारण ऐसी हर पार्टी पहली वाली की कार्बन कॉपी होती थी। उनके अन्य कार्यक्रम बहुत कम थे, क्योंकि आम तौर पर पड़ोस के रहने का ढंग कॉलिंस परिवार की पहुंच से बाहर था। हालांकि एलिजाबेथ के लिए यह कोई बुराई नहीं थी, और कुल मिलाकर उसने अपना समय काफी आराम से बिताया। शार्लोट के साथ सुखद बातचीत के कुछ आधे घंटे मिल जाते थे, और साल के इस समय के हिसाब से मौसम इतना अच्छा था कि उसे अक्सर बाहर घूमने में बहुत आनंद आता था। उसका पसंदीदा रास्ता, जहाँ वह अक्सर तब जाती थी जब बाकी लोग लेडी कैथरीन से मिलने जाते थे, पार्क की उस सीमा पर स्थित खुला उपवन था, जहाँ एक बहुत अच्छा छायादार रास्ता था। ऐसा लगता था जैसे उस रास्ते की कद्र उसके अलावा कोई नहीं करता, और वहां उसे लगा कि वह लेडी कैथरीन की जिज्ञासा की पहुंच से दूर है। इस शांत तरीके से उसकी यात्रा का पहला पखवाड़ा जल्द ही बीत गया। ईस्टर नजदीक आ रहा था, और उससे पहले का सप्ताह रोजिंग्स के परिवार में कुछ नए सदस्यों को लाने वाला था, जो इतने छोटे घेरे में महत्वपूर्ण होना ही था। एलिजाबेथ ने अपने आने के तुरंत बाद सुना था कि मिस्टर डार्सी के कुछ हफ्तों में वहां आने की उम्मीद है। हालांकि उसकी जान पहचान में ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें वह डार्सी से बेहतर न मानती हो, लेकिन उनके आने से उनकी रोजिंग्स पार्टियों में देखने के लिए तुलनात्मक रूप से एक नया व्यक्ति मिल जाएगा। साथ ही डार्सी का अपनी चचेरी बहन यानी मिस डी बोर्ग के प्रति व्यवहार देखकर, जिनके लिए लेडी कैथरीन ने स्पष्ट रूप से उन्हें चुना था, वह यह देखकर मनोरंजन कर सकती थी कि मिस बिंगले की उन पर डोरे डालने की योजनाएं कितनी उम्मीदहीन थीं। लेडी कैथरीन डार्सी के आने की बात बड़े संतोष के साथ करती थी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करती थी, और यह जानकर लगभग नाराज दिखती थी कि मिस लुकास और एलिजाबेथ उन्हें पहले भी अक्सर देख चुकी हैं। उनके आगमन की खबर जल्द ही पार्सनेज में पता चल गई, क्योंकि मिस्टर कॉलिंस पूरी सुबह हंसफोर्ड लेन की ओर खुलने वाले लॉज की नज़रों के दायरे में टहलते रहे ताकि इसका सबसे पहले यकीन कर सकें। और जैसे ही बग्घी पार्क में मुड़ी, वे अपना झुककर अभिवादन करने के बाद बड़ी खबर के साथ घर की ओर दौड़े। अगली सुबह वे सम्मान देने, पे हिज रिस्पेक्ट्स के लिए रोजिंग्स पहुंचे। वहां लेडी कैथरीन के 2 भतीजे थे, क्योंकि मिस्टर डार्सी अपने साथ अपने चाचा लॉर्ड के छोटे बेटे कर्नल फिट्जविलियम को भी लाए थे। और पूरी पार्टी की बड़ी हैरानी के बीच जब मिस्टर कॉलिंस लौटे, तो वे दोनों सज्जन उनके साथ थे। शार्लॉट ने उन्हें अपने पति के कमरे से सड़क पार करते हुए देख लिया था, और तुरंत दूसरे कमरे में भागते हुए लड़कियों को बताया कि उन्हें किस सम्मान की उम्मीद करनी चाहिए। साथ ही जोड़ा, एलिजा, इस शिष्टाचार के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद कर सकती हूँ। मिस्टर डार्सी मुझसे मिलने इतनी जल्दी कभी नहीं आते। एलिजाबेथ के पास इस तारीफ के अधिकार को नकारने का समय भी नहीं मिला था कि डोरबेल ने उनके आने की घोषणा कर दी, और कुछ ही देर बाद तीनों सज्जन कमरे में दाखिल हुए। कर्नल फिट्जविलियम, जो सबसे आगे थे, लगभग 30 वर्ष के थे। सुंदर तो नहीं, लेकिन अपने व्यक्तित्व और संबोधन में सचमुच एक भद्र पुरुष थे। मिस्टर डार्सी बिल्कुल वैसे ही दिख रहे थे जैसे वे हर्टफोर्डशायर में दिखा करते थे। उन्होंने अपनी सामान्य औपचारिकता के साथ मिसेस कॉलिंस को अपना अभिवादन दिया, और उनकी दोस्त एलिजाबेथ के प्रति उनकी भावनाएं चाहे जो भी हों, वे उससे पूरी शांति के साथ मिले। एलिजाबेथ ने बिना एक शब्द बोले बस उन्हें झुककर अभिवादन किया। कर्नल फिट्जविलियम ने एक सुशिक्षित व्यक्ति की तत्परता और सहजता के साथ तुरंत बातचीत शुरू की और बहुत सुखद बातें की, लेकिन उनके चचेरे भाई डार्सी
मिसेस कॉलिंस से घर और बगीचे के बारे में एक हल्की टिप्पणी करने के बाद कुछ समय तक बिना किसी से बात किए बैठे रहे। आखिरकार उनकी शिष्टता जागी और उन्होंने एलिजाबेथ से उसके परिवार के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। उसने उन्हें सामान्य तरीके से उत्तर दिया और एक पल के विराम के बाद जोड़ा, मेरी बड़ी बहन इन 3 महीनों से लंदन में है। क्या कभी वहां उनसे आपकी मुलाकात हुई? उसे पूरा यकीन था कि उनकी मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन वह देखना चाहती थी कि क्या उनके चेहरे पर बिंगले और जेन के बीच जो कुछ हुआ था, उसकी कोई जागरूकता दिखाई देती है। उसे लगा कि वे थोड़े उलझन में दिखे जब उन्होंने जवाब दिया कि वे मिस बेनेट से मिलने जितने भाग्यशाली कभी नहीं रहे। इस विषय पर आगे बात नहीं हुई और वे सज्जन थोड़ी देर बाद चले गए। इन सब के बाद एलिजाबेथ अपनी अगली योजना के बारे में सोचने लगी। क्या वह कर्नल फिट्जविलियम से और बात करेगी या डार्सी के व्यवहार पर गौर करती रहेगी? अध्याय 31। पर सनज में कर्नल फिट्जविलियम के व्यवहार की बहुत प्रशंसा हुई। सभी महिलाओं को लगा कि उनके आने से रोजिंग्स के कार्यक्रमों का आनंद काफी बढ़ जाएगा। हालांकि वहां से बुलावा आने में कुछ दिन लग गए। जब तक घर में मेहमान थे, उन्हें पड़ोसियों की जरूरत महसूस नहीं हुई। आखिरकार ईस्टर के दिन, यानी सज्जनों के आने के लगभग एक सप्ताह बाद, उन्हें यह सम्मान मिला। चर्च से निकलते समय उन्हें बस इतना कहा गया कि वे शाम को वहां आ जाएं। पिछले एक हफ्ते में उन्होंने लेडी कैथरीन या उनकी बेटी को बहुत कम देखा था। इस बीच कर्नल फिट्जविलियम तो कई बार मिलने आए, लेकिन मिस्टर डार्सी सिर्फ चर्च में ही दिखाई दिए थे। बुलावा स्वीकार कर लिया गया और सही समय पर वे सभी लेडी कैथरीन के ड्राइंग रूम में मेहमानों के साथ शामिल हुए। लेडी कैथरीन ने शिष्टता से उनका स्वागत किया, पर यह साफ था कि उन्हें उनकी कंपनी में उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी तब होती थी जब वहां कोई और ना हो। सच तो ये था कि वह अपने भतीजों में ही व्यस्त थीं। वह कमरे के किसी भी दूसरे व्यक्ति की तुलना में उनसे और खासकर डार्सी से बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। कर्नल फिट्जविलियम उन्हें देखकर सचमुच खुश लग रहे थे। रोजिंग्स में उनके लिए कोई भी बदलाव एक राहत की तरह था। इसके अलावा मिसेस कॉलिंस की सुंदर सहेली एलिजाबेथ उन्हें काफी पसंद आई थी। वह उनके पास ही बैठ गए और केंट और हार्टफोर्डशायर के बारे में बातें करने लगे। उन्होंने यात्रा, घर पर रुकने, नई किताबों और संगीत पर इतनी अच्छी चर्चा की कि एलिजाबेथ को उस कमरे में पहले कभी इतना मजा नहीं आया था। वे दोनों इतने जोश और प्रवाह के साथ बातें कर रहे थे कि खुद लेडी कैथरीन और मिस्टर डार्सी का ध्यान उनकी ओर चला गया। डार्सी की आंखें बार बार उत्सुकता से उनकी तरफ मुड़ रही थीं। कुछ ही देर में लेडी कैथरीन ने भी अपनी उत्सुकता खुलकर जाहिर कर दी। उन्होंने जोर से पुकारा, फिट्जविलियम, तुम क्या कह रहे हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम मिस बेनेट को क्या बता रहे हो? मुझे भी सुनने दो। जब जवाब देना जरूरी हो गया तो उन्होंने कहा, मैडम, हम संगीत की चर्चा कर रहे हैं। संगीत की? तो फिर जरा ऊंचा बोलिए। ये मेरा पसंदीदा विषय है। अगर संगीत की बात हो रही है तो मुझे भी चर्चा में शामिल होना होगा। मेरा मानना है कि पूरे इंग्लैंड में बहुत कम लोग होंगे जिन्हें संगीत की मुझसे ज्यादा समझ हो या जिनका स्वाद मुझसे बेहतर हो। अगर मैंने कभी सीखा होता तो मैं इसमें बहुत माहिर होती, और एन भी वैसी ही होती अगर उसकी सेहत ने उसे मेहनत करने दी होती। मुझे पूरा भरोसा है कि वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करती। डार्सी, जॉर्जियाना का रियाज कैसा चल रहा है? मिस्टर डार्सी ने अपनी बहन की कला की बड़े प्यार से तारीफ की। लेडी कैथरीन बोली, उसके बारे में यह सुनकर बहुत खुशी हुई, और मेरी तरफ से उससे कहना कि अगर वह बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं करेगी तो वह माहिर बनने की उम्मीद न रखे। डार्सी ने जवाब दिया, मैडम, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उसे ऐसी सलाह की जरूरत नहीं है। वह बहुत ही लगन के साथ अभ्यास करती है। यह तो और भी अच्छी बात है। जितना ज्यादा अभ्यास हो उतना ही कम है। अगली बार जब मैं उसे लिखूंगी तो मैं उसे ताकीद कर दूंगी कि वह किसी भी हाल में इसमें लापरवाही न करे। मैं अक्सर युवा महिलाओं से कहती हूँ कि बिना लगातार अभ्यास के संगीत में कोई श्रेष्ठता हासिल नहीं की जा सकती। मैंने मिस बेनेट से भी कई बार कहा है कि जब तक वह और ज्यादा रियाज नहीं करेंगी, वह कभी अच्छा नहीं बजा पाएंगी। और भले ही मिसेस कॉलिंस के पास कोई वाद्य यंत्र नहीं है,
लेकिन जैसा कि मैंने उनसे कहा है, वो हर रोज़ रोज़िंग्स आ सकती हैं। वह मिसेस जेनकिंसन के कमरे में रखे पियानो को बजा सकती हैं। घर के उस हिस्से में वह किसी के रास्ते में भी नहीं आएँगी। मिस्टर डार्सी अपनी आंटी की इस बदतमीज़ी पर थोड़े शर्मिंदा दिखे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब कॉफ़ी ख़त्म हो गई, तो कर्नल फिट्ज़विलियम ने एलिज़ाबेथ को उनके संगीत बजाने के वादे की याद दिलाई। एलिज़ाबेथ तुरंत पियानो के पास जाकर बैठ गईं। कर्नल ने उनके पास एक कुर्सी खींच ली। लेडी कैथरीन ने आधा गाना सुना और फिर अपने दूसरे भतीजे, डार्सी से बातें करने लगीं। लेकिन डार्सी वहाँ से हट गए और अपनी धीमी चाल में पियानो की ओर बढ़े। वह इस तरह खड़े हो गए कि वहाँ से एलिज़ाबेथ का चेहरा साफ दिखाई दे। एलिज़ाबेथ ने देख लिया कि वह क्या कर रहे हैं। संगीत के पहले ठहराव पर वह एक शरारती मुस्कान के साथ उनकी ओर मुड़ी और बोली, मिस्टर डार्सी, क्या आप इतने ठाठ बाट के साथ यहाँ आकर मुझे डराना चाहते हैं? लेकिन मैं घबराने वाली नहीं हूँ। भले ही आपकी बहन बहुत अच्छा बजाती हो, मुझ में एक ऐसी जिद है जो दूसरों की मर्जी से डरना पसंद नहीं करती। मुझे डराने की हर कोशिश के साथ मेरी हिम्मत और बढ़ जाती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप गलत हैं, क्योंकि आप खुद भी ये नहीं मानती कि मेरा इरादा आपको डराने का है। मैं आपको काफ़ी समय से जानता हूँ। मुझे पता है कि आपको कभी-कभी उन विचारों को सही बताने में बड़ा मज़ा आता है, जो असल में आपके अपने नहीं होते। एलिज़ाबेथ अपनी इस छवि पर दिल खोलकर हँसीं और कर्नल फिट्ज़विलियम से बोलीं, आपके कज़िन मेरे बारे में आपकी ऐसी राय बना देंगे कि आप मेरी एक बात का भी यकीन नहीं करेंगे। मेरी किस्मत ही ख़राब है कि मुझे दुनिया के इस हिस्से में एक ऐसा इंसान मिल गया, जो मेरे असली चरित्र को उजागर कर सकता है। मुझे तो उम्मीद थी कि यहाँ मेरी साख बनी रहेगी। सच में, मिस्टर डार्सी, हैट्सफोर्डशायर की मेरी उन कमियों का ज़िक्र करना बड़ी उदारता की बात है और मेरी माने तो यह बहुत नासमझी भी है, क्योंकि अब आप मुझे पलटवार करने के लिए उकसा रहे हैं और अगर मैंने कुछ बातें कह दी तो शायद आपके रिश्तेदारों को सुनकर बड़ा झटका लगेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे डर नहीं लगता। कॉलोनल फिट्ज़विल चिल्लाए, ज़रा मुझे भी सुनने दीजिए कि आपको उन पर क्या आरोप लगाने हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि अजनबियों के बीच इनका बरहार कैसा होता है। तो फिर सुनिए, लेकिन किसी बहुत डरावनी बात के लिए तैयार हो जाइए। आपको पता होना चाहिए कि हार्टफोर्डशायर में उन्हें पहली बार मैंने एक बॉल समारोह में देखा था और जानते हैं वहाँ उन्होंने क्या किया? वो सिर्फ़ 4 गानों पर नाचे। मुझे आपको दुःख पहुँचाते हुए खेद हो रहा है, पर सच यही है। सज्जनों की इतनी कमी होने के बावजूद वो सिर्फ़ 4 बार नाचे और मेरी जानकारी में 1 से ज़्यादा युवा महिलाएँ पार्टनर न होने की वजह से बैठी रह गईं। मिस्टर डार्सी, आप इस सच से इनकार नहीं कर सकते। उस समय, उस सभा में मैं अपने समूह के अलावा किसी भी महिला को नहीं जानता था। एलिज़ाबेथ ने चुटकी लेते हुए कहा, सच है, और बॉल रूम में तो कभी किसी का परिचय कराया ही नहीं जा सकता। खैर, कर्नल फिट्ज़विलियम, अब मैं क्या बजाऊं? मेरी उंगलियां आपके आदेश का इंतजार कर रही हैं। डार्सी ने कहा, शायद मेरा फैसला बेहतर होता अगर मैंने परिचय मांगा होता, लेकिन मुझ में अजनबियों के सामने खुद को पेश करने की काबिलियत कम है। एलिज़ाबेथ ने कर्नल की ओर देखते हुए कहा, क्या हमें आपके कज़िन से इसका कारण पूछना चाहिए? हमें उनसे पूछना चाहिए कि एक पढ़ा-लिखा और समझदार इंसान जिसने दुनिया देखी है, वह अजनबियों से बात करने में खुद को असमर्थ क्यों पाता है? फिट्ज़विलियम ने जवाब दिया, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूँ। ऐसा इसलिए है, क्योंकि वह खुद को तकलीफ नहीं देना चाहते। डार्सी बोले, वाक़ई, मुझ में वह हुनर नहीं है जो कुछ लोगों के पास होता है। मैं उन लोगों से आसानी से बात नहीं कर पाता, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं उनकी बातों का लहज़ा नहीं पकड़ पाता और न ही उनके मामलों में दिलचस्पी दिखा पाता हूँ, जैसा कि मैं अक्सर दूसरों को करते देखता हूँ। एलिज़ाबेथ ने कहा, मेरी उँगलियाँ भी इस पियानो पर उस कुशलता से नहीं चलती हैं, जैसा कि मैं कई दूसरी महिलाओं को करते देखती हूँ। उनमें वैसी रफ़्तार या ताकत नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा यही माना कि यह मेरी अपनी गलती है, क्योंकि मैंने रियाज़ करने की तकलीफ़ नहीं उठाई। ऐसा नहीं है कि मेरी उँगलियाँ किसी और की तरह काबिल नहीं हैं। डार्सी मुस्कुराए और बोले, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपने अपने समय का उपयोग बहुत बेहतर तरीके से किया है।
जिसे भी आपको सुनने का सौभाग्य मिला है, वह इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। हम दोनों ही अजनबियों के सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। तभी लेडी कैथरीन ने बीच में टोकते हुए पूछा कि वे क्या बातें कर रहे हैं। एलिज़ाबेथ ने तुरंत फिर से बजाना शुरू कर दिया। लेडी कैथरीन पास आईं और कुछ मिनट सुनने के बाद डार्सी से बोलीं, अगर मिस बेनेट और ज़्यादा अभ्यास करें और उन्हें लंदन के किसी उस्ताद का साथ मिले, तो वह बुरा नहीं बजाएँगी। उन्हें उँगलियों के इस्तेमाल की अच्छी समझ है। हालाँकि उनका स्वाद ऐन जैसा नहीं है। अगर ऐन की सेहत ठीक होती, तो वह एक लाजवाब कलाकार होती। एलिज़ाबेथ ने डार्सी की ओर देखा कि वह अपनी कज़िन की तारीफ़ से कितने सहमत हैं। लेकिन उस पल या किसी और समय उन्हें प्यार का कोई लक्षण नहीं दिखा। मिस डबूर की सब बुढ़ी के प्रति डार्सी के व्यवहार को देखकर एलिज़ाबेथ को मिस बिंगली के लिए यह सोचकर तसल्ली हुई कि अगर मिस डबूर्ग उनकी रिश्तेदार न होती, तब भी डार्सी उनसे शादी करने के उतने ही इच्छुक होते। लेडी कैथरीन संगीत पर अपनी टिप्पणियां करती रहीं, जिसमें ढेर सारे निर्देश भी शामिल थे। एलिज़ाबेथ ने बड़ी शालीनता और धैर्य के साथ उन्हें सुना। सज्जनों के अनुरोध पर वह तब तक पियानो बजाती रहीं, जब तक कि लेडी कैथरीन की गाड़ी उन्हें घर ले जाने के लिए तैयार नहीं हो गई।